हेलो गाइस। सो इन दिस वीडियो हम कवर करने वाले हैं कंप्लीट कोटलिन कोर्स। अब सबसे पहले बता दूं कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्लीट करना इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत से कॉन्सेप्ट्स एंड टॉपिक्स रहते हैं और सारे टॉपिक्स कवर करना इज़ नॉट ईजी। बट मैंने इस कोर्स में बहुत से टॉपिक्स कवर कर रखे हैं जिनका यूज़ आप करोगे ही करोगे, और ऐसे भी टॉपिक्स कवर कर रखे हैं जिनका यूज़ आप बहुत ज़्यादा नहीं करोगे। अब इस कोर्स की सबसे अच्छी बात ये है कि मैंने इस कोर्स में अपने हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, प्लस कोर्स भी प्रोवाइड कर रखा है जिनका यूज़ आप बहुत ज़्यादा करोगे, आप बहुत हेल्प करेगा आपकी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और बिना टाइम वेस्ट करे चलो स्टार्ट करते हैं अपना कॉटलिन का कोर्स। सो यहाँ पे मैंने सारे चैप्टर्स डाल रखे हैं, सारे चैप्टर्स की पीडीएफ, और यहीं पे हम लोग अपने कॉटलिन के कोर्स फाइल्स भी बनाएंगे। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 0। बोलो कि चैप्टर नंबर 0 क्या होता है। मैंने चैप्टर नंबर 0 बस ऐसे डाल दिया क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इंट्रोडक्शन और बेसिक्स हैं बस, इसलिए मैंने चैप्टर नंबर 0 बस ऐसे रख दिया। तो चलिए इसको खोल लेते हैं अपने ब्राउज़र पर। मैं खोलूँगा अपने ब्रेव ब्राउज़र पर। कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। अब ब्रेव मैं प्रेफर करता हूँ, हो सकता है आप क्रोम यूज़ करो, और बाकी अगर मैं रिकमेंड करूँगा तो ब्रेव के लिए सबसे पहली बात ऐड ब्लॉक करने में मास्टर ब्रेव। अभी ये खुला नहीं, क्यों क्या खुल जाएगा। सो तो सबसे पहले स्टार्ट करने पहले से आपको सबसे पहले दो चीज़ें डाउनलोड एंड इंस्टॉल करनी होगी अपने कंप्यूटर में। क्या है वो? सबसे पहले है GDK। अब GDK क्या है? GDK है जावा डेवलपमेंट को किट, इसका फुल फॉर्म है। तो इससे आप लोग डाउनलोड इसलिए करोगे क्योंकि यही हेल्प करेगा अपना कोटलिन का कोड एग्जीक्यूट करने में। और इसके बारे में ज़्यादा जानना तो आप रिसर्च वगैरह करके जान सकते हो। अब यहाँ पे देखो तीन ऑपरेटिंग सिस्टम से लिनक्स, मैक ओएस, विंडोज़। अब जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो उसके अकॉर्डिंग कर लेना। मैं यूज़ करता हूँ विंडोज़, तो मैं विंडोज़ के लिए करूँगा भी क्या, मेरा ऑलरेडी है तो मैं नहीं करने वाला। बस यहाँ से डाउनलोड कर लेना। ये इंस्टॉलर है, ये ज़िप फाइल है, जो उससे अभी आपको करना होगा कर लेना। मैं नहीं करने वाला क्योंकि मेरा ऑलरेडी डाउनलोड इंस्टॉल है। अब दूसरी चीज़ क्या है? IDE। अब IDE तो पता ही होगा क्या होगा, उसी में हम लोग अपना कोड्स एंड ऑल सब लिखेंगे। मैं कौन सा यूज़ करने वाला हूँ? मैं यूज़ करने वाला हूँ IntelliJ IDEA। मैंने सर्च करा, अब JetBrains.com वेबसाइट खुल गई। ये ऑफिशियल वेबसाइट है डाउनलोड करने के लिए। इसके जो पैकेजेस एक्सेट्रा जो भी हों वो यूज़ करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए, तो IntelliJ IDEA डाउनलोड लिखूँगा और मेरा ये पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग कर लेना डाउनलोड। विंडोज़ मेरा है तो मैं विंडोज़ पर रखता हूँ। यहाँ पे देखो दो वर्जन्स हैं, यहाँ पे देखो खुल लिख भी रखे हैं, अल्टीमेट आइडिया, IntelliJ IDEA अल्टीमेट। ये होगा पेड, मतलब 30 डेज़ तो आप ट्रायल फ्री कर सकते हो, बस इसके बाद आपको पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, बस यहाँ से थोड़ा डिफरेंस है। तो मैं अभी के लिए करना, आप कम्युनिटी वर्जन के लिए फ्री है, और अगर आपको ये करना तो कर सकते हो, बट दिस इज़ पेड, तो ये ही करना कम्युनिटी वर्जन। अब आप एक्सी या जिप जो भी करना आपको कर लेना, डाउनलोड करना एंड इंस्टॉल करना, डेट्स इट। बस दो चीज़ें डाउनलोड एंड इंस्टॉल करनी जो कि मेरी ऑलरेडी है। अब अब चलो अपना स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग IntelliJ IDEA। ये देखो मेरा ऑलरेडी डाउनलोड इंस्टॉल है, तो मैं इसे ओपन करूँगा। ये ओपन होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा। अगर आपका अच्छा PC होगा तो नहीं लेगा ऑब्वियसली, मेरा भी ज़्यादा अच्छा है नहीं, बस 8 GB रैम है। जब तक ये ओपन हो रहा मैं नोट्स खोल के देखता हूँ क्या लिखा है मैंने इसमें। इसमें देखो क्या लिखा है, Kotlin is a modern, concise and safe programming language that is used for Android app development और सर्वर साइड डेवलपमेंट एक्सेट्रा। सो बेस जो है Kotlin का क्या है, वो है एंड्रॉयड ऐप्स डेवलप करना। अब Kotlin जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है एंड्रॉयड ऐप्स के लिए, ना कि जावा। अब जावा से भी होता है, ऐसा नहीं, वो लोग यूज़ करते हैं, बहुत पुरानी लैंग्वेज है। Kotlin अभी नहीं आई है और इसे बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज़ मिल रही गूगल की तरफ से। गूगल ने खुद बोला कि ये ऑफिशियल लैंग्वेज है Kotlin एंड्रॉयड डेवलपमेंट की। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, Kotlin इज़ कंपाइल्ड टू JVM। JVM का फुल फॉर्म क्या था? जावा वर्चुअल मशीन शायद, which is a byte code and then
इंटरप्रेट टू द मशीन कोड। सो इसका जो कोड होता है, यहाँ पे मैंने कोड नहीं लिखा, लिख लेना। कॉटलिन कोड इज कंपाइल्ड टू जेवीएम, पहले कंपाइल होता है जेवीएम में, जो कि बनता है क्या, बाइट कोड, जो कि होता है बाइट कोड। फिर क्या होता है, वो इंटरप्रेट होता है मशीन कोड में। अब मशीन कोड क्या है, मशीन कोड जैसे कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है 0-1, अब 0-1 ही समझता है कंप्यूटर की लैंग्वेज, तो वो उसमें इंटरप्रेट हो जाएगा ताकि हम कंप्यूटर को बता सकें कि क्या करना, क्या चाह रहे हैं हम लोग। डेट्स इट। अब हम हमारा खुल गया इंटेलिजेंट आइडिया, इसको खोलते हैं। खोलेंगे तो आपको ऐसा व्यू दिखेगा प्रोबेबली। तो मैं क्लिक करूँगा न्यू प्रोजेक्ट पे, तो क्लिक कर दिया है। अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है खुलने में। हियर वी गो। सो ये क्या है, ये क्या है, ये है JVM जो हम लोगों ने डाउनलोड इंस्टॉल करा था, मतलब मैंने नहीं करा था, आपको करना है। अगर आपने इसको सही से इंस्टॉल नहीं करा होगा तो आपका ये शायद ना दिखाए, तो आप अच्छे से कर लेना। फिर आपको चूज़ करना है कॉटलिन JVM, फिर नेक्स्ट, फिर यहाँ पे आपको डायरेक्टरी डालनी है आपकी, जहाँ पे भी करना। चलो मैं यहीं पे डाल देता हूँ, तो इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ 3 डॉट बने, इस पर क्लिक करके आप चूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हैं डायरेक्टरी। सो चैप्टर 0, हम लोग चैप्टर 0 में अपना सारा कोर्स लिखेंगे, और यहाँ पे नोट्स भी ऑलरेडी हैं। अब यहाँ पे पैकेज का नेम क्या होगा, मैं डालूँगा इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स, डेट्स इट। फिनिश पे क्लिक करूँगा और हमारा प्रोजेक्ट बन जाएगा। अब ये थोड़े सेकंड्स लेगा, लेने देते हैं सॉरी। खुल रहा है। अब आपका अगर अच्छा पीसी होगा तो बहुत जल्दी खुल जाएगा, हालांकि मेरे में भी खुल गया, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लिया। अब क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू नाउ। अब हमें सी में जाना है एंड राइट क्लिक। अब जब राइट क्लिक करेंगे आप, तो आपको दिखाएगा थोड़े ऑप्शंस। अभी ये स्कैनिंग फाइल टू इंडेक्स एक्सेट्रा सब हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लेने देते हैं। ओके, सो अब देखो यहाँ पे हमारे कुछ ऑप्शंस आ गए। हमें SRC में बनाने हैं अपनी कॉटलिन की फाइल या क्लास वगैरह। न्यू पे गए, यहाँ पे देखो जावा तो हमको बनानी है, हमें एक कॉटलिन बनाना है, ना कि जावा। तो हम लेना कॉटलिन क्लास या फाइल, क्लास बनाओ या फाइल बनाओ एक ही बात है। अब फाइल बनाओगे तो इसमें कुछ नहीं रहेगा, क्लास बनाओगे तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक क्लास मिलेगी। मैं चूज़ करने का फाइल, इसका नाम रख देता हूँ, चलो ये रख देता हूँ इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स, दैट्स इट। सो हमने बना दी है अपनी कॉटलिन की फाइल। अभी थोड़ा सा लैग हो गया, सही हो गया। अब बताता हूँ, अब यहाँ पे तो एक खाली, अब अगर हम यहाँ पे कुछ लिखोगे तो कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं बताता हूँ क्यों नहीं होगा। चलो नोट्स में बताता हूँ। नोट्स खोला, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे सबसे पहले लिखा है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन इज एन एंट्री पॉइंट ऑफ द कॉटलिन एप्लीकेशन प्रोग्राम। Only codes that are in this main function executes। So मेन फंक्शन एक एंट्री पॉइंट है कॉटलिन के एप्लीकेशन का, तो जो भी कोड इस मेन फंक्शन में होगा सिर्फ वही एग्जीक्यूट होगा, और कुछ भी नहीं एग्जीक्यूट होगा। मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग ने एक यही मेन फंक्शन बनाना। कैसे बनेगा, फन मेन। ठीक, अब ये फन क्या है, फन से मतलब हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं कि ये एक फंक्शन है। मेन क्या है, मेन है फंक्शन का नाम। अभी बाद में पढ़ेंगे हम लोग फंक्शन के बारे में, अभी मेन चीज़ बताता हूँ मैं। अगर इसके अंदर आपको कुछ करना है, इसके अंदर ही सिर्फ आप जो कोड्स लिखेंगे सिर्फ वो एग्जीक्यूट होगा, इसके बाहर जो कोड होगा वो नहीं एग्जीक्यूट होगा। फॉर नाउ मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एल एन लिखा। यहाँ पे चलो कुछ प्रिंट करते हैं। मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड लिखा। अब इसे रन करना है हमें, इसका आउटपुट चाहिए, कैसे मिलेगा, यहाँ पे रन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और हमारा कोड जो है रन कर जाएगा। अब ये बिल्ड रन सब हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा, बस ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। जब तक नोट्स में देख के बताता हूँ मैं आपको क्या लिखा है। यहाँ पे देखो मैंने साफ साफ ये रेफरेंस से लिखा है। इवन तो मैंने कोड्स भी डाल रखे हैं, सारे कोड्स लिख दिए मैंने। ये डिक्लेयरिंग फंक्शन, ये क्या है, फंक्शन का नेम। यहाँ पे मैंने प्रिंट करा हेलो वर्ल्ड जस्ट लाइक दैट। अब देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है प्रिंट एल एन हाई। ये कहाँ पे है, ये फंक्शन के बाहर है।
अब ये फंक्शन के बाहर है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड एज इट्स आउट ऑफ मेन फंक्शन। मैं करके दिखाता हूँ लोगों को। तो क्या हमारा कोड रन हो चुका है? जी हाँ, रन हो चुका है और हमें यहाँ पे मिल गया हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा था प्रिंट मेन फंक्शन के अंदर, तो ये एग्जीक्यूट हो गया था। अब अगर मैं यही चीज़ अगर लिखूँ बाहर, मेन फंक्शन के बाहर कि हेलो वर्ल्ड, तो हमें देखो सबसे पहले ही एरर मिल गया। एरर मिला, इस पर आप क्लिक करोगे, थोड़ा सा माउस को होवर करोगे तो यहाँ पे दिखा देगा आपको एरर जो भी होगा व्हाटएवर एक्सपेक्टिंग अ टॉप लेवल डिक्लेरेशन। मतलब सो बेसिकली हम लोग ने इसके वो मेन फंक्शन के बाहर लिखा है, इसलिए एग्जीक्यूट नहीं होगा, डेट्स इट। यहाँ पे मैं क्या कर रहा ना, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट आउट कैसे होता है कोटलिन में? आप या तो ये क्या, ये फॉरवर्ड स्लैश आगे 2 लगा देंगे तो कमेंट आउट हो जाएगा, या कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे तो कमेंट आउट हो जाएगा। अब नहीं कमेंट आउट तो हो जाएगा तो नहीं है, तो इसे मैंने कमेंट आउट कर दिया। यहाँ पे लिख देता हूँ कोड that is out of the main function will not be executed, that's it। अब ये इसके अंदर था तो एग्जीक्यूट हो गया, ये बाहर था तो नहीं हुआ। अब चलो आगे देखते हैं क्या लिखा है। सेकंड टाइप ऑफ मेन फंक्शन। अब ये देखो सेकंड टाइप ऑफ मेन फंक्शन, हालांकि वही होगा, कोई चेंजमेंट नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आप ऐसे भी देख सकते हो। मैं करके दिखाता हूँ। तो इसे क्या करते हैं कमेंट आउट करने के लिए, 2 मेन फंक्शन ऑब्वियसली नहीं हो सकता, तो इसके ऊपर ही रहने देते हैं। यहाँ पे लिखूँगा मैं फन मेन। अब मैंने देखो क्या लिख रखा है यहाँ पे, आर्क्स एरे ऑफ स्ट्रिंग। तो मैंने लिखा आर्क्स कोलन एरे, इसका टाइप है स्ट्रिंग। टाइप जो है इस टैग से होता है टाइप। अब मैंने इतना लिखा तो ये भी काम करेगा, ऐसा नहीं है ना काम करेगा। मैं दिखाई देता हूँ आपको। प्रिंटलन यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड, लिख दिया, सॉरी हेलो वर्ल्ड। इसको मैं रन करूँगा, रन हो जाएगा ऑब्वियसली। कम ऑन, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। और ये रन भी हो गया, हमें हेलो वर्ल्ड देखता मिल गया, मतलब कि कोड ये भी एग्जीक्यूट हो रहा है। अब चाहे आप ये लिखें चाहे ना लिखें, आप ऑन यू। अब एरे क्या होता है, और ये मैंने टाइप, एरे का टाइप बता रखा है, ये सब क्या होता है अभी मत जानो, आगे जाके पढ़ेंगे क्या है। अभी बस ये जानो कि 2 टाइप के मेन फंक्शन होते हैं, एक ये एक वो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि फर्स्ट टाइप ऑफ मेन फंक्शन, और वहाँ पे लिख दूंगा सेकंड टाइप ऑफ मेन फंक्शन, सेकंड टाइप ऑफ मेन फंक्शन, दैट्स इट। सेकंड टाइप ऑफ मेन फंक्शन, वो फर्स्ट टाइप ऑफ मेन फंक्शन, ये सेकंड टाइप ऑफ मेन फंक्शन। अब देखते हैं और क्या लिखा हमने। कमेंट्स इन कॉटिन मैंने आपको बता दिया, सिंगल लाइन कमेंट करना है तो ऐसे होगा। चलो मैं लिख के यहाँ पे लिख ही देता हूँ, सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट ऐसे होता है, बस आपको 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाना है यहाँ पे, दिस इज सिंगल लाइन कमेंट। अब कमेंट तो पता ही होगा क्या होता है। कमेंट एक ऐसी चीज़ होती है जो कि एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये बस आप अपने अंडरस्टैंडिंग्स के लिए लिख सकते हो, या कुछ चीज़ याद रखनी है कि ये चीज़ ऐसे होता है वैसे होता है, तो बहुत यूज़फुल होता है ये कमेंट आउट। ओके, तो ये सिंगल लाइन कमेंट हो गया। आई होप कि समझ में आ गया, समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि ये आप डायरेक्ट तो कॉटलिन में आए नहीं होगे ऑब्वियसली, उसके पहले भी सीख रखी होंगी, और अगर सीख रखी होंगी तो ये सब पता ही होगा, क्योंकि जो मोस्टली जो टॉपिक्स होते हैं सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के सेम ही होते हैं, बस उनका वे जो थोड़ा अलग होता है बस। अब पढ़ते हैं मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट कैसे करते हैं? एक फॉरवर्ड स्लैश और एक स्टार। चलो देख लेते हैं ये भी। तो इससे मैं कॉपी करके डायरेक्ट यहाँ पर डालता हूँ, यहाँ पे लिख दूँगा मल्टी लाइन कमेंट कैसे होता है? एक लगाना फॉरवर्ड स्लैश, एक लगाना स्टार।
ठीक है, एंटर मारोगे नीचे ऑलरेडी आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट बेसिकली आप अलग अलग लाइन में कमेंट डाल सकते हैं। मतलब अब अगर आपको इसको सिंगल लाइन कमेंट में करना होगा तो कैसे लिखेंगे आप, ऐसे लिखेंगे मल्टी, फिर 2 फॉरवर्ड स्लैश, फिर लिखेंगे लाइन, फिर 2 फॉरवर्ड स्लैश, फिर लिखेंगे कमेंट। सो इससे बेटर है कि यही ये यूज़ करें, एक फॉरवर्ड स्लैश एक स्टार दैट्स इट। ठीक है, तो मैंने मल्टी लाइन कमेंट बता दिया, सिंगल लाइन कमेंट बता दिया। यहाँ पे 2 टाइप के मेन फंक्शंस, यहाँ पे मैंने ये भी लिख दिया कि अगर हेलो की स्पेलिंग गलत सही है, तो अगर आप मेन फंक्शन के बाहर कुछ लिखते हैं कोई सा कोड, सो डैट विल नॉट बी एग्जीक्यूट, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, दैट्स इट। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म, ज़्यादा कुछ था नहीं, ख़त्म हो गया। एनीवेज मैंने बेसिक्स बता दिए, तो इसके नोट्स आपको इसमें प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, डोंट वरी अबाउट डैट। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर अनदर चैप्टर। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 1। इसे मैं खोल लूँगा अपने ब्राउज़र में। ओके, ऑलरेडी खोल रखा है मैंने, कोई बात नहीं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 क्या है, वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स। वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स ये सब क्या होता है मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या करूँगा, अपने इंटेलिजेंट आइडिया को खोलूँगा, मेरा ऑलरेडी खुला है, क्योंकि खुलने में थोड़ा सा टाइम लेता है, इसलिए मैंने इसे पहले से खोल रखा है। आप लोग खोल लेना। जब आप लोग खोलोगे, अगर आपने जो पहला प्रोजेक्ट होगा उसे क्लोज नहीं करा होगा तो आपका पहला प्रोजेक्ट खुल जाएगा। अब इसे क्लोज करके हमें नया प्रोजेक्ट बनाना है, तो कैसे बनेगा, सो जस्ट क्लिक ऑन फाइल एंड देन क्लिक ऑन क्लोज प्रोजेक्ट, और आपका प्रोजेक्ट जो है क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपके रिसेंट प्रोजेक्ट्स होंगे वो यहाँ पे विजिबल होंगे, यहाँ पे शो करेगा। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन देखो, 3 ऑप्शन है, मैं 2 बताता हूँ। ये एक ओपन है, एक न्यू प्रोजेक्ट। जब आपको ओपन करना है कोई सा प्रोजेक्ट, सो जस्ट क्लिक ऑन ओपन, पर आपको बनाना है नया प्रोजेक्ट जो कि हमें बनाना है, तो सो जस्ट क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट। फिर अब जैसे बनाते हैं हम लोग वैसे बना लेते हैं नया प्रोजेक्ट, नेक्स्ट, एंड देन हम लोग चूज़ करेंगे चैप्टर नंबर 1, क्योंकि मैं यहीं पे बनाऊंगा। मैं यहाँ पे मैंने कोर्स भी कोर्स भी डालूंगा और नोट्स भी, और ये सारे जो फोल्डर्स आपको दे दूंगा, तो आपको कोर्स भी मिल जाएगा और नोट्स भी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डालूंगा प्रोजेक्ट का नाम वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स, डाटा टाइप्स। ओके, फिनिश करूँगा और हमारा प्रोजेक्ट बन जाएगा, जो कि बन गया। SRC पे जाऊँगा और जैसे हम लोग नई कॉटलिन फाइल बनाते हैं वैसे बना लेंगे। और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ वही वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स। ओके, सो हमारा फाइल बन चुका है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेन फंक्शन जो होता है उसके अंदर हम लोग सारे कोर्स लिखेंगे, कि बोले मेन फंक्शन में जो कोर्स होंगे सिर्फ वही एग्जीक्यूट होंगे। ओके, अब चलते हैं नोट्स में, देखते हैं कि क्या लिखा है। मैंने लिखा है कि सबसे पहले मैंने बताया डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स क्या होता है, डाटा टाइप्स आर दी टाइप्स ऑफ द डाटा। सो जो हमारा डाटा होगा उसके टाइप, सो ये सब क्या है, टाइप्स, डाटा टाइप्स। किसके टाइप्स हैं, ये डाटा के टाइप्स हैं, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं डाटा टाइप्स। ये क्या है, ये हमारा पूरा डाटा, ये है डाटा टाइप्स। अब ये अलग अलग टाइप के डाटा टाइप्स हैं, इन, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एक एक करके मैं बताता हूँ सब। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा मल्टी लाइन कमेंट। कमेंट मैं पहले बता दूंगा, फिर इसको यूज़ में बाद में बताऊँगा, कोड दिखे। ठीक है, सबसे पहले क्या था, सबसे पहले था इंट। इंट क्या होता है, व्हाट इज इंट, इंट मीन्स इंटीजर। अब इंटीजर तो पता ही होगा, कोई भी सब नॉर्मल से नंबर 10 20 30 100 500 whatever। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 10 100 0 65 एक्सेट्रा। सो जब नॉर्मल से नंबर जो है वो एक इंटीजर, डेट्स इट। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे मैंने क्या लिखा है, लॉन्ग। लॉन्ग क्या होता है, लॉन्ग मतलब क्या होता है, लॉन्ग मीन्स लंबा। ठीक है, लंबा मीन्स लॉन्ग नंबर जो हमारे बड़े नंबर्स होंगे, ना कि छोटे जैसे 100 500 1000। जो लॉन्ग नंबर्स होंगे, लॉन्ग नंबर जैसे फ़ोन नंबर, मान लो जैसे कोई सा फ़ोन नंबर 9839701872। ठीक है, मान लो ये फ़ोन नंबर है। अब ये फ़ोन नंबर हम डायल मत करने लगना कि किसका नंबर है, बस मैंने ऐसे रैंडमली डाल दिया है, डेट्स इट। सो जब हम लोग कोई बड़ी नंबर यूज़ करते हैं तब हम लोग यूज़ करेंगे लॉन्ग का। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फ्लोट। फ्लोट
फ्लोट मीन्स ऐसे नंबर जिसमें डेसिमल होंगे, डेसिमल पॉइंट्स नंबर, ठीक है, जैसे 99.98, 10.20। सो जो डेसिमल पॉइंट्स नंबर होंगे वो होंगे फ्लोट। ओके, सो ये डेसिमल लगा इसमें, अगर डेसिमल लगा तो समझ जाओ ये फ्लोट है, फ्लोट नंबर, ठीक है। ऐसे नंबर्स जिसमें डेसिमल हो वो है फ्लोट। अब एक चीज़ यहाँ पे और है, अब ऐसे नहीं लिख सकते हो कि 99.98 अब ये फ्लोट हो गया, ये फ्लोट नहीं है। अगर आप बताना आपको कि ये फ्लोट है तो आपको ऐड करना पड़ेगा एंड में क्या, या तो एफ या तो कैपिटल एफ। अब जब आप कैपिटल एफ या स्मॉल एफ यूज़ करेंगे ये डेसिमल नंबर के बाद, तभी ये वर्क करेगा, वरना नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, कैर, कैर नहीं डबल है। ओके, डबल, डबल, ओके, डबल मीन्स जैसे बड़े नंबर और डेसिमल पॉइंट नंबर। बड़े नंबर जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ये मान लो बड़ा नंबर है, कोई फ़ोन नंबर मान लो, ठीक है, ये बड़ा नंबर है। अब इसमें अगर डेसिमल लग जाए तो समझो ये है डबल। जैसे मान लो इतना बड़ा नंबर है, मैंने यहाँ पे हम 4 नंबर के बाद लगा दिया डेसिमल। ओके, डेसिमल लगा दिया तो क्या हो गया, ये हो गया डबल। सो लंबे नंबर्स, लॉन्ग नंबर्स और उसमें डेसिमल लगा हो, डेसिमल पॉइंट बड़े लॉन्ग डेसिमल पॉइंट्स नंबर आर डबल। ओके, अब यहाँ पे आपको डी या कैपिटल डी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही लिखा जाता है। अब बात करते हैं कैर। कैर मीन्स क्या, कैर मीन्स कैरेक्टर, केयर नहीं कैर। कैर मीन्स कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर मतलब एक सिंगल कैरेक्टर, सिंगल होना चाहिए वो, जैसे मैं और आप हैं। ओके, सो सिंगल होना चाहिए और भी कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए, सिर्फ एक सिंगल। अब कैर कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, सिंगल क्वैट से, सिंगल क्वैट से, ना कि डबल क्वैट, सिंगल क्वैट, इसके अंदर डालना पड़ेगा एक कैरेक्टर। अब एक कैरेक्टर आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे सी डाल दिया मैंने, मान लीजिए डाल दिया एफ, वट एवर, बस एक कैरेक्टर होना चाहिए, ना कि और किसमें, सिंगल क्वैट में। अब यहाँ पे आपने मान लीजिए एक कैरेक्टर लिखा, उसमें आपने ज़्यादा कैरेक्टर डाल दिए, जैसे कोडिंग पूरा लिख दिया, सो दिस इज़ नॉट कैरेक्टर, कैरेक्टर एनी मोर, ये कैर नहीं है, अब आपको सिर्फ ये कैरेक्टर डालना होगा, डेट्स इट। ओके, अब है हमारा स्ट्रिंग, सबसे ज़्यादा यूज़ सही होती है, आई गेस मैं तो इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ और बहुत लोग ही करते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हो, चाहे वो लॉन्ग हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो डबल हो, चाहे फ्लोट, जो भी हो, कुछ भी डाल दो यार उठा के। अभी कैसे डिफाइन होता है, अब इसमें डालना पड़ेगा आपको डबल क्वोट, ना कि सिंगल क्वोट। सिंगल क्वोट किस में यूज़ करते हैं, कैरेक्टर में, डबल क्वोट यूज़ करते हैं स्ट्रिंग में। अब इसके अंदर कोई भी डाल सकते हो, जैसे मान लो मैंने कोई सा हम कोई नाम डाल दिया, जैसे मान लो मैंने स्टार डाल दिया, ठीक है, तो ये क्या है, ये है एक स्ट्रिंग। अब इसमें मान लो मैं कोई नंबर भी डाल सकता हूँ, जैसे मान लो डाल दिया 100। अब मैंने इसको डाल दिया 100, अब इसका मतलब ये नहीं कि ये एक इंटीजर है, ये एक स्ट्रिंग है, ना कि इंटीजर। अब नो मैटर आप इसके अंदर क्या डाल रहे हो, अगर डबल क्वैट के अंदर है, डबल क्वैट्स के अंदर है, तो वो एक स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग लिया जाएगा, ना कि ये इंटीजर होगा। अब आप ट्राई कर रहे हो कि स्ट्रिंग में आपने 100 डाल चुका, हाँ 100 डाला है, अब उसको इंटू 10 कर रहे हो कि 1000 हो जाए, सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है, ना कि एक इंटीजर, ठीक है। इसके अंदर में आप ऐसे बड़े नंबर वटेवर जो भी डाल सकते हो, ठीक है। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको स्ट्रिंग। अब हमारा लास्ट है किस, लास्ट है बूलियन। बूलियन, बूलियन क्या, बूलियन दो चीज़ हो सकता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, डेट्स इट, या तो ट्रू या तो फॉल्स। मैंने सब बता दिया, इंट कोई भी रैंडम कॉमन से नॉर्मल नंबर्स, लॉन्ग जो कि लॉन्ग नंबर्स होंगे, फ्लोट जिसमें डेसिमल पॉइंट्स नंबर, अब आपको एफ या कैपिटल एफ लगाना पड़ेगा डिफाइन करने के लिए, फ्लोट नंबर है, डबल लॉन्ग नंबर्स और डेसिमल पॉइंट्स नंबर। कैरेक्टर में सिर्फ एक कैरेक्टर यूज़ कर सकते हो आपकी, ना कि ज़्यादा, वो भी सिंगल क्वोट में रहेगा। स्ट्रिंग में आप कुछ भी डाल सकते हो, डबल क्वोट के अंदर वो एक स्ट्रिंग होगा, बूलियन या तो ट्रू या तो फॉल्स, ठीक है। सो डाटा टाइप्स और डाटा मैंने बता दिया आपको क्या होता है, यहाँ पे चलो लिख देता हूँ, डाटा, डिफरेंट डाटा टाइप्स, डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप्स, टाइप्स की स्पेलिंग गलत है क्या, टाइप्स, डाटा टाइप्स, छोड़ो, एक काम करूँगा मैं, मुझे ये एनवाई कर रही है, मुझे ये एनवाई कर रही है, तो इस पर क्लिक करूँगा, हाईलाइट ऑल प्रॉब्लम्स। अब अगर
यहाँ पे आप सिंटेक्स कर दोगे ना, सो आपकी सिंटेक्स में जब कोई प्रॉब्लम होगा सिर्फ वही दिखाएगा। अभी क्या है ऑल प्रॉब्लम्स, अभी अगर आपने स्पेलिंग कोई गलत लिख रखी है या आपके कोड में कोई प्रॉब्लम है तो सब कुछ दिखाएगा। तो अगर आप नन कर दोगे तो कुछ भी नहीं दिखाएगा, अगर आपका कोड भी गलत होगा ना वो भी नहीं दिखाएगा। तो हम ये नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे क्या, सिंटेक्स। जब हमारे सिंटेक्स में कोई प्रॉब्लम होगा तभी एरर दिखाओ ना, डोंट एनॉय अस, दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज अ कंटेनर टू स्टोर वैल्यू। वेरिएबल एक कंटेनर होता है वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। वैल्यू क्या, वैल्यू जैसे ये डाटा, ये सब एक वैल्यू है। अभी इसे स्टोर करने के लिए हमें चाहिए होगा एक वेरिएबल। अब वेरिएबल में तो स्टोर करेंगे जो कि कंटेनर की तरह काम करेगा। अब वेरिएबल कैसे डिफाइन करेंगे कि हम लोग वेरिएबल बना रहे हैं, जैसे जैसे यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया था मेन। अब ये फंक्शन का नाम है और ये है फन कीवर्ड। फन कीवर्ड लगा के हम लोग ने ये बताया कि ये एक फंक्शन है। सेम वेरिएबल बताने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे वेर या तो वेल। देखो दो टाइप के होते हैं वेरिएबल, एक होता है वेर, एक होता है वेल। सबसे पहले वेर बताता हूँ क्या होता है। वेर, मैंने यहाँ पे लिखा है वेर वेरिएबल्स कैन बी रीअसाइंड। अब रीअसाइन मतलब क्या हुआ? रीअसाइन मतलब जैसे हम लोगों ने कोई एक वेरिएबल बनाया, चलो बना लेते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वेर वेरिएबल्स, वेर वेर वेरिएबल्स कैन बी रीअसाइंड, ठीक है। सो चलो एक वेरिएबल बना ही लेते हैं। हम लोगों ने लिखा वेर, वेर लिख के हम लोग ने ये बता दिया कि हम लोग बनाने जा रहे हैं एक वेरिएबल। अब वेर लिखने के बाद हम लोग को लिखना पड़ता है वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम हम जैसे मान लो मुझे एक नेम लिखना, नेम ही लिखना है तो मैंने लिख दिया नेम, ठीक है। इक्वल्स टू लगाया। अब ये क्या होगा, ये एक स्ट्रिंग, मैं स्ट्रिंग डालूंगा। अब कैरेक्टर या इंटीजर तो डालूंगा नहीं, क्योंकि अब सोचो किसी का नाम एक वर्ड से, एक वर्ड एक कैरेक्टर से हो, एक लेटर से, जैसे एल सी। अब क्लास में किसी का नाम ऐसे होता है क्या? ऑब्वियसली नहीं, किसी का नहीं होता क्लास में क्या। एनीवेज, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया कोई एक नॉर्मल सा नाम, चलो मैंने स्टार डाल दिया, स्टार, ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ पे ये वेर क्या है, ये हम लोग बता रहे हैं कि एक वेरिएबल है, कीवर्ड है एक वेर, ठीक है। ये नेम क्या है, इस वेरिएबल का नेम। स्टार क्या है, स्टार है वैल्यू किसकी, इस वेरिएबल की वैल्यू। अभी मैंने यहाँ पे करा, अब नेम में स्टार डाला। अब मैं प्रिंट करूंगा किसे, प्रिंट करूंगा नेम को। प्रिंट करूंगा तो जो भी हम प्रिंट करेंगे आउटपुट में हमें वो देखने को मिलेगा। आई होप कितना तो पता ही हो आपको। अभी मैं नेम प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा, स्टार को ऑब्वियसली, राइट। अब रन करते हैं, रन करना पहली बार में यहाँ से रन करना होगा, ठीक है। फिर आप उसके बाद यहाँ से रन कर सकते हो। तो अभी ये रन हो रहा है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे बिल्ड एंड ऑल ये सब हो रहा है। तो पहली बार में थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद जल्दी जल्दी हो जाएगा सब। ओके, तो चलो चलो तक मैं बता देता हूँ। मैंने बता दिया कि ये रिसाइन हो सकता है, पर यहाँ पे जो है ये हमें बता रहा है कि ख़त्म हो गया, मतलब हमारा कोड रन हो चुका है। चलो पहले देख लेते हैं यार। ये स्टार प्रिंट होके आ गया जैसे मैंने बता रखा था आपको। स्टार्क, मैंने यहाँ पे वैल्यू डाली थी नेम की, नेम को प्रिंट करा एंड वी गॉट आवर आउटपुट, मतलब जो इसकी वैल्यू थी वो हमें देखने को मिलेगी स्टार। अब हम क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यू स्टार ना रहे, हम लोग चाहते हैं इस वेरिएबल को रीअसाइन करना। अभी हम लोगों ने इसे असाइन करा, असाइन करके स्टार डाला। अब हम चाहते हैं इसे फिर से असाइन करना, तो हम लोग ने सिर्फ यहाँ पे नेम लिखना है, ना कि वेर। वेर लगा के नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग एक वेरिएबल नहीं बना रहे हैं, हम लोग रीअसाइन करने जा रहे हैं वेरिएबल को। सो वेरिएबल का नेम लिखा इज इक्वल टू, अब नई वैल्यू मैंने डाल दी, क्या नई वैल्यू मैंने डाल दी, टोनी स्टार्क, ठीक है। अब मैंने प्रिंट एरर करा और यहाँ पे लिख दिया नेम। अब बताओ क्या प्रिंट होगा, क्या वो स्टार प्रिंट होगा कि टोनी स्टार? आई होप आपका आंसर हो टोनी स्टार, क्योंकि टोनी स्टार प्रिंट होगा। अब देखो मैं यहाँ से रन कर रहा हूँ और रन हो जाएगा। सो रन होने देते हैं, देखते हैं आउटपुट हमारा क्या मिलेगा। एंड आउटपुट मिला क्या, टोनी स्टार्क। टोनी स्टार क्यों मिला, क्योंकि पहले तो हमारा स्टार था वैल्यूज वेरिएबल की, फिर हमने उस वेरिएबल को रीअसाइन कर दिया और उसमें वैल्यू डाल दिया ये। पहले ये था, फिर उससे रीअसाइन करके फिर से असाइन करके उसमें डाल दिया ये वैल्यू।
तो अब आपने इसकी वैल्यू ये डाल दी है तो यही प्रिंट होगा ऑब्वियसली, ना कि पहले वाला, क्योंकि हमने इसको चेंज कर दिया है। यहाँ पे मैं कमेंट आउट करके लिख देता हूँ कि वेरिएबल रीअसाइंड। ओके ओके ठीक है, आई होप कि वह समझ में आ गया। थोड़ा एग्जांपल चलो और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे वेयर नम इज इक्वल्स टू 100, वेयर बूलियन, चलो बू लिख देता हूँ, बू, वेयर बू इज इक्वल्स टू ट्रू। ओके सो ओके, बस काफ़ी एग्जांपल हैं गेस। अब चलो नोट्स की तरफ देखते हैं। यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, डायनेमिक टाइप। डायनेमिक टाइप क्या होता है? डायनेमिक टाइप ऑटोमेटिकली नोज द डाटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल टेक्स एनी टाइप ऑफ डाटा ऑफ द डाटा। मीन्स आपको इसमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये कौन सा डाटा टाइप है। जैसे अभी मैंने इसके अंदर स्ट्रिंग डाली थी, क्या मैंने यहाँ पे कहीं पे बता रखा है कि ये स्ट्रिंग है? नहीं। यहाँ पे इंटीजर डाला था, क्या मैंने कहीं पे बता रखा है कि ये एक इंटीजर है? नहीं। तो ये क्या है? ये है एक डायनेमिक टाइप। अब देखना, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो लिखा है स्पेसिफिक टाइप। स्पेसिफिक टाइप में हम लोग बताएंगे टाइप, अपने वेरिएबल का टाइप बताएंगे। चलो बता ही देते हैं, स्पेसिफिक डाटा टाइप। ठीक है, स्पेसिफिक डाटा टाइप मैंने बनाया एक वेरिएबल, ठीक है, और मान लो नेम 2। अब हमें इस, अभी चलो ऐसे कर लिख देता हूँ मैं फिर से। अब मान लो लेने स्टीवन, ठीक है। अब हमें डिफाइन, अब हमें बताना है कि ये एक स्ट्रिंग होने वाला है, हमारा वेरिएबल एक स्ट्रिंग होने वाला है। तो कैसे बताएंगे कि हमारा वेरिएबल एक स्ट्रिंग होने वाला है? ये वेरिएबल का नेम है, आगे लगाइए कोलन, एंड यहाँ पे लिख दीजिए स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए स्ट्रिंग। हम लोगों ने अब बता दिया है कि हमारा वेरिएबल एक स्ट्रिंग है। अगर आप सोच रहे हो यहाँ पे इंटीजर लिख दूँ तो हमारा काम हो जाएगा? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग नहीं है। आई मीन सॉरी, ये एक इंटीजर नहीं है, ये है एक स्ट्रिंग। आपने यहाँ पे तो डिफाइन कर रखा है कि ये एक इंटीजर है, मतलब कि कोई नंबर होगा, बट यहाँ पे आपने डाल रखा है स्टीवन, सो दैट्स नॉट करेक्ट। अभी यहाँ पे मैं स्ट्रिंग कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, एक दूसरा वेरिएबल बनाऊँगा, नेम 3 लिखूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा एंड, इसमें डाल दूँगा एक स्ट्रिंग स्टीव, ठीक है। तो जस्ट आपको बताने के लिए मैंने ये डाल रखा है कि ये नहीं होगा, ये देगा एक एरर, ये देगा एक एरर एज इंट डाटा टाइप स्पेसिफाइड बट गिवन स्ट्रिंग, ठीक है। ओके, तो मैंने बता दिया है आपको कि किसी भी वेरिएबल का डाटा टाइप कैसे डिफाइन करेंगे। एक कोलन लगाना है और डाटा टाइप लिख देना है। अब मैंने ये भी बता दिया कि अगर आपने दूसरा डाटा टाइप डाला और उसका टाइप आपने वही नहीं डाला, आपने दूसरा टाइप डाल दिया, जैसे इंटीजर दिया उसके अंदर डाल दिया स्ट्रिंग, तो ऑब्वियसली वो एक एरर होगा। इसके थोड़े एग्जांपल और लिख देता हूँ मैं। जैसे वेयर लिखा मैंने, ठीक है, यहाँ पे नंबर लिखा। अब नंबर जैसे एक इंटीजर होगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया 100। दूसरा मैंने ले लिया मान लो बूलियन, ठीक है, कोलन एंड द डाटा टाइप विल बी बूलियन इज इक्वल्स टू ट्रू या फॉल्स अपॉन यू, ठीक है। तो इतने एग्जांपल काफ़ी है आई गेस। अब नोट्स में देख लेते हैं, मैंने यही लिखा है वैसे। ये देखो, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लिखा, यहाँ पे मैंने क्लियरली लिख दिया कि टाइप स्पेसिफिकेशन ऑफ वेरिएबल, मतलब इस वेरिएबल का हम लोग ने टाइप लिख दिया है कि ये एक स्ट्रिंग है। अब यहाँ पे मैंने ये भी लिख दिया कि ये एरर होगा क्योंकि इंटीजर दिया जा रहा है, आप इसमें डाल रहे हैं बूलियन। तो मैंने सब कुछ अच्छे से लिख दिया। अब नोट्स पढ़ोगे ना सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं वेल वेरिएबल्स की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेल वेरिएबल्स कैन बी रीअसाइंड, ठीक है। वेल वेरिएबल्स कैन बी रीअसाइंड, इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आ गया होगा आपको कि वेल वेरिएबल्स जो होते हैं उससे हम लोग रीअसाइन नहीं कर सकते हैं। तो मैंने वेल कीवर्ड लिखा बताने के लिए कि वेरिएबल, अब वेर या वेल अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई सा वेरिएबल उसको आप रीअसाइन करेंगे, सो देन यूज़ वेर। पर अगर आप चाहते हैं कि हम लोग कोई वेरिएबल बना रहे हैं उसको मैं रीअसाइन नहीं करूँगा, तो आप बनाएंगे वेल। जैसे मैंने यहाँ पे नेम नंबर 3 ले लेते हैं, ठीक है, इसका डाटा टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाल दिया, क्या डालूँ मार्क,
मार्क। ओके, यहाँ पे उन्होंने वैल एक वेरिएबल बनाया, वैल वेरिएबल, उसमें डाल दिया एक स्ट्रिंग, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं इस name3 को, इस वेरिएबल को रीअसाइन करना, किसमें, हम ज़करबर्ग। अब देखो यहाँ पे एरर दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है। तो अगर आपको ऐसे कोई एरर देखना है तो आप जस्ट क्लिक ऑन इट और थोड़ा सा माउस को मूव करेंगे तो यहाँ पे एरर आपको दिखा देगा, वैल कैन नॉट बी असाइंड। देखो साफ साफ लिखा है, वैल कैन नॉट बी असाइंड। हम लोगों ने वैल वेरिएबल बनाया था, व्हाट डज दैट मीन, कि हम लोग उसको रीअसाइन नहीं कर सकते हैं, हम लोग उसे रीअसाइन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ वैर को कर सकते हैं। अगर मैं वैल को वैर लिख देता हूँ, देखो एरर गया, मतलब वैर वेरिएबल को रीअसाइन कर सकते हैं, वैल को नहीं, वैल नहीं कर सकते। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, अरे सॉरी। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि वैल कैन बी reassigned as its वैल। ओके, आप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि प्रिंट नहीं होगा ये, सो यू आर रॉन्ग, प्रिंट हो जाएगा। ये रन कर दिया मैंने और ये रन भी हो जाएगा और हमें आपको मिल जाएगा। इसके थोड़े एग्जांपल और लिख देता हूँ, वैल num2 जो कि होगा एक, चलो इसको डबल बना देते हैं इस बार, चलो फ्लोट बना देते हैं इस बार। और यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखा ही देता हूँ, फ्लोट बनाया मैंने, यहाँ पे लिख दिया 10.30। अब देखो मैंने लिखा 10, चलो पहले ये बता देगा, देखो मार्क, मार्क जो है प्रिंट हो गया, ये प्रिंट हो गया, इतना तो पता ही होगा यार आपको। अब देखो मैंने यहाँ पे एक फ्लोट डाटा टाइप का वेरिएबल बनाया, पर यहाँ पे मैंने, अब सोच रहा हूँ इसमें गलत क्यों है, इसमें गलत क्यों है, ये एक फ्लोट है, इसमें डेसिमल लगा, एक फ्लोट है। पर मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि जब तक आप जो वैल्यू होगी, जो नंबर होगा फ्लोट का, अगर उसके आगे आप एफ या कैपिटल एफ नहीं लगाते हैं तो वो फ्लोट नहीं होगा। अभी मैंने नहीं लगाया, इस पर क्लिक करके थोड़ा सा और करा, द फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स डज नॉट कन्फर्म टू द एक्सपेक्टेड टाइप फ्लोट। डज नॉट कन्फर्म मतलब कन्फर्म नहीं कर रहा है कि एक फ्लोट है। कन्फर्म करने के लिए आपको या तो एफ लगाना होगा या तो कैपिटल एफ। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, मैंने एकदम अच्छे से बता दिया। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को वापस देखने समझ में आ जाएगा आपको, थोड़ा सा पीछे करके, ठीक है। तो आई होप वेयर वेल सब समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, एक चीज़ और है, जब हम लोग चाहते हैं कि जैसे हम लोग कोई स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हैं, अब हम उसी में चाहते हैं कि हम उसी के अंदर कोई सा वेरिएबल यूज़ करें तो कैसे होगा, तो मैं बताता हूँ अच्छे से। इसको बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं स्ट्रिंग कैनकेटिनेशन, कैनकेटिनेशन शायद यही बोलते हैं। तो जैसे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट एलन, यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं कि नंबर इज, नंबर इज, नंबर इज क्या, नंबर इज, चलो मान लो हम लोग ये नंबर यूज़ करना चाहते हैं, तो इसका वेरिएबल का नाम क्या है, num2। अब आप लोग सोच रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे लिख देंगे num2, फिर करेंगे इसे रन, तो हमें देखने को मिल जाएगा नंबर इज 10.30। यू आर रॉन्ग, देख लीजिए आप, यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर इज num2, जो भी लिखा है इसके अंदर इसने एज इट इज़ ऐसे लिख दिया है। पर हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो num2 वेरिएबल है हम वो यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं, तो वो कैसे होगा। अब आपको अगर वो करना है तो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहली बात आपको यहाँ पे प्लस लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे num2, ठीक है। एक तो मेथड ये हो गया कि आप ऐसे कर सकते हैं, पर आपको ये आप नहीं यूज़ करेंगे कब, जब आपको बहुत सारी चीज़ें लिखनी हो एक साथ। आप नहीं चाहते हैं कि बार बार मैं स्ट्रिंग कोई सा लिखूँ फिर प्लस लगाऊँ फिर कोई वेरिएबल यूज़ करूँ, जैसे मान लो हम name3, ठीक है, फिर हम लोग चाहते हैं name2 भी यूज़ करना, तो आपको बार बार प्लस 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 ऐसे ऐसे लगाना पड़ेगा, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसे प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि इसका आउटपुट क्या मिलेगा। एंड मैंने इसे रन करा और ये हमें मिल जाएगा, नंबर इज 10.30, नंबर इज 10.30। अब ये इसने ज़ीरो हटा दिया क्योंकि अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मैंने स्मॉल एफ लगा दिया, रन करा, क्या कुछ चेंजमेंट होगा, क्या कुछ चेंजमेंट होगा, जी नहीं, ये पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर प्रिंट करेगा। ओके, एफ लिखा मैंने,
रन करा तो वापस हम लोग को वही देखने को मिल जाएगा। अब देखो इसने इसको यूज़ कर लिया यहाँ पे कैसे, हम लोग जब प्लस लगा के यूज़ कर रहे हैं तब ये वेरिएबल को प्रिंट करे दे रहा है, बट हम लोग जब स्ट्रिंग के अंदर इसे लिख रहे हैं तो ये नहीं कर रहा है। स्ट्रिंग के अंदर जो है एज इट इज़ लिखे दे रहा है, बट हम लोग चाहते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर ही वेरिएबल यूज़ करना, तो वो कैसे हुआ, देखो नेम इज़ आई num2, अब इसके आगे मैं एक स्पेस लगा दूंगा तो ये थोड़ा अलग अलग हो जाएगा, इन दोनों के बीच में स्पेस आ जाएगी ऑब्वियसली, ठीक है। देखो अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इस स्ट्रिंग के अंदर ही वेरिएबल यूज़ करना चाहते हैं, तो कैसे होगा, वो होगा डॉलर का साइन लगा के। डॉलर का साइन आपने लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप डॉलर का साइन लगा रहे हैं तो इसका मतलब आप कोई सा वेरिएबल यूज़ करना चाहते हैं अपने स्ट्रिंग में। अब मान लो मैंने इसको हटा दिया, या चलो नहीं हटाता हूँ, मैंने इसको डायरेक्ट रन करा, क्या हमें वेरिएबल की वैल्यू देखने को मिलेगी, जी हाँ 10.3 आ गया, 10.3 आ गया। सो जब हम लोग अपने स्ट्रिंग के अंदर यूज़ करना चाहते हैं वेरिएबल, तो हमें यूज़ करना पड़ेगा डॉलर साइन वेरिएबल नेम के पहले, तो हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऐसे लिखोगे तो नहीं यूज़ कर पाएंगे ऑब्वियसली, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब मैं बहुत टाइम ले लेके समझा रहा हूँ कि ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करना चाहते हैं, अब हम लोग करना चाहते हैं कि हम मान लो हम मल्टीप्लाई या एडिशन करना चाहते हैं, मैंने लिखा है पे एडिशन इज, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा नंबर 2 था, मैंने वेरिएबल यूज़ करने के लिए डॉलर लगा दिया है, बता चुका मैं आपको। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ ऐड हो जाए, मैंने प्लस लगाया, ठीक है, मैं चाहता हूँ इसमें कुछ ऐड हो जाए, 10 ऐड हो जाए, ठीक है, तो मैंने प्लस और 10 लिख दिया। क्या इसमें 10 ऐड होगा, देखते हैं, नहीं हुआ, इसने एज इट इज़ प्लस 10 लिख दिया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ऑब्वियसली इसलिए हुआ क्योंकि जब हम लोग स्ट्रिंग के अंदर जो भी लिखते हैं वो एज इट इज़ लिख देता है। यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिखा था, यहाँ पे +10, तो उसने एज इट इज़ ऐसे लिख दिया, पर हम लोग चाहते हैं इसमें 10 ऐड हो जाए, कैसे होगा वो होगा करली ब्रेसेस से, करली ब्रेसेस यहाँ पे लगाया, जहाँ तक आप कुछ करना चाहते हैं वहाँ तक, करली ब्रेस ओपन एंड क्लोज, ठीक है। अब रन करते हैं, देखते हैं इसका आउटपुट क्या मिलता है, क्या 10 ऐड होगा इसमें, एंड हो गया 20.3। सो जब हम लोग चाहते हैं कि किसी भी वेरिएबल में कुछ करना, कोई ऑपरेशन करना या समथिंग, तो हमें यूज़ करना पड़ेगा डॉलर और ब्रेस, और वेरिएबल के साथ हमें जो भी कुछ करना है वो उसके अंदर ब्रेस के अंदर, डॉलर ब्रेस के अंदर जो भी कुछ करना हो हमें वेरिएबल के साथ, वो डॉलर ब्रेस के अंदर, और वो हमारा हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको, मैंने नोट्स में देखो साफ साफ लिख रखा है यहाँ पे कि string concatenation dollar can be used for using variables. Operations of variables can be done by dollar and curly braces. देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है। सो इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके नोट्स और कोर्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एंड दैट्स इट। एक बार बता देता हूँ कि क्या क्या बताया मैंने। सबसे पहले डिफरेंट डाटा टाइप्स बता दिया, फिर वेरिएबल बताया जो कि असाइन हो सकता है, फिर बताया स्पेसिफिक डाटा टाइप, हमारा जो वेरिएबल हो उसका हम जो डाटा है या जो वैल्यू है स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि वो एक स्ट्रिंग है, कि वो एक इंटीजर है, कि वो बूलियन है, तो ये यूज़ करेंगे। अब मैंने यहाँ पे ये भी बता रखा है कि अगर आपने डाटा या इस वेरिएबल का डाटा टाइप इंट डाल दिया और उसका डाटा डाल दिया एक स्ट्रिंग, या तो डाटा बोलें या वैल्यू व्हाटएवर, आपने डाल दिया स्ट्रिंग, यहाँ पे स्पेसिफाई करा था इंटीजर पर डाल दिया स्ट्रिंग, तो वो एक एरर होगा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे बताया वेल वेरिएबल्स कैन नॉट बी रीअसाइन, वेल वेरिएबल्स जो होंगे जिन वेरिएबल्स के पहले वेल लगा होगा, वेल से हम लोग बता रहे हैं कि एक वेरिएबल होगा, ठीक है, तो वेल वेरिएबल्स जो होंगे वो रीअसाइन नहीं हो सकते, मैंने यहाँ पे बता रखा है, ओके। फिर फ्लोट में मैंने बता रखा है कि आपको एफ लगाना पड़ेगा फ्लोट में, अगर नहीं लगाएंगे तो काम नहीं करेगा। फिर मैंने स्ट्रिंग कैनकेटिनेशन बताया है कि जब हम लोग स्ट्रिंग में कुछ प्रिंट करना चाहते हैं और स्ट्रिंग के साथ साथ हमें कोई वेरिएबल यूज़ करना है,
तो उसके लिए डॉलर यूज़ करेंगे जब हम लोग कोई वेरिएबल यूज़ करना चाहते हैं, मतलब वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। ओके, इतना तो पता ही होगा ऑब्वियसली आपको। फिर हम लोग चाहते हैं कि उस वेरिएबल के साथ कुछ करना स्ट्रिंग में, ऐड मल्टीप्लाई वॉट एवर, तो हम लोग यूज़ करेंगे डॉलर एंड ओपन एंड कर्ली ब्रेस, और उसके अंदर जो भी हम लोग करना चाहते हैं वेरिएबल के साथ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर इन सब में से कोई सा भी एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप वीडियो पीछे करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा फॉर श्योर। और बाकी नोट्स तो हैं ही एकदम, इसमें सब कुछ क्लियरली एकदम अच्छे से लिख रखा है। कोर्स भी लिखे हैं मैंने, रेड पेन से सब अच्छे से लिख दिया है कि कहाँ क्या हो रहा है। सो इसी के साथ चलो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। सो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 2। इसे मैं खोल लूँगा अपने ब्राउज़र पे। अब चैप्टर नंबर 2 का नाम है ऑपरेटर्स। अभी मैं बताऊँगा क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना इंटेलिजेंट आइडिया खोलते हैं। मैंने ऑलरेडी खोल रखा है, इसको क्लोज करूँगा और बनाऊँगा नया प्रोजेक्ट जो कि होगा चैप्टर नंबर 2 एंड हियर वी गो। इसका नाम है क्या, ऑपरेटर्स। ठीक है, सो हमने प्रोजेक्ट बना दिया। अब मैं बनाऊंगा इसमें कॉटलिन का फाइल की लोड हो रहा, हो गया कॉटलिन फाइल। इसका नाम रख दूंगा ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स। ठीक है, अब बनाऊंगा मेन फंक्शन जो कि हर बार बनाता हूँ मैं। ठीक है, अब नोट्स खोलते हैं, देखते हैं मैंने क्या लिखा है। यहाँ पे मैंने लिखा है ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज, एंड की जगह और लिख लेना फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स कहाँ यूज़ होते हैं। ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं जब हम लोग कोई ऑपरेशंस करना चाहते हैं वेरिएबल्स या वैल्यूज़ में। वो ऑपरेशन वो सर्जरी चीर फाड़ वाला ऑपरेशन नहीं। ठीक है, तो अब देखो अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहले क्या, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अर्थमेटिक, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब अर्थमेटिक, अब पहले बता देता हूँ ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर जैसे प्लस माइनस इनटू डिवाइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब होते हैं ऑपरेटर्स। ये कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, ये ऑपरेटर्स होते हैं कौन से, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, तो चलो ये एग्जाम्पल कोड जो मैंने लिखा है लिख लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ व्हाट इट इज़ एक्चुअली। क्या लिखा है मैंने, ये लिखा है 10 एंड बी 7। ओके, वैल्यू इज इक्वल्स टू 10, वैल्यू इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, प्रिंट एल एन। ठीक है, प्रिंट एल एन हमें करना है क्या, ए प्लस बी। तो ए, ये मैंने लगाया अर्थमेटिक ऑपरेटर, ये लिख दिया बी। ठीक है, रन करते हैं इसे। इसका आउटपुट क्या मिलेगा, इसका आउटपुट मिलेगा 10। ठीक है, ए क्या है 10 प्लस बी क्या है 7। 10 प्लस 7 क्या होता है 17। सो बेसिकली प्लस है अर्थमेटिक ऑपरेटर, जिससे हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं इन दोनों वेरिएबल में, इन दोनों वेरिएबल में। तो इन दोनों की वेरिएबल में जब इन दोनों को वेरिएबल को जब प्लस करेंगे तो हमें जो भी आउटपुट मिलेगा वो देखने को मिल जाएगा। क्या भी रन हो रहा है और हो भी गया, आउटपुट मिल गया हम लोग को 17। अब ऐसे और भी ऑपरेटर्स हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, मैं यूज़ करूँगा कंट्रोल प्लस जी। बाय द वे, जब हम लोग एक लाइन पूरी कॉपी करके नीचे पेस्ट करना चाहते हैं, मतलब इसका डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, तो कंट्रोल प्लस डी दबा के कर सकते हैं। कब, मैंने क्या बताया कि जब हम लोग डुप्लीकेट करना चाहते हैं कोई सी लाइन, कंट्रोल प्लस डी दबाएंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा, बट उसको सेटिंग में जाके करना होता है। वो अभी मैं नहीं बता रहा, आप लोग यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख सकते हैं इंटेलिजेंट आइडिया का। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे कर देंगे माइनस माइनस, फिर उसी के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज। अब इसका आउटपुट मैं दिखाता हूँ, फिर उसके आंसर के अकॉर्डिंग बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ।
तो अभी ये रन हो रहा है और हो गया। अब इसके आउटपुट अब देखो, ए प्लस बी, ए गया था 10, बी गया था 7, 17। अब 10 माइनस 7 3, 10 इंटू 7 70। अब 10 जब डिवाइड करोगे 7 से तो अब बोलोगे कि ये तो ये क्या मिल रहा है, ये थोड़ी ना मिलेगा, हमें तो डेसिमल में मिलना चाहिए था। दिखा ही देता हूँ आपको कैलकुलेटर से, ठीक है। अब इसमें मैं डिवाइड करूँगा 10 को 7 से, देखते हैं इसका आउटपुट क्या मिलेगा। 10 डिवाइडेड बाई 7, यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिला, देखो इतनी लंबी डिजिट पूरी डेसिमल पॉइंट नंबर मिले इतने, पर यहाँ पे हमें सिर्फ मिला 1। ऐसा क्यों हुआ, हमें ये क्यों नहीं मिला? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लिए जब हम लोग कोई इंटीजर वैल्यू डिवाइड करते हैं इंटीजर वैल्यू से तो हमें मिलता है एक इंटीजर, ठीक है। जब इंटीजर वैल्यू डिवाइड करते हैं इंटीजर वैल्यू से तो मिलता है इंटीजर, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, प्रिंटलन ए परसेंटेज बी। अब देखो यहाँ पे जब मैंने परसेंटेज यूज़ करा है तो हमें आउटपुट मिल रहा है 3। अब जिनको नहीं पता कि ये परसेंटेज लगाने से क्या होता है उनको बता देता हूँ। जब हम लोग परसेंटेज यूज़ करते हैं ना, जब हम लोग परसेंटेज यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है हम लोग निकालते हैं रिमाइंडर, ठीक है। तो परसेंटेज करने पे जो रिमाइंडर बचेगा वो हमें शो होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 10 और परसेंटेज का साइन कहाँ पे है, यहाँ पे परसेंटेज का साइन नहीं है लग रहा है कि यहाँ पे नहीं है, सॉरी क्या कर दिया मैंने, परसेंटेज का साइन इसमें शायद नहीं है। खैर एनीवेज, सो जब 10 को डिवाइड करोगे 7 से ना तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा, हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वही आंसर होगा। अब इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 3, इसलिए हमें 3 मिलेगा। सो आई होप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो दूसरा ऑपरेटर देखते हैं जो कि है कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब मैं नहीं चाहता कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं कि आउटपुट से सब एक साथ मिल जाए, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रिंटलन, यहाँ पे लिख दूंगा क्या, पूरा ही अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे लिख दूंगा मैं क्या, यहाँ पे लिख दूंगा कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोग कंपेयर करना चाहते हैं दो वेरिएबल्स को, जब हम लोग कंपेयर करना चाहते हैं दो वेरिएबल्स को। तो यहाँ पे मैंने देखो लिखा है एक स्मॉलर है, ग्रेटर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब बताता हूँ मैं एक एक करके, सब बताता हूँ क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलो दूसरे वेरिएबल बना लेते हैं। वेल एक्स इज इक्वल्स टू 10, वेल जेड एक्स वाई इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। मैंने प्रिंटलन लिखा, यहाँ पे मैंने लिख दिया एस स्मॉलर देन का साइन वाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहली बात ये स्मॉलर देन साइन जो है वो है एक कंपैरिजन ऑपरेटर। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि एक्स स्मॉलर देन वाई, तो ये रिटर्न करेगा या तो ट्रू या तो फॉल्स कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर ये जो कंडीशन डाली हम लोग ने, अगर ये ट्रू होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, फॉल्स होगा तो फॉल्स। तो अभी यहाँ पे एक्स क्या, एक्स छोटा है वाई से, क्या 10 छोटा है 5 से, नहीं, तो क्या होगा, फॉल्स। रन करके दिखाता हूँ, तो रन करूँगा, इसका आउटपुट हमें मिलेगा फॉल्स। क्या मिला, फॉल्स। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है, एक्स बड़ी है वाई से ना कि छोटी। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंटलन, यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स ग्रेटर देन वाई, क्या एक्स ग्रेटर देन है वाई, ट्रू, तो क्या रिटर्न में क्या मिलेगा हमें, ट्रू। एंड हियर वी गो, रिटर्न में क्या मिला हमें, ट्रू। अब बात करते हैं दो, इसमें हम लोग दो कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करेंगे। वो क्या होंगे, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ एक्स स्मॉलर देन और इज इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, स्मॉलर देन भी और इज इक्वल्स टू और लिखेंगे वाई। अब इसका मतलब क्या हुआ, जब हम लोग स्मॉलर देन और इज इक्वल्स टू लिखते हैं तो इसका मतलब होता है या तो स्मॉल या तो इज इक्वल,
मतलब दो कंडीशन चेक करेगा ये। लिख देता हूँ स्मॉलर देन इज इक्वल्स टू, इसका मतलब होता है स्मॉलर और इक्वल। तो अब हम जब ये लिख रहे हैं तो अगर इन दोनों में से अगर एक कंडीशन भी सही हुई तो ये ट्रू देगा। इसे रन करा मैंने, तो अभी क्या देगा, अभी क्या देगा, अभी ये देगा फॉल्स। क्यों, क्योंकि ना ही x छोटा है y से, ना ही x बराबर है y से, ना ही छोटा है ना ही बराबर है, इसलिए हमें दिया फॉल्स। अगर या तो छोटा होता या तो इक्वल तो ये देता ट्रू। फॉर नाउ मैं दिखा देता आपको। अब मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को इक्वल कर दिया, रन करूँगा, आउटपुट मिलेगा ट्रू। एंड हियर वी गो, आउटपुट क्या मिला हमें, ट्रू। क्यों, मैंने यहाँ पे लिखा था या तो x छोटा हो y से या तो x बराबर हो y के। तो x छोटा तो नहीं है y से पर बराबर है, इसलिए हमें ट्रू मिला। तो अगर या तो छोटा होगा या तो इक्वल, अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ होगी तो ट्रू वरना फॉल्स। वरना इसे मैं फिर से 5 कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंट एलन मैंने x ग्रेटर देन इज इक्वल टू y कर दिया। तो अब या तो ग्रेटर और इक्वल, या तो ग्रेटर या इक्वल, इसका आउटपुट क्या मिलेगा, इसका आउटपुट मिलेगा ट्रू। क्योंकि इक्वल तो नहीं है बट एटलीस्ट बड़ा तो है, एटलीस्ट 10 बड़ा तो है 5 से, इसलिए हमें मिला ट्रू, ठीक है। अब बात करते हैं इन दोनों की, एक है इक्वल और एक है अनइक्वल। मैं बताता हूँ इसको अच्छे से। प्रिंट ने लिखा, एक्स लिखा और इक्वल एंड वाई। अब आप लोग सोच रहे होगे कि मैंने दो इक्वल क्यों लगाया। दो इक्वल हम लोग लगाते हैं जब हम लोग वैल्यू चेक करना चाहते हैं कि क्या दोनों इक्वल हैं। अगर एक इक्वल लगाएंगे ना तो ये गलत है, क्योंकि हम लोग इक्वल का कब यूज़ करते हैं, इक्वल का यूज़ हम लोग कब तब करते हैं जब हम लोग कुछ असाइन करते हैं। पर हम लोग यहाँ पे असाइन नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे चेक करना चाहते हैं कि क्या एक्स वाई के बराबर है, इसलिए हम लोग दो इक्वल का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ इक्वल मतलब इक्वल, क्या एक्स बराबर है वाई के, क्या x इक्वल है y के, नहीं, तो क्या आउटपुट मिलेगा, फॉल्स, ठीक है। अब बात करते हैं नॉट इक्वल। x लिखा, इक्वल लगा है y। अब इससे मैं नॉट इक्वल कैसे करूं, नॉट इक्वल करने के लिए इक्वल के पहले लगा देते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी साइन लगाएंगे ना तो इसका मतलब हो जाएगा नॉट इक्वल, इसका मतलब हो जाएगा नॉट इक्वल। क्या x y के इक्वल नहीं है, नहीं है, तो इसका आउटपुट मिलेगा हमें ट्रू, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी इज इक्वल्स टू, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल, और आउटपुट हमें मिल गया ट्रू, क्योंकि ये इसके इक्वल नहीं है। आई होप ये भी समझ गए आप लोग। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग दूसरा ऑपरेटर जो कि है लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा लॉजिकल ऑपरेटर, प्रिंट करूँगा इसे, लॉजिकल ऑपरेटर, ये स्ट्रिंग में होगी। ओके, अब बताता हूँ कि क्या है ये। पूरा कोड ही मैं यही वाला करूँगा, एक एक करके बताऊँगा। सबसे पहले ये चलिए लिख लेते हैं पूरा कोड। मैंने वह लिखा और मैंने एक्स वाई तो यूज़ कर चुके हैं, तो हम लोग दोबारा नहीं यूज़ कर सकते। जैसे मैं बता देता हूँ अगर नहीं पता हो आपको, कि अगर मान लीजिए हम लोग ने एक वेरिएबल बनाया, तो मान लीजिए इस नेम से बनाया, तो इस नेम से हम लोग दूसरा वेरिएबल नहीं बना सकते, हमें दूसरा नेम चूज़ करना पड़ेगा। चलो फॉर नाउ मैंने x2 ले लिया, ठीक है। x2 इज इक्वल्स टू 10 है, 20 है, 30, ठीक है। x2 इज इक्वल्स टू 10, y2 is equals to 20 and well z2 is equals to 30। अब मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे प्रिंट एलन x स्मॉलर देन y एंड x स्मॉलर देन z। प्रिंट लिखा एलन, यहाँ पे मैंने लिखा x स्मॉलर देन y एंड x स्मॉलर देन z। इवन तो z भी नहीं, मुझे लगाना है यहाँ पे 2
टू टू। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर का भी यूज़ करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर कौन है, एंड। अब यहाँ पे 2 बार एंड लिखना पड़ेगा, 2 एंड होता है एंड, 2 एंड होता है एंड। तो जब हम लोग कंडीशन चेक करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे कंडीशन, एक कंडीशन ये लगी, एक कंडीशन ये, तो एंड जो है जब हम लोग ये यूज़ करेंगे, ये ट्रू रिटर्न करेगा तब जब सारी की सारी कंडीशंस होंगी ट्रू, वरना क्या रिटर्न करेगा ये, फॉल्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले लिख दिया कि एंड का मतलब हुआ एंड, फिर मैंने लिखा है रिटर्न्स ट्रू ओनली इफ़ बोथ कंडीशंस आर ट्रू। अब रिटर्न का मतलब जो आउटपुट मिलेगा वो, ठीक है, रिटर्न्स ट्रू ओनली इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू एल्स फॉल्स। अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, अगर ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों ही ट्रू होंगी तभी ये ट्रू करेगा, वरना करेगा ये फॉल्स। रन करके देखते हैं, और इसका आउटपुट हमें मिला ट्रू। क्यों मिला ट्रू, क्या x2 छोटा है y2 से, हाँ छोटा है। क्या x2 छोटा है z2 से भी, हाँ छोटा है। सो दोनों कंडीशंस हो गई ट्रू, इसलिए हमें मिला ट्रू। अगर मान लीजिए एक कंडीशन होगी फॉल्स, क्या x2 बड़ा है y2 से, नहीं x2 बड़ा नहीं है y2 से, तो हमें मिलेगा फॉल्स, क्योंकि इन दोनों कंडीशन में एक कंडीशन फॉल्स हो गई। तो जब हम लोग एंड यूज़ कर सकते हैं, करते हैं तो सारे कंडीशंस ट्रू होने चाहिए, देखो फॉल्स मिली। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 यूज़ कर सकते हैं हम लोग कंडीशन, जितने चाहें जितने यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एंड लिखा, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि x2 इज इक्वल्स टू y2, ठीक है। तो कितने भी कंडीशंस आप डाल सकते हैं इसके अंदर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस एंड मस्ट है, एंड लगाना मस्ट है। तो अभी हमें मिलेगा फॉल्स, क्योंकि x2 बराबर नहीं है y2 से, अभी मैं इसको 2 ही रखता हूँ, ठीक। आई होप ये भी समझ में आ गया आपको। अब हम लोग यूज़ करेंगे प्रिंटलन, क्या यही कोड यूज़ कर लें, चलो ये यूज़ करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। बस एंड की जगह यहाँ पे क्या होगा, 2 स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन कहाँ पे होती है, वो होती है जो बैक स्लैश होता है ना वहाँ पे, बस शिफ्ट प्लस बैक स्लैश दबाएंगे तो ये साइन बन जाएगा। तो 2 साइन लगाने पड़ते हैं। अब इस 2 साइन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एंड का मतलब होता है एंड, ठीक है, और 2 स्ट्रेट लाइन का मीन्स होता है और। तो अब हम लोग ने यहाँ पे ये लगा के क्या बताया कि अगर या तो ये कंडीशन ट्रू हो या तो ये कंडीशन ट्रू हो, अगर इन दोनों कंडीशन में एटलीस्ट अगर एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो आउटपुट मिलेगा ट्रू, वरना मिलेगा फॉल्स, ठीक है। सो इन दोनों कंडीशन में एक कंडीशन जो है वो है फॉल्स। क्या फॉल्स है, हाँ फॉल्स है। क्या ये ट्रू है, क्या x2 छोटा है z2 से, हाँ छोटा है तो ट्रू है। तो ये फॉल्स था, ये ट्रू था, तो एटलीस्ट एक कंडीशन तो ट्रू है, तो हमें मिला ट्रू। तो जब हम लोग और का यूज़ करते हैं, और का यूज़ करते हैं तो जितनी भी कंडीशन डालेंगे अंदर उसमें एटलीस्ट एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी ये ट्रू करेगा, ठीक है। मैंने नोट्स में भी यही लिख रखा है कि इफ़ एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू देन विल रिटर्न ट्रू। अब लास्ट क्या है, प्रिंट एल लिखा हम लोगों ने, फिर यहाँ पे मान लो हम लोगों ने लिख दिया x2 स्मॉलर देन y2। अब ये क्या है, अब ये कंडीशन क्या है, अब ये क्या रिटर्न करेगा, अब ये रिटर्न करेगा ट्रू। क्या x2 छोटा है y से, क्या x2 छोटा है y2 से, हाँ छोटा है, तो इसने क्या दिया ट्रू। अब हम लोगों ने इस कंडीशन जो लगाई उसके पहले हम लोगों ने लगा दिया एक्सक्लेमेटरी साइन, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी साइन लगा देते हैं हम लोग, तो वो बन जाता है नॉट, वो बन जाता है नॉट। अभी इसको रन करूँगा तो क्या आएगा, अब इसको रन करूँगा तो क्या आएगा, फॉल्स। मैं बताता हूँ कैसे। तो अभी हम लोग ने ये नहीं लगाया था तो ट्रू आया था, ये कंडीशन ट्रू थी, ठीक है। अब हम लोग ने लगा दिया नॉट, तो नॉट स्मॉल, अभी ये क्या था स्मॉलर, नॉट स्मॉलर, ये हो गया एक्सक्लेमेटरी का मतलब हुआ नॉट, ये हो गया स्मॉलर। तो स्मॉलर था तो ट्रू, अब नहीं स्मॉलर है तो कंडीशन इसकी हो गई अपोजिट, जो कि है फॉल्स, ठीक है। आई होप ये भी समझ आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर, देख लेते हैं वो भी। इंक्रीमेंट
ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, कॉपी एंड पेस्ट। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, सबसे पहले बता दो, इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है 2 प्लस प्लस प्लस, ये जो 2 प्लस लगे यही होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब जैसे मैंने कोड लिख ही लेता हूँ, वैल एन इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। अभी मैंने प्रिंट एलन लिखा और लिख दिया n प्लस प्लस, प्रिंट एलन लिखा मैंने n प्लस प्लस। अब यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, देखो यहाँ पे भी रेड रेड मार्क आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये करा। तो यहाँ पे बोला वेल कैन नॉट बी रिसाइन। अब बोलोगे रीअसाइन तो हम लोग ने करा नहीं, ऐसा नहीं है, रीअसाइन हो चुका है। रीअसाइन करना मतलब क्या होता है, जो वैल्यू हम लोग ने डाल रखी है उसे हम लोग रीअसाइन कर रहे हैं, मतलब उस वैल्यू को हम लोग चेंज कर रहे हैं। पर वैल जो वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यू हम लोग नहीं चेंज कर सकते, उससे हम लोग रीअसाइन नहीं करते, नहीं कर सकते। पर यहाँ पे हम लोग ने क्या कर दिया, यहाँ पे हम लोग ने बढ़ा दिया। इंक्रीमेंट मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीमेंट मतलब होता है बढ़ाना। तो यहाँ पे हम लोग ने तो इसकी वैल्यू बढ़ा दी है, जो कि 11 हो चुकी है, ठीक है, जो कि 11 हो चुकी है। पर वैल वेरिएबल जो होते हैं उन्हें हम लोग नहीं चेंज कर सकते, पर हम लोग ने 11 कर दिया, तो हमें यूज़ करना पड़ेगा वेयर, ठीक है, वेयर। अब अभी इसको मैं प्रिंट करूँगा ना, तो हमें आउटपुट हमें देखने को क्या मिलेगा, हमें आउटपुट इसका देखने को 10 ही मिलेगा। क्यों, बताता हूँ। देखो जब हम लोग n प्लस प्लस लिखते हैं ना, तो सबसे पहले प्रिंट कर देगा n की वैल्यू, ठीक है। अब प्लस प्लस कर दिया तो अब बढ़ी इसकी वैल्यू, जो 10 थी अब ये इंक्रीमेंट हुई, अब ये बढ़ी, तो अब ये हो चुकी है 11। अब मैंने फिर से प्रिंट करता हूँ, चलो n को, ठीक है, n को प्रिंट करता हूँ, अब देखता हूँ क्या मिलेगा। और तो इसका आउटपुट मिलेगा हमें क्या, इसका आउटपुट मिला यहाँ पे 11। क्यों, सबसे पहले n की वैल्यू क्या थी 10, यहाँ पे मैंने बोला कि पहले प्रिंट कर दो n को, जो कि क्या है 10, फिर मैंने इसमें लगाया इंक्रीमेंट ऑपरेटर। n लिखने के बाद n की जो वैल्यू होगी वो लिखने के बाद इसकी वैल्यू बढ़ा दो। अब इसकी वैल्यू बढ़ चुकी है, तो अब हम लोग ने जब लिखा n, तो हमें जो वैल्यू बढ़ गई थी वो वैल्यू मिली। अब अगर हम लोग पहले लिख देते हैं, मान लीजिए प्रिंट एलन, यहाँ पे पहले प्लस प्लस लगा दिया है, इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ अभी के लिए। अब प्लस प्लस एन लगा दिया, अब रन करूँगा, अब क्या मिलेगा, अब हमें 10 नहीं, अब हमें मिलेगा 11। क्यों, बताता हूँ क्या मिला 11। क्यों, सबसे पहले हमने बोला क्या, प्रिंट एलन इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया, तो हम लोग ने बोला सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले इस एन की जो वैल्यू है उससे कर दो इंक्रीमेंट, उसे बढ़ा दो, फिर बढ़ाने के बाद प्रिंट करो। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पहले प्रिंट करो फिर बढ़ाओ, यहाँ पे क्या है, पहले ही बढ़ा दो फिर प्रिंट करो, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, फर्स्ट एन विल बी रिटर्न देन इंक्रीमेंटेड बाई 1। इंक्रीमेंटेड बाई 1 मतलब बढ़ना, अब बढ़ेगा एक बार तो एक ही से इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पे मैंने इसके जो आउटपुट है वो भी लिख दिया है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इससे कमेंट आउट से हटा देता हूँ, यहाँ पे पूरा सेम लिख दूंगा मैं, यहाँ पे एन जो कि नोट्स में लिखा है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर की तरफ, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट, बस इंक्रीमेंट को कर दूंगा डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ठीक है। अब डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे वेल n2 करता हूँ, यहाँ पे 10 कर लेता हूँ, फिर से प्रिंट एलन लिखा, n2 लिखा, अब यहाँ पे लगा दिया मैंने माइनस माइनस, वहाँ पे क्या था प्लस प्लस, यहाँ पे वेर करना याद रखना, ठीक है। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था प्लस प्लस, यहाँ पे है माइनस माइनस। इंक्रीमेंट मतलब होता है बढ़ाना, इसलिए प्लस प्लस यूज़ करा। डिक्रीमेंट मतलब होता है घटाना, इसलिए माइनस माइनस यूज़ करा। सेम वैसा ही है, बस यहाँ पे जो चीज़ें इंक्रीमेंट हो रही थी वहाँ पे डिक्रीमेंट हो जाएगी, वहाँ पे बढ़ रही थी यहाँ पे घट घट जाएगी, बस यही डिफरेंस है। इसे कॉपी करके मैं, चलो पहले रन कर लेता हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर आपका जवाब है नहीं तो आप गलत है, क्योंकि मैंने पहले क्या बताया था, मैंने बोला था कि पहले जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी फिर बाद में जाके बढ़ेगी, ठीक है। अभी जब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एलन करके लिखूंगा n2 पैरेंथेसिस के अंदर, ठीक है, प्रिंट एलन लिखूंगा, रन करा, अब जाके इसकी वैल्यू होगी 9,
क्योंकि ये डिक्रीमेंट हो चुकी है, ठीक है। सेम इंक्रीमेंट जैसा ही है, बस प्लस प्लस की जगह हो जाता है माइनस माइनस। यहाँ पे ये लिख दिया मैंने। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, अच्छा आप बताओ। 10 थी, यहाँ पे पहले 10 प्रिंट करा, फिर डिक्रीमेंट करा, तो डिक्रीमेंट होने के बाद इसकी वैल्यू होगी 9। फिर इसे रन करा तो ये वाला रन होगा, ये कोड एग्जीक्यूट होगा, इसका आउटपुट मिलेगा हमें 8। क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 9 था, फिर हम लोगों ने बोला कि डिक्रीमेंट कर दो तो ये घटा, फिर मैंने बोला कि प्रिंट कर दो तो घट के जो भी वैल्यू आई वो प्रिंट हो गया, जो कि है 8। सो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं। ऑगमेंटेड असाइनमेंट्स। ऑगमेंटेड असाइनमेंट्स ये क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ऑगमेंटेड असाइनमेंट्स टैलेंट, कॉपी एंड पेस्ट। ऑगमेंटेड असाइनमेंट्स क्या होते हैं, चलो ये कोड लिख लेता हूँ फिर दिखाता हूँ आप लोग को। वेयर नम इज इक्वल टू क्या है वहाँ पे 27, मैं भी लिख लूँगा 27। अब देखो, अब मैंने नम लिखा इज इक्वल टू लिखा 3। यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने आपको बताया था कि असाइन कैसे करते हैं। मैंने अभी इसको रीअसाइन करा, असाइन ये हुआ, रीअसाइन ये हुआ। मैंने इसे फिर से रीअसाइन करा, रीअसाइन करके हम लोगों ने जो नम की वैल्यू थी उसे कर दिया 3। पहले थी 27, अब कर दिया 3। अब इसे मैं प्रिंट करूँगा तो आउटपुट मिलेगा हमें 3 ऑब्वियसली। ओके, सो इसका आउटपुट हमें क्या मिला, इसका आउटपुट मिला हमें 3। अब ऑगमेंटेड असाइनमेंट क्या होता है, अब देखो मैं क्या करूँगा। यहाँ पे मान लो मैंने कर दिया प्लस, अब प्लस लगा दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बोला कि जो नम थी उसकी वैल्यू जो थी उसमें प्लस कर दो 3, उसमें प्लस कर दो 3। इससे रन करूँगा, आउटपुट मिलेगा 30। आउटपुट मिला हमें क्या, आउटपुट मिला हमें 30। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। फिर उसे रिसाइन करने के साथ साथ मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि उसकी जो वैल्यू थी उसमें प्लस कर दो 3। तो 27 थी, उसमें प्लस कर दो 3। अब सिर्फ प्लस नहीं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे नम मैंने कर दिया इंटू इज इक्वल्स टू 10। तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, 27 इंटू 10 270। तो इसका आउटपुट देखने को मिलेगा 270। आप प्लस यूज़ करें, माइनस, मल्टीप्लाई, जो भी यूज़ करना, यहाँ पे मिल गया 300। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख दिए हैं, सब कुछ लिख दिया है। अब गेटिंग यूजर्स इनपुट, अब इस पर थोड़ा फोकस करना, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेटिंग यूजर्स इनपुट। यहाँ पे देखो मैंने नोट्स में देखो 2 मेथड लिखे हैं, एक रीड लाइन फंक्शन से और एक स्कैनर क्लास से। ये 2 मेथड्स हैं यूज़र का इनपुट गेट करने के लिए। सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे बाई रीड लाइन फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले इसका यूज़ करेंगे। अब गेटिंग यूज़र इनपुट का मतलब क्या हुआ, हम लोग यूज़र का इनपुट गेट करेंगे, अब यूज़र कोई भी हो सकता है, आप या कोई दूसरा बंदा बंदी वॉट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर रीड लाइन फंक्शन हम लोग ने कॉल कर दिया या स्टोर कर दिया, ठीक है। मैंने बनाया वेयर यूज़र इज इक्वल्स टू, फिर मैंने रीड लाइन फंक्शन यहाँ पे लिख दिया। अब अभी फंक्शन नहीं पता तो कोई बात नहीं, अभी बस ये जान लो कि रीड लाइन फंक्शन का यूज़ करके हम लोग यूज़र का इनपुट गेट कर सकते हैं। तो रीड लाइन का हम लोग ने यूज़ करा फंक्शन, ठीक है। और इस यहाँ पे अब यूज़र से ये मांगेगा एक इनपुट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंटलन, यहाँ पे लिखूंगा मैं एंटर समथिंग, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से मांगेंगे यूज़र का इनपुट, और जो भी यूज़र इनपुट डालेगा वो स्टोर हो जाएगा इस वेरिएबल में जो कि है यूज़र। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करके लिख देता हूँ कि यूज़र का इनपुट क्या है, वो है यूज़र।
अब मैंने बताया था वेरिएबल यूज़ करने के लिए आपको स्ट्रिंग के अंदर यूज़ करना पड़ेगा डॉलर, सो डॉलर लगाएं एंड यूज़र, ठीक है। इससे रन करते हैं। इसे रन करते हैं। अब ये बोला एंटर समथिंग, चलो मैं कुछ डाल देता हूँ, मैं डाल देता हूँ चलो मैंने डाल दिया कॉटलिन। कॉटलिन डाला, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉटलिन डाला, कॉटलिन स्टोर हो गया कहाँ पे, यूज़र में। फिर मैंने यूज़र को प्रिंट कर दिया, तो हम लोग ने जो इनपुट डाला था वही प्रिंट कर दिया, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे देखते हैं क्या है। आगे यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने एक स्पेसिफाइड डाटा टाइप डाल दिया यूज़र के इनपुट का, मतलब जो भी यूज़र डाले। जैसे मैंने लिखा वेर, यहाँ पे लिखा नेम, यहाँ पे मैंने लिख दिया स्ट्रिंग। स्ट्रिंग लिख के हम लोग ये बता रहे हैं कि हमें एक स्ट्रिंग डाटा टाइप का इनपुट चाहिए और कोई सा नहीं। मैंने इक्वल टू लगा, यहाँ पे लिख दिया रीड लाइन। अभी मैं सिर्फ ये लिखूंगा तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने देखो यहाँ पे कोड क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लगाया एक क्वेश्चन मार्क स्ट्रिंग के बाद। अब मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन मार्क, नल सेफ्टी एफ्टी ये सब क्या होता है, सब बाद में बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं करना चाहता अभी। तो ये जान लो कि जब हम लोग एक स्ट्रिंग डाटा टाइप का इनपुट गेट करना चाहते हैं यूज़र से, तो स्ट्रिंग का डाटा टाइप लिखना, उसके बाद लगा देना क्वेश्चन मार्क, डाटा टाइप लिखना, उसके बाद लगा देना क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जब हम लोग क्या चाहते हैं, जब हम लोग यूज़र से गेट करना चाहते हैं एक स्ट्रिंग डाटा टाइप का इनपुट। अभी पहले वाले को मैं कर दूंगा कमेंट आउट, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये बार बार हमसे पूछे और बार बार मैं एंटर करूँ, टाइम वेस्ट करूँ। अब देखना, अब ये वाला तो मैंने कमेंट आउट कर दिया तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, अब ये वाला एग्जीक्यूट होगा। अब ये मांग रहा है क्या, अब ये मांग रहा है एक इनपुट, मैंने क्या डाल दिया यहाँ पे चलो डाल देते हैं नेम मांग रहा, तो नेम में मैंने डाल दिया स्टार्क, ठीक है। तो यूज़र इनपुट कुछ नहीं आया, क्यों यूज़र इनपुट क्यों कुछ नहीं आया, मैंने आगे सेंटर प्रेस कर दिया था स्टार्टिंग में ही, स्टार्क। हाँ देखो मैंने एंटर प्रिंट कर दिया था, तो एंटर मैंने प्रिंट करा, सॉरी एंटर प्रेस करा, तो उसमें कुछ हम लोगों ने डाला ही नहीं, इसलिए कुछ नहीं आया। अभी हम लोग ने एक स्ट्रिंग डाली तो स्ट्रिंग आ गई। अब एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे, मैंने रन करा इसे, फिर से बोला एंटर समथिंग, मान लो मैंने यहाँ पे एक इंटीजर डाल दिया, फिर भी काम कर जाएगा, क्योंकि ये इसे एज अ स्ट्रिंग ले लेगा। अब बताता हूँ एक मेन चीज़, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, चलो एज लिख दिया, ठीक है। एज जो कि होगा क्या, जो कि हम क्या होगा, इंटीजर होगा, मान लो इंटीजर इज इक्वल्स टू रीड लाइन। सिर्फ इतना लिखूंगा तो काम नहीं चलेगा हमारा कोड को। नोट्स में देखो मैंने क्या लिखा है, इंट डाटा टाइप के लिए मैंने क्वेश्चन मार्क तो लगाया है, ठीक है, चलो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब भी ये सही नहीं है, अब भी ये सही नहीं, मैंने आगे देखो क्या लिखा है, मैंने दो एक्सक्लामेटरी साइन लगाए हैं, फिर टू इंट लिखा है, चलिए लिख लेता हूँ मैं, दो एक्सक्लामेटरी साइन डॉट टू इंट। अब टू इंट क्या है, टू इंट हम लोग टाइप कास्ट कर रहे हैं, मतलब जो भी यूज़र इनपुट डालेगा, टू इंट मतलब हम लोग इसे बना रहे हैं एक इंटीजर में, टू इंट तो इंटीजर में, टू स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग में, टू फ्लोट तो जो भी यूज़र का इनपुट होगा उसे फ्लोट में हम लोग जैसे कन्वर्ट कर देंगे। तो जब स्ट्रिंग डाटा टाइप का चाहिए तो बस एक नॉर्मल सा क्वेश्चन मार्क लगा देना, बट अदर देन स्ट्रिंग डाटा टाइप चाहिए होगा, चाहे इंट हो चाहे फ्लोट हो, तो वो डाटा टाइप लिखना क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पे दो एक्सक्लेमेटरी साइन, टू लिखना, और जो यहाँ पे आपने डाटा टाइप डाला होगा उसे टाइप कास्ट कर देना उसके अकॉर्डिंग। जैसे अभी मैंने डाला, मान लो मैंने यहाँ पे डाल दिया फ्लोट, फ्लोट, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोट डाला है तो यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे टाइप कास्ट करेंगे हम लोग फ्लोट ही में, जो डाटा टाइप देंगे वो उसी के अकॉर्डिंग टाइप कास्ट करेंगे। अभी मैं सी इंट कर देता हूँ फिर से, इंट, ठीक है, टू इंट, सॉरी टू इंट, और एज को प्रिंट कर दूंगा मैं, इससे कर दूंगा फिर से कमेंट आउट, रन करते हैं इसे। यहाँ पे बोला एंटर समथिंग, मैंने डाल दिया, एक इंट मांग रहा था, मैंने इंटीजर डाल दिया 100। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ आप लोगों को, इंटीजर हम लोग ने कहा था कि हमें एक इंटीजर डाटा टाइप का इनपुट चाहिए, मान लो मैंने इंटीजर नहीं डाला, मैंने इंटीजर ना डाल के मैंने एक स्ट्रिंग डाल दी, मैंने डाल दिया स्टार, फिर से एंटर मारा और हमें एरर मिला।
क्यों? क्योंकि हमने बोला था कि हमें इंटीजर चाहिए और यूज़र ने क्या डाल दिया, यूज़र मतलब मैंने, ठीक है, मैंने क्या डाल दिया, मैंने स्ट्रिंग डाल दिया। हमसे मांगा गया था इंटीजर, हमने डाल दिया स्ट्रिंग, इसलिए हमें मिला एरर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलते हैं नोट्स की तरफ। अब मैं बताऊंगा आपको यूज़र का इनपुट गेट करना है, स्कैनर क्लास है। अब क्लास क्या होता है ये सब मत ही जानिए, बाद में बताऊंगा मैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा, अब क्या यहाँ पे लिखूंगा बाई स्कैनर क्लास, बाई स्कैनर क्लास। इससे मैं कमेंट आउट कर दूंगा अभी के लिए, ठीक है, इसे मैं कमेंट आउट कर दूंगा, क्योंकि अगर कमेंट आउट नहीं करूंगा तो एक बार इनपुट मांगेगा, फिर इसका भी इनपुट मांगेगा, फिर इसका भी इनपुट, तो बार बार इनपुट ही डालता रह जाऊंगा मैं, तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। अब स्कैनर क्लास, स्कैनर क्लास के लिए हम लोग ने एक वेरिएबल बनाया सी। अब उसके अंदर हम लोग डाल देंगे स्कैनर क्लास। ये बाय द वे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अब आप लोग को नहीं पता होगा ऑब्जेक्ट, कोई बात नहीं, मैं बाद में बताऊंगा, अभी आप लोग जानिए भी ना। स्कैनर क्लास यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। अब स्कैनर आपने लिखा, अब उसके पैरेंथेसिस के अंदर लिखना पड़ता है सिस्टम डॉट इन। मैंने लिखा सिस्टम डॉट इन, ठीक है। अब इसका लॉजिक क्या है सिस्टम डॉट इन? सिस्टम क्या है? सिस्टम मीन्स कोई भी सिस्टम आपका, चाहे फ़ोन हो, चाहे आपका पीसी, वॉटएवर। सिस्टम डॉट इन, इन मतलब क्या, इनपुट, सिस्टम का इनपुट। मान लो मैं कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ तो कंप्यूटर का इनपुट। मैंने लॉजिक बता दिया। अब आप लोग के लिए इजी हो सकता है ये याद रखना, हालांकि इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये क्या है? ये है एक स्कैनर क्लास का इंस्टेंस। ये है कि स्कैनर क्लास का इंस्टेंस। इसी के इसी के हेल्प से हम लोग गेट करेंगे यूज़र का इनपुट। अगर आप ये नहीं बनाएंगे तो आप लोग ऑब्वियसली नहीं गेट कर सकते यूज़र का इनपुट, क्योंकि हम लोग इसी क्लास के हेल्प से तो यूज़र का इनपुट गेट करेंगे। फिर मैंने यहाँ पे लिखा वेर एज, चलो मैं लिख देता यहाँ पे वेर एज लिखा मैंने, 2 लिखा। अब इज इक्वल्स टू लगाया। अब देखना, अब हम यूज़ करेंगे SC, जो कि हमारा इंस्टेंस था स्कैनर क्लास का, डॉट, फिर मैं लिखूंगा नेक्स्ट, फिर इंट। अब ये क्या है? सबसे पहले यूज़र का इनपुट गेट करने के लिए हमको स्कैनर क्लास का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हम लोग ने स्टोर करा था SC वेरिएबल में। SC लिखा डॉट नेक्स्ट। इन का मतलब क्या है? जब हम लोग चाहते हैं यूज़र से गेट करना एक इंटीजर, तो हम लोग यूज़ करेंगे इंट। जब हम लोग गेट करना चाहते हैं, हम मान लो एक स्ट्रिंग, तो SC डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट सिर्फ नेक्स्ट। जब हम लोग गेट करना चाहते हैं यूज़र से एक, मान लो फ्लोट, SC डॉट नेक्स्ट, क्या सही पकड़े, फ्लोट, ठीक है। तो स्कैनर क्लास का यूज़ करना, डॉट इंट गेट करना है तो नेक्स्ट इंट, और स्ट्रिंग गेट करना है तो नेक्स्ट, फ्लोट गेट करना हो तो नेक्स्ट फ्लोट। और भी आप लोग अपने आप से ट्राई कर सकते हैं। अब देखो, अपने आप से ट्राई करना मस्ट है, क्योंकि जब तक अपने आप से नहीं ट्राई करोगे तब तक आप लोग अच्छे से नहीं सीख पाओगे। जब मैं सीखता हूँ ना, तो मैं अपने आप से बहुत सारी चीज़ें ट्राई करता रहता हूँ, और ये इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले मैं 4 तो नहीं यूज़ करूँगा, मैं एक यूज़ करता हूँ अभी के लिए, ठीक है। मैं एक ही बार इनपुट डालूंगा सिर्फ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, या मत ही लिखता हूँ, क्योंकि मैंने ऊपर कमेंट आउट कर दिया तो वही इट्स ओके। हालांकि ये एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये कमेंट आउट नहीं है। मैं प्रिंट कर दूंगा क्या, मैं यहाँ पे भी वही यूज़ करूँगा, यूज़र इनपुट। यहाँ पे मैं कलर एज 2 रन करूँगा, तो हमें डालना पड़ेगा इनपुट, जो कि पूछेगा ये विल एंटर समथिंग। मैंने डाल दिया, इंटीजर पूछ रहा था, मैंने इंटीजर डाल दिया। एज आ गई 10। अब यहाँ पे भी एरर मिलेगा अगर आप कोई और सा डाटा टाइप डालते हैं। इंटीजर बोला था, डाल दिया मैंने स्ट्रिंग, फिर से मिला एरर। बता चुका हूँ आपको ऊपर। अगर इंट आपने बोला है कि इंट चाहिए तो इंट ही डालना होगा, और कोई सा डाटा टाइप का डालेंगे तो आपको मिलेगा एरर। तो मैंने दोनों मेथड बता दिए हैं, एक रीडलाइन फंक्शन से और एक स्कैनर क्लास से। इससे मैं फिर से कमेंट आउट से हटा देता हूँ, ठीक है। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ये ख़त्म। आई होप आप लोग को सारे टॉपिक समझ में आ गए हैं। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था ये,
अगर कोई सा टॉपिक नहीं समझ में आए तो वीडियो को पीछे करके देखिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। सो इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट चैप्टर। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अब चैप्टर नंबर 3। इसे मैं खोल लूँगा अपने ब्राउज़र में। तो चैप्टर नंबर 3 हमारा स्ट्रिंग। सबसे पहले बना लूँगा प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट। नेक्स्ट एंड चैप्टर नंबर कौन सा था हमारा? 3। नाम क्या है? स्ट्रिंग। फिनिश करूँगा, प्रोजेक्ट बन जाएगा हमारा। बनाऊँगा न्यू फाइल कॉटलिन की एसआरसी में, ठीक है। स्ट्रिंग मेन फंक्शन वन मेन। ओके, चलते हैं नोट्स में। अब अभी देखो मैंने स्ट्रिंग, अब देखो मैंने बता रखा था कि आपको स्ट्रिंग अब बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे, इसलिए इस पे एक चैप्टर भी है पूरा। अब स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग्स आर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स के सीक्वेंस होते हैं। स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल एंड अनचेंजेबल। मतलब जो स्ट्रिंग होगा आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। जो स्ट्रिंग होगा आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। ऑल ऑपरेशंस दैट ट्रांसफॉर्म स्ट्रिंग्स रिटर्न्स देयर रिजल्ट्स इन न्यू स्ट्रिंग। अब मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। जब हम लोग जैसे कोई स्ट्रिंग बनाते हैं, फिर जब मान लो जैसे हम लोग ने उसे रीअसाइन करा, तो जब हम लोग उसे रीअसाइन करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती। उसकी जो वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती। वही मैंने लिखा है ऑल ऑपरेशंस दैट ट्रांसफॉर्म स्ट्रिंग्स रिटर्न्स देयर रिजल्ट इन न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। जब हम लोग ऐसा करते हैं तो वो एक नया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में बन जाता है, ना कि वो पुराना वाला रह जाता है, ठीक है। द ओरिजिनल स्ट्रिंग डजंट ट्रांसफॉर्म। जो ओरिजिनल होता है वो नहीं चेंज हो जाता है, उसके बदले एक नया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हो जाता है, बन जाता है। अब प्रिंटिंग इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग। अब इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, ठीक है। तो जो हमारे कैरेक्टर्स होंगे वो एक एक जगह पे प्लेस्ड होंगे। जैसे अब ये यहाँ पे प्लेस्ड है तो ये हो गया 0, फिर उसके बाद 1, फिर इसके बाद 2, फिर 3, 4। अब 0 इंडेक्स पे कौन बैठा है? S। 1 इंडेक्स पे कौन बैठा है? T। 2 इंडेक्स पे कौन बैठा है? A। 0 से स्टार्ट होती ना कि 1 से, याद रखना। अब मैं एक करके दिखाता हूँ। मैंने लिखा where str is equals to स्टार्क, ठीक है। where str इज इक्वल टू स्टार। मैंने लिखा प्रिंट str, जो कि वेरिएबल का नाम है, println, ठीक है। मैंने लिखा str, फिर मैंने लिखा स्क्वायर ब्रैकेट, फिर मैंने लिखा 2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? मैंने लिखा str, जो कि ये है स्टार। मैंने बोला कि str वेरिएबल जो है उसका जो सेकंड नंबर इंडेक्स है उसे प्रिंट कर दो। रन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। सो बेसिकली जब हम लोग को किसी भी वेरिएबल का इंडेक्स, पर्टिकुलर इंडेक्स प्रिंट करना चाहते हैं तो वेरिएबल का नाम लिखिए, स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर जो भी इंडेक्स पे कोई सा भी कैरेक्टर हमें चाहिए, जो भी इंडेक्स पे, बस वो इंडेक्स नंबर डाल देना, मिल जाएगा। यहाँ पे मैं दिखा ही देता हूँ, पहले आ जाओ फिर बताता हूँ। यहाँ पे हमें मिला A। मैंने क्या बोला था? इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है 0 से। तो 0 पे कौन बैठा है? S। फिर क्या आता है 1, 1 पे कौन है? T। फिर क्या आता है 2, 2 पे कौन है? A। मैंने यहाँ पे क्या डाला था? 2। तो 2 इंडेक्स पे A है, हमें A मिल गया। 2 इंडेक्स पे A है, हमें A मिल गया, ठीक है। फिर एस्केप सीक्वेंस क्या होता है? एस्केप सीक्वेंस मैं बताता हूँ। एस्केप सीक्वेंस क्या होता है? एस्केप सीक्वेंस, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि हम पर्टिकुलर इंडेक्स के कैरेक्टर जब हमें चाहिए होता है तो हम कैसे गेट कर सकते हैं। वेरिएबल का नाम लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स डाल देना है, बस। सो जिस इंडेक्स पे जो सा भी कैरेक्टर होगा वो प्रिंट हो जाएगा। मैंने लिखा है यहाँ पे क्या? बैक स्लैश एंड एन। इसका मतलब क्या हुआ? न्यू लाइन। बैक स्लैश टी, इसका मतलब क्या हुआ? टैब। बैक स्लैश बी, इसका मतलब बैक स्पेस। बैक स्लैश आर, इरेज प्रीवियस वर्ड, जो प्रीवियस वर्ड होगा उसे इरेज कर देगा। अब मैं इसे करके दिखाता हूँ। मैंने लिखा प्रिंट एलन
मैंने लिखा यहाँ पे न्यू, फिर मैंने लगाया बैक स्लैश, फिर मैंने लिखा एन, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइन। अब यहाँ पे जो बैक स्लैश एन है वो प्रिंट नहीं होगा क्योंकि वो है एक एस्केप सीक्वेंस। मैं इसे रन करूँगा तो हमें देखते हैं इसे कैसे देखने को मिलेगा। तो पहले हमें लिखा मिला न्यू, फिर हमें आउटपुट मिला लाइन, पहले न्यू फिर लाइन, ऐसा क्यों हुआ? मैंने न्यू लिखा फिर बैक स्लैश एन लगाया, इसका मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा है न्यू लाइन। सो जब आप बैक स्लैश एन लगा देंगे तो ये दूसरे लाइन में पहुँच जाएगा, ये दूसरे लाइन में पहुँच जाएगा। अब दूसरे लाइन में पहुँचने के बाद मैंने लिख दिया लाइन, तो ये दूसरे लाइन में लिखेगा। न्यू लिखा दूसरे लाइन में आया, फिर मैंने आगे इसके आगे बैक स्लैश एन के आगे जो भी लिखा रहेगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल क्या है टी, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट एल एन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टैब, यहाँ पे चलो लिख देता हूँ ए, लिख दिया मान लो मैंने ए, बैक स्लैश लगाया टी, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया टैब और मैंने रन करा तो ए मिलेगा, फिर इसके बीच में हमें एक टैब मिलेगा, फिर उसके बाद टैब लिखा। ये टैब क्या होता है? टैब होते हैं 4 स्पेसेस, 1 2 3 4, 4 स्पेसेस होता है एक टैब। जब आप जैसे यहाँ पे हैं आपने टैब टैब क्लिक करा तो ये 4 स्पेस आगे बढ़ गया 1 2 3 4, तो वही चीज़ यहाँ पे भी ए लिखा, फिर बैक स्लैश टी जिसने एक टैब लगा दिया यहाँ पे, फिर उसके बाद जो लिखा उसने वही लिख दिया। फिर यहाँ पे लिखा है बैक स्पेस जो कि है बैक स्लैश बी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट एल एन, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मान लो स्टार लिखा मैंने, ठीक है, फिर आर के बाद मानो मैंने बैक स्लैश लगाया, यहाँ पे लिख दिया बी, यहाँ पे एन लिख देता हूँ, अब देखना अच्छे से समझ में आएगा। तो बैक स्लैश बी क्या करेगा, बैक स्लैश बी एक बैक स्पेस लगा देता है। देखो मैंने स्टार लिखा, ठीक है, स्टार के बाद क्या लिखा था एन, एन के बाद मैंने लगाया बैक स्लैश, मतलब ये जहाँ पे लगा है उसके पहले जो लेटर जो कैरेक्टर होगा उसे वो इरेज कर देगा। कैसे? जैसे हम लोग बैक स्लैश दबाते हैं, अब एन जा चुका है तो ये स्टार, पहले एन था, अब हम लोग ने बैक स्लैश बी लगाया तो मतलब ये हुआ बैक स्पेस, तो एक बैक स्पेस हुआ एन गायब। सेम चीज़ यहाँ पे हुई। लास्ट है क्या देख लेते हैं। लास्ट है बैक स्लैश आर जो कि प्रीवियस वर्ड को इरेज कर देता है। तो मैंने यहाँ पे मान लो लिखा इरेज लिखा मैंने, ठीक है, मी लिखा, यहाँ पे मैंने लगा दिया बैक स्लैश आर। रन करते हैं इसे, देखते हैं आउटपुट देखने को क्या मिलता है हमें। हमें मिला इरेज में। अब सोचेंगे आप लोग क्या इसने इसको इरेज क्यों करा, और नहीं करा आई मीन। अब यहाँ पे लगाते हैं बैक स्लैश आर, ठीक है, अब देखते हैं क्या आउटपुट मिलेगा। अब देखो हमें सिर्फ मिला मी, तो इस बैक स्लैश आर के पहले जो भी वर्ड होगा वो उससे इरेज कर देगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया आई डोंट, ठीक है, डोंट लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब रन करा इसे, तब भी मी मिला। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये पहले वर्ड को नहीं इरेज करेगा, ये पहले वर्ड को इरेज नहीं करेगा। यहाँ पे आप लोग को ये मत लिखना इरेज प्रीवियस वर्ड, यहाँ पे लिख देना कि ये इरेज कर देता है स्टार्टिंग से लेके जहाँ तक तुमने बैक स्लैश आर लिखा है। तो इसने मैंने यहाँ पे बैक स्लैश आर लिखाया, आर लिखा आई मीन, तो इसके पहले जो भी था इसके पहले सब कुछ इरेज हो जाएगा। जहाँ पे मैं ये लगाऊंगा उसके पहले जो भी होगा वो इरेज हो जाएगा। यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी है उसके लिए सॉरी, तो आप लोग ये सही कर लेना, ठीक है, ये सही कर लेना। मैंने पता नहीं क्यों नहीं ध्यान दिया कि क्यों लिखा, हो गया होगा कोई प्रॉब्लम उससे, आई एम सॉरी। एनीवेज अब आगे बढ़ते हैं। आगे है रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होती है मैं बताता हूँ, रोस्टिंग क्या होती है। रोस्टिंग, रोस्टिंग कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग? रोस्टिंग हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं
फॉर राइटिंग स्ट्रिंग इन सेम फॉर्मेट, जब हमें कोई सी स्ट्रिंग राइट करनी होती है सेम फॉर्मेट में, जैसे मैंने मान लो 4 स्पेस दिए तो हम चाहते हैं कि 4 स्पेस बाद ही वो 4 स्पेस प्रिंट हो, फिर उसके बाद कुछ प्रिंट हो। अच्छा अभी के लिए मैं दिखाता हूँ आप लोग को। आपने मान लिया ऐसे करा, ये लिखा, आपने लिख दिया कि दिस इज, अब आपने यहाँ पे मान लीजिए टैब लगाया, ठीक है, टैब, या मैं 1 2 3 4 4 स्पेस लगाया, यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस इज एप्लीकेशन। अभी मैं इससे रन करूँगा तो क्या आउटपुट मिलेगा, अभी इसे मैं रन करूँगा तो आउटपुट क्या मिलेगा, मैंने प्रिंट नहीं करा सॉरी, प्रिंट एलन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन प्रिंट करा, प्रिंट करा तो हमें क्या मिला, ऐसा मिल गया फिर टैब। अब देखना, अब हम लोग चाहते हैं कि कुछ नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना, जैसे मान लीजिए दिस इज एप्लीकेशन लिखा है, अब हम लोग चाहते हैं कि दूसरी लाइन में प्रिंट करना कुछ, दूसरी लाइन में प्रिंट करना कुछ, जैसे दूसरी लाइन में मैंने एंटर दबाया और यहाँ पे लिख दिया कि न्यू लाइन। अब मैं चाहता हूँ कि न्यू लाइन प्रिंट तो हो, पर मैं नहीं चाहता हूँ कि ये प्लस लगे, फिर ये एक स्ट्रिंग और ले, फिर ये लिखे। अभी तो इसको मैं रन करूँगा तो इसका आउटपुट देखना कैसे देखने को मिलेगा, इसका आउटपुट देखो कैसे मिला, इसने प्लस लिखा। अब ये जो है ये न्यू लाइन में नहीं प्रिंट हो रही है, ये जो है मान लीजिए कि आप यहीं पे लिखिए, ना कि एक न्यू लाइन में, ये नीचे नहीं लिखी है, ये यहीं पे लिखी है, इसलिए देखिए एप्लीकेशन लिखा फिर न्यू लाइन इसी के बाद प्रिंट हो गया। पर हम लोग चाहते हैं कि एक फॉर्मेट में लिखना, एक फॉर्मेट में लिखना, यहाँ पे मैं इस लाइन में एक लाइन ये लिखना चाहता हूँ, दूसरी लाइन में ये, तीसरी लाइन में ये, सेक्टर। तो इन केस में क्या करेंगे हम लोग, इस केस में हम लोग यूज़ करेंगे रॉ स्ट्रिंग। रॉ स्ट्रिंग कैसे यूज़ करते हैं, रॉ स्ट्रिंग यूज़ करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं 3 डबल क्वैट, 3 डबल क्वैट ना कि 2, 2 यूज़ करते हैं हम लोग कब, स्ट्रिंग में। 3 बार जब हम लोग डबल क्वैट लगाएंगे तब हम लोग रॉ स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डियर सर मैम, ठीक है, फिर मैंने लगाया एंटर, फिर मैं लिख दूंगा गुड बाय। ओह वाह व्हाट एप्लीकेशन, गुड बाय। अब देखो जब मैंने एंटर दबाया था तो ये ट्रिम मार्जिन हो गया, ये अपने आप आ गया ऑटोमेटिकली, मैंने नहीं लिखा था। अब मैंने यहाँ पे भी मैंने लिखा था ट्रिम इंडेंट, या तो ट्रिम इंडेंट यूज़ करो या तो ट्रिम मार्जिन अप ऑन यू। सो बेसिकली करेगा क्या, ये बेसिकली ये करेगा कि आपके जो अननेसेसरी इंडेंट्स हैं, स्पेस वगैरह या एक्सेट्रा, जो अननेसेसरी चीज़ें वो अपने आप ये ट्रिम कर देगा, ट्रिम मतलब काट देना, हटा देना, ठीक है। तो अभी मैंने इसे इस फॉर्मेट में लिखा, क्या ये दूसरे लाइन में लिख के आएगा, लेट्स सी। और जी हाँ ये हमारा दूसरे लाइन में लिख के आ गया, क्योंकि हम लोग ने यूज़ करा था रॉ स्ट्रिंग। तो रॉ स्ट्रिंग क्या करेगा, जैसे भी फॉर्मेट में आप लिखेंगे वैसा लिख के दे देगा। तो मैं और लिख के दिखा ही देता हूँ आपको, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि आई जस्ट हैव टू से गुड बाय, गॉड ब्लास्ट यू। ओके रन करते हैं इसे। आप किसी एप्लीकेशन में ब्लास्ट मत लिख देना वरना वो टीचर आपको ब्लास्ट कर देगा, ब्लेस लिखना, ठीक है। तो अभी देखो मैंने ये लिखा डियर सर मैम, फिर दूसरी लाइन में आज जैसे आपको सी लिखा था, फिर उसके बाद वाली लाइन में गुड बाय, फिर उसके बाद वाले में गॉड ब्लास्ट यू, ब्लेस कर देता हूँ यार, ठीक है, ब्लेस कर देता हूँ। तो मैंने जैसे फॉर्मेट में लिखा इसे सेम वैसे फॉर्मेट लिख देगा जब हम लोग यूज़ करेंगे रॉ स्ट्रिंग। रॉ स्ट्रिंग यूज़ करने के लिए 3 डबल क्वैट यूज़ करने पड़ते हैं, दैट्स इट, ठीक है। अब वो चलो पढ़ते हैं आगे। बाय द वे बस एडवाइसेस देता है कि वेल यूज़ कर लो यार, कौन सा इसे रीसाइन कर रहे हो, वेल यूज़ कर लो, तो वेल कर लेना, क्या जाता है कर लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, स्ट्रिंग टेम्पलेट्स ये क्या होता है, स्ट्रिंग टेम्पलेट्स क्या होता है। अब देखो मैंने आपको ये बता रखा था, फिर से बता देता हूँ, मैंने आपको पहले बता दिया था चैप्टर नंबर 2 में आई गेस,
ठीक है। स्ट्रिंग टेम्पलेट्स यहाँ पे मैंने क्या लिखा, वैल इज इक्वल टू 10 वेर एन टू इज इक्वल टू 100। मैं भी यही लिख लेता हूँ, वैल यूज करूँगा, एन इज इक्वल टू 10 वेल एन टू इज इक्वल टू 100 प्रिंट एल अब लिखूंगा एडिशन इज, मैंने बता रखा था, ठीक है, मैंने बता रखा था, एक बार फिर से बताता हूँ कि स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल कैसे यूज़ करेंगे। मैंने बताया था कि स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल यूज़ करते हैं डॉलर लगा के, डॉलर लिखा लगा। अब मैंने लिखना है वेरिएबल का नाम जो कि हम लोग यूज़ करना चाहते हैं, मैंने लिख दिया एन, जहाँ पे एडिशन नहीं यहाँ पे मैं लिख दूंगा एन, एन इज़ ये, तो हमारा वेरिएबल जो होगा वेरिएबल वो प्रिंट होके यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि मैंने नोट्स में भी लिखा है। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है कि कांट ऐड, ये ऐड नहीं कर सकता है, मैंने बताया था ऐड करने के लिए या कुछ वेरिएबल के साथ कुछ करने के लिए आपको डॉलर एंड ब्रेसेस का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे स्टैन आ गया, वेरिएबल ऐसे करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट एलन, फिर यहाँ पे मैंने लिखा एडिशन इज, आपने लिखा डॉलर एंड प्लस का साइन लगाया डॉलर एंड 2। अब ये ऑब्वियसली नहीं प्रिंट करेगा क्योंकि मैंने बताया था कि ऐसे नहीं होता है। आप अगर उसको ऐसे लिखेंगे तो एज इट इज़, ये स्ट्रिंग के अंदर होगा तो एज इट इज़ ऐसे ही लिख देगा। तो ये क्या लिखेगा, ये लिखेगा 10, फिर यहाँ पे प्लस का साइन, फिर यहाँ पे 100। अब हम चाहते हैं कि ये दोनों वेरिएबल प्लस करना, तो ये कैसे होगा, प्रिंट लिखेंगे, लिखेंगे एडिशन इज डॉलर, फिर मैंने क्या बताया था कि ब्रेस, राइट, फिर मुझे लिखना है एन, ठीक है, फिर यहाँ पे लिखना है प्लस, फिर यहाँ पे लिखना है एन 2। अब ये प्लस हो जाएगा, अब ये प्लस हो जाएगा क्योंकि हम लोग ने इससे ब्रेस के अंदर डाल दिया, डॉलर और ब्रेस के अंदर डाल दिया। अब ये 110 हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आगे कि दिस विल नॉट बी एडेड। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। स्ट्रिंग फंक्शंस, अब यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस मैंने लिख रखे हैं, ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस हैं। अब मैं कुछ कुछ चलो बता ही देता हूँ। चलो मैंने लिखा वेर लेन, यहाँ पे पहले डाल देता हूँ स्ट्रिंग फंक्शंस, वेर क्या लिखना था मुझे, लैन, लैंज मीन्स लैंग्वेज, मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉटलिन लैंग्वेज, ठीक है, कॉटलिन लैंग्वेज। फिर मैंने लिखा है प्रिंट एलन लैन डॉट अपर केस। अब अपर केस क्या करता है, अब अपर केस और लोअर केस क्या होते हैं मैं बताता हूँ, ये भी बता देते हैं हम टू। क्या था अपर केस, कौन सा फंक्शन था भूल गया मैं, देख लेता हूँ एक बार। अपर केस लैन डॉट अपर केस, अपर केस। अब अपर केस और लोअर केस क्या होते हैं, अपर केस कैपिटल लेटर्स, लोअर केस स्मॉल लेटर्स। अभी देखो ये क्या है, सिर्फ यहाँ पे के और एल कैपिटल लेटर में है। अब मैंने क्या कर दिया, इस वेरिएबल को अपर केस कर दिया, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी, जो स्ट्रिंग होगी वो सबको ये अपर केस में कन्वर्ट करके दे देगा। देखो सारे के सारे कैरेक्टर्स जो हैं सब के सब हो गए कैपिटल। ठीक वैसे ही होता है क्या लोअर केस, लोअर केस ये क्या करेगा, ये सबको लोअर केस में कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है। तो हमें मिल चुका है लोअर केस में, के कैपिटल था, एल कैपिटल था, हमें मिल गया यहाँ पे स्मॉल में, बाकी सब तो पहले से स्मॉल थे। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे मैंने लिखा है एक लेंथ, तो मैंने लिखना है यहाँ पे प्रिंट एलन लेन डॉट लेंथ। अब लेंथ क्या होता है, लेंथ मीन्स आप समझ ही गए होंगे, लेंथ मतलब कि इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ क्या है, आया 15। चलो देखते हैं। अब ये जीरो से नहीं स्टार्ट होगा, क्यों, क्योंकि जीरो से स्टार्ट होता है इंडेक्स, जब लेंथ की बात आती है तो वो 1 से ही मानेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है लेंथ इसकी, 15 आ गई। सो ये डॉट लेंथ फंक्शन जो होता है वो प्रिंट कर देता है लेंथ स्ट्रिंग की। फिर मैंने लिखा लेंथ डॉट, आगे देखते हैं क्या है, ट्रिम, यहाँ पे मैंने लिख दिया ट्रिम, ठीक है। ट्रिम क्या करता है, रन करके बताता हूँ।
ट्रिम मैंने यूज़ करा, इसमें क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, क्यों नहीं हुआ बताता हूँ। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, रिमूव ऑल स्पेसेस इन स्टार्ट एंड एंड। इसका ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने 4 स्पेसेस लगाए, इसने क्या करा, इसने आगे के जितने भी स्पेसेस थे उसने हटा दिए, जितने भी आगे के स्पेसेस थे, पीछे के साथ भी सेम ऐसा ही होगा। इसने आगे के स्पेस जितने भी थे उससे ट्रिम कर दिया, मतलब काट दिया, हटा दिया। और क्या है, सब स्ट्रिंग, चलो ये भी बता देता हूँ। अब मैं सारे नहीं बताऊँगा यार, फिर बहुत सारे हैं, आप खुद से भी ट्राई करना, सब मैं ही थोड़ी ना करूँगा। सब स्ट्रिंग लिखा, ठीक है। अब उसके अंदर हमें डालनी पड़ेगी 2 चीज़ें, ये इंडेक्स है बेसिकली, मैंने डाल दिया, चलो 2 5। इसे मैं वापस पहले ऐसे कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो ज़्यादा। अब सब स्ट्रिंग क्या करेगा, रन करता हूँ फिर बताता हूँ। रन करा तो हमें मिला ट्ली। ट्ली क्या है, ट्ली क्या है मैं बताता हूँ। ये मैंने क्या डाला, ये यहाँ पे मैंने डाला 2 इंडेक्स, ये डाला 5 इंडेक्स। तो ये 2 से लेके 5 इंडेक्स तक जो भी कैरेक्टर्स होंगे वो इसे दे देगा। चलो देख लेते हैं, 0 पे है के, 1 पे है ओ, 2 पे है टी, ठीक है, 2 पे है टी, 5 पे क्या है, 0 1 2 3 4 5, 5 पे क्या है, 5 पे क्या है, 5 पे है एन। तो यहाँ से स्टार्ट करा इसने, कहाँ से स्टार्ट करा, 2 से, 0 1 2 3 4 अब 5। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, गिव्स स्ट्रिंग्स कैरेक्टर्स फ्रॉम 2 इंडेक्स टू 5th इंडेक्स। तो ये 2 इंडेक्स से लेके 5th इंडेक्स तक, मतलब ये जो इंडेक्स डालोगे वहाँ तक इंडेक्स के जितने भी कैरेक्टर्स होंगे 2 से 5 इंडेक्स तक जो भी कैरेक्टर्स होंगे उसे ये प्रिंट कर देगा, डेट्स इट। अब यहाँ पे और भी फंक्शंस हैं, देखो कितने सारे फंक्शंस हैं। अब एक काम करना, मैंने देखो यहाँ पे सब लिख रखा है, ठीक है, कोड भी लिख रखा है और रेड पेन से लिख भी रखा है कि कौन सा फंक्शन क्या कर रहा है अच्छे से। तो ये आपका होमवर्क, होमवर्क या होमी पे होगे, ठीक है। तो ये आप लोग ये सब आप खुद से ट्राई करना, मैं नहीं बताने वाला, मैंने आपको बता दिए इतने, इनफ, हाँ इनफ कह सकते हैं। देखो नाम ही से पता चल जाता है मोस्ट ऑफ द कि क्या कर रहे हैं। अगर नहीं भी आपको समझ आए तो मैंने सब कुछ लिख रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप अपने आप से ट्राई करना। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। सो लेट्स मूव ऑन टू अवर अनदर चैप्टर। सो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका PDF मैंने ऑलरेडी खोल रखा है अपने ब्राउज़र पे और इसका प्रोजेक्ट भी बना रखा है। बस हमें इसमें कॉटलिन की फाइल डालनी है जो हम डाल देते हैं अभी। कंडीशनल कंडीशनल एक्सप्रेशन, कंडीशनल एक्सप्रेशन जो कि नाम है हमारे चैप्टर का। ओके, अभी ये कॉटलिन फाइल बन रही है और बन भी गई। बनाऊंगा मेन फंक्शन, पहले फन लिखना फिर मेन। ओके, बन गया। अब चलते हैं नोट्स में, देखते हैं मैंने क्या लिखा है। कंडीशनल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। When we have to execute something only when it meets its condition, then we use conditional expressions। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम चाहते हैं कुछ करना तभी जब वो कंडीशन मेट हो तभी हम लोग वो चीज़ करना चाहते हैं वरना नहीं। जैसे हम जैसे हम चाहते हैं कि अगर मेरे किसी दोस्त ने मुझे 50 रुपये दिए तो हम वो 50 रुपये उससे वापस कब करेंगे, जब हमारे पास होंगे। जब हमारे पास होंगे तभी वापस करेंगे वरना कैसे कर पाएंगे, है ना। तो बेसिकली हम लोग अपना कोड एग्जीक्यूट तब करेंगे जब वो अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग, मतलब अपने कंडीशन को मेट कर जाए तब। ओके, सबसे पहले क्या है इफ एक्सप्रेशन, मैं बताता हूँ इसको अच्छे से कि क्या मतलब है इसका। इफ एक्सप्रेशन क्या होता है, देखते हैं मैंने क्या लिखा। मैंने यहाँ पे 2-3 वेरिएबल बना लेते हैं। where is equals to 10, where
20 10 and 0, okay, where b is equal to 10 and where max is equal to 0, इसको मैं 20 करूँगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा इफ मतलब क्या होता है हिंदी में, इफ मतलब होता है अगर, ठीक है। इफ मतलब क्या होता है अगर, मैंने लिखा है ए स्मॉलर देन बी, ए सॉरी ग्रेटर देन बी, ठीक है, ए ग्रेटर देन बी पैरेंथेसिस में, फिर ब्रेस लगाया। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बड़ा होता है बी से तब क्या करो, तब क्या करो ना कि मैक्स जो है, मैक्स वेरिएबल जो हमने बनाया था उसको रीअसाइन करके डाल दो, जो अगर मतलब ए बड़ा हो तभी मैक्स जो वेरिएबल है उसमें रीअसाइन कर दो ए की वैल्यू, अगर बड़ा हो तभी, और प्रिंट कर दो क्या, प्रिंट कर दो मैक्स। अब इसे रन करता हूँ, रन करा मैंने, देखते हैं तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा। सो रन हो रहा है अभी, नोट्स में दिखा देता हूँ मैंने क्या लिखा है, वही लिखा है मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि इफ कंडीशन ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ये कोड एग्जीक्यूट होंगे, देन बिलो कोड इनसाइड इफ विल बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, अगर ये कंडीशन ये वाली ए ग्रेटर देन बी, तभी ये कोड एग्जीक्यूट होगा वरना नहीं होगा। क्या अभी ये कंडीशन ट्रू है, क्या ए बड़ा है बी से, हाँ, तो ये कोड एग्जीक्यूट हो गया 20 आ गया। तो मैक्स क्या था, 0 था। अगर ए बड़ा हो बी से, ए की वैल्यू क्या थी 20, बी की वैल्यू थी 10, अगर ए बड़ा हो बी से मतलब 20 बड़ा है 10 से, ठीक है, जो कि है, तो इसका कंडीशन क्या हुआ, ट्रू। तो मैक्स में डाल दो ए की वैल्यू, मैक्स में डाल दिया, पहले 0 थी, फिर असाइन करके हम लोग ने डाल दिया उसमें ए की वैल्यू जो कि है 20, फिर प्रिंट कर दिया इसे। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ स्मॉलर, यहाँ पे एक चीज़ और लिख देता हूँ मैं, स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन का इसका यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा यहाँ पे कि मैक्सिमम या मैक्स वैल्यू इज डॉलर मैक्स। रन करा तो इसका आउटपुट हमें क्या देखने को मिलेगा, इसका आउटपुट हमें देखने को मिलेगा कि हमें कुछ देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्यों, मैं बताता हूँ। मैंने क्या बोला था कि अगर इफ के जो कंडीशन लिखी है वो ट्रू होगी तभी ये कोड एग्जीक्यूट होगा वरना नहीं होगा। क्या ये कंडीशन ट्रू है, क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं, ये कंडीशन है फॉल्स, इसलिए ये कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्या ए छोटा है बी से, नहीं, ए बड़ा है बी से, तो ये कंडीशन होगी फॉल्स। तो अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो इफ के अंदर जो भी कोड्स लिखे हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, अगर ट्रू होगी तो कोड्स जो हैं एग्जीक्यूट हो जाएंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि if condition is true then below code will be executed else it will not execute, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सेकंड मेथड इफ कंडीशन का, इफ एक्सप्रेशन का बिना ब्रेस के। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकंड मेथड ऑफ इफ एक्सप्रेशन विदाउट ब्रेस। ओहो, ठीक है, विदाउट ब्रेस। ये देखिए कैसे होगा। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सिंपल पहले कंडीशन लिख दी है, इफ लगा के, इफ लिखा, कंडीशन लिख दिया, ए अगर ए ग्रेटर देन हो बी, अगर ए ग्रेटर देन हो बी तो क्या करो, मैक्स की वैल्यू कर दो एन। तो मैक्स की जगह मैं यहाँ पे चलो प्रिंट कर देता हूँ कि ए इज ग्रेटर, ठीक है। तो इसे रन करता हूँ, तो रन करूँगा तो मुझे ये प्रिंट करके मिल जाएगा आउटपुट में, और मिल गया ए इज ग्रेटर। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया, मैंने यहाँ पे बताया है इफ एक्सप्रेशन यूज करना बिना ब्रेस के। क्या यहाँ पे कहीं ब्रेस लगा है, पहले हम लोगों ने देखो यहाँ पे ब्रेस लगाए थे, उसके अंदर कोड लिखा था
यहाँ पे उन्होंने ब्रेस नहीं लगाया, इफ लिखा, कंडीशन डाली और जो भी हमें एग्जीक्यूट करना था वो लिखा। अब यहाँ पे आप मल्टी लाइन कोड्स का यूज़ नहीं कर सकते। जब हम लोग चाहते हैं कुछ एक लाइन में यूज़ करना, एक लाइन में कोई सा कोड एग्जीक्यूट करना, तभी हम लोग विदाउट ब्रेस वाला यूज़ करेंगे, वरना हम लोग ब्रेस वाला यूज़ करेंगे। जब हमें ज़्यादा कोड्स लिखने होंगे, ज़्यादा लाइन में कोड्स लिखने होंगे, तो हम लोग यूज़ करेंगे ब्रेसेस का। अगर हम कुछ एक लाइन में करना चाहते हैं तो ब्रेस का यूज़ नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि इफ स्टेटमेंट विदाउट ब्रेस is used only for one line code execution, is used for only one line code execution। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग if else expression, ये क्या होता है। यहाँ पे लिखूंगा if else expression, इसे मैं कट कर दूंगा। बस यहाँ पे ये बता रहा न्यू वर्जन this of the Kotlin plugin is available, अभी के लिए इंस्टॉल नहीं करूंगा। अब मैंने if else कंडीशन, देखो क्या लिखा है, if condition false then else code will be executed। इसका मतलब क्या हुआ, अगर if के जो कंडीशन है वो फॉल्स हुआ तब else वाला एग्जीक्यूट होगा। मैं कोड लिख के दिखाता हूँ। if a is smaller than b, if a is smaller than b, तब प्रिंट कर दो कि $a is smaller than $b, वरना else प्रिंट कर दो $a is greater than $b। अब क्या यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले बात बता देता हूँ। एल्स का मतलब क्या हुआ, एल्स का मतलब जैसे वरना। मैंने यहाँ पे बोला कि अगर ए छोटा है बी से तो प्रिंट कर दो ये, वरना क्या करो, प्रिंट कर दो ये। तो अगर इफ की कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी तो एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर ट्रू हो जाएगी तो एल्स वाला नहीं होगा। मैं रन करके दिखा देता हूँ। तो हमें आउटपुट क्या मिला, 20 इज ग्रेटर देन 10। हमें क्या मिला, ग्रेटर वाला। क्यों, क्योंकि ए हमारा छोटा नहीं था बी से। क्या ए छोटा है बी से, नहीं, ए बड़ा है बी से, तो कंडीशन हो गई फॉल्स। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा, ट्रू हो गई तो इफ ही वाला होगा, एल्स वाला नहीं होगा। यहाँ पे मैं पहले क्या कर लिया, ग्रेटर कर दिया, मान लो मैंने ग्रेटर कर दिया, रन करा। अब क्या देखने को मिलेगा, अब हमें आउटपुट में देखने को मिलेगा कि 20 इज स्मॉलर देन 10। अब ये कंडीशन क्या हो गई, अब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाला एग्जीक्यूट हुआ, अगर फॉल्स होती तो एल्स वाला होता। तो अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू है तो इफ़ के अंदर जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा, वरना एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा। ओके, दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड मेथड इफ एल्स का। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सेकंड मेथड, मैंने यहाँ पे मैक्स, चलो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, वेयर मैक्स 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ अगर a is ग्रेटर देन b, अगर a is ग्रेटर देन b तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, अब इफ a is ग्रेटर देन b तो यहाँ पे सिर्फ a लिख दिया मैंने, ठीक है। तब यहाँ पे हम लोग को एरर मिल रहा है, देखते हैं क्या है एरर। इफ मस्ट हैव बोथ मेन एंड एल्स ब्रांचेस इफ यूज्ड एज एन एक्सप्रेशन। तो मतलब बेसिकली बता रहा है कि अगर इसे एक्सप्रेशन के आप तरह आप यूज़ कर रहे हैं तो इसमें एल्स भी होना चाहिए। तो चलो एल्स लगा देते हैं, एल्स लगा दिया, एरर गया। यहाँ पे मैं कर देता हूँ बी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग ने बनाया एक वेरिएबल, फिर हम लोग ने बोला अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तो इस वेरिएबल में डाल दो ए, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो इस वेरिएबल में डाल दो बी, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मैक्स 2 में डाल दो ए, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो मैक्स 2 में डाल दो बी। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। मैं एंड में प्रिंट भी कर देता हूँ मैक्स 2 को, मैं लिखूंगा कि
max2 रन। आउटपुट क्या देखने को मिलेगा हमें? हम प्रोबेबली ये क्योंकि ये बड़ा था शायद, मैक्स क्या गया 20, ए क्या था 20। तो अगर इफ कंडीशन ट्रू हुई तो मैक्स टू में डाल दो ए, वरना डाल दो बी। ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई थी इसलिए मैक्स टू में आ गया ए क्या था 20, इसलिए 20 मैक्स टू में आ गया और फिर हमने M2 को प्रिंट करवा दिया। फिर मैंने लिखा यहाँ पे एल्स इफ। अब एल्स इफ क्या होता है? एल्स इफ तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए इज ग्रेटर देन बी तो प्रिंट कर दो यस ए इज ग्रेटर देन बी। फिर मैंने लिखा है else if a is greater than b, यहाँ पे मैं स्मॉलर देन b डाल दूंगा, a स्मॉलर देन b। तब प्रिंट कर दो क्या? तब प्रिंट कर दो कि yes a is स्मॉलर देन b। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा लग गया, ये हटा देता हूँ। अब देखो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसे रन करता हूँ तो हमें देखने को मिलेगा ये yes a is greater than b, yes a is greater than b। अब else if क्या होता है? else if हम लोग कब यूज़ करते हैं? else if हम लोग कब यूज़ करते हैं? जब मान लीजिए हमको बहुत सारे कंडीशंस लगाने हैं, जैसे हम लोग चाहते हैं कि अगर ए बड़ा हो बी से तो ये करो, ए अगर छोटा हो बी से तो ये करो। else if ए अगर इक्वल हो बी के तब क्या करो? प्रिंट करो कि ए इज इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या हुआ? तो हम लोग जब चाहते हैं कि बहुत सारे कंडीशंस लगाना, अलग अलग कंडीशंस, मान लीजिए हम लोग सिर्फ एक या दो कंडीशन नहीं लगाना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि अगर ये कंडीशन हो तो ये करो, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ये करो, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ये करो। ओके, तो अभी रन करूँगा तो अभी यही देखने को मिलेगा यस ए इज ग्रेटर देन बी, यस ए इज ग्रेटर देन बी। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि ऊपर जाके इसे मान लो मैंने 20 कर दिया, इसे मैंने कर दिया 20। अब क्या देखने को मिलेगा? ए इज इक्वल टू बी, क्योंकि अब ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई है, पहले वाली कंडीशन ट्रू थी। ठीक है, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ। अब ये कंडीशन ट्रू हो गई तब ये वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ। क्या लिखा है? ए इज इक्वल टू बी, जो कि ये है। क्यों? क्योंकि ए इक्वल है बी के। मैं इसे वापस टर्न कर देता हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा थर्ड मेथड विदाउट ब्रेस। इसका जो है थर्ड मेथड वो कैसे होगा? इफ एल्स का थर्ड मेथड मैंने क्या लिखा है कि मैक्स के अंदर, फिर से मैंने वही कहा है तो एक काम करता हूँ, वेयर मैक्स 3 इज इक्वल्स टू इफ ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो क्या करो? इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो ए एल्स बी। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने लिखा कि वेयर मैक्स 3 इज इक्वल टू इफ अगर ए बड़ा हो बी से तो मैक्स 3 के अंदर डाल दो ये वैल्यू, वरना डाल दो बी। ये बताऊं कैसा है? इसको मैं ऊपर डालता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो है ये इसी का सिमिलर ही है। मैंने ऊपर वाले में क्या करा था? मैंने ब्रेस से डाला था मैक्स 2 के अंदर वैल्यू, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो मैक्स 2 के अंदर ये वाली वैल्यू डाली थी। यहाँ पे मैंने बिना ब्रेस के बताया है कि अगर आप ये ब्रेस नहीं यूज़ करना चाहते हैं, एक लाइन में, सिर्फ एक लाइन में स्टोर करना चाहते हैं किसी वेरिएबल के अंदर कोई सी वैल्यू, तो ये कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से बता दूं कि मल्टी लाइन यूज़ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ सिंगल लाइन यूज़ करनी पड़ती। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला? अगर ए बड़ा होगा बी से तो मैक्स 3 के वैल्यू में डाल दो ए,
अगर बड़ा नहीं होगा तो मैक्स 3 की वैल्यू में डाल दो बी, डेट्स इट। मैंने एल्स इफ आपको बता दिया है कि जब हम लोग मल्टीपल कंडीशंस के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हम लोग एल्स इफ का यूज़ करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन एक्सप्रेशन, व्हेन एक्सप्रेशन वैल का x इज इक्वल्स टू 18, व्हेन x, बताता हूँ कि व्हेन का मतलब क्या हुआ। पहले मैं कोड लिख लेता हूँ। वन एरो println is 1, okay, x is 1, यहाँ पे लिखूंगा 2, x is 2, 3 4 5, 3 4, एक काम करता हूँ पहले ये दोनों बता देता हूँ फिर वो बताऊंगा, ठीक है। तो व्हेन क्या होता है, हम लोग ने सबसे पहले एक वेरिएबल डाला, फिर हम लोग ने लिखा व्हेन, फिर उसके अंदर डाल दिया ये, उसके अंदर डाल दिया x। तो मैंने बोला जब x है 1, जब x है 1 तो ये करो, जब x है 2 तो ये करो। तो अभी मैं इसे प्रिंट करता हूँ, आई मीन रन करता हूँ, सॉरी। तो रन करूँगा तो अभी तो हमें कुछ नहीं देखने को मिलेगा, ना ये ना ये। क्यों? क्योंकि ना ही x1 है ना ही x2 है, x से 18। अभी मैं यहाँ पे 18 अगर लिख दूंगा, ये लिखूंगा प्रिंटलन, यहाँ पे मैंने लिख दिया x इज 18। अब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये एग्जीक्यूट क्यों होगा? क्योंकि हम लोग ने क्या लिखा था, x इज 18 आया, हम लोग ने x में वैल्यू डाली थी 18, फिर हम लोग ने बोला व्हेन x, जब x 1 हो तो ये प्रिंट हो, 2 हो तो ये प्रिंट हो, अगर 18 हो तो ये प्रिंट हो। तो x जो था ना ही 1 था ना ही 2 था, तो इन दोनों में से कोई सा प्रिंट, तो कोई सा भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ ये प्रिंट। फिर ये इसने देखा कि 18, क्या x 18 है? हाँ x 18 है। तो अगर 18 है तो ये कर दो। जब हम लोग कुछ प्रिंट या कोई सा कोड एग्जीक्यूट करेंगे व्हेन के साथ तो हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला एरो, ठीक है। अब आगे देखते हैं मैंने क्या लिखा है। बाकी मैंने यहाँ पे लिख दिया इफ x विल बी 1 देन दिस कोड विल बी रन। फिर मैंने 2 के साथ भी यही करा है। अब मैं बताता हूँ 3, 4, 5 इसका मतलब क्या हुआ। 3, 4, 3, 4, 5 ये लिखा println x is 3 और 4 और 5। अब जब मैंने कॉमा 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 लगा के 3 वैल्यूज यहाँ पे डाल दी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ और अगर 3 हो या 4 हो या 5 हो तो ये कोड एग्जीक्यूट हो। मतलब इन तीनों में से अगर कोई एक भी वैल्यू हो तो ये प्रिंट हो। इन तीनों में से कोई एटलीस्ट एक वैल्यू होनी चाहिए तभी ये प्रिंट होगी, वरना नहीं होगी। मैंने यहाँ पे लिखा इफ ओनली वन वैल्यू मैच्ड, इफ एनी वन वैल्यू मैच देन दिस विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर इन तीनों में से इन तीनों वैल्यू में से अगर कोई भी मैच कर गई तो ये एग्जीक्यूट होगा। ओके। अब यहाँ पे मैंने बताया कि मल्टी लाइन कैसे यूज़ करें इसमें। तो मैंने लिखा यहाँ पे 6 7 एरो, एरो बनाना आता होगा ना, एक डैश एंड देन ग्रेटर देन का साइन, एक डैश ग्रेटर देन का साइन, एरो बन जाएगा। फिर मैंने देखो यहाँ पे लिखा है फॉर्मेटिव लाइन कोड एग्जीक्यूशन हम लोग यूज़ करेंगे किसका, ब्रेसेस मेरा प्रिंटलन हम x इज 6 और 7, इसको मैं डुप्लीकेट कर दूंगा वापस से, ठीक है। चलो ये वाला एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ज़्यादा बेटर है। x इज आइदर 6 और 7। तो हम लोग जब चाहते हैं कि हम इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम लोग सिर्फ एक लाइन में नहीं, सिर्फ एक कोड नहीं एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम और कुछ भी करना चाहते हैं उसमें, हम और कोड भी एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो अब हम लोग यूज़ करेंगे ब्रेसेस का, ठीक है। जब एक लाइन यूज़ करना है तो सिंपल सा एरो और जो करना है वो लिखो।
फिर जब हम लोग चाहते हैं कि मल्टीपल लाइन का कोड लिखना, हम लोग चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा करना जो कि एक लाइन से ज़्यादा रिक्वायर्ड करेगा, तब हम लोग यूज़ करेंगे ब्रेसेस का। दैट्स इट। फिर मैंने लिखा इन 8 पॉइंट या डॉट डॉट टू व्हाटएवर यू से, मैंने लिखा इन, फिर यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूँ 1 डॉट डॉट 10, ठीक है। प्रिंट लिखा एलन x इज फ्रॉम 1 to 10, इसे समझ में आ गया हो आपको। मैंने लिखा 1 डॉट डॉट 10, तो जब हम लोग 1 डॉट डॉट 10 यूज़ करते हैं इसका मतलब क्या होता है, फ्रॉम 1 to 10, फ्रॉम 1 to 10 मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर जो x की वैल्यू होगी 1 से लेके अगर 10 तक में होगी तो ये एग्जीक्यूट होगा। डॉट डॉट का मतलब मैंने बता दिया है, चलिए अब लिख भी देता हूँ 1 डॉट डॉट 10 मीन्स फ्रॉम 1 to 10, ठीक है। अब सिर्फ ये नहीं लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए मैंने इनको हटा दिया तो ये गलत होगा, तो इन लिखना पड़ेगा, इन लिखना, फिर 1 डॉट डॉट 10, फिर जो भी करना हो वो मैंने नोट्स में भी लिख रखा है 8 डॉट डॉट 20 इज इक्वल टू फ्रॉम 8 to 20। फिर एल्स यहाँ पे बता देता हूँ मैं क्या होता है एल्स, प्रिंट एलन नो वैल्यूज मैच्ड विद एक्स, नो वैल्यूज मैच्ड विद एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अगर अगर इन सब में से ये मैंने जितने भी यहाँ पे डाल रखे हैं 1 2 18 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर इन सब में से x की वैल्यू जो कोई भी नहीं होगी तब ये एग्जीक्यूट होगा। अगर ये सारी कंडीशन जो मैंने डाल रखा ना, अगर कोई भी नहीं होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा। अभी के लिए है। अभी इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ 18 को, क्योंकि ये यहाँ पे 18 था जो कि मैंने ऊपर भी डाल रखा है इसकी वैल्यू जो कि है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे होगा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज मैंने डाल रखी ना, यहाँ पे 18 है ही नहीं। देखो क्या हुआ, नो वैल्यूज मैच विद एक्स, जो कि मैंने डाला रखा है एल्स में। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ हमारे चैप्टर होता है ख़त्म। सो लेट्स मूव ऑन टू अवर अनदर चैप्टर। सो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, जो कि मैंने ऑलरेडी खोल रखा है अपने ब्राउज़र में, और इसका प्रोजेक्ट भी बना रखा है क्योंकि जस्ट टू सेव टाइम। अब सबसे पहले मैं इसका फाइल बना लेता हूँ, Kotlin फाइल। इस चैप्टर का नाम है लूप्स, बना लूँगा मेन फंक्शन, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, सॉरी कर्ली ब्रैकेट लगेगा, ओके। अब चलते हैं नोट्स की तरफ, देखते हैं क्या है ये लूप्स। अब लूप्स क्या होता है, लूप्स हम लोग कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं। लूप्स आर यूज्ड फॉर डूइंग समथिंग अगेन एंड अगेन और अकॉर्डिंग टू कंडीशन। हम लोग लूप वहाँ यूज़ करते हैं जब हम लोग कोई चीज़ कोई चीज़ बार बार करना चाहते हैं, कोई चीज़ हम लोग बार बार करना चाहते हैं, या कंडीशन के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, कि मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तब ये चीज़ें करो, वरना ना करो, वरना ये चीज़ बार बार करो, वरना ना करो। सो बेसिकली ये जान लो कि लूप्स हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोग कोई चीज़ बार बार करना चाहते हैं, दैट्स इट, ओके। अब बात करते हैं फॉर लूप की, तो अब लिख देता हूँ मैं फॉर लूप। फॉर लूप क्या होता है, मैंने लिखा है फॉर नंबर इन 1 डॉट डॉट 5, प्रिंट करो ये, मैंने लिखा फॉर, ठीक है, मैंने लिखा फॉर, ठीक है। फिर ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस, फिर यहाँ पे लिखा नंबर्स, फिर यहाँ पे लिखा इन 1 डॉट डॉट 5। तो मैंने 1.55 का मतलब बता रखा था कि 1.5 लिखा है तो इसका मतलब होगा 1 to 5। तो जब हमें फॉर लूप यूज़ करना है तो कैसे करेंगे, फॉर लिखना है, ठीक है, ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस, फिर जो चाहिए हमें वो लिखना है, फिर करली ब्रेसेस ऑन एंड ऑफ, उसके अंदर लिखेंगे कोड। तो सबसे पहले हम लोग ने लिखा फॉर नंबर्स इन 1.5, इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हम लोग ने लिखा नंबर्स। अब ये नंबर्स क्या है, अब आप ये कुछ भी डाल सकते हो, नंबर्स, नम या एन, कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है, ये बस एक नाम होगा। हम लोगों ने लिखा नंबर्स, जो चीज़ हम गेट करना चाहते हैं, जो चीज़ हम चाहते हैं वो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। फिर हम लोगों ने लिखा है इन, ठीक है, फिर हम लोगों ने लिखा है 1.5, इसका मतलब क्या हुआ 1 to 5। हम लोग ने बोला फॉर नंबर्स इन
1 to 5 नंबर के लिए 1 से 5 तक नंबरों के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले प्रिंट कर देता हूँ, देन फिर बताता हूँ अच्छे से। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर्स, नोट्स में क्या लिखा मैंने, नंबर लिखा है, ओके, डॉलर नंबर। अब सोचिए कि डॉलर क्यों यूज़ कर रहा है, क्या यहाँ पे वेरिएबल है कहीं पे? यहाँ पे तो कहीं वेरिएबल नहीं है। तो क्या हुआ, ये जो हम लोग गेट करेंगे उसे हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वेरिएबल की तरह, ठीक है। इसे यूज़ कर रहे हैं हम लोग वेरिएबल की तरह, इसलिए हम लोग ने लगाया यहाँ पे डॉलर। इसे अगर यूज़ करना है तो डॉलर लिखना पड़ेगा, अगर डॉलर नहीं लगाओगे तो इसलिए नंबर्स प्रिंट कर देगा, ना कि ये जो हम लोग चाहते हैं। अभी मैं इसे रन करता हूँ, देखता हूँ आउटपुट क्या मिलता है, फिर बताता हूँ, फिर अच्छे से समझ में आएगा आपको। हालांकि फिर मैंने यहाँ पे नोट्स में लिख दिया है कि नेम फॉर आइटम, मतलब जो भी हमें चाहिए उसका नाम। फिर मैंने यहाँ पे 1.5 को लिख दिया कि 1 to 5। फिर यहाँ पे मैंने लिखा कोड विल बी एग्जीक्यूटेड अंटिल फॉर लूप एंड्स, जब तक ये फॉर लूप ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक ये कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा। अभी देखो हमें क्या मिला, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। अब सोचोगे कि ये इसने 5 बार क्यों प्रिंट करा, हम लोग जब नॉर्मली प्रिंट करते हैं, प्रिंट करा मैंने प्रिंट एलन, यहाँ पे लिख दिया कि द नंबर इज 10। अब सोचोगे, अगर नहीं पता होगा आपको लूप एंड ऑल इन सब के बारे में, तो आप सोचोगे कि पहले हम लोग ऐसे लिखते थे तो ये एक लाइन में लिख जाता था, तो ये एक लाइन में लिख जाता था। अभी आउटपुट हो जाए फिर बताता हूँ मैं। तो जब हम लोग ऐसे लिखते थे तो एक लाइन में लिख जाता था। अब यही चीज़ 5 लाइनों में 5 बार क्यों लिख रही है? तो मैंने वही बताया कि जब हम लोग कोई चीज़ करना चाहते हैं बार बार अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तब हम लोग यूज़ करते हैं फॉर लूप का। अब इसका मैं अच्छे से बताता हूँ क्या होता है, क्या हुआ इसका मतलब। मैंने फॉर लिखा नंबर्स इन 1 to 5, नंबरों के लिए 1 से 5 तक नंबरों के लिए। तो 1 से 5 तक जितने भी नंबर हैं, 1 to 5 जितने भी नंबर हैं, वो सारे नंबर स्टोर हो जाएंगे किसमें, वो सारे नंबर स्टोर हो जाएंगे नंबर्स में। तो पहले 1 to 5, पहले होगा 1, तो 1 हो गया स्टोर किसमें, नंबर्स में। तो ये एक बार नंबर इसने प्रिंट कर दिया, पहले 1 था 1 हो गया। अब ये दूसरी बार क्या होगा, 2, फिर हम लोगों ने ट्रू प्रिंट कर दिया। फिर तीसरी बार 3 होगा, फिर 4, फिर 5। तो ऐसे कब तक होता रहेगा, जब तक इसके अकॉर्डिंग होगा। 1 से 5 तक है तो 1 से 5 तक होगा, 110 लिखा, 110 लिखा तो 1 से 10 तक होगा। आउटपुट दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। 1 से 10 तक लिखा तो 1 से 10 तक हुआ, इसमें वापस से 5 कर देता हूँ, ठीक है। तो पहले 1 हुआ ये, तो 1 स्टोर हो गया नंबर्स में, तो नंबर्स मैंने जब प्रिंट करा तो 1 आउटपुट मिला हमें। फिर ये हो गया बाद में 2, फिर 2 स्टोर हो गया नंबर्स में, फिर हम लोग ने नंबर्स को प्रिंट कर दिया जो कि 2 था। फिर 3 हुआ, 3 स्टोर हो गया नंबर्स में, हम लोग ने नंबर्स को प्रिंट कर दिया तो हो गया 3। फिर 4 हुआ, फिर 5। तो ये इसके अकॉर्डिंग जितना भी नंबर होगा वो इतनी बार ये लूप रन करेगा, ओके। सो आई होप आप समझ गए फॉर लूप। फिर मैंने क्या लिखा है, फिर मैंने जो भी हम लोग गेट करेंगे उसका डाटा टाइप स्पेसिफाई कर दिया है। जैसे मैंने लिखा फॉर चलो आइटम, फॉर आइटम। फिर हम लोग ने मैंने बता दिया कि डाटा टाइप कैसे डिफाइन करते हैं, कोलन लगा के, और जो भी डाटा टाइप हमें गेट करना है वो हमें गेट करना है इंटीजर, तो हमने इंटीजर लिख दिया, फिर इन लिखा, फिर 1.5, फिर प्रिंट एलन। अब सिर्फ नंबर को डायरेक्ट प्रिंट कर आइटम, ठीक है, आइटम को प्रिंट कर दिया डायरेक्ट। तो ये 1 से लेके 5 तक हमें प्रिंट होके मिल जाएगा आउटपुट में अपने टर्मिनल में। बाय द वे ये टर्मिनल है अगर आपको नहीं पता हो तो। अब देखो हमें 1 to 5 तक मिल गया। अब ये अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग कर देता हूँ तो ये होगा एक एरर। क्यों? क्योंकि हम लोग गेट कर रहे हैं एक इंटीजर जो कि स्टोर होने वाली आइटम में, ठीक है, एक इंटीजर स्टोर होगी, पर हम लोग ने इसका डाटा टाइप दे दिया है स्ट्रिंग। तो ये तो नहीं हो सकता ना, अगर इंटीजर गेट कर रहे हैं हम लोग तो इंटीजर ही देंगे ना कि स्ट्रिंग। सो आई होप ये भी आप समझ गए। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने यहाँ पे बताया डाउन टू का मतलब क्या होता, अभी बता देते हैं आपको ये भी। और लिखा मैंने, फिर नम, चलो इस बार नम ले लेते हैं। और नम इन 5 डाउन टू 1 प्रिंटलन नम डॉलर नम।
अब इसका आउटपुट दिखाता हूँ, पहले क्या मिलता है फिर बताता हूँ कि क्या है ये। तो इसका आउटपुट मिलेगा हमें 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1। ऐसा क्यों हुआ? हम लोग जब डॉट डॉट 5 यूज़ कर रहे थे तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा था, 1 2 देन 3 देन 4 देन 5। फिर हम लोग ने डाउन टू लगा दिया। डाउन टू मतलब हमने इसका अपोजिट कर दिया। हम लोग ने बोला 5 डाउन टू 1, 5 से लेके 1, तो पहले 5, फिर हुआ 4, फिर 3 देन 2 देन 1। ओके, दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं। अब वाइल लूप क्या होता है? वाइल लूप, तो वाइल लूप हम लोग ये करेंगे कंडीशन के अकॉर्डिंग। जब ये कंडीशन होगी तो ये करो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फर्स्ट कंडीशन विल बी चेक्ड देन कोड एग्जीक्यूट, देन कोड एग्जीक्यूशन। तो मैं पहले ये कोड लिख लेता हूँ पूरा, फिर बताता हूँ। वह लिखा नम इज इक्वल टू 0, फिर वाइल लिखा, फिर मैं लिखूंगा वाइल नम इज स्मॉलर देन, मान लो मैं 10 क्या है यहाँ पे 5, ओके 5। फिर मैंने लगाया ब्रेस, इसमें भी ब्रेस लगाएंगे, फॉर में भी ब्रेस लगाया था, इसमें भी ब्रेस लगाएंगे। फिर मैंने लिख दिया नम प्लस प्लस, फिर प्रिंट कर दिया नम। अब मैं बताता हूँ कि क्या इसका मतलब क्या हुआ। वाइल की हिंदी क्या होती है? वाइल का मतलब क्या होता है? वाइल का मतलब होता है जब तक, जब तक। अभी हम लोग ने नम के अंदर क्या डाला था 0, फिर मैंने वाइल लिखा, फिर मैंने बोला कि नम स्मॉलर देन 5, जब तक जो नंबर है वो छोटा है 5 तक। जब तक नंबर छोटा है 5 से, जब तक नंबर छोटा है 5 से तब तक ये करो, ठीक है। तो अभी नंबर छोटा है 5 से, क्या नंबर छोटा है 5 से? क्या ये छोटा है 5 से? जो कि है, ठीक है। फिर मैंने बोला कि अगर ये छोटा, जब तक ये छोटा है 5 से तो क्या करो, इंक्रीमेंट। मैंने आपको बताया था इंक्रीमेंट मतलब क्या होता है। इंक्रीमेंट मतलब होता है बढ़ना। जब हम लोग ये यूज़ करते हैं तो जो भी वैल्यू होगी वो एक बार बढ़ जाएगी। तो ये एक बार वैल्यू बढ़ी, वैल्यू बढ़ के 0 से क्या हो गई, 0 से बढ़ के 1 हो गई। फिर ये वही प्रिंट हो जाएगा। मैं रन करके दिखाता हूँ। सो इसका आउटपुट हमें मिलेगा 1 2 3 4 5। तो ये कैसे हुआ बताता हूँ आपको। उन्होंने क्या बोला था? हम लोगों ने बोला था जब तक नम छोटा है 5 से, जो कि है, अभी ये छोटा है, अभी ये छोटा है। फिर मैंने बोल दिया कि नम को बढ़ा दो, इंक्रीमेंट कर दो। तो अब ये जो 0 था वो अब हो चुका है 1। फिर हम लोगों ने उसी को प्रिंट कर दिया, 1 को प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब ये वापस जाएगा, ये जो वाइल लूप है, एक बार ये हो गया, एक लूप हुआ, फिर ये वापस जाएगा लूप में। फिर ये अब जो हम लोगों ने जो नम की वैल्यू बढ़ा दी थी वो हो गई थी 1। क्या 1 छोटा है 5 से, जो कि है, तो यही चीज़ फिर से होगी। वो छोटा था 5 से, अब 1 की वैल्यू हम लोगों ने बढ़ा दी, 1 को बढ़ा दिया। तो 1 को बढ़ाएंगे, एक बार इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या होगा, 2। तो 2 प्रिंट हो गया। फिर इसने देखा क्या 2 छोटा है 5 से, हाँ है। तो फिर इसने 2 को फिर से बढ़ा दिया, तो अब हो गया 3। फिर ऐसे एक बार और बढ़ा तो ये हो गया 4। फिर क्या छोटा है, क्या 4 छोटा है 5 से, जो कि है। फिर 4 को एक बार हम लोग ने बढ़ा दिया तो क्या हो गया 5। 5 को प्रिंट कर दिया। अब जब ये 5 जाएगा इसमें, क्या 5 छोटा है 5 से? 5 छोटा नहीं है 5 से, तो ये वाइल लूप वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। सो बेसिकली जब जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक वाइल लूप रन करेगा। जहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी, जहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी वहीं पे वाइल लूप के अंदर जो भी कोड है वो उसका एग्जीक्यूशन रुक जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो पीछे कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि वाइल लूप विल रन अंटिल इट्स कंडीशन इज ट्रू। जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये लूप रन करेगा, जब तक इन कोड्स का एग्जीक्यूशन होगा। फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया कि नम इंक्रीमेंट हुआ, नम इंक्रीमेंट होगा एवरी टाइम लूप सेंड, हर बार ये नम की जो वैल्यू है, जो नम है वो इंक्रीमेंट होगा हर बार जब लूप एंड करेगा। अब एंड करने का मतलब ये हुआ कि अभी ये स्टार्ट हुआ लूप, यहाँ से लेके यहाँ तक इसने ये कर लिया तो लूप एंड हो गया। अब एंड होने के बाद इसे फिर से स्टार्ट हुआ, फिर एंड हुआ, फिर स्टार्ट हुआ, एंड हुआ। स्टार्ट एंड कब तक होता रहेगा? जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी। जहाँ पे कंडीशन हुई फॉल्स वहीं पे लूप पूरा खत्म हो गया, वहीं पे एंड हो गया वाइल लूप। ओके, अब डू वाइल लूप क्या होता है? डू वाइल लूप फर्स्ट कोड एग्जीक्यूट्स देन कंडीशन चेक्स।
मैंने वाइल लूप में क्या लिखा था, फर्स्ट कंडीशन, पहले कंडीशन चेक होगी फिर कोड एग्जीक्यूट होगा। डू वाइल लूप में क्या होता है, पहले कोड एग्जीक्यूट हो जाता है फिर कंडीशन चेक होती है। मैं करके दिखाता हूँ, डू वाइल लूप, डू वाइल लूप, डू वाइल लूप मैंने बोला डू, डू मतलब क्या होता है, डू मतलब होता है करो, डू मतलब क्या होता है, डू मतलब होता है करो। मैंने लिखा यहाँ पे, चलो num2 ले लेते हैं, num2 को मैंने करा, या num ही लेता हूँ, मैं नहीं चाहता दूसरा वेरिएबल बनाना, ठीक है। प्रिंट ln मैंने यहाँ पे कर दिया num, ठीक है। मैंने बोला ये करो कब तक, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी, जब तक num छोटा है, जब तक num छोटा है 10 से। इसे रन करूँगा, इसे रन करूँगा तो हमें मिलेगा आउटपुट में क्या, दिखाता हूँ आपको क्या मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 to 10 मिल गया। तो डू वाइल लूप में मैंने बोला था कि पहले कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा फिर कंडीशन चेक होगी, पहले कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद कंडीशन चेक होगी। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि नम प्लस प्लस करो, ठीक है, और उसे प्रिंट करो। नम क्या था, नम था 0, इसने पहले ही बढ़ा दिया इसकी वैल्यू को, इसने पहले ही बढ़ा दी इसकी वैल्यू को, अब हो चुकी है 1, तो ये 1 प्रिंट हो गया। अब ये चेक करेगा कंडीशन कि क्या जो नंबर है वो छोटा है 10 से, अभी 1 है तो 1 तो छोटा है, ठीक है, तो अभी ये एंड हो गया। अब ये चीज़ फिर से होगी, फिर कंडीशन चेक, फिर होगी, फिर कंडीशन चेक, तो ऐसा ही होता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू है। अगर आप एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, अब ये कंडीशन अभी तो ट्रू है, अब मान लो ये कंडीशन में फॉल्स कर देता हूँ, इसको मान लो मैंने ग्रेटर कर दिया, इसे ग्रेटर कर दिया, क्या नंबर जो है हमारा वो ग्रेटर है 10 से, नम क्या है 0, क्या 0 है ग्रेटर देन 10, नहीं है, जो कि ये स्टार्टिंग में फॉल्स कंडीशन है, ये स्टार्टिंग में ही कंडीशन फॉल्स है, फिर भी हमारा ये एग्जीक्यूट होगा, क्यों बताता हूँ, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पे देखो क्या हुआ, इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 6 प्रिंट हुआ है। को थोड़ा सा कन्फ्यूजन, मैं यहाँ पे पहले प्रिंट करवा देता हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो। डू वाइल लूप, तो हमने डू वाइल लूप करने के बाद हमें मिला 6। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या बोला था, हम लोगों ने बोला था कि नंबर ग्रेटर देन 10, जब तक नंबर जो है हमारा ग्रेटर हो 10 से। तो अभी ये क्या है 0, तो इसने सबसे पहले क्या करा, इसने सबसे पहले ये करा, 0 था, 0 को एक बार बढ़ाया तो ये क्या हो गया 1, तो इसने इसे 1 प्रिंट करना चाहिए था बट ये कर रहा है 6। मैं बताता हूँ वहाँ पे क्या हो रहा है, ये अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ, अब रन करूँ, इससे मैं कमेंट, इसमें मैंने कमेंट आउट कर दिया, अब रन करूँगा, अब सही दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने इसकी वैल्यू बढ़ा दी थी ना, इसकी वैल्यू हम लोगों ने इंक्रीमेंट कर दी थी, ये 5 बार रन हुआ था तो इसने 5 तक जो वैल्यू थी इंक्रीमेंट कर दी थी। अब देखो मैंने एन क्या डाल रखा था 0, एक काम करता हूँ यार, वायर एंड num2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे num2 कर दूंगा, पहले ही कर लेना चाहिए था ये, बट एनीवेज कोई बात नहीं, रन करता हूँ, तो इसका आउटपुट हमें यही देखने को मिलेगा 1, जो कि है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, अभी मैं ऊपर वाले में एक चीज़ करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे मैं कर देता हूँ num इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, इसे मैं रन करूँगा। यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन पहले ही फॉल्स हो गई क्योंकि नम जो ग्रेटर है वो नम जो वो 5 से ग्रेटर नहीं, वो है एक स्मॉलर, तो इसका आउटपुट हमें देखो क्या मिला, इसका आउटपुट हमें कुछ देखने को नहीं मिला। ये जो नम 1 2 3 4 है, एक सेकंड रुको, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो, वाइल लूप, वाइल लूप मतलब ये वाइल लूप का कोड है, इसे रन करूँगा, तो इसे रन करूँगा तो हमें कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। वाइल लूप क्या, वाइल लूप मैंने यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे इतना कोड लिखा, ये एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, क्यों,
क्योंकि यहाँ पे पहले जो कंडीशन थी वो पहले ही फॉल्स हो गई। मैंने क्या बोला था, मैंने जब बोला था कि जब ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ये कोड एग्जीक्यूट होगा वरना नहीं होगा। मैंने नम 0 रखा था, यहाँ पे मैंने नम ग्रेटर देन 5 कर दिया जो कि फॉल्स है। नम जो है 0 क्या 0 5 से बड़ा नहीं है, 0 5 से बड़ा नहीं, छोटा है, इसलिए कंडीशन भी ये कोड भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। पर यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने num2 0 लिखा था, यहाँ पे मैंने while में डाला था कि num2 ग्रेटर देन 10, यहाँ पे तो कंडीशन फॉल्स है बट स्टिल ये हुआ क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया है कि ये करो, पहले ये कर लो उसके बाद कंडीशन चेक करो, इसलिए हमें 1 मिला। तो 0 था, इसने इसको इंक्रीमेंट करा, अब हो चुका 1, इसने 1 प्रिंट कर दिया। अब इसने कंडीशन चेक करी कि क्या 1 ग्रेटर देन है 10, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। तो यहाँ पे फॉल्स होते ही ये लूप जो है एंड हो गया। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया ये भी। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा है लास्ट टॉपिक, ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक एंड कंटिन्यू क्या होता है बताते हैं आपको क्या होता है। ब्रेक एंड कंटिन्यू, where n is equal to 0, where लिखा is equal to 0, while loop, while n is smaller than 10, तो मैंने लिखा while n is smaller than 10, फिर मैंने लिखा n प्लस प्लस, जैसा इंक्रीमेंट करा n प्लस प्लस, फिर मैंने अभी कंडीशन लगाई, अगर n इज इक्वल टू 8, अगर n इज इक्वल टू 8 तब क्या कर दो ब्रेक। बताता हूँ, रुको जरा सबर करो। ठीक है, तो मैंने लिखा while n is smaller than 10, जब तक n छोटा है 10 से तो उसको इंक्रीमेंट करो। ठीक है, इसके बाद मैं प्रिंट भी कर देता हूँ, प्रिंट एलन कर दो n को। अभी मैं इसे रन करता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि 1 से लेके 10 तक प्रिंट कर देगा तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों, ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये सिर्फ 7 तक क्यों प्रिंट हुआ, इसके आगे क्यों नहीं हुआ? देखो यहाँ में मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है अगर जो n है वो अगर हो जाता है 8 तो कर दो ब्रेक। ब्रेक मतलब क्या हुआ, ब्रेक मतलब लूप को कर दो ब्रेक। अगर जहाँ पे ब्रेक लग जाएगा वहाँ पे लूप खत्म हो जाएगा, उसके बाद लूप नहीं स्टार्ट होगा, वो खत्म हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे डाल रखा था जहाँ पे n 8 हो वहाँ पे लूप खत्म हो जाए। तो ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 4 5 6 7 हुआ, फिर यहाँ पे आके ये 8 हो गया तो ये लूप खत्म। तो उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं हुआ कुछ भी। अब मैंने लिखा ब्रेक लूप एंड इफ्स कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू थी तो ये ब्रेक हो गई, फिर ये हो गया। अब कंटिन्यू भी बता देता हूँ यहाँ पे, चल इसको मैं नहीं इसी में लिख देता हूँ। if n is equals to 5 तो क्या कर दो कंटिन्यू। अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि ब्रेस यूज करो, यहाँ पे लिख सकते थे सिर्फ एक स्पेस लगा के ब्रेक बिना कर्ली ब्रेसेस के, पर ठीक है कोई बात नहीं, मैंने रन करा इसे। अब देखना क्या देखना को मिलेगा। सो ये हुआ 1, ये 1 2 3 4 5, 5 कहाँ गया, 5 कहाँ गया, 5 गायब हो गया, कैसे हो गया मैं बताता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, मैंने यहाँ पे लिखा था कि इफ n इज इक्वल टू 5 तो कंटिन्यू। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बोला कि अगर n जो है 5 हो जाए तो कंटिन्यू। तो कंटिन्यू का मतलब क्या हुआ कि ये वाला लूप स्किप कर दो, मैंने नोट्स में लिख रखा है। ब्रेक का पहले लिखा है कि व्हेन इफ्स कंडीशन इज ट्रू, ब्रेक लूप व्हेन इफ्स कंडीशन इज ट्रू, कंटिन्यू स्किप द लूप व्हेन इफ्स कंडीशन इज ट्रू, मतलब ये वाला लूप स्किप हो जाएगा। अब स्किप, अब मैं मतलब बताता हूँ किसका मतलब क्या हुआ। मैं बार बार बता रहा हूँ कि लूप ये बार बार होता जाता है, जब तक ये पूरा एक ये हो जाता है तो समझो एक बार लूप हो चुका। अब ये दोबारा जाएगा एन की वैल्यू फिर से कंडीशन चेक करेगा, फिर 2 बार दूसरा होगा, फिर ये तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर 5वीं बार, तो ऐसे ऐसे होता रहेगा। तो 4 बार हो गया,
4 बार होने के बाद n की वैल्यू अब हो चुकी है 5। तो जब ये यहाँ पे आया, इसने देखा कि n की वैल्यू है 5, तो कर दो कंटिन्यू। मतलब ये जो लूप है इसे स्किप कर दो। मतलब मैंने यहाँ पे ये लिखा था, इसे स्किप कर दो, यहीं पे रुक जाओ, अगले वाले लूप में चले जाओ। तो 5 था ये, तो 5 फिर यहाँ पे गया, फिर इसने 5 को बढ़ाया, तो 5 छोड़ के 6 प्रिंट हो गया, 7 प्रिंट हो गया। और 8 में मैंने ब्रेक लगाया था, इसलिए 8 तक ये नहीं भी सिर्फ 7 तक प्रिंट हुआ। तो जब कंटिन्यू लगा है तो एक वही वाला सिर्फ वाला लूप स्किप हो जाएगा। जब ब्रेक लगा है तो वही वाला लूप पूरा वो ख़त्म कर देगा, वहीं पे रोक देगा। सो सारे टॉपिक्स ख़त्म। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। सो इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू अवर अनदर चैप्टर। सो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6, जिसका PDF मैंने खोल रखा है ऑलरेडी अपने ब्राउज़र में, और जिसका मैंने प्रोजेक्ट भी बना रखा है और कॉटलिंग फाइल भी बना रखी है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, बना लिया, ठीक है। अब चलते हैं अपने ब्राउज़र में, देखते हैं मैंने क्या लिखा है। फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, मैंने लिखा है फंक्शंस आर, इससे मैं कट कर देता हूँ। फंक्शंस आर यूज्ड फॉर अवॉइडिंग टू डू समथिंग अगेन एंड अगेन। इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शंस हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, फंक्शन हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं जब हम लोग कोई चीज़ बार बार नहीं करना चाहते हैं, जब हम लोग कोई चीज़ बार बार नहीं करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग को एक प्रोग्राम बनाना है जो कि गेट करेगा यूज़र का इनपुट, जो कि होगा एक नंबर, और उस नंबर से हमें प्रिंट करना है मल्टीप्लिकेशन टेबल। अब ट्विस्ट ये है कि हमें जो टेबल होगी वो एक जगह नहीं, हमें 10 जगह प्रिंट करनी, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस दसों जगह जा जाके वो कोड लिखना पड़ेगा टेबल प्रिंट करने का। तो हम नहीं चाहते कि हम एक जगह जाएं, फिर मल्टीप्लिकेशन टेबल का कोड लिखें, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, ऐसे जा जाके 10 जगह लिखें। तो तब हम लोग यूज़ करेंगे फंक्शन का। जहाँ जब हमें ज़रूरत होगी मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करने की, वहाँ पे हम फंक्शन कॉल कर देंगे। अब समझ नहीं आया होगा कि फंक्शन कॉल करने का मतलब क्या हुआ, हो सकता है समझ में आ गया हो, बट कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। तो अभी के लिए ये फन मेन ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा फन, फन कीवर्ड है फॉर डिक्लेयरिंग फंक्शन। जैसे हम लोग वेरिएबल बनाते हैं तो हम वेर या वैल यूज़ करते हैं और इंडिकेट या बताते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि एक वेरिएबल है। सेम उसी तरह जब हम लोग फंक्शन बनाएंगे तो फन कीवर्ड का यूज़ करके डिक्लेयर करेंगे कि ये हम लोग फंक्शन बनाने जा रहे हैं या ये एक फंक्शन है। तो अब यहाँ पे फन मेन बना है तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, ये वाला ऊपर बनाता हूँ, ये फंक्शन फन लिखा जो कि कीवर्ड है, फिर मैंने लिखा फंक्शन का नाम, फन लिखना है, फिर उसके बाद फंक्शन का नाम मैंने लिख दिया यहाँ पे लैंड नेम, फिर ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रेसेस। ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, इसीलिए दोनों का सिंटैक्स एकदम सेम है, ठीक है। अब हम लोग को इस फंक्शन में क्या करेंगे, हम लोग इस फंक्शन में प्रिंट कर देते हैं कॉटलिन। अब मैं इसको रन करूँगा, अब इसको रन करूँगा तो ये हमें प्रिंट हुआ नहीं मिलेगा, बताता हूँ क्यों। हमें कुछ नहीं मिला प्रिंट होके, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लिए हम लोगों ने इस फंक्शन को कॉल नहीं करा। अब इस फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें चलना होगा अपने मेन फंक्शन में, फिर वहाँ पे हमें लिखना होगा फंक्शन का नाम जो कि हम लोग कॉल करना चाहते हैं। हमारे फंक्शन का नाम क्या है, हमारे फंक्शन का नाम है लैंच नेम। तो हम लोग ने लिखा लैंच, फिर लिखा नेम, ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस, और हमारा फंक्शन कॉल हो चुका है, ठीक है। कॉल हम लोग फंक्शन कब करेंगे, जब हम लोग उस फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ जब हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसका जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो भी हमने कर रखा होगा उस फंक्शन में वो चीज़ें हमारा हो जाएगा। अब मैं इसे रन करता हूँ, अब मैं इसे जब रन करूँगा तो हमें मिल जाएगा प्रिंट हुआ कॉटलिन, हमें मिल गया कॉटलिन, ठीक है। तो हम लोग ने ये फंक्शन बनाया, इसे कॉल करा, सॉरी कंट्रोल प्लस जेड। तो जब हम लोग ने एक फंक्शन बनाया और यहाँ पे लिख दिया प्रिंट एलन कॉटलिन, फिर अभी हम लोग ने इसे कॉल नहीं करा था तो हमें आउटपुट कुछ नहीं मिला था, क्योंकि लिए किसी भी फंक्शन को यूज़ करने के लिए उसे हमें कॉल करना पड़ता।
तो उस फंक्शन को हम लोग कॉल कहाँ करेंगे, उस फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे मेन फंक्शन में। आप एक चीज़ बताता हूँ, इसको मान लो मैंने कमेंट आउट कर दिया। अब हम लोग ये फंक्शन कॉल करना चाहते हैं ना, इसे हम बाहर नहीं कर सकते कि हमने बाहर कॉल कर दिया और ये फंक्शन जो है कॉल हो जाएगा, हमें एग्जीक्यूट ये कोड एग्जीक्यूट होकर मिल जाएगा। नहीं, हम लोग कोई भी फंक्शन सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हैं, बाहर नहीं। ठीक है, मैंने ये नोट्स में भी लिख रखा है कि कॉलिंग अ फंक्शन, फंक्शंस कैन बी कॉल ओनली इन मेन फंक्शन। यहाँ पे मैंने फंक्शन के नेम और यहाँ पे लिख दिया कि फन कीवर्ड। ठीक है, मैंने कोड में लिख दिया सब साफ साफ। तो आई होप आपको फंक्शन समझ में आ गया होगा, क्या होता है, कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं कॉल। अब बात करते हैं रिटर्न। रिटर्न क्या होता है इनका? रिटर्न, रिटर्न देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया है ऐड करने का, 2 नंबर को ऐड करने का फंक्शन बनाया है। इसमें मैंने इसका नाम रख दिया ऐड। अब हम लोग किसी का डाटा टाइप कैसे डिफाइन करते हैं? कोलन लगाते हैं, फिर डाटा टाइप लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डाटा टाइप लिखेंगे इंट। ठीक है, इंट लिखा, फिर यहाँ पे ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस लगा के रिटर्न करवाएंगे 10 + 90, ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस रिटर्न। ओके, क्या हो रहा है कि ये रन हो गया था, पता नहीं क्यों, कोई बात नहीं। रिटर्न 10 + 20, रिटर्न 10 + 90, चलो 90 कर लेते, कोई बात नहीं। तो अब ये रेड 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 क्यों आ रहा है? मैंने इसका रिटर्न टाइप इंटीजर डाल रखा है, इंटीजर। देख लेते हैं क्यों एरर आ रहा है। फंक्शन ऐड मस्ट हैव अ बॉडी एक्सपेक्टिंग फंक्शन ऐड मस्ट हैव अ बॉडी फंक्शन। मैंने क्या कर दिया है यहाँ पे, ऐड लिखा, डाटा टाइप लिखा एंड ऐसा क्यों? ओके, मैंने गलती कर दी यहाँ पे, मैंने गलती कर दी। मैंने लिखा फन, लिखा ऐड, फिर मुझे ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस करना है, फिर हमें लगाना कोलन, फिर लगाना इंट। ठीक है, तो वेरिएबल के लिए हम लोग क्या करते थे? वेरिएबल के लिए पहले हम लोग वेरिएबल लिखते थे उसका नाम, उसके नाम के बाद हम लोग कोलन लगा के डाटा टाइप लिखते थे। पर फंक्शन के लिए पहले हम लोग लिखेंगे फन, देन लिखेंगे फंक्शन का नाम, फिर ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस के बाद हमें डाटा टाइप डिफाइन करना है। अब ये डाटा टाइप कैसे काम कर रहा है? ये डाटा टाइप डिफाइन हम लोग ने लगाया है ये बताते हुए कि ये फंक्शन जो है वो रिटर्न करेगा इंटीजर, ये फंक्शन जो है वो रिटर्न करेगा इंटीजर। अभी इंट की जगह स्ट्रिंग लग दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग। अभी के लिए मैं इंटीजर कर देता हूँ। अब रिटर्न करने का मतलब क्या हुआ? रिटर्न करने का मतलब क्या हुआ बताता हूँ। रिटर्न 10 + 20 90। अब रिटर्न करना मतलब क्या होता है? रिटर्न मतलब होता है लौट जाना, लौट जाना। तो मैंने बोला कि जब ये फंक्शन कॉल करा जाए तो रिटर्न कर जाओ, वापस लौट जाओ, वापस लौट जाओ इस वैल्यू के साथ, वापस लौट जाओ इस वैल्यू के साथ। तो ये क्या आएगा? 10 + 90 क्या होता है? 100, तो 100 मिल जाएगा। अब इसे हमें कॉल करना है। कॉल कहाँ करते हैं हम लोग? मेन फंक्शन में। तो हम लोग ने लिख दिया ऐड, कॉल करा। अभी हम लोगों ने कॉल करा। अब देखना है, एक चीज़ बताऊंगा आप लोगों को। अभी मैं रन करूंगा तो मुझे ये नहीं मिलेगा 10 + 90, 10 + 90 नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग ऐसा फंक्शन बनाते हैं जो कि कुछ रिटर्न करता है तो सिर्फ कॉल करने से कुछ नहीं होगा, उसे उस फंक्शन को हमें प्रिंट भी करना पड़ेगा। अब आप, 2 तरीके हैं प्रिंट करने का, या तो आप प्रिंटलन करके डायरेक्ट ऐड इसमें डाल दें, ऐड फंक्शन को कॉल कर दें प्रिंटलन में। ठीक है, या तो एक काम और कर सकते हैं आप कि इस फंक्शन को स्टोर कर लें एक वेरिएबल में। जैसे मैंने लिखा वेल ऐड फंक, ऐड फंक लिख दिया। ठीक है, ऐड फंक इज इक्वल्स टू, अब इसके अंदर हम लोग कॉल कर देंगे ये वाले फंक्शन को। ठीक है, अब प्रिंट कर देंगे इसके बाद ऐड फंक। अब मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर कॉल कर दिया ये। अब इसके अंदर ये कॉल कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि जो ऐड फंक्शन में जो भी रिटर्न करेगा, जो भी रिटर्न करेगा, जो कि अभी रिटर्न कर रहा है 10 + 90 जो कि होता है 100,
तो जो भी रिटर्न करेगा वो स्टोर हो जाएगा इस वेरिएबल में। सो 100 स्टोर हो जाएगा इस वेरिएबल में। अब ये इस वेरिएबल में स्टोर हो चुका है, तो हम लोग ने इस वेरिएबल को प्रिंट कर दिया। तो प्रिंट करने के बाद हमें मिल जाएगा 100 जो कि रिटर्न कर रहा है ये वाला फंक्शन, हमें मिल गया 100। ठीक है। सो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको रिटर्न क्या होता है। बाकी तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इंट क्या है, इंट स्पेसिफाइड डाटा टाइप ऑफ रिटर्न वैल्यू, जो भी रिटर्न करेगा उसका डाटा टाइप। फिर यहाँ पे मैंने लिखा रिटर्न वैल्यू विल बी रिटर्न टू द फंक्शन वेयर इट इज़ कॉल्ड। सो बेसिकली ये रिटर्न वापस लौट जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे इस वैल्यू के साथ रिटर्न कर जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे वेरिएबल बना के इसे प्रिंट कर दिया, मैं बता चुका हूँ आपको। बाकी मैंने यहाँ पे नोट्स में भी लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस विद पैरामीटर, ये भी बता देता हूँ क्या होते हैं फंक्शन विद पैरामीटर्स। फंक्शंस विद पैरामीटर्स, पैरामीटर्स, फंक्शंस विद पैरामीटर्स। फन लिखा, चलो ये वाला पूरा कोड देख लेते हैं। फन इन्फो जो की ले रहा है दो, एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर। मैंने फन इन्फो लिखा। ठीक है। पहले मैं बस एक सिंपल सा फंक्शन बना देता हूँ, फिर बताता हूँ पैरामीटर्स, आर्गुमेंट्स, ये सब क्या होता है। इससे मैं हटा देता हूँ। ठीक। अब अभी मैं इन्फो को कॉल कर दिया मान लीजिए। ठीक है, इन्फो को कॉल कर दिया, तो अभी तो इसके अंदर कुछ है नहीं। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि जब इस फंक्शन को कॉल करा जाए, इस फंक्शन को कॉल करा जाए तो उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ आर्गूमेंट्स हो। अभी मैं यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे अभी मैं नेम लिखता हूँ। नेम, अब नेम का जो डाटा टाइप है क्या है, स्ट्रिंग। ठीक है, अब नेम है तो स्ट्रिंग में ही होगा, ना कि इंटीजर में। अब किसी का नाम 10, 20, 30 ये तो हो नहीं सकता, तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग होगा। फिर नेम के बाद मैंने लिखा एज, जिसका डाटा टाइप होगा इंटीजर। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जब ये इन्फो फंक्शन कॉल करा जाए तो प्रिंट कर दे वो क्या, प्रिंट कर दे वो कि नेम है डॉलर नेम, और यहाँ पर लिख देता हूँ एंड एज, एज इज एज। सो ये क्या हो, ये क्या है, इन्हीं को बोलते हैं पैरामीटर्स, इन्हीं को बोलते हैं पैरामीटर्स। ये जो नेम और एज है इसी को बोलते हैं पैरामीटर्स। सो बेसिकली हम लोगों ने इस फंक्शन में इन्हीं पैरामीटर्स को प्रिंट कर दिया। अब देखो यहाँ पे एक एरर बोल रहा है, मैं दिखाता हूँ क्या है एरर। यहाँ पे यहाँ पे बोल रहा है कि बोल भी नहीं रहा, बस यहाँ पे मतलब बेसिकली बता रहा है कि ये फंक्शन ले रहा है दो पैरामीटर, दो पैरामीटर ले रहा है। अब दो पैरामीटर ये कहाँ से आएंगे, ये वहाँ से आएंगे जहाँ पे फंक्शन कॉल करा जा रहा है। तो यहाँ पे मैं पहले नेम डाल दूंगा, चलो स्टार डाल दिया, एज डाल दिया, बाद में मैंने 38। ठीक है। तो ये है पैरामीटर्स और ये हैं आर्ग्यूमेंट्स। ये आर्गुमेंट्स जब फंक्शन में जाएंगे तो बन जाएंगे पैरामीटर्स। सो जब हम लोग किसी फंक्शन में कुछ पैरामीटर्स डाल रहे हैं तो वो पैरामीटर्स हम लोग गेट करेंगे जहाँ पे फंक्शन कॉल करा जा रहा है, उसके अंदर जो भी होगा वो बन जाएगा पैरामीटर। सो इसके अंदर हम लोग जो भी डालेंगे वो पैरामीटर बन जाएगा इस फंक्शन में आके। फिर जो भी हम लोग इन्फो में जो भी आर्गुमेंट डालेंगे वो हम लोग यहाँ पे गेट कर सकते हैं और उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, प्रिंट और वॉट एवर। अभी मैं इससे रन करता हूँ, तो इससे रन करने पे हमें स्टार का और 38 मिल जाएगा, जैसा मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा है, नेम स्टार एंड एज इज 38। सो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। बाकी मैंने यहाँ पे लिख दिया, पासिंग आर्गुमेंट्स इन फंक्शन और नेम एंड एज आर पैरामीटर्स विद इट्स डाटा टाइप। नेम और एज और इनके डाटा टाइप्स, फिर मैंने नेम और एज को प्रिंट कर दिया, डेट्स इट। फिर फंक्शन विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट, ये क्या होते हैं, फंक्शन विद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, आर्गुमेंट्स, फंक्शन विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। मैं बनाऊंगा एक फंक्शन, फंक्शन डिटेल, डिटेल नेम है क्या, क्या नेम है, हाँ नेम है जो कि स्ट्रिंग डाटा टाइप का है, एज है जो कि इंट डाटा टाइप का है, और क्या है, कुछ नहीं है। अभी यहाँ पे इतना ही रखता हूँ। ठीक है, जो कि प्रिंट कर देगा नेम को
डॉलर नेम और प्रिंट कर देगा एज को डॉलर एज। अभी देखो, अब ये फंक्शन ये वाला फंक्शन जो है सेम एज इट इज़ ऐसा ही है, सेम एज इट इज़ ऐसा ही है, पर डिफ़ॉल्ट डाटा डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट का मतलब क्या होगा, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट का मतलब क्या होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन में जैसे इस फंक्शन में हम लोग ने ये आर्गुमेंट्स पास करी थी, सेम इसके साथ भी करेंगे, डिटेल फंक्शन के साथ। डिटेल इसके अंदर डालेंगे हम लोग दो आर्गुमेंट्स जो कि हैं, एक नेम एक एज। मैंने यहाँ पे डाल दिया मान लो मार्क, यहाँ पे डाल दिया मैंने 40, ठीक है। तो अभी मैं इसे रन करूँगा तो हमें ये प्रिंट होके मिल जाएगा, जो कि मिल गया, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा ना, अब मैं इस एज को हटा देता हूँ। जैसे इस एज को हटाऊंगा वैसे हमें एरर मिलेगा। एरर क्या है, एरर ये है कि नो वैल्यू पास फॉर पैरामीटर एज। मतलब ये बोला है कि जो एज पैरामीटर है ये, इसमें आपने कुछ पास ही नहीं करा, इसको आपने कुछ दिया ही नहीं, सिर्फ आपने नेम डाल दिया। एज कहाँ है, एज कहाँ है, एज भी तो डालो। तो एज नहीं डाला हम लोग ने, इसलिए हमें एरर दे रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि एरर ना दे, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि मैंने एक इज इक्वल टू 18 कर दिया। चलो हम लोग भी इज इक्वल टू 18 कर देते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब ये क्या है, तो अभी तो हम लोग ने सिर्फ एक आर्गुमेंट डाला था, ठीक है, एक आर्गुमेंट डाला था, पर यहाँ पे दो पैरामीटर्स है ना, जितने पैरामीटर्स होंगे उतने आर्गुमेंट्स होना मस्ट है, वरना एरर मिलेगा। पर यहाँ पे हम लोग ने एक डाला है, सिर्फ एक ही पैरामीटर डाला, दूसरा वाला नहीं डाला। तो दूसरे वाले को हम लोग ने बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया, क्या, दूसरे वाले को बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग ने सेट कर दिया 18। अब हम जब एज को प्रिंट करेंगे तो हमें मिलेगा 18, एज को जब प्रिंट करेंगे तो हमें ये मिलेगा 18। सो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार रन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। रन करा, नेम मिला मार्क एंड एज 18। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू अवर अनदर टॉपिक। बाकी मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है, एक एक चीज़ लिख दी अच्छे से, पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो फंक्शन विद नेम्ड आर्गुमेंट्स ये क्या होते हैं। फंक्शन विद नेम्ड आर्गुमेंट्स, बनाऊंगा एक फंक्शन फंसी, फंसी जो कि क्या ले रहा है, एक नेम एक और सिटी, एक नेम जो कि होगा स्ट्रिंग और एक सिटी। चलो एक चीज़ बताते हैं यहाँ पे, क्या हम लोग सिर्फ नेम लिख सकते हैं, क्या हम लोग सिर्फ नेम लिख सकते हैं, उसका डाटा टाइप ना डिफाइन करो तो, ऐसा नहीं हो सकता। आप लोग अगर कोई पैरामीटर लिख रहे हैं तो उसका जो डाटा टाइप है वो लिखना ही पड़ेगा। अ टाइप नोटेशन इज रिक्वायर्ड ऑन अ वैल्यू पैरामीटर, बेसिकली बता रहा है कि इसका आप टाइप डिफाइन करें तो आपको टाइप जो डिफाइन करना ही पड़ेगा। वो लिखा सिटी जो कि होगा एक स्ट्रिंग। सिर्फ फंक्शन क्या करेगा, एक नेम और सिटी लेगा एज अ पैरामीटर, प्रिंट कर दूंगा मैं यहाँ पे नेम और सिटी। नेम जो होगा नेम और सिटी जो होगा सिटी। अब वही आर्गुमेंट पास करना, तो हम लोग ने सी, इसका नाम और कुछ रख देता हूँ, सी की जगह रख देता हूँ चलो लिख देता हूँ, चलो प्लेस, प्लेस लिख दिया। आपको जो मर्जी है नाम रख सकते हैं, ठीक है। प्लेस के अंदर एक नेम लिखना है तो हम लोग ने नेम लिख दिया, क्या लिखूँ, टिम, नेम टिम। सिटी, सिटी मैंने डाल दिया न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क सिटी डाल दिया, ठीक है। अब इसे प्रिंट करूंगा तो ऑब्वियसली प्रिंट होके मिल जाएगा, और प्रिंट होके मिल गया नेम ये, सिटी ये। अब इसका फंक्शन भी नेम्ड आर्गुमेंट, इसका मतलब क्या हो। अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, इसको मैं हटाता हूँ। अब यहाँ पे क्या कर रहे थे, अभी यहाँ पे हम लोग दो पैरामीटर ले रहे थे और उससे आर्गुमेंट की तरफ पास कर रहे थे। अब पहले यहाँ पे क्या था नेम, तो इसने नेम लिया। अब फिर उसके बाद क्या था सिटी, उसके बाद इसने सिटी लिया। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे डाल दूँ सिटी का नाम न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है। और यहाँ पे डाल दूँ नेम टिम,
रन करूँ, क्या पहले न्यूयॉर्क सिटी यहाँ पे फिर उसके बाद नेम आएगा? नहीं, पहले न्यूयॉर्क सिटी उसके बाद एक मिनट, नेम में मैंने डाला ये और ये, ठीक है। तो ये आ तो गया क्योंकि हम लोग ने नेम में डाला था न्यूयॉर्क सिटी और सिटी में डाला था नाम। पर ये देखो, क्या सिटी, क्या सिटी एक टिम, क्या टिम नाम का कोई सिटी है? नहीं। सो बेसिकली मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या है? मैंने यहाँ पे इसका टॉपिक का नाम क्या, फंक्शन विद नेम्ड आर्गुमेंट्स, नेम्ड आर्गुमेंट्स। सो हम लोग जब आर्गुमेंट पास करना कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जो पैरामीटर का नेम है, हम लोग पैरामीटर का नेम लिखना चाहते हैं, फिर उसी पर्टिकुलर पैरामीटर के नेम के अकॉर्डिंग हम लोग डालना चाहते हैं आर्ग्यूमेंट। इसे कट करता हूँ। अब पहले ये नेम ले रहा था, ठीक है, तो आप कुछ भी डालोगे वो नेम में स्टोर हो जाएगा, पर मैं चाहता हूँ कि वो सिटी में स्टोर हो, मैं चाहता हूँ कि वो सिटी में स्टोर हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे पैरामीटर का नाम इज इक्वल टू, पैरामीटर का नाम इज इक्वल टू, यहाँ पे डाल दिया न्यूयॉर्क सिटी, ये शॉर्ट फॉर्म है NYC। फिर हम लोग ने डाल दिया क्या, हम लोग ने डाल दिया नेम इज इक्वल टू टिंग। अब अब ये सही से प्रिंट होगा। अब हमने सिटी के अंदर डाला न्यूयॉर्क सिटी, देखो नेम मिला टिम, सिटी मिला न्यूयॉर्क सिटी, सही है। हम लोग ने यहाँ पे क्या करा ना कि जो पैरामीटर है उसके अंदर डाल दिया न्यूयॉर्क सिटी, नेम के अंदर वो, वहाँ पे जब ये पैरामीटर ले रहा था पहले था नेम बाद में था सिटी, तो हम लोग जब पहले और बाद में डाल रहे थे, पहले जो डाल रहे थे वो पहले वाले पैरामीटर में स्टोर हो रहा था, जो बाद में डाल रहे थे वो बाद वाले। तो हम लोग चाह रहे थे कि जो बाद में डालना है वो हम पहले डाल दें, जो पहले डालना है वो बाद में डाल दें। तो उसके लिए हम लोगों ने यूज़ करा पैरामीटर का नाम इज इक्वल टू जो भी डालना है हमें वो, ठीक है। तो जब हम लोग एक पर्टिकुलर पैरामीटर में कुछ डालना चाहते हैं तो उसका नाम लिखना है इज इक्वल टू फिर जो भी डालना वो। सो आई होप ये भी समझ में आ गया आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं, हाई ऑर्डर फंक्शन। ये थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो बट नहीं रहेगा, मैं हूँ इसलिए मैं समझाऊंगा अच्छे से, आप लोगों को सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे फोकस करें तभी समझ में आएगा वरना नहीं आएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ ऑर्डर हाई ऑर्डर फंक्शन। हाई ऑर्डर फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन विच कैन एक्सेप्ट अ फंक्शन एज अ पैरामीटर और कैन रिटर्न अ फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो कि फंक्शन ले एज अ पैरामीटर। अभी मैंने पैरामीटर ये लिखा था, ये क्या होता है पैरामीटर। अब ऐसा फंक्शन जो कि अपने पैरामीटर में लेगा फंक्शन, ना कि कोई स्ट्रिंग, ना कि कोई इंटीजर, स्ट्रिंग इंटीजर फ्लोट ये सब नहीं, जो कि पैरामीटर में लेगा एक फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन एज अ पैरामीटर और कैन रिटर्न अ फंक्शन, और ऐसा फंक्शन जो कि रिटर्न कर सकता है फंक्शन। अ फंक्शन विच कैन एक्सेप्ट अ फंक्शन और एज पैरामीटर और रिटर्न फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो कि एक फंक्शन ले सके एज अ पैरामीटर और रिटर्न कर सके फंक्शन, ठीक है। अब कोड लिख के बताता हूँ सब कुछ अच्छे से। सबसे पहले एक चीज़ सिंपल सा फंक्शन है जो कि दो स्ट्रिंग लेता है और उसे रिटर्न करता है, ठीक है। तो चलो बना लेते हैं दो फंक्शन, एक फंक्शन आई मीन फंक्शन फन लिखा, फिर यहाँ पे क्या लिखा है क्वेट, क्वेट, फिर लाइन 1 जो कि होगा एक स्ट्रिंग, लाइन 2 जो कि होगा स्ट्रिंग, वो भी होगा स्ट्रिंग। अब मुझे रिटर्न करना है रिटर्न करना है क्या, रिटर्न करना है लाइन नंबर 1 एंड 2 आई गेस। तो मैंने स्ट्रिंग कंकैटिनेशन को यूज़ करेंगे, लिखेंगे डॉलर लाइन 1, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, बैक स्लैश एन लगाते हैं, एस्केप सीक्वेंस मैंने बताया था आप लोगों को, एस्केप सीक्वेंस। तो वहाँ पे लिख दूंगा मैं लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 2। अभी देखो अभी यहाँ पे एक एरर आ रहा है, क्यों, बोला टाइप मिसमैच रिक्वायर्ड यूनिट फाउंड स्ट्रिंग। सो जब हम लोग रिटर्न का यूज़ करते हैं तो ये रिटर्न कभी क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है क्या, ये रिटर्न कर रहा है एक, एक्चुअली वो इसके लिए एरर था ना कि इसके लिए, ठीक है। एक काम करता हूँ, कन्फ्यूज़ नहीं करूँगा आप लोगों को, मैं डायरेक्ट लिखूँगा लाइन 1
लाइन 1 कॉमा लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 2, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एरर हमें क्या मिला, एरर मिल रहा है कि रिक्वायर्ड यूनिट फाउंड स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या हुआ मैं बताता हूँ। हम लोग जब रिटर्न यूज़ करते हैं तो हम लोग रिटर्न अभी क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग। पर हम लोग ने, आपने पता नहीं नोटिस करा होगा कि नहीं, कि हम लोग ने इसका जो रिटर्न टाइप है वो स्पेसिफाई नहीं करा, इसलिए हमें एरर मिला। मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग। सो जब हम लोग कुछ रिटर्न करते हैं, जो भी रिटर्न करेंगे हम लोग, उसका डाटा टाइप, उसका टाइप जो होगा वो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा रिटर्न का डाटा टाइप। बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको, एक बार फिर से बता दिया ताकि भूलो ना आप, ठीक है। अब एक फंक्शन बना दिया, अब हम लोग बनाएंगे दूसरा फंक्शन। एच ओ एफ मीन्स हाई ऑर्डर फंक्शन, फन एच ओ एफ, जो कि L1 लेता है, स्ट्रिंग L2, स्ट्रिंग स्ट्रिंग। अब मैंने यहाँ पे लिखा कॉल बैक कोलन और ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस में स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग, फिर लगाया एरो, देन स्ट्रिंग, फिर इस फंक्शन के पैरेंथेसिस, यार फंक्शन की जो पैरेंथेसिस है उसे क्लोज कर दी। तो अब ये कुछ लिखा होगा, कुछ समझ में ही नहीं होगा, आ रहा होगा कि क्या है ये, बताता हूँ मैं। लिखा कॉल बैक, ठीक है, लगाया पैरेंथेसिस, फिर हमें लिखना है स्ट्रिंग स्ट्रिंग। अब बताता हूँ एक एक करके, डोंट वरी, सब बताऊंगा। स्ट्रिंग, फिर हमने लगाया एक एरो, फिर यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग, ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग। अब ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग क्या है, ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग क्या है, और ये कॉल बैक क्या है। सो यहाँ पे हम लोग कॉल बैक यूज़ कर रहे हैं एज अ नेम ऑफ अ फंक्शन, जो भी इस फंक्शन में पास हो रहा होगा एज अ आर्ग्यूमेंट। एक काम करता हूँ, पहले इस फंक्शन में मैं पास कर देता हूँ ये वाला फंक्शन एज अ आर्ग्यूमेंट, जो कि यहाँ पे आके पैरामीटर बन जाएगा ऑब्वियसली। तो हम लोग क्वेट के अंदर पास करेंगे फंक्शन फन क्वेट, क्वेट के अंदर नहीं सॉरी, हाई ऑर्डर फंक्शन के अंदर सबसे पहले L1 और L2 डालना है, जो कि है स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कोई सा स्ट्रिंग, क्वेट, क्वेट कोई सोचो, हम क्वेट 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 क्या सोचूं, चलो मैं लिख देता हूँ कि टॉक इज चीप, पहला ये हो गया। दूसरा है शो मी द कोड, टॉक इज चीप शो मी द कोड, जो कि एक स्ट्रिंग ले रहा है, एक स्ट्रिंग। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद हम मैंने लगाया एक कॉमा, ठीक है। फिर उसके बाद ये कॉल बैक, इसका मतलब क्या हो मैं बताता हूँ। हम लोगों ने क्या बोला था, एक ऐसा फंक्शन जो कि एक फंक्शन लेगा एज अ पैरामीटर, सो हम लोग इसे पास करेंगे एज अ आर्गूमेंट, फिर ऊपर जाके फंक्शन में वो पैरामीटर बन जाएगा। अब हमें यहाँ पे पास करना है एक फंक्शन, तो वो कैसे होगा, हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा, हमें लिखना होगा 2 कोलन, ठीक है, 2 कोलन, फिर हमें लिखना है फंक्शन का नाम जो कि हम पास करेंगे इस फंक्शन में। क्या नाम है उस फंक्शन का, क्या नाम है उस फंक्शन का, नाम है क्वेट। ये गलती कर रखी है मैंने यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे मुझे फन नहीं लिखना है क्योंकि हम लोग फंक्शन नहीं बना रहे, हम लोग कॉल कर रहे हैं फंक्शन को। ये सही हो गया, ठीक है। सो जो भी फंक्शन हमें कॉल करना होगा, हाँ सॉरी, जो भी फंक्शन हमें एक फंक्शन में एज अ आर्गूमेंट पास करना होगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए यूज़ करेंगे एक कोलन, फिर एक कोलन, फिर जो भी फंक्शन का नाम हो जो कि हमें पास करना है एज अ पैरामीटर, उस फंक्शन का नाम यहाँ पे लिख दो और वो हो जाएगा पास, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है वो पास होगा यहाँ पे, पहले एक स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग ले रहा था, मैंने डाला, फिर एक डाला फंक्शन। अब ये जो है ये फंक्शन ही है हमारा। ये फंक्शन कैसे है मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैंने कॉल बैक लिखा, फिर लगाए कोलन। अब ये स्ट्रिंग और स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग है इस फंक्शन के पैरामीटर का टाइप। ये स्ट्रिंग और स्ट्रिंग, जो भी फंक्शन हम लोग एज अ पैरामीटर इसमें यूज़ कर रहे हैं, उसके उस फंक्शन के पैरामीटर्स का टाइप है ये। यहाँ पे देखो मैंने स्ट्रिंग और स्ट्रिंग ले रहा था, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग ये फंक्शन ले रहा था। सो जो भी टाइप का ये पैरामीटर लेगा वही हम लोग को इसके अंदर भी डालना है।
फॉर एग्जांपल चलो मैंने यहाँ पे कर दिया इंट, ठीक है, यहाँ पे मैंने इंट करा है तो मुझे यहाँ भी इंट करना पड़ेगा, यहाँ अगर इंट करा तो यहाँ भी इंट करना पड़ेगा। यहाँ पे स्ट्रिंग तो अब इससे मैं इसे स्ट्रिंग कर देता हूँ, ठीक है। तो कॉल बैक कोलन लगाया, फिर जो फंक्शन हम लोग ऐसा पैरामीटर ले रहे हैं उसके पैरामीटर का टाइप यहाँ पे लिख देना है ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस में, फिर लगाना है एक एरो। एरो का मतलब क्या हो, एरो का मतलब हुआ रिटर्न। रिटर्न रिटर्न करेगा क्या, रिटर्न करेगा वो एक स्ट्रिंग। क्या ये फंक्शन स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा था, हाँ हम लोगों ने लिखा रिटर्न, ये रिटर्न क्या कर रहा है, स्ट्रिंग। सो हमें वही यहाँ पे लिखना है। तो ये जो है ये काम कर रहा है एज अ रिटर्न, ये स्ट्रिंग, ये टाइप ऑफ अ रिटर्न, बस। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हमने लिखा है एक उस फंक्शन को हम लोग ने स्टोर कर लिया एक वेरिएबल में। तो मैंने लिखा वेल लिखूंगा क्वेट फंक्शन, क्वेट फंक्शन इक्वल टू लिखा, फिर हमने लिखा कॉल बैक जो कि लेगा एक दो स्ट्रिंग, मैंने डाल दिया इसके अंदर L1 और L2, println क्वेट फंक्शन। अब देखो, अब ये जो कॉल बैक है ये समझ लो ना कि कॉल बैक है जो इस फंक्शन का नाम है, ऐसे समझ लो। जैसे हम लोग जब इसको रिटर्न करते थे, आई मीन कॉल करते थे इस फंक्शन को, तो हम लोग क्या लिखते थे, क्वेट, फिर ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस, फिर इसमें आर्गुमेंट पास करते थे। जैसे मान लो स्ट्रिंग ले रहा था S2, सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं, देखो वही कर रहे हैं, ठीक है वही कर रहे हैं, बस हम लोग ने यहाँ पे जो फंक्शन का नेम है उसे हम लोग ने लिख दिया कॉल बैक, बस इतना डिफरेंस है, बस इतना डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं। वो लिखा, फिर इसके अंदर जो भी ये पैरामीटर लेगा उसे एज अ आर्गुमेंट पास कर दिया। अब ये L1 L2 क्या है, L1 L2 ये है और ये जो कि हम लोग इस फंक्शन में पास कर रहे थे एज अ आर्गुमेंट। अब मैं इसे रन करता हूँ, रन करता हूँ इसे, तो हमें ये देखने को मिलेगा, ये हमें क्या मिला, टॉक इज चीप शो मी द कोड। मैंने यहाँ पे डाला था टॉक इज चीप शो मी द कोड, ठीक है, जो कि इसमें स्टोर हुआ। फिर ये गया इसमें, ये कॉल बैक क्या है, कॉल बैक मान लो ये क्वेट है, इसके अंदर गया L1 और L2, इसके अंदर गया L1 और L2, फिर उसने रिटर्न कर दिया L1 और L2 को, फिर मैंने उसी को प्रिंट कर दिया, डेट्स इट, डेट्स इट, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो पर पीछे जहाँ से मैंने स्टार्ट करा वहाँ से देख लेना, तो एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैंने एक चीज़ और लिखा था कि ये रिटर्न करता है, ये फंक्शन एज अ पैरामीटर और कैन रिटर्न अ फंक्शन, ये रिटर्न भी कर सकता है एक फंक्शन को। तो हमने लिख दिया रिटर्न, ठीक है, फिर हम लोग लिख देंगे एक फंक्शन, मान लो ये क्वेट फंक्शन जो है उसी को रिटर्न करता, हम ऐसे। तो अब ये इसके अंदर हमें पास करना पड़ेगा कुछ L1 L2 ऐसे ही आप पास कर दिया मान लो। तो अब ये एरर क्यों आ रहा है, एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग ने इस फंक्शन का हम लोग ने रिटर्न टाइप नहीं डाला है। तो रिटर्न टाइप हम लोग कहाँ डालते हैं, यहाँ पे ये लिखा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या यहाँ पे स्ट्रिंग लिखेंगे, क्या यहाँ पे स्ट्रिंग लिखेंगे, स्ट्रिंग लिखने पे हमारा काम होगा, चलो रन करके देखते हैं। रन करा, हमारा एरर नहीं आया, इसका मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं, अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटीजर, मैंने यहाँ पे इंटीजर लिखा, एरर आ गया, हमें लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग, क्योंकि ये रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग। अब ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्वेट जो है ये फंक्शन रिटर्न करेगा स्ट्रिंग, जो कि हम लोग ने यहाँ पे लिखा, ये फंक्शन रिटर्न करेगा स्ट्रिंग जो कि हम लोग ने यहाँ पे लिखा है इस फंक्शन का टाइप। अभी मैंने इसे रिटर्न करा है इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं आया, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये रिटर्न करा, हम लोग ने प्रिंट थोड़ी ना करा, हम लोग ने बेसिकली बस इस फंक्शन को कॉल कर दिया रिटर्न करके। अगर प्रिंट करते तो प्रिंट ये जो रिटर्न है वो प्रिंट हो जाता, बता चुका हूँ मैं आपको। सो लेट्स डोंट वेस्ट टाइम, इसमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड हुआ पर क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था। बाकी मैंने सब कुछ यहाँ पे लिख रखा है अच्छे से, की कॉल बैक कोलन कोलन स्ट्रिंग स्ट्रिंग डिक्लेयरिंग द फंक्शन डेट इज पास्ड एज अ आर्गुमेंट, हम लोग ने यहाँ पे डिक्लेयर करा फंक्शन जो कि एज अ आर्गुमेंट पास हो रहा था इस फंक्शन में। इन दिस फंक्शन डेट इट हैज़ टू पैरामीटर्स, फिर हम लोग ने बताया है कि उस फंक्शन के दो पैरामीटर्स हैं जो कि स्ट्रिंग डाटा टाइप के हैं।
स्ट्रिंग इज डिस्क्राइबिंग दैट फंक्शन रिटर्न टाइप इज स्ट्रिंग। ये जो लिखा है मैंने, हम लोग ने ये बताया है कि इस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो एक स्ट्रिंग, और ये एरो यूज हो रहा है एक रिटर्न की तरह। फिर यहाँ पे बता दिया मैंने आपको कि इस फंक्शन को स्टोर कर लिया इस वेरिएबल में, फिर प्रिंट कर दिया, यहाँ पे रिटर्न कर दिया फंक्शन, फिर यहाँ पे पास कर दिया है दो स्ट्रिंग, और यहाँ पे जब हम लोग फंक्शन जो सा फंक्शन पास करना चाहते हैं एज आर्गुमेंट कोलन कोलन लगाना फंक्शन का नाम, दैट्स इट। अब एक बार ये पढ़ भी लोगे ना तो समझ में आ जाएगा अच्छे से, क्योंकि नोट्स में मैंने सब कुछ एकदम अच्छे से कोड वोड सब कुछ एकदम अच्छे से लिख दिया, पढ़ लेना एक बार। अब लैम्डा एक्सप्रेशन या फंक्शन क्या होता है, लैम्डा एक्सप्रेशन या फंक्शन क्या होता है? लैम्डा एक्सप्रेशन, या तो एक्सप्रेशन बोलो या फंक्शन बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लिखा लैम्डा एक्सप्रेशन, इसका कोड वेल डिव मतलब डिवाइड, मतलब ये फंक्शन क्या करेगा, हमें डिवाइड करके देगा कुछ। हम लोग ने लगाया ब्रेस, फिर हम लोग ने लिखा n1 जो कि होगा एक इंटीजर, n2 जो कि होगा एक इंटीजर जो कि रिटर्न करेगा n1 डिवाइडेड बाई n2, n1 डिवाइडेड बाई n2। फिर हमने प्रिंट कर दिया है प्रिंट ln। अब सिर्फ डिव लिखेंगे तो काम ही चलेगा, ठीक है। इवन तो एक ये हम लोग पता है क्या करेंगे, ये बाहर नहीं करेंगे हम लोग, ये करेंगे हम लोग मेन फंक्शन के अंदर, जहाँ करेंगे यहाँ इसलिए करेंगे क्योंकि ये एक लैम्डा फंक्शन है ना कि एक नॉर्मल सा फंक्शन। ओके, तो ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक लैम्डा फंक्शन है, ठीक है। हम लोगों ने क्या पहले लैम्डा फंक्शन के लिए हमें लगाना पड़ता है ब्रेस, ओपन एंड क्लोज ब्रेस लगाया, फिर हम लोग ने लिखा है यहाँ पे ये समझो क्या है, ये है एक पैरामीटर, ये पैरामीटर है इस लैम्डा फंक्शन का, पैरामीटर है, जैसे ऊपर पैरामीटर होते थे इस फंक्शन के, ये पैरामीटर है, ये पैरामीटर है, ये पैरामीटर है, ये पैरामीटर है, सेम यहाँ पे भी एक पैरामीटर है, ये पैरामीटर है। एरो, एरो इज वर्किंग एज रिटर्न, मैंने बताया था कि एरो लगाया तो इसका मतलब है रिटर्न, तो एरो ये लैम्डा फंक्शन रिटर्न करता है n1 डिवाइडेड बाई n2, जो भी n1 होगा वो डिवाइड हो जाएगा n2 से, तो रिटर्न करता है n1 डिवाइडेड बाई n2। अभी मैं प्रिंट डिप करूंगा तो काम नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि हम लोग सिर्फ इसे प्रिंट करे दे रहा, अभी मैं प्रिंट करता हूँ इससे क्या मिलेगा इसका आउटपुट। इसका आउटपुट हमें क्या मिला, इसका आउटपुट हमें कुछ ऐसा मिला कि कॉटलिन इंट इसने बेसिकली ये लिख दिया है हाँ कि ये दो पैरामीटर ले रहा है जो कि इंटीजर है और रिटर्न कर रहा है इंटीजर, पर हम ये नहीं चाहते हैं, हम चाहेंगे कि इसके अंदर पास कर दिया जाए वैल्यू, ठीक है। इसके अंदर पास कर रहे हैं वैल्यू, वैल्यू मतलब जैसे इसके जैसे फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट पास करते थे सेम वैसा ही करना है। अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे, हम की वेल रिजल्ट इज इक्वल लगाए डिव लिखा, उसके अंदर डाल दिया हम एक नंबर 10 और 2, फिर प्रिंट कर दिया रिजल्ट को। तो या तो ये करो या तो ये करो, एक ही बात है। यहाँ पे हम लोग ने जो भी ये रिटर्न करेगा उसे स्टोर कर लिया था वेरिएबल में, फिर उसे प्रिंट करा था। यहाँ पे हम लोग ने डायरेक्ट फंक्शन को कॉल करके उसके अंदर डाल दिए थे आर्गुमेंट। तो इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आप लोग समझ जाओ कि ये और ये एक ही चीज़ है, डिफरेंस नहीं इन दोनों में, बस वे दूसरा। इसे रन करूंगा आउटपुट मिल जाएगा हमें 5, आउटपुट मिल गया हमें 5। तो मैंने बताया कि लैम्डा एक्सप्रेशन के लिए या फंक्शन के लिए ब्रेस लगाना पड़ता है, फिर ये दो पैरामीटर लेगा, फिर ये रिटर्न, इसका मतलब वो रिटर्न करेगा क्या, जो भी आप चाहते हैं n1 डिवाइडेड बाई n2। फिर मैंने इस फंक्शन को कॉल करके उसके अंदर डाल दिए हैं दो आर्गुमेंट्स। सो दैट्स इट, लैम्डा एक्सप्रेशन यही होता है। अब मैंने लिखा है यहाँ पे सेकेंड मेथड, लैम्डा एक्सप्रेशन का सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड ऑफ लिखता हूँ यहाँ पे, सेकेंड मेथड ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। सो सेकेंड मेथड लैम्डा एक्सप्रेशन लिखने का हमने लिखा है वेल डिव 2, मैं लिख लूँगा यहाँ पे वेल डिव 2, वेल डिव 2, फिर मैंने लगाया है कोलन,
कोलन, फिर यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है इंट, ठीक है। फिर हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे एरो इंट इज इक्वल्स टू ब्रेस a comma b, then arrow e divided by b। फिर प्रिंट सेम वही कर दिया हमने, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट। बस यहाँ पे div2 करना होगा क्योंकि ये वाला फंक्शन हम लोग यूज़ करना चाहते हैं, इसलिए div2। अब सोच रहे हो कि ये क्या लिख दिया इतना लंबा लाइन, अभी यहाँ पे इतना अच्छा सा लिखा था, ऐसा क्यों कर दिया। ये बस एक सेकंड मेथड है, हालांकि आप यूज़ यही करोगे मोस्टली, क्योंकि ये इजी यार, इसमें इतना कम कम लिखना पड़ रहा है, इसमें इतनी सारी चीज़ें लिखना पड़ रहा है, पर बता देता हूँ उसका मतलब क्या हुआ। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा वेल div2, ठीक है, फिर कोलन लगाया, फिर हम लोगों ने लिखा इंट इंट। अब ये इंट इंट क्या है, इंट इंट जो हमारा पैरामीटर्स है ए और बी, ए और बी का ये टाइप है, ए और बी का ये दोनों टाइप है। फिर मैंने लिखा रिटर्न इंट, जो कि रिटर्न कर रहे हैं एक इंटीजर। ये दोनों क्या है, ये दोनों जब डिवाइड होंगे तो कि क्या है, बेसिकली ये रिटर्न कर रहे हैं एक इंटीजर, ये इंटीजर ही तो है, ये इंटीजर ही तो है, तो वो लिख दिया। फिर हम लोगों ने लगाया इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे लगाया ब्रेस, फिर ए कॉमा बी जो कि हमारे पैरामीटर्स हैं, फिर लगाया हम लोग ने रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न इसका मतलब होता है रिटर्न ए डिवाइडेड बाई बी। सो यही है। सो ये यार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसके मुकाबले, तो आप लोग यही वाला यूज़ करोगे, बस मुझे सेकंड मेथड बताना था, मैंने बता दिया। अब अपॉन यू इफ यू गोना यूज इट और नॉट, मुझे तो शायद ही आप यूज़ करें। खैर, अब लैम्डा एक्सप्रेशन फंक्शन विद हाई ऑर्डर फंक्शन। सो ये कुछ भी नहीं, मैं बताता। मैंने भैया क्या लिखा, इवन तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे कुछ मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। जब हम लोग चाहते हैं कि इस फंक्शन में हम लोग लैम्डा एक्सप्रेशन या फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे। सो ये जस्ट ऊपर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था HOF, यहाँ पे जो दो स्ट्रिंग ले रहा था, यहाँ पे ले रहा है दो इंटीजर, जो कि ऑलरेडी लिख रखा है मैंने। फिर आपको जो फिर यहाँ पे क्या लिखना पड़ता था, यहाँ पे लिखना पड़ता था का पूरा फंक्शन, मतलब हमें लिखना पड़ता था कॉल बैक, देन कोलन, देन ये दोनों टाइप, फिर रिटर्न कर रहा था स्ट्रिंग। सो ये क्या था, ये पूरा था एक फंक्शन, ये पूरा था एक फंक्शन। सेम चीज़ यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे भी पूरा लिखेंगे फंक्शन, बट वो फंक्शन क्या होगा, वो फंक्शन होगा एक लेमडा फंक्शन या लेमडा एक्सप्रेशन। सो बस पूरा लेमडा फंक्शन लिख लेना, फिर वही उठा के यहाँ पे डाल देना, डेट्स इट, और कुछ नहीं है। अपने आप से ट्राई कर लेना ये करना हो तो। फिर एनोनिमस फंक्शन क्या होता है, एनोनिमस फंक्शन, एनोनिमस एनोनिमस निमस होता है ना, एनोनिमस, एनोमिनस बोलता था मैं पहले, वेट, एनोनिमस। अब ठीक है, एनोनिमस, सॉरी, ओके। एनोनिमस फंक्शन क्या होता है, मैंने लिखा है कि एनोनिमस फंक्शन इज फंक्शन विदाउट नेम, ऐसा फंक्शन जिसका नाम ही ना हो, ऐसा फंक्शन जिसका नाम ही ना हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया था, उसका नाम डाला था, सॉरी नहीं, जैसे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया था, उसका नाम क्या डाला था, क्वेड। यहाँ पे एक फंक्शन बनाया था जिसका नाम था HOF, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया था जिसका नाम था प्लेस। सो ये क्या होता है, ये होता है फंक्शन का नाम। अब एनोनिमस फंक्शन ऐसे होते हैं जिनका कोई नाम ही नहीं होता है, जिनका कोई नाम ही नहीं होता है। अब ये कैसे बनाते हैं मैं बताता हूँ। एक वेरिएबल लिखा, AF मतलब एनोनिमस फंक्शन, फिर लिखना है फन, फिर लिखना है फन। अब फन के हम लोग फन के बाद मोस्टली क्या लिखते थे, फंक्शन का नाम, बट यहाँ पे हम लोग फंक्शन का नाम नहीं लिखेंगे, जिनके लिए ये है एक एनोनिमस फंक्शन। फिर यहाँ पे हम लोग ने लिखा एक स्ट्रिंग लिया है, मैंने लिखा स्ट्रिंग जिसका रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग, फिर ब्रेस, देन रिटर्न कर रहा है ये क्या, ये रिटर्न कर रहा है एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। तो ये एनोनिमस फंक्शन हमारा बन चुका है। यहाँ पे प्रिंट एलन करूँगा, AF इसके अंदर पास कर दूंगा, क्या इसके अंदर पास कर दूंगा कोई सा स्ट्रिंग, मैंने पास कर दिया एनोनिमस,
एनोनिमस एनोनिमस इसे रन करूँगा, आउटपुट मिल जाएगा हमें एनोनिमस। एनोनिमस एक बार फिर से बता देता हूँ, एनोनिमस फंक्शन ऐसे होते हैं जिनके और जिनका नाम नहीं होता, बाकी पूरा सेम टू सेम है जैसे हम लोग ऊपर फंक्शन बनाते थे नॉर्मल सा। एक फंक्शन लिखा, नाम लिखा, बस नाम नहीं होगा, बाकी ये सब पैरामीटर्स जो ले रहे हैं, फिर डाटा टाइप, हमें रिटर्न टाइप जो होगा फंक्शन का वो लिख रहे हैं, फिर ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, फिर जो रिटर्न कर रहा है वो सेम टू सेम ऐसा ही, बस इसका नाम नहीं होगा, दैट्स इट। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद कुछ नहीं है, ये चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है, सो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, बाकी एक बार नोट्स पढ़ लेना, सब समझ में आ जाएगा अच्छे से। और सो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट चैप्टर। सो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, जिसका पीडीएफ मैंने ऑलरेडी खोल रखा है अपने ब्राउजर पे, और जिसका प्रोजेक्ट भी बना रखा है मैंने, जस्ट टू सेव टाइम। सो अपने नोट्स को खोलते हैं, देखते हैं क्या लिखा मैंने। सबसे पहले बात कर लेते हैं, चैप्टर का नाम क्या है, एरे। सबसे पहले टॉपिक क्या है हमारा, नल सेफ्टी। नल सेफ्टी क्या होता है? Null safety is a procedure to eliminate the risk of null reference from the code. Kotlin compiler throws null pointer exception immediately if it founds any null. So null क्या होता है? null मतलब खाली, null मतलब खाली। सो Kotlin कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है ना, जैसे मान लो आपने यूज़र से गेट करा एक नंबर, अब आपको क्या करना है कि उस नंबर का आपको होल स्क्वायर प्रिंट करना है। मान लो यूज़र ने कोई नंबर ही ना दिया हो तो आपको मिल सकता है एरर। कौन सा एरर? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। सो इसी एरर को सॉल्व करने के लिए कोटलिन ने प्रोवाइड करा है नल सेफ्टी, जिससे हमें जो एरर है वो नहीं मिलेगा, उसकी जगह हम लोग और कुछ कर सकते हैं। ठीक है, सो इसका कोड देख लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको क्या है इसका मतलब। सबसे पहले मैंने लिख लिया वेयर नेम इज इक्वल्स टू स्टार्क। ठीक है, फिर मैंने नेम को रीअसाइन करने की कोशिश करी है नल में। क्या हम लोग ये कर सकते हैं? हम लोग ये नहीं कर सकते हैं। क्यों? नल कैन नॉट बी अ वैल्यू ऑफ नॉन नल टाइप स्ट्रिंग। ये बोला है कि नल वैल्यू नहीं हो सकती है एक नॉन नल टाइप स्ट्रिंग की। सो यहाँ पे अभी हम लोग ने वैल्यू रखी है, तो इसे हम लोग नल नहीं बना सकते, क्योंकि इसके अंदर एक ऑलरेडी वैल्यू है, तो इसे नल नहीं बना सकते हम लोग। वही मैंने नोट्स में भी लिखा है, कैन नॉट असाइन इन नल एज इट्स नॉट नल, असाइन रीअसाइन इन नल एज इट्स नॉट नल। पर हम लोग चाहते हैं कि इस नेम को नल बनाना, तो कैसे बनाएंगे? पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि can't reassign in null। हम यहाँ पे लिखेंगे well name2 is equals to Steve, फिर यहाँ पे लिख दूंगा name2 is equals to null। अब मैं बताता हूँ कि इससे नल कैसे बना सकते हैं हम लोग। मैंने क्या करा, इसका डाटा टाइप लिखा जो कि स्ट्रिंग है, फिर लगा दिया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर लगा दिया एक क्वेश्चन मार्क। ओके, अब यहाँ पे एक एरर क्या आ रहा है, यहाँ पे बता रहा है वैल कैन नॉट बी रीअसाइन। मैंने बताया था कि वैल रीअसाइन, तो वैल यूज करें। अब हमने इसको नल बना दिया, अब ये बन गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग ने लगा दिया यहाँ पे नल सेफ्टी। हम लोग ने मतलब ये इंडिकेट कर दिया कि हाँ अब ये नल हो सकता है। अगर ये ना लगा था तो नल नहीं कर सकते उसे रीअसाइन। अगर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, जैसे बोलते हैं नल सेफ्टी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नल हो सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर डाटा टाइप ना लगाएं तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं कि हम कोई सा वेरिएबल बनाना चाहते हैं या कुछ जो कि नल हो सकता है या नल है वॉटएवर, तो आपको डाटा टाइप लिखना होगा और उसके बाद जैसे क्वेश्चन मार्क, फिर आप उसे एक नल बना सकते हैं। दैट्स इट। सो आई होप ये समझ में आ गया आप। और मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख दिया, एडिंग क्वेश्चन मार्क आफ्टर इट्स डाटा टाइप वी स्पेसिफाइड इट एज इट कैन बी नल। और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि कैन बी असाइन इन नल, वर्किंग विद वेरिएबल दैट कैन बी नल। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपने यूज़र से एक नंबर लिया और उसका होल स्क्वायर प्रिंट करना है, और यूज़र ने अगर कोई नंबर नहीं डाला, तो एक एक्सेप्शन मिल जाएगा हमें नो नल पॉइंटर का। नो नल पॉइंटर शायद नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो उसे सॉल्व कैसे करें कि हमें एरर ना मिले, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा हुआ है
फिर लिखा नेम लेंथ, ठीक है। यहाँ पे अभी हम लोगों ने नेम डॉट लेंथ लिखा, तो इसका लेंथ तो हम लोग गेट कर सकते हैं। अभी हमने लिखा वेयर नेम टू लेंथ इज इक्वल्स टू नेम टू डॉट लेंथ। तो ये करने पे हमें एरर क्यों मिला? नेम टू के लेंथ को जब हम लोग गेट करना चाह रहे हैं तो एरर क्यों मिल रहा है, देखते हैं यहाँ पे क्या बता रहा है एरर में कि ओनली सेफ क्वेश्चन मार्क डॉट और नॉन नल एक्सेप्टेड एक्सक्लेमेटरी डॉट, ये बाद में बताऊंगा मैं क्या है। कॉल्स आर अलाउड ऑन अ नलेबल रिसीवर ऑफ टाइप स्ट्रिंग। अब हम लोग को जब कुछ गेट करना है उस वेरिएबल जो कि एक नल हो सकता है या नल है, उसके साथ कुछ करना है, तब हमें लगाना पड़ेगा क्या, एक क्वेश्चन मार्क, जो कि ऑपरेटर ही होता है बोल सकते हैं, एक क्वेश्चन मार्क और डॉट, ठीक है। सो जब हम लोग ऐसे वेरिएबल के साथ कुछ करना चाहते हैं जो कि एक नल है या नल हो सकता है, तो हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन मार्क एंड डॉट, फिर जो भी करना हमें लेंथ गेट करना हो और वट, फिर वही कर देंगे एंड डेट्स इट, हमारा काम हो जाएगा। सो आई होप ये भी समझ में आ गया आपको। अब इसके और भी मेथड्स हैं। सबसे पहले मैं देखो मैंने लिखा फर्स्ट चेक नल इन कंडीशन। तो मान लो मैंने लिख दिया कि यहाँ पे वर्किंग विद working with variables that can be null, okay, working with variables that can be null. First method, फर्स्ट मेथड में मैंने कंडीशंस लगाई है, कंडीशन लगाई इफ एल्स की कि अगर नल हो तो ये करो एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, वेयर लेंथ इज इक्वल टू इफ नेम टू इज नॉट नल, इफ नेम टू इज नॉट नल। मैंने बताया था आपको कि नॉट इसका मतलब होता है नॉट नल, एक्सक्लेमेटरी साइन और इज इक्वल टू का मतलब होता है नॉट। फिर यहाँ पे मैंने लिखा नेम टू डॉट लेंथ एल्स कुछ प्रिंट कर दो क्या कि नल। नोट्स में मैंने क्या लिखा है, हाँ वही करा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस कोड का मतलब क्या हुआ, मैंने बोला कि अगर नेम टू नल नहीं हो तब इस वेरिएबल में डाल दो नेम की जो लेंथ है वो, वरना अगर नल है तो प्रिंट कर दो नल। अभी मैं इसे रन करता हूँ, आप लोगों को पता चल जाएगा ऑलरेडी कि व्हाट्स द मैटर। अभी फ़िलहाल के लिए क्या है, अभी के लिए ये है नल, तो हमें प्रिंट हुआ मिलेगा नल, क्योंकि मैंने बोला कि अगर नल ना हो तब इसकी लेंथ इसमें डालो, वरना क्या करो, वरना प्रिंट कर दो नल। सो हमारा नल जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, सो हो गया हमारा रन। तो अभी हमें प्रिंट हुआ ये क्यों नहीं मिला, मैं बताता हूँ। मैंने बोला था अगर ये नल नहीं है, पर यहाँ पे नल है, अगर ये नल नहीं है तो इसके अंदर डाल दो ये, वरना क्या कर दो एल्स। यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, प्रिंट एलन लिखना पड़ेगा मुझे, प्रिंट एलन यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेंथ, अब हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ नल लिखा था, मैंने ये नहीं बोला था कि इसे प्रिंट करो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि हमें इस वेरिएबल में वैल्यू कुछ डालनी थी, तो मैंने वैल्यू डाल दी नल, अब इसे प्रिंट कर दिया। सो अब आ गया नल, क्यों, क्योंकि ये एक नल है। मैंने बोला था अगर नल ना हो तो जो लेंथ है नेम की वो लेंथ में डाल दो, वरना नल डाल दो। अभी के लिए मैं इसे कमेंट आउट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टीव लिखा है, अब इसकी लेंथ जो है वो स्टोर हो जाएगी लेंथ वेरिएबल में, और फिर मैंने उसे प्रिंट कर दिया। तो किसकी लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5, और 5 हमें प्रिंट होके मिल गया, ठीक है। सो आई भी समझ में आ गया आपको। अब दूसरा मेथड देखते हैं क्या, सेकंड मेथड है सेव कॉल। सेव कॉल बताता हूँ क्या है सेकंड मेथड, सेव कॉल है, ठीक है। वेल लेंथ इज इक्वल टू नेम टू क्वेश्चन मार्क डॉट, मैंने बताया था अभी। एक काम करता हूँ यहाँ पे लेंथ कर देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे कर देता हूँ नेम टू डॉट क्वेश्चन मार्क डॉट लेंथ, फिर प्रिंट लेंथ टू। सो ये क्या है, क्वेश्चन मार्क और डॉट, इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क और डॉट का मतलब हुआ सेव कॉल, सेव कॉल, ठीक है।
यहाँ पे मैंने लिखा है सेफ कॉल्ड बाय एडिंग क्वेश्चन मार्क और डॉट आफ्टर इट, इफ इट विल नॉट बी नल देन लेंथ विल बी गेट एल्स नल। तो मैंने बोला है कि अगर अगर ये नल नहीं होगा तो इसकी जो लेंथ है इसके अंदर आ जाएगी, अगर ये नल हुआ तो ये प्रिंट हो जाएगा नल, अगर ये नल हुआ तो प्रिंट हो जाएगा नल। सो अभी प्रिंट क्या हुआ, नल, क्यों, क्योंकि ये एक नल है, क्योंकि ये नल है। अभी मैं इससे क्वेश्चन मार्क कमेंट आउट कर दूंगा, रन करूंगा तो हमें इसकी जो लेंथ है वो प्रिंट मिल जाएगी, जो कि क्या थी 5, और 5 मिल गई हमें। ठीक है, बाय द वे ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है। अब ये नील सेफ कॉल हम लोग उसी पे लगाते हैं जहाँ पे आपने इंडिकेट करा हो कि ये नल हो सकता है। ठीक है, कि ये नल हो सकता है तो क्वेश्चन मार्क लगा दोगे आप। सो आप ये जो सेफ कॉल है एंड ऑल इन सब का यूज़ कर सकते हो आप। आई होप ये भी समझ में आ गया आपको। थर्ड मेथड, थर्ड मेथड थर्ड मेथड कन्वर्ट्स एनी वैल्यू इन नॉन नल एंड थ्रोज एक्सेप्शन इफ वैल्यू इज नल। सो कोई भी वैल्यू की बना देता है नॉन नल और थ्रो करता है एक्सेप्शन अगर वो होता है नल, अगर नल होता है तो थ्रो करता है एक्सेप्शन। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वेल लेंथ 3 इज इक्वल्स टू नेम टू एंड एक्सक्लेमेटरी डॉट लेंथ। ठीक है, अब प्रिंट करूंगा एलन लेंथ 3, लेंथ 3। तो अभी यहाँ पे कुछ गड़बड़ आ रही, देखते हैं कि अनरिजॉल्व रेफरेंस लेंथ ने क्या कर दिया, डॉट लेंथ। क्या हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या, लेंथ कुछ ये करा मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया गेस। नेम टू डॉट लेंथ, उप्स ऐसा क्यों हो रहा है। अनरिजॉल्व रेफरेंस लेंथ काम करता हूँ, इसे करा कमेंट आउट और गया। क्यों ऐसा क्यों हुआ मैं बताता हूँ। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि ये ऑपरेटर जो होता है क्वेश्चन क्या बोलते हैं एक्सक्लामेटरी फिर लगाते हैं डॉट, जो भी हमें करना होता है जैसे लेंथ चाहिए तो डॉट लेंथ, और बाकी चीज़ों के लिए अलग अलग लगा सकते हैं व्हाटएवर। ठीक है, सो ये करता है क्या है कि एक्सेप्शन थ्रो करता है अगर नल होता है। तो अभी के लिए नल था, अभी के लिए नल था, इसलिए ये लेंथ जो है वो काम ही नहीं कर रही थी क्योंकि ये लेंथ है। सो ऑब्वियसली ये एक्सेप्शन थ्रो करता। तो मैंने इसे कमेंट आउट कर दिया था, फिर ये वर्क करने लगा था, फिर मैंने इससे नल फिर से बना दिया, फिर से नल बना दिया तो अब ये काम नहीं करेगा क्योंकि वो नल है। मैंने बोला था अगर ये ऑपरेटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो ये थ्रो करता है एक एक्सेप्शन अगर नल होता है तो, और अभी वो नल है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, अब ये नल नहीं है। ठीक है, इसे कमेंट आउट कर देता हूँ अभी के लिए, आगे बढ़ते हैं। एरे, सो ये नल वल का जो सारा टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया। सबसे पहले मैंने बताया कि नल कि किसी को अगर एक नल बनाना हो कि मतलब इंडिकेट करना हो, उसे बताना हो कि हाँ ये नल हो सकता है, तो उसके डाटा टाइप के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दें आप। सो इससे क्या होगा ना कि आप इस वेरिएबल को नल बना सकते हो और इससे भी इंडिकेट कर रहे हैं आप कि हाँ ये एक नल हो सकता है। फिर मैंने बताया कि अगर आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे आगे तो उससे नल बना सकते हैं। फिर मैंने बताया कि वर्किंग विद वेरिएबल्स दैट कैन बी नल, जो नल हो सकते हैं उनसे कैसे बचें, मतलब हमें अगर नल होगा तो एक्सेप्शन मिलेगा जो कि हम नहीं चाहते हैं, इसलिए उससे कैसे बचना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये एक इफ़ है, इफ एल्स कंडीशन है, फिर एक नल सेफ्टी ऑपरेटर है, फिर एक एक्सक्लेमेटरी ऑपरेटर है। सो ये 3 मेथड्स बता दिए हैं मैंने। सो आई होप आपको सब समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं एरे। एरे क्या होती है, एरे एरे इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज का कलेक्शन। जैसे हम लोग वेरिएबल बनाते थे एक, मैंने लिखा वेर, मैंने लिख दिया आइटम्स इज इक्वल टू, फिर लिख दिया मैंने आइटम 1। क्या हम इसमें और आइटम ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर आइटम 2 भी आ जाए, आइटम 3 भी आ जाए। सो ऐसा नहीं हो सकता। एक वेरिएबल बनाए उसके अंदर एक ही चीज़ स्टोर कर सकते हैं, ना कि बहुत सारे। ठीक है, ना कि बहुत सारे।
सो इसी चीज़ों को करने के लिए हम यूज़ करते हैं एरे का। इज़ अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़, मतलब इसके अंदर हम लोग वैल्यूज़ का कलेक्शन स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं एक एरे, वह लिखा डेटा इज इक्वल्स टू एरे ऑफ, एरे ऑफ मैंने बोला एरे ऑफ मतलब कलेक्शन ऑफ, फिर उसके अंदर डालनी है वैल्यूज, मैंने डाल दिया स्टार। अब इसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो, इंटीजर, नंबर, फ्लोट, नो इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, व्हाटएवर। चलो मैंने कैरेक्टर भी डाल दिया, फिर चलो एक फ्लोट भी डाल दिया, ठीक है, बस इतना डालते हैं। सो अभी हमारी एरे बन चुकी है इन वैल्यूज़ की, इन वैल्यूज़ की हमारी एरे बन चुकी है। अब हम लोग अगर प्रिंट करेंगे, अगर हम प्रिंट करते हैं इस एरे को, ये क्या है, ये एरे है पूरा, ये एरे है और ये वैल्यूज़ हैं। अगर हम प्रिंट करते हैं इस एरे को तो क्या हमें ये वैल्यूज़ मिलेंगी? लेट्स सी। सो हमें वैल्यूज़ नहीं मिली, हमें ये सब ऐसा लिख के आ रहा है, क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसे डायरेक्ट एरे को प्रिंट करके उसकी वैल्यूज़ नहीं गेट कर सकते। यहाँ पे मैं कमेंट आउट करके लिख देता हूँ कि can't get values of arrays by printing the array। अब मैं बताता हूँ कि इससे इसकी एक एक वैल्यू कैसे गेट कर सकते हैं, कैसे प्रिंट कर सकते हैं एंड ऑल। सबसे पहले मैंने लिखा प्रिंटलन डेटा, प्रिंटलन लिखा डेटा, फिर मैंने लिखा एक स्क्वायर ब्रैकेट, फिर मैंने लिखा ज़ीरो ज़ीरो। इसका मतलब क्या, अभी पहले रन करता हूँ फिर बताता हूँ। रन करा और हमें मिला स्टार, स्टार। अब स्टार क्यों प्रिंट होगा, सबसे पहले बताऊं कि ये 0 और 1 2 3 वॉट ये सब क्या है, ये सब है इंडेक्स, इंडेक्स है एरे के। जैसे मैंने बताया था कि आपको जैसे एक स्ट्रिंग लिखी है, मान लीजिए ये लिखा है एक स्ट्रिंग, ठीक है, तो स्ट्रिंग में ये इसकी इंडेक्स क्या है, 0 इंडेक्स पे कौन है एस, 1 इंडेक्स पे कौन है टी, और 2 इंडेक्स पे कौन है आर। तो मैंने इंडेक्स के बारे में आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे एक एक कैरेक्टर्स जो होते हैं वो प्लेस होते हैं, ठीक है, मैं बता चुका हूँ आपको ये सब इंडेक्स क्या होते हैं एंड ऑल। सो सेम चीज़ यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे पूरी पूरी एक वैल्यू जो है वो होगी इंडेक्स, पूरी एक वैल्यू एक इंडेक्स होगी। सो जैसे अभी के लिए एक वैल्यू है, ये स्टार्टिंग वैल्यू है, ये क्या हुई 0 इंडेक्स, ये दूसरी वैल्यू है, ये हुआ 1 वैल्यू 1 इंडेक्स सॉरी, फिर ये है थर्ड वैल्यू जो कि होगी हमारी 2 इंडेक्स। सो ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स, ये 3 इंडेक्स। अभी के लिए मैंने बोला था प्रिंट एलन डेटा जो कि एरे है, फिर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 0 लिखा, तो 0 इंडेक्स पे कौन है स्टार, सो हमें प्रिंट होके मिल गया स्टार। जब हम लोग किसी एरे का वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू इंडेक्स, सो हम लोग एरे लिखते हैं देन स्क्वायर ब्रैकेट, जिस भी इंडेक्स पे जो सा भी आइटम हम लोग चाहते हैं, जैसे 0 इंडेक्स पे कोई आइटम है वो हम लोग चाहते हैं तो हम लोग कहेंगे 0। हम चाहते हैं कि हमें जो 2 इंडेक्स पे है वो वैल्यू चाहिए तो हम लिखेंगे 2, और 2 पे है क्या 0 1 2 जो कि है एस, सो हमें प्रिंट होके मिलेगा एस, ठीक है। फिर मैंने लिखा, फिर दूसरा एग्जांपल लिखा मैंने 2 का, बता दिया मैंने आपको। फिर मैंने लिखा यहाँ पे, मान लीजिए मैंने लिख दिया प्रिंट एलन, फिर लिखा डेटा, फिर मैंने लिख दिया 10। सो इससे क्या होगा मैं बताता हूँ क्या होगा, हमें मिलेगा एक एरर। एरर क्यों मिलेगा बता देते हैं आपको, वो भी एरर मिला, एरर मिला इंडेक्स 10 आउट ऑफ बाउंड्स फॉर लेंथ 4। सो इसकी इंडेक्स पहले गिनो कितनी है, 0 1 2 3, सिर्फ 3 इंडेक्स है इसमें, ठीक है। अब मैंने क्या डाला 10, अब 10 इंडेक्स पे जब कुछ है ही नहीं सो ऑब्वियसली हमें एरर मिलेगा, ठीक है। जब 10 इंडेक्स पे कुछ है नहीं, इतने इंडेक्स है ही नहीं, सिर्फ कितनी इसकी लेंथ क्या है 1 2 3 4, इसकी इंडेक्स क्या है 0 1 2 3, सिर्फ 3 इंडेक्स तक है, मैंने डाल दी 10 तो हमें मिलेगा एरर। तो मैं कमेंट आउट कर देता हूँ मैं इसे कि एक एरर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने लिखा है कि प्रिंट एलन डेटा डॉट साइज, ये क्या करेगा, प्रिंट एलन डेटा डॉट साइज, ये क्या करेगा ना, जो हम भी हमारी साइज होगी एरे की, साइज या लेंथ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, वो प्रिंट कर देगा। अब ये बता रहा 4, तो इसकी साइज क्या है, मतलब साइज मतलब कितने सारे वैल्यूज हैं, एक वैल्यू 2 वैल्यू 3 वैल्यू 4 वैल्यू, 4 वैल्यूज हैं तो प्रिंट हो गया 4,
साइज मतलब डेटा का साइज कितना है वो प्रिंट कर देगा ये। फिर यहाँ पे मैंने लिखा है डेटा का ज़ीरो वाला इंडेक्स, डेटा का ज़ीरो इंडेक्स को मैंने कर दिया है टोनी, ठीक है। अब मैं ये करके प्रिंट कर देता हूँ डेटा के ज़ीरो वालों को। तो पहले क्या था, पहले डेटा का जो ज़ीरो इंडेक्स था वो स्टार, मैं इसे रन करता हूँ। पहले डेटा का जो ज़ीरो इंडेक्स था वो स्टार, फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने बोला कि डेटा को जो ज़ीरो इंडेक्स है उसे बना दो टोनी, फिर मैंने प्रिंट करवा दिया डेटा के ज़ीरो इंडेक्स को जो कि है टोनी। सो जब हम लोग चाहते हैं किसी वैल्यूज़ को, जो किसी वैल्यू को चेंज करना उसके इंडेक्स के अकॉर्डिंग, तो हम लोग उस इंडेक्स को लिखेंगे, फिर इज इक्वल्स टू लगाएंगे, और जो भी न्यू वैल्यू डालना चाहते हैं हम लोग वो लिख देंगे। दैट्स इट। आई होप कि ये भी समझ में आ गया आपको। बाकी मैंने रेड पेन से सब लिख रखा है कि ये डॉट साइज फॉर गेटिंग साइज ऑफ द एरे, चेंज वैल्यू फॉर गिवन इंडेक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ मैंने लिख रखा है। डेटा डॉट सेट मैंने लिखा यहाँ पे, डेटा डॉट सेट कर दो जो हमारा ज़ीरो इंडेक्स पे है उसे कर दो टोनी स्टार्क, ठीक है। फिर प्रिंटलन डेटा डॉट सॉरी डेटा का ज़ीरो इंडेक्स। सो अब क्या हो जाएगी टोनी स्टार्क। सो बेसिकली डॉट सेट क्या है, डॉट सेट एक दूसरा मेथड है। अब मेथड बोले आप या फंक्शन बोले, मेथड और फंक्शन दोनों एक ही चीज़ होती है अगर आपको नहीं पता तो, ठीक है। मेथड और फंक्शन दोनों एक चीज़ होती है। सो ये एक फंक्शन है या मेथड, एक फंक्शन है क्या करने के लिए, सेट करने के लिए ज़ीरो इंडेक्स पे जो भी वैल्यू आप जाना चाहते हैं। अब जैसे आप 12 और 3 इंडेक्स पे डालना चाहते हैं तो 3 पे डालिए, 0 पे डालना चाहते हैं 0 पे डालिए, जिस भी इंडेक्स पे आप डालेंगे वो हो जाएगा। आपने डॉट सेट लगाया, फिर आपने इंडेक्स डाला, फिर आपने वैल्यू डाला। हम चाहते हैं कि ज़ीरो इंडेक्स पे ये वैल्यू आ जाए, इसीलिए टोनी स्टार प्रिंट हुआ, टोनी स्टार प्रिंट हुआ, ठीक है। सो इजी कौन सा है, इजी है ये वाला। सो आप डॉट सेट के जगह ये भी यूज़ कर सकते हैं, बस मैंने यहाँ पे दूसरा मेथड बता रखा है, डेट्स इट, और कुछ है नहीं। फिर यहाँ पे मैंने लिखा है गेट, गेट क्या करेगा, डेटा डॉट, मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंटलन डेटा डॉट गेट ज़ीरो इंडेक्स, ये क्या करेगा, ये भी टोनी स्टार प्रिंट कर देगा। बेसिकली क्या करेगा, डॉट डॉट गेट, मैंने बोला कि गेट करो ज़ीरो इंडेक्स की वैल्यू, गेट करो ज़ीरो इंडेक्स की वैल्यू जो कि है टोनी स्टार। सो अगर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, प्रिंटलन देन डेटा देन ज़ीरो, ठीक है। तो ये दूसरा मेथड है गेट करने के लिए, ये दूसरा मेथड है सेट करने के लिए। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आप चाहें। अभी अगर मैं गेट पे और करूँ तो शुड बी रिप्लेस विद इंडेक्सिंग, देखिए ये भी बता रहा है, ये भी प्रीफर करता है इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग करना, ना कि ये फंक्शंस यूज़ करना, क्योंकि ये आपका टाइम बचाएगा। सो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ, एरे ऑफ खत्म हुआ। फिर मैंने लिखा है गेटिंग वैल्यूज अलॉन्ग विद इंडेक्स विद फॉर लूप। अब हम लोग चाहते हैं ना इसकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं, इस एरे की जितनी भी वैल्यूज़ हैं सारी मिल जाए, किससे, लूप से, एक फॉर लूप से। गेटिंग वैल्यूज अलॉन्ग विद इंडेक्स विद फॉर लूप, ठीक है, विद नॉट सिर्फ विद फॉर लूप। मैंने लिखा फॉर, फिर डाल दी इंडेक्स और वैल्यू, फॉर, फिर मैंने लिखा इंडेक्स और वैल्यू इन जो भी हमारा एरे था जो कि था डेटा, ठीक है। मैंने लिखा डेटा, फिर मैंने लिखा डॉट, फिर मैंने लिखा विद इंडेक्स, विद इंडेक्स, फिर मैं प्रिंट कर दूं, प्रिंटलन इंडेक्स डॉलर इन इंडेक्स, लिखूंगा यहाँ पे वैल्यू, डॉलर वैल्यू। अब मैं बताता हूँ कि ये क्या है, मैंने क्या करा यहाँ पे, हो सकता है आप समझ गए, बट इससे मुझे तो बताना, मैं बताऊंगा। फिर मैंने आपको फॉर लूप के बारे में बता रखा था कि सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इंडेक्स और वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग ने इंडेक्स और वैल्यू लिख दिया कि हमें इंडेक्स और वैल्यू चाहिए, किसमें, मैंने बोला इन, किसमें, डेटा, डेटा जो एरे है उसमें। बट आप सिर्फ डेटा लिखेंगे तो आपका काम नहीं बनेगा, आपको लगाना पड़ेगा डॉट विद इंडेक्स फंक्शन। ये क्या करेगा ना, इसका इंडेक्स भी गेट कर लेगा, हमें इंडेक्स भी चाहिए ना, इसलिए डॉट इसका इंडेक्स भी गेट कर लेगा। सो इंडेक्स गेट करा, वैल्यू गेट करा, फिर प्रिंट कर दिया हम लोग ने इंडेक्स और वैल्यू, से रन करते हैं।
सो इसे रन करने पे हमें इंडेक्स ऑफ वैल्यू मिल जाएगी इस एरे की। सो इंडेक्स 0 आया क्या, वैल्यू ये, इंडेक्स 1 पे वैल्यू ये है, इंडेक्स 2 पे वैल्यू ये है, इंडेक्स 3 पे वैल्यू ये है। क्या यही है? हाँ यही है। पहले स्टार, देन 38, देन एस, देन 21 20। ठीक है। सो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। फिर गेटिंग एरेस वैल्यू विद फॉर ईच लूप। फिर मैंने यहाँ पे फॉर ईच लूप बता रखा है कि हमें अगर एरे की वैल्यू चाहिए फॉर लूप से तो कैसे कर सकते हैं। गेटिंग एरेस वैल्यू विद फॉर ईच लूप, फॉर ईच लूप। सो डेटा लिखा, डॉट लिखा फॉर ईच डेटा डॉट फॉर ईच डेटा डॉट फॉर ईच, लिखा मैंने डिटेल्स। चलो मैं लिख लेता हूँ आइटम्स। फिर मैंने लगाया एक एरो, देन प्रिंट करा, प्रिंट एलन डेटा का जो प्रिंट एलन डिटेल्स आइटम्स, मैं आइटम्स करूँगा। तो फॉर ईच लूप क्या है? फॉर ईच का मतलब होता है हर एक। फॉर ईच का मतलब होता है हर एक। मैंने लिखा डेटा डॉट फॉर ईच, मैंने लिखा कि डेटा के हर एक आइटम्स के लिए, हर एक आइटम को यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया है। सो फॉर ईच लगाना है एरे पे, फिर हमें जो चाहिए वो लिखना है। अब यहाँ पे आप वैल्यूज लिखे हैं, आइटम्स लिखे हैं, वॉट एवर अपॉन यू। ठीक है। फिर एरो लगा के हमें जो करना है वो करिए, प्रिंट करना है प्रिंट करना है, प्रिंट करना है तो प्रिंट करिए, और यू कैन डू वॉट एवर यू वांट। मैंने यहाँ पे प्रिंट करा क्या, ये वैल्यूज। सो इसने क्या करा ना कि डेटा ऑफ फॉर ईच, इसके हर एक वैल्यू को वैल्यूज में स्टोर कर दिया, फिर हम लोगों ने इसी वैल्यूज को प्रिंट कर दिया, दैट्स इट। सो इससे रन करूंगा सो हमें सारी वैल्यूज प्रिंट होकर मिल जाएगी, और मिल भी गई। टोन स्टार 38 S 20.2। सो ये टॉपिक खत्म हुआ। अब मैंने लिखा गेटिंग इंडेक्स विद इंडिसेस, गेटिंग इंडेक्स विद इंडिसेस। मैंने यहाँ पे लिखा गेटिंग इंडेक्स विद इंडिसेस, गेटिंग इंडेक्स विद डॉट इंडिसेस लिख देता हूँ, डॉट इंडिसेस। मैंने लिखा फॉर देन इंडेक्स इन डेटा डॉट इंडिसेस, इंडिसेस प्रिंट एलन एंड प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो क्या, प्रिंट कर दो डॉलर, डॉलर इंडेक्स, फिर डॉलर, देन कर्ली ब्रेस, देन डेटा जो कि हमारा एक एरर है, देन इसके अंदर हम लोग डाल देंगे इंडेक्स, इसके अंदर डालना सॉरी इंडेक्स। ओके। सो ये डॉट इंडेक्सेस क्या है? डॉट इंडेक्सेस क्या करता है ना कि इंडेक्स सारे इसके जो इंडेक्स है वो ना इसमें डाल देगा, जो इसके डेटा एरे का जो इंडेक्सेस हैं सारे इंडेक्सेस क्या कर देगा, इस इंडेक्स में डाल देगा। फिर हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने इंडेक्स, सो इंडेक्स होगा 0 1 2 वट एवर, पहले वो प्रिंट होगा, देन एरो, फिर मैंने लिखा डेटा, फिर उसके अंदर डाल दिया इंडेक्स। तो पहले 0 जाएगा इसके अंदर, फिर 1, फिर 2, ऐसे जा जाके हमें सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। सो लेट्स रन इट एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव गॉट। देखो पहले 0 इंडेक्स था, 0 इंडेक्स पे टोनी स्टार, फिर 1 इंडेक्स पे 38, 2 इंडेक्स पे ये, 3 पे ये। सो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। क्रिएटिंग एरे विद एरे कंस्ट्रक्टर। अभी वो क्या था, अभी ऊपर था एरे, एरे ऑफ। अब यहाँ पे हम लोग एरे बनाएंगे एरे कंस्ट्रक्टर से, एरे कंस्ट्रक्टर, क्रिएटिंग एरे विद एरे कंस्ट्रक्टर, क्रिएटिंग एरे विद एरे कंस्ट्रक्टर। थोड़ी बोलने में प्रॉब्लम इसलिए हो रही क्योंकि यार बहुत ठंड है। एनीवेज, well array is equals to, well array is equals to, then array constructor, array constructor, then size होगा हमारा मान लो 5, फिर यहाँ पे होगा एक int n into n। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, जस्ट वेट एंड वॉच। मैंने लिखा यहाँ पे क्या, मैंने लिखा array dot for each, array dot for each, और क्या for num, then println कर दो num को।
ठीक है। तो अभी मैंने एरे कंस्ट्रक्टर, इसका मतलब क्या हुआ, अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि एरे ऑफ लिख के जो जो वैल्यूज थे हम लोग ने सारी लिख देते थे, पर ये एक एरे कंस्ट्रक्टर इसमें ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। उसमें दो पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहले साइज़, हमें साइज़ डालना होता है, फिर हम लोग ने यहाँ पे एक लैम्डा फंक्शन डाल दिया, ठीक है, जो कि क्या करेगा ना कि ये एन क्या है, सबसे पहले बता दो एन क्या है। एन क्या है ना, मान लो इंडेक्स है, तो इसकी साइज़ क्या है 5। तो जब 1 साइज़ है तो इंडेक्स क्या है 0। जब 2 साइज़ है तो इंडेक्स इसकी क्या है 1। जब 3 साइज़ है तो इसकी इंडेक्स है 2। तो ये 5 साइज़ है तो इंडेक्स क्या होगी 4। ठीक है। सो वो सारी अब एरे में आ चुकी है। फिर मैंने फॉर ईच लगा के जो भी इसकी वैल्यूज़ थी वो प्रिंट करा दी है। सबसे देखो, पहले मैंने बोला था इंडेक्स क्या है 0, तो 0 इंटू 0 क्या हुआ 0, फिर 1, 1 इंटू 1 हुआ 1, फिर 2, 2 इंडेक्स 2 इंटू 2 क्या हुआ 4, 3, 3 इंटू 3 9, 4, 4 इंटू 4 16। सो बेसिकली क्या करेगा, साइज़ डाला हम लोगों ने 5 साइज़, फिर उसके अंदर ना 5 साइज़ में इंडेक्स स्टोर हो जाएंगे इसके अकॉर्डिंग, इस साइज़ के अकॉर्डिंग। अगर 6 होता तो 5 इंडेक्स स्टोर होते, 10 होता सो 9 इंडेक्स स्टोर होते। सो इसके अकॉर्डिंग स्टोर होंगे। यहाँ पे डालना साइज, यहाँ पे मैंने डाला लैम्डा फंक्शन, फिर मैंने उसे प्रिंट कर दिया फॉर ईच फंक्शन से। डेट्स इट। अगर फास्ट लग रहा हो सो आदत डालनी पड़ेगी, और आप लोग को समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं क्योंकि ये कोई नए बहुत सारे टॉपिक है नहीं। एरे एंड ऑल, इंडेक्स एंड ऑल, ये सब आप लोग को पता होगा ऑलरेडी। एनीवेज फिर हम लोग चलते हैं लिस्ट के पास कि ये लिस्ट क्या होते हैं। लिस्ट भी एक एरे की तरह काम करता है। लिस्ट लिखा मैंने यहाँ पे, लिखा लिस्ट ऑफ, ठीक है। फिर मैं इसके अंदर डाल दूंगा वैल्यूज, जावा C10, बस इतने डालते हैं अभी के लिए। फिर मैं नीचे चलता हूँ। सो अभी हम लोग ने क्या, जैसे एरे ऑफ बनाते थे, एक लिस्ट ऑफ है। लिस्ट मतलब क्या, लिस्ट, लिस्ट मतलब लिस्ट। अब मैंने प्रिंट कर दिए हैं यहाँ पे प्रिंट एलन लिस्ट का कौन सा 1, जो कि है C। सो इसे प्रिंट कर दूंगा तो हमें C लिखा मिल जाएगा, ठीक है। सो रन हो रहा है अभी, C प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे मान लो मैंने प्रिंट कर दिया, प्रिंट एलन कर दिया लिस्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, क्या यहाँ पे हमें जैसे एरे ऑफ को हम लोग ने प्रिंट करा था तो एकदम अजीब सा लिख के आ रहा था, कि यहाँ पे भी वैसा होगा, वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे इसकी वैल्यूज प्रिंट होके आ गई एक लिस्ट में। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा तो समझो ये एक लिस्ट है। तो इसने क्या करा ना, मैंने लिस्ट को प्रिंट करा, इसने पूरा लिस्ट प्रिंट कर दिया अलॉन्ग विद दिस वैल्यूज, क्योंकि ये एक लिस्ट है, ये लिस्ट है इन वैल्यूज, इसलिए इसने पूरी लिस्ट प्रिंट कर दी। दैट्स इट। फिर इसकी साइज गेट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है वही डॉट साइज वाला फंक्शन, लिस्ट डॉट साइज। इसे रन करूँगा, इसकी साइज क्या है 1 2 3, और हमें 3 प्रिंट होके मिल जाएगा। सो अब डिफरेंस की बात करते हैं कि एरे ऑफ और लिस्ट ऑफ में डिफरेंस क्या है। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ कि प्रिंट एलन, सॉरी प्रिंट एलन नहीं, मैं लिखूँगा यहाँ पे लिस्ट, फिर लिख दूँगा 0, लिखूँगा इज इक्वल्स टू, लिखूँगा कॉटलिन। अब देखो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, एरर दिखाओ भैया, नन ऑफ द फॉलोइंग कैंडिडेट अनरिजॉल्व्ड, ला छोड़ो से, ठीक है मैं बताता हूँ क्या। सो एरे ऑफ जब हम लोग यूज़ करते हैं तो इसकी वैल्यू जो होती है इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम लोग चेंज कर सकते हैं, बट लिस्ट में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। लिस्ट की जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ हो गई, अब उसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते, अब उसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये एरर देगा, इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। सो लिस्ट खत्म हुआ। अब देखते हैं आइटम्स ऑफ लिस्ट कैन बी गेट बाय लूप्स लाइक एरे। सो जैसा मैंने बताया था कि जैसे एरे की हम लोग गेट करते हैं वैल्यूज़ लूप से, सेम वैसे भी लिस्ट की भी गेट करा जा सकता है लूप से। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेटिंग आइटम, गेटिंग वैल्यूज ऑफ लिस्ट विद फॉर लूप। मैं लिखूँगा यहाँ पे लिस्ट डॉट फॉर ईच, यहाँ पे लिख दूंगा वैल प्रिंटलन वैल। तो मैंने प्रिंट फॉर ईच आइटम्स एंड
मैंने वही करा है, कोई डिफरेंस है नहीं। अब यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है? अनएक्सेप्टेड टोकन यूज हियर टू सेपरेट, ये क्या बोल रहा है? ओके सॉरी, वैल एक कीवर्ड में इसे नहीं यूज़ कर सकता, मैं लिखूंगा वैल्यूज, क्योंकि वैल हम लोग क्या करते हैं, वैल हम लोग वेरिएबल्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, करते हैं, तो इसे यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। अब एरर आ रहा है कि अनएक्सपेक्टेड टोकन यूज हियर टू सेपरेट एक्सप्रेशंस ऑन द सेम लाइन। क्या हो गया, मैंने क्या गलती कर दी? ओके मैंने क्या करा ना, मैं बताता हूँ, मैंने करली ब्रैकेट्स में गड़बड़ कर दी है। डॉट फॉर ईच, फिर यहाँ पे लिखूंगा मैं वैल्यूज प्रिंटलन वैल्यूज। अब हमारा ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा। मैंने बस यहाँ पे करली ब्रेसेस के जगह मैंने सर्कल वाला लगा दिया था, ब्रेसेस, सॉरी ब्रेसेस नहीं ब्रैकेट्स। सो इसमें जो लिस्ट आइटम्स है उसने वो प्रिंट कर दिया जावा C10। सेम ऐसा ही है जैसे एरर में हम लोग वैल्यूज प्रिंट करते थे लूप से, यहाँ पे भी लूप से प्रिंट कर दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो मैंने बता रखा है कि हम लोग वैल्यू नहीं चेंज कर सकते हैं, वैल्यू नहीं चेंज कर सकते। फिर यहाँ पे मैंने स्पेसिफाइड डाटा टाइप ऑफ लिस्ट बताया कि मान लो हम चाहते हैं कि ये जो लिस्ट होगा, ये लिस्ट होगा सिर्फ स्ट्रिंग का, तो हम यहाँ पे लगाएंगे स्मॉलर एंड ग्रेटर देन साइन, देन यहाँ पे मैंने लिख दिया स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लिख दिया। सो अब हम लोग ने बता दिया कि ये जो लिस्ट है वो सिर्फ स्ट्रिंग की हो सकती है, पर यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक इंटीजर भी है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता, ये एरर देगा क्योंकि इसका डाटा टाइप है स्ट्रिंग, आप डाल लें इसके अंदर नंबर तो ऑब्वियसली ये एरर होगा। तो मैंने मान लो इसको नंबर को हटा दिया, सो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। स्पेसिफाइड डाटा टाइप ऑफ लिस्ट है, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे म्यूटेबल लिस्ट। अब म्यूटेबल लिस्ट क्या होती है? म्यूटेबल लिस्ट, यहाँ पे लिखता हूँ वेल म्यूट लिस्ट, अब लिखूंगा म्यूटेबल लिस्ट ऑफ डाटा टाइप अभी नहीं बता रहा फिलहाल के लिए, स्ट्रिंग डाल दिया मैंने, हाँ चलो कॉटलिन डाल दिया, जावा डाल दिया, 100 डाल दिया, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग म्यूटेबल और जो अनम्यूटेबल, ये क्या है? ये म्यूटेबल नहीं है, सिर्फ लिस्ट ऑफ है। ये क्या है? ये म्यूटेबल लिस्ट ऑफ है। सो इन दोनों में डिफरेंस क्या हो सकता है? इन मीन क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि इसकी वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं कर पा रहे थे इसके इंडेक्स के अकॉर्डिंग, पर क्या हम लोग यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं? क्या हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं? देखते हैं। मैंने लिखा 0 इज इक्वल्स टू, हम सारे कैपिटल में कर देता हूँ कॉटलिन। अब देखो हमें यहाँ पे एरर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग इंडेक्स के अकॉर्डिंग वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। सो म्यूटेबल लिस्ट में हम लोग ऐसा कर सकते हैं, और जो सिंपल सा लिस्ट ऑफ होता है उसमें हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। सो ये छोटे मोटे डिफरेंस हैं। फिर यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बताया है म्यूट लिस्ट डॉट ऐड का, फिर मैंने मान लो ऐड कर दिया हम 3 इंडेक्स पे ऐड कर दिया 1000। अब बोलोगे यार 3 इंडेक्स तो है नहीं, तो तुमने कैसे ऐड कर दिया? यहाँ पे तो सिर्फ 0 1 2 है। सो यही है इसकी खासियत कि हम लोग जो म्यूटेबल लिस्ट है उसमें ऐड कर सकते हैं हम लोग वैल्यू। जैसे मैंने डॉट लिखा, ऐड लिखा, फिर हमें इंडेक्स डालना कि किस इंडेक्स पे हम लोग ऐड करना चाहते हैं, फिर हमें डाल देना एलिमेंट या वैल्यू, कुछ भी बोले आप। सो ये थर्ड इंडेक्स पे ये क्या करेगा ना, डाल देगा वैल्यू जो भी आपने डाली है। फिर यहाँ पे चलो हम लोग प्रिंट कर लेते हैं म्यूटेबल लिस्ट के थर्ड वाले को, तो प्रिंट करूँगा और हमें 1000 प्रिंट होके मिल जाएगा। फिर इसके और भी फंक्शंस मैंने बता रखे हैं, 1000 प्रिंट होके मिल चुका है। अब मैंने क्या करा ना कि म्यूट लिस्ट में से मैंने रिमूव कर दिया किसे रिमूव कर दिया मैंने, चलो हम ज़ीरो वाले को रिमूव कर दिया। अब मैं प्रिंट कर लेता हूँ पूरा लिस्ट, म्यूट लिस्ट, रन करूँगा। क्या यहाँ से 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो जा चुकी है? लेट्स सी। और देखो हमें क्या मिला, हमें मिला कॉटलिन, जावा, 100 एंड 1000। सो मैंने यहाँ पे रिमूव ऐड होगा ना कि रिमूव, इसलिए जो कॉटलिन है वो नहीं गया, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा रिमूव ऐड, सॉरी मैंने रिमूव लिख दिया सिर्फ। तो अब मैंने इससे रन करा और हमारा जो 0 इंडेक्स पे है वो रिमूव हो जाएगा।
देखो कॉटलिन रिमूव हो चुका है, सिर्फ जावा 100 और 1000 आया। कॉटलिन रिमूव हो चुका है क्यों? क्योंकि हम लोग ने डॉट रिमूव ऐड लिखा, फिर इंडेक्स डाला। सो जीरो इंडेक्स में जिस भी इंडेक्स पे आप डालेंगे वो रिमूव हो जाएगा। मैंने जीरो डाला था तो जीरो इंडेक्स पे जो भी वैल्यूज थी, जो भी वैल्यू थी वो रिमूव हो चुकी। दैट्स इट। सो यही मैंने डिफरेंस भी बता दिया कि लिस्ट और म्यूटेबल लिस्ट में क्या डिफरेंस होते हैं एंड कैसे यूज़ करना है एंड ऑल। बाकी सब सेम है। लिस्ट कंस्ट्रक्टर मैंने कहा वेल, मैंने लिखा लिस्ट, चलो लिस्ट 2 लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे एरे कंस्ट्रक्टर था वैसे ये भी है। यहाँ पे मैंने डाटा टाइप इसका डिफाइन कर दिया है। आप ऑन यू करना चाहते हैं कि नहीं। फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया हम, चलो वही वाला एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एन इंटू एन। क्या ये सही है? मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? एन इंटू एन बोला लैम्डा आर्गुमेंट शुड बी मूव्ड आउट ऑफ पैरामीटर्स, ये एरर नहीं है। रिक्वायर्ड स्ट्रिंग और इंट दे दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंट दे देता हूँ। मैंने क्योंकि इंट स्ट्रिंग डाला था बट यहाँ पे मैं एक इंटीजर दे रहा था, मल्टीप्लाई कर रहा ना, तो उसने समझ गया कि हाँ ये एक इंटीजर है तभी तो आप मल्टीप्लाई कर रहा है। सो सेम ये वैसा ही है, मैंने बता चुका हूँ आपको। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये लिस्ट कंस्ट्रक्टर है। लिस्ट कंस्ट्रक्टर सेम एरे कंस्ट्रक्टर जैसा ही है ये, ठीक है। जैसे एरे कंस्ट्रक्टर था ये लिस्ट कंस्ट्रक्टर है। सो मैं पूरा नहीं बताऊंगा आपको कि फिर से इसका मैं वैल्यू प्रिंट करूँ एंड ऑल, अपने आप से कर लेना। सेट, बात करते हैं सेट। सेट क्या होता है? सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। यूनिक एलिमेंट्स मतलब कि सेम एलिमेंट या सेम वैल्यू आप नहीं डाल सकते, हर एक एलिमेंट यूनिक होना चाहिए। मैंने लिखा मीन्स कांट हैव सेम एलिमेंट एंड आर अनऑर्डर्ड, मतलब इसमें इंडेक्स कोई होती नहीं है, जैसे बाकी सब एरे में, लिस्ट में एंड और इन सब में इंडेक्स होती थी, यहाँ पे इंडेक्स नहीं है। फिर मैं बनाता हूँ वेल सेट, कैप्स लॉक मेरा खुला है पता नहीं क्यों। वेल सेट इज इक्वल टू, मैंने किसका सेट बनाया? रैम रोम, लिखूंगा रैम, रैम कैपिटल में रखते हैं, रोम, रोम 10। फिर मैंने डाल दिया, मान लो वहाँ पे डाल दिया मैंने फिर रैम। फिर मैंने प्रिंट एलन करा, ओहो सॉरी कैप्स लॉक खुला था, प्रिंट एलन देन सेट, रन करा इसे। सो रन करने पे हमें सिर्फ ये तीनों प्रिंट होके मिलेगा, रैम रोम 10। इसने क्या करना, रैम को हटा दिया, सिर्फ इसको प्रिंट करा। क्योंकि लिस्ट सेट जो होता है वो सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को रखता है जो कि यूनिक होते हैं। यूनिक मतलब सेम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे रैम और ये वाला रैम ये दोनों सेम थे, इसलिए इसने बाद वाले को रिमूव कर दिया, सिर्फ इतने को प्रिंट कर दिया। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं म्यूटेबल सेट। अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ इंडेक्स के बारे में। मान लीजिए मैंने सेट लिखा 0, सो ऐसा नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि सेट की कोई इंडेक्स ही नहीं होती, सेट की कोई भी इंडेक्स नहीं होती है। फिर म्यूटेबल सेट की बात करते हैं, म्यूटेबल सेट। सो यहाँ पे चलो एक म्यूटेबल सेट भी बना लेते हैं, वेल एम एस म्यूटेबल सेट ऑफ। चलो मैं यहाँ पे डाल दूंगा स्टार, स्टार ही भी नहीं डालते हैं, चलो मैंने डाल दिया आयन मैन, फिर 100, ठीक है। फिर मैंने क्या करा कि इसमें एम एस डॉट ऐड करा, मैं ऐड कर देता हूँ क्या, 200। अभी हम लोग ये जो सेट था नॉर्मल सा, इसमें हम लोग नहीं ऐड कर सकते थे ऐड। देखो इसमें ऐड फंक्शन है ही नहीं, इसमें ऐड फंक्शन है ही नहीं, इसमें ये हम लोग इसमें ऐड नहीं कर सकते। सेम ऊपर की तरह मैं दिखा ही देता हूँ आप लोगों को। कहाँ पे था हमारा, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, एक सेकेंड, वेट वेट वेट, कहाँ गया यार, ये रहा। सो हम लोग जो म्यूटेबल लिस्ट था उसमें हम लोग ऐड कर सकते थे किसी भी इंडेक्स पे वैल्यू, और जो हमारा एक सिंपल था लिस्ट था उसमें हम लोग ऐड नहीं कर सकते थे। तो सेम ये ऐसा भी ऐसा ही है, म्यूटेबल सेट भी, सेट में हम लोग नहीं कर सकते और म्यूटेबल सेट में कर सकते हैं। सो इन सब में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, जो भी आप चाहेंगे आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। सो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, चलो
हम इमेज डॉट रिमूव का भी यूज़ करके मैं रिमूव कर देता हूँ किसको, मैंने रिमूव को चलो कर देता हूँ 100 को, 100 को। यहाँ पे मैंने रिमूव ऐड करा है कि रिमूव, यहाँ पे मैंने रिमूव करा है। सो जब हम लोग रिमूव यूज़ करेंगे तब हमें डालना पड़ेगा एलिमेंट, जब हम लोग रिमूव ऐड यूज़ करेंगे तब हमें डालना पड़ेगा इंडेक्स। सो अभी के लिए हम लोग ने इसमें ऐड कर दिया। अभी एक सेकंड, मैंने प्रिंट नहीं करा अपनी वीडियो लिस्ट को, अब प्रिंट करके रन करके बताता हूँ। अब देखो इसका आउटपुट क्या आया, स्टार्क आयरन मैन 200। तो मैंने सबसे पहले क्या करा था, ऐड करा था 200। सो 200 क्या हुआ ना, इस म्यूटेबल सेट में ऐड हो गया, 200 इस म्यूटेबल सेट में ऐड हो गया, ठीक है। फिर हम लोगों ने रिमूव कर दिया था 100 को, सो 100 रिमूव हो गया। सो इसने प्रिंट करा स्टार्क आयरन मैन, 100 रिमूव कर दिया तो रिमूव हो गया, और 200 ऐड करा था तो ऐड होके प्रिंट हो गया हमें, ठीक है। सो अब ये भी समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। मैप और डिक्शनरी क्या होता है, मैप या डिक्शनरी, आप या तो मैप बोलें या तो डिक्शनरी, आप ऑन यू, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा कि मैप या डिक्शनरी इज अ सेट ऑफ की वैल्यू पेयर, क्या होते हैं, एक सेट होते हैं की वैल्यू पेयर के। कीज आर यूनिक वाइल वैल्यूज कैन बी सेम, जो कीज होते हैं वो यूनिक रहने चाहिए, मतलब सेम ना हो, अलग अलग हो। अब वैल्यूज जो हो सेम हो सकते हैं। अब मैं बताता हूँ, देखो जैसे नाम ही से पता चलता है डिक्शनरी, डिक्शनरी में क्या होता है, एक वर्ड लिखा होता है फिर उसका मीनिंग। सो यहाँ पे भी जो की है वो वर्ड हो जाएगा, और जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी मीनिंग। मैं बना के दिखाता हूँ, मैं लिखा पे वेल, यहाँ पे लिख देता हूँ क्या लिखूँ, क्या लिखें, के केवी, केवी मीन्स की एंड वैल्यू, फिर मैप ऑफ, फिर हमें लिखना है की, मैंने डाल दिया 1, फिर लिखा 2, लिख दिया 1, कॉमा 2 2 2। अब ये क्या है, मैंने सबसे पहले तो एक मैप बना लिया या डिक्शनरी, फिर मैंने लिखा 1, 1 क्या है यहाँ पे की है, फिर मैंने लिखा 2, फिर लिखा यहाँ पे 1, जो कि एक स्ट्रिंग लिखा मैंने। सो 1 जो है ये वाला इंटीजर वाला वो है की, और जो 1 जो स्ट्रिंग है वो है वैल्यू। मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये 1 जो है की है, ये है वैल्यू, ठीक है। सिंपल है, प्रिंट एलन लिखा मैंने, प्रिंट एलन, प्रिंट एलन, देन केवी, इसको भी मैं प्रिंट करूंगा, सो हमें आउटपुट में देखने को मिलेगा। अभी देखो हमें जो भी हमारा जो की एंड वैल्यूज थे वो प्रिंट होके मिल गए, 1 इज इक्वल्स 1, 2 इज इक्वल्स 2। अब बोलोगे इक्वल्स टू क्यों आ रहा है, ऐसा ही आता है जब की और वैल्यूज हम लोग प्रिंट करते हैं, ठीक है। सो अभी मैंने यहाँ पे प्रिंट करा है वैल्यू अकॉर्डिंग टू की, तो मैं प्रिंट एलन लिखूंगा, लिखूंगा के वी, ठीक है। फिर मैं डाल दूंगा इसके अंदर एक, मैंने वैल्यू डाल दी, की डाल दी, की मैंने मान लो डाल दिया 1। तो अभी मैं इसे प्रिंट करूंगा, रन करूंगा, सो मैं आउटपुट में देखने को मिलेगा क्या, 1। अब मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने लिखा के वी, ठीक है, फिर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, फिर ये जो 1 है ये 1 इंडेक्स नहीं है, जो लिस्ट होता था एरे होता है वहाँ पे हम लोग सेम ऐसे करते थे कि के वी मान लो एक एरे है, ठीक है। फिर मैंने इसकी इंडेक्स प्रिंट कर दी, पर ये एक मैप है तो हम लोग ने के वी लिखा, फिर लिखा 1, 1 मतलब जो भी हमारा ये की है वो है, ये इंडेक्स नहीं है, ये की है, मैं बता चुका आपको। सो जब हम लोग चाहते हैं कि कोई सा वैल्यू प्रिंट करना की के अकॉर्डिंग, सो हम लोग के भी लिखेंगे, देन स्क्वायर ब्रैकेट, देन की डाल दीजिए आप, उसकी वैल्यू आपको प्रिंट होकर मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने लिखा है प्रिंट गिवन कीज वैल्यू, ये 1 जो है की है, पर ये जो 1 है ये वैल्यू है, ये मत समझ लेना कि की है यहाँ पे जो थी वो वैल्यू है तो ये की कैसी होगी, बस मैंने रेंडमली यहाँ पे डाल दिया। आप लोग यहाँ पे क्या करना है ना, ये वाला 1 की जगह 1 लिखना, अपने नोट्स बनाना खुद, तो आप लोग को ज़्यादा बेटर होगा, रिविजन भी हो जाएगा आपका, प्रैक्टिस हो जाएगा, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। फिर मैं लिखूंगा प्रिंट एल देन के वी डॉट कीज, के वी डॉट कीज, ये क्या करता है, ये क्या करता है ना कि जितने इस मैप के जितने भी कीज होते हैं सबको प्रिंट कर देता है। यहाँ पे भी 2 कीज हैं, इसने 2 कीज प्रिंट कर दिया। फिर मैंने लिखा प्रिंट एल के वी डॉट वैल्यूज, की क्या करता था, की क्या करता था कि कीज प्रिंट कर देता, और डॉट वैल्यूज क्या करेगा, वैल्यूज प्रिंट कर देगा, जो कि है स्ट्रिंग में 1 और 2।
वन ऑटो प्रिंट हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं स्पेसिफाइड डाटा टाइप मैप। मैं इससे क्या करूँगा, चलो बना ही देता हूँ। या तो मैं भी लिखता हूँ वेल kv2 इज इक्वल्स टू मैप ऑफ। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा जो सबसे पहले लिखूंगा डाटा टाइप किसका, हमारे की का। फिर लिखूंगा डाटा टाइप किसका, हमारे वैल्यू का। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंग, ठीक है, दोनों स्ट्रिंग। फिर मैं लिखूंगा की, जो कि होना चाहिए स्ट्रिंग में। अगर आप इंटीजर में डालेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसका डाटा टाइप है स्ट्रिंग, ना कि एक इंटीजर। तो यहाँ पे मैंने लिखा कैपिटल F2 फिर स्मॉल f। अभी बस एक बना रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे बस दिखाना आपको। सो मैंने स्ट्रिंग लिखा स्ट्रिंग। अब मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया, या चलो यहाँ पे वैल्यू में मैंने डाल दिया एक इंटीजर, से एक एरर होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे की जो डाटा टाइप वो स्ट्रिंग डाली है, वैल्यू की जो डाटा टाइप है वो स्ट्रिंग है, पर आपने वैल्यू में डाल दिया एक इंटीजर, सो दिस विल बी एरर। सो आई होप ये भी समझ में आ गया आपको कि स्पेसिफाइड डाटा टाइप ऑफ मैप या डिक्शनरी कैसे बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, म्यूटेबल मैप क्या होता है। म्यूटेबल मैप, चलो एक म्यूटेबल मैप बना लेते हैं। वेल MP बना लेते हैं, MM बना लेते हैं, MM म्यूटेबल मैप ऑफ। देन यहाँ पे स्ट्रिंग लिखूंगा मैं A to एप्पल, A to एप्पल, B to बप्पल, बैट, क्या लिखूं, बैट, चलो बैट। सो ये क्या है, ये एक म्यूटेबल लिस्ट है। अब हम लोग म्यूटेबल लिस्ट नहीं, सॉरी, म्यूटेबल मैप की खासियत क्या होती है ना, कि इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं, सारे म्यूटेबल में हम लोग ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ मिलती है म्यूटेबल में। बता रखा है मैंने आपको, चाहे वो म्यूटेबल सेट हो, चाहे वो म्यूटेबल लिस्ट हो, चाहे वो म्यूटेबल मैप या डिक्शनरी हो। सो मैंने क्या करा ना, MM लिखा, फिर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, फिर हमने इसमें एक नई वैल्यू डाल दी, नई की और वैल्यू डाल दी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैट। तो मैंने क्या करा ना, पहले A to एप्पल, B to बॉल, ये की थी एक वैल्यू, ये की थी फिर एक वैल्यू, फिर हम लोग ने उसमें एक नई की और नई वैल्यू डाल दी। MM लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की डाल दिया, फिर इसमें हम लोग ने डाल दिया ये वैल्यू। अभी मैं अगर प्रिंट कर दूंगा MM को, सो हमें इसके साथ ये भी प्रिंट होके मिलेगा, क्योंकि हम लोग ने इसके अंदर ऐड कर चुके हैं ये की और ये वैल्यू। तो इसे प्रिंट करेंगे तो हमें तीनों मिल जाएगा, ABC। सो आई होप ये भी समझ में आ गया। अब ये पुट, सो कैन ऑल्सो यूज फॉर चेंजिंग वैल्यूज। तो इससे हम लोग चेंज करना, अभी हम लोग चेंज की बात अगर मैं बता दूं, जैसे मान लो मैंने C को चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे ही लिखूंगा और इसे कर दूंगा कैक्टस। सो जो इसकी वैल्यू जो कैट से कैक्टस हो जाएगी। पता ही होगा, जैसे हम लोग इंडेक्स का यूज़ करते थे, वैसे यहाँ पे कीज का यूज़ करके हम लोग चेंज कर रहे हैं वैल्यूज़ को। वरना मैं यहाँ पे अल्फा नहीं, MM डॉट क्या था, पुट, पुट पुट फिर मैंने यहाँ पे लिखा कि चलो Z लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर यहाँ पे लिख देता हूँ जेब्रा। Z क्या, मैं यहाँ पे A लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एलोवेरा, एलोवेरा, और कर लूँगा मैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, मीनियम, एल्यूमिनियम, ये होती है ना स्पेलिंग। खैर, प्रिंट कर दूंगा MM को। सब ये रन हो रहा, मैं फिर से रन करता हूँ इसे। सो अब हमें A की जगह जो एप्पल था वो मिलेगा हमें एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। सो जब हम लोग ऐसे भी चेंज कर सकते हैं वैल्यू को। आगे बढ़ते हैं, एलओडी डॉट एडिट न्यू की वैल्यू। मैंने आपको बता रखा है कि जब हमें ऐड करना है तो आपको ऐसे करना, की डालना होगा और वैल्यू ऐड हो जाएगी। सो मैंने बताने वाला रिमूव, रिमूव के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम डॉट रिमूव। देखो सेम, देखो जो म्यूटेबल लिस्ट, म्यूटेबल सेट ये सब होते थे, सेम वैसे ये भी है, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं किसी में, सब एक दूसरे से सिमिलर है। सो एक भी समझ गए तो सारे अच्छे से समझ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने A लिख दिया, तो A रिमूव हो चुका है, ठीक है, A रिमूव हो चुका है। अल्फा कीज डॉट रिमूव। अब हम लोग मान लो mm डॉट कीज डॉट रिमूव, फिर यहाँ पे मैंने की डाल दी, मान लो B,
सो ये जो बी है वो रिमूव हो जाएगा मैप से। चलो प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट एलन, फिर यहाँ पे लिख दूंगा mm। सो पहले हम लोगों ने रिमूव कर दिया था ए को, फिर हम लोगों ने रिमूव कर दिया था बी को। सो हम लोगों ने ए को रिमूव कर दिया, अब बी को रिमूव कर दिया, तो बचा क्या, सिर्फ सी। तो सी जो था वो प्रिंट हो गया, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे ऐड करा था। सो आई होप आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। ये काफ़ी लंबा चैप्टर था, बहुत से कॉन्सेप्ट थे इसमें बट सिमिलर थे। सो ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे तो नहीं लगता हुई होगी। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फाइनली फिनिश होता है। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट चैप्टर। सो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, जिसका मैंने पीडीएफ खोल रखा है अपने ब्राउज़र पे। अब इस चैप्टर का नाम है क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, सो आपका सारा फोकस यहाँ पे रहना चाहिए, तभी आपको सब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, जिसका आप बहुत ही ज़्यादा यूज़ करोगे फॉर श्योर। सो इस पे आप ध्यान लगा के पढ़ना, तभी आपको समझ में आएगा। तो मैंने इसका प्रोजेक्ट एंड कॉटलिन फाइल सब बना के रखा है यहाँ पे, जस्ट टू सेव टाइम। चलो चलते हैं अपने नोट्स पर, देखते हैं कि क्या होता है क्लास, क्या होते हैं ऑब्जेक्ट्स एंड ऑल। सबसे पहले मैंने लिखा क्लास। क्लास इज अ ब्लू प्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ इट। क्लास क्या होता है, क्लास होता है ब्लू प्रिंट क्रिएट करने के लिए ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा। सो इट मेक्स कोड शॉर्ट एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड। ये शॉर्ट नहीं, शॉर्ट होगा, टी लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्लास क्या करता है ना, कि जो कोड होते हैं उससे छोटा और ईजी बनाता है समझने के लिए। अ क्लास इज अ कोड टेम्पलेट। अ क्लास, ये क्लास एक कोड टेम्पलेट होता है विद प्रॉपर्टीज फंक्शन एक्सेट्रा दैट कैन बी यूज थ्रू इट्स ऑब्जेक्ट। सो क्लास एक कोड टेम्पलेट होता है ना, जिसमें प्रॉपर्टीज, अब प्रॉपर्टीज जैसे वेरिएबल्स, ठीक है, और फंक्शंस होते हैं जो कि यूज़ करे जा सकते हैं ऑब्जेक्ट के बाई ऑब्जेक्ट। सो ये क्लास जो होता है वो कोड टेम्पलेट होता है, जिसमें आप प्रॉपर्टीज डाल सकते हैं, फंक्शंस एक्सेट्रा ये सब डाल सकते हैं, और उसके ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से आप इन प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन इन सबको यूज़ कर सकते हैं। सो चलो एक क्लास बना ही लेते हैं। मैंने बनाया क्लास, लिखा, सॉरी एक गलती यहाँ पे, क्लास इसके अंदर नहीं बनता, ये फंक्शन है, क्लास हमें बनाना पड़ेगा मेन फंक्शन के बाहर। सबसे पहले लिखेंगे क्लास, जैसे फंक्शन बनाने के लिए फन लिखते हैं, वेरिएबल बनाने के लिए वेर या वेल, सेम क्लास बनाने के लिए लिखेंगे क्लास, फिर लिखेंगे क्लास का नाम फोन, फिर करली ब्रेसेस। अब ये क्लास बन चुका है। सो अब हमारी क्लास बन चुकी है। अब हम लोग बनाएंगे इसके इस क्लास के प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस। कैसे बनाएंगे प्रॉपर्टीज, मैंने बताया था आपको, आप उसे वेरिएबल बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज को। तो मैंने बनाया वेर, फिर इसका प्राइस जो कि है 1000, 10,000 के, वाह इतना महंगा फ़ोन, हो सकता है ये सोने का फ़ोन हो। खैर मैं 10 के रख देता हूँ इसे, ठीक है। सो ये जो वेरिएबल हम लोग ने बनाया है, इसे हम लोग बोलेंगे क्या, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। फिर हम लोग ने बनाया एक फंक्शन, मैंने कहा फोन फन अबाउट, देन ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रेसेस। फिर मैंने प्रिंट एलन करके लिख दिया इसका प्राइस, प्रिंट एलन प्राइस जो कि है डॉलर, देन प्राइस। ओके, सो हम लोग ने एक क्लास बना ली है, जिसमें एक प्रॉपर्टी है और एक फंक्शन है, ठीक है। सो फंक्शन तो आपको पता ही कैसे बनाया जाता है, और मैंने बता दिया कि कोई भी वेरिएबल जो होगा उसे ही हम लोग प्रॉपर्टी बोलेंगे, और क्लास बनाना बता दिया है। इस क्लास में एक प्रॉपर्टी एक फंक्शन, दैट्स इट। अब हम लोग बनाएंगे इसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब समझो ये हुआ कि हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे, जिसमें हम लोग स्टोर कर देंगे इस क्लास को जो कि बन जाएगा एक ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने लिखा हुआ है, या चलो वेल, फिर मैंने लिखा ऑब्जेक्ट मीन्स ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू, फिर हमें लिखना है क्लास का नाम, मैंने लिखा फोन, ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस, ठीक है। सो ये हमारा बन चुका है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कमेंट आउट करके ऑब्जेक्ट, इसे मैं हटा देता हूँ। तो हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे बनता है, कैसे बनता है, एक वेरिएबल बनाना है, उसके अंदर स्टोर कर देना है उस क्लास को,
उसके अंदर स्टोर कर देंगे क्लास को। सो अब हमारा ये ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से जिस क्लास के प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन से इन सब को यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे, मैंने यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंटलन, फिर मैं लिखता हूँ ऑब्ज जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, फिर मैं लिखूँगा डॉट, फिर मैं लिखूँगा प्राइस। तो मैंने बताया था कि जब ऑब्जेक्ट बना लेंगे इस क्लास का, सो इस क्लास के प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ करने के लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, फिर डॉट, फिर जो भी प्रॉपर्टी हमें यूज़ करनी है उसका नाम। यहाँ पे मैंने प्राइस डाल रखा था, प्राइस लिखा, और यहाँ पे हम लोग ये गेट करके प्रिंट कर सकते हैं और ये प्रिंट हो जाएगा जो कि है 10K। बाकी मैंने नोट्स में भी वही लिखा है, ऑब्जेक्ट बनाया है और फिर इसका प्राइस प्रिंट कर दिया है। अब क्या, रुको पहले ये हो जाने दो फिर बताता हूँ। सो अब ये रन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, वेट करते हैं। ओके हो गया है, गेस हो गया, आउटपुट मिला हमें 10K। क्या हम लोग और एक और ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, या दो और या तीन और, जितने भी आप चाहें उतने ऑब्जेक्ट बना सकते हैं सेम क्लास का। जी हाँ आप बना सकते हैं। मैंने बना दिया एक दूसरा ऑब्जेक्ट इस सेम क्लास से, इस क्लास से एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना दिया, तो आप ऐसे बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। अब मैं क्या चाहता हूँ ना, इसका प्राइस बढ़ाना, इस फ़ोन का प्राइस बढ़ाना, वो कैसे होगा। सबसे पहले मैंने बताया था कि किसी भी प्रॉपर्टी को गेट करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट डॉट प्राइस करना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पे करूँगा ऑब्जेक्ट डॉट प्राइस, ठीक है, इज इक्वल टू लगाया, मैंने कर दिया इसको 20K। अब इसका जो इस क्लास का जो प्राइस था अब वो हो चुका है 20K। मैं प्रिंट करूँगा ऑब्ज डॉट प्राइस, तो अब 20K हमें प्रिंट होके मिलेगा। ये कोई वेरिएबल नहीं है, ये कोई वेरिएबल नहीं है, हम लोग ने जैसे उस प्रॉपर्टी को रीअसाइन कर दिया है 20K में। सुबह में 20K प्रिंट होके मिलेगा, जो कि मिल गया, ठीक है। अब मैंने और क्या लिखा है, अब फंक्शन कैसे कॉल करते हैं इसका, इसका फंक्शन हमें कॉल करना है, इस क्लास के फंक्शन का, फंक्शन को हमें कॉल करना कैसे करेंगे। हम लोग लिखेंगे ऑब्ज डॉट फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम क्या है अबाउट। तो हम लोग ने इस फंक्शन को कॉल कर दिया है, इसे रन करूँगा, सो हमें प्राइस प्राइस लिख के मिलेगा और इसका प्राइस, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ठीक है। तो इस फंक्शन को कॉल करा, यहाँ पे लिखा था प्राइस और जो भी प्राइस था वो हमें प्रिंट होके मिल गया। दैट्स इट, मैंने बता दिया क्लास कैसे बनाते हैं, उसके अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन कैसे डालते हैं, और क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, फिर उस ऑब्जेक्ट से जो उस क्लास का प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस वो सब कैसे यूज़ करते हैं, मैंने सब बता दिया यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तो लिख देता हूँ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और इवन तो कंस्ट्रक्टर एक मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास, तो कोई भी कंफ्यूजन ही नहीं होगी, सब कुछ अच्छे से मैनेज होगा। क्लास की स्पेलिंग, क्लास मैंने क्लॉस लिख दिया, एनीवेज। सो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है दैट इज इन्वोक्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। सो जब जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट जो बनाया जाएगा वैसे ही ये कंस्ट्रक्टर जो है, कंस्ट्रक्टर का एक फंक्शन, ठीक है। सो ये फंक्शन उसी टाइम इन्वोक हो जाएगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा वैसे ही ये फंक्शन ये कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाएगा। कोड लिख के बताऊंगा तब अच्छे से समझ आएगा। अभी के लिए हम लोग देखते हैं क्या लिखा है आगे। दे रहा है टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स इन कॉटलिन, दो टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, जो कि बाद में बताऊंगा। अभी प्राइमरी कंस्ट्रक्टर देखते हैं। प्राइमरी कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द क्लास, इट इज डिक्लेयर्ड एट क्लास हेडर। प्राइमरी कंस्ट्रक्टर कोड इज सराउंडेड बाय पैरेंथेसिस, जो कि ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स होते हैं, अगर आपको नहीं पता पैरेंथेसिस क्या होता है, विद ऑप्शनल पैरामीटर। सो बेसिकली मैंने इसमें ये बता रखा है कि कंस्ट्रक्टर, प्राइमरी कंस्ट्रक्टर कहाँ बनाते हैं, कैसे बनाते हैं ऑल। तो चलो बना ही लेते हैं। मैं अभी लिखूँगा क्लास, फिर लिखूँगा एम्प्लॉय,
फिर मैं इस ये कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाऊंगा क्योंकि हम लोग बनाने वाले हैं कंस्ट्रक्टर, तो मैं लगाऊंगा ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस, फिर लगाऊंगा कर्ली ब्रेस। ठीक है। सो अभी के लिए ये क्या है, एम्प्लॉय जो है ये क्लास तो है, एक कंस्ट्रक्टर भी है, एक कंस्ट्रक्टर भी है। अब हम लोग ने इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स डाल रखे हैं, जैसे फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स डालते हैं, सेम ऐसा यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलो जैसे हम लोग नेम और एज गेट कर रहे हैं, तो नेम लिखा जो कि होगा इंटीजर, फिर लिखा एज जो कि होगा इंटीजर, सॉरी नेम जो इंटीजर नहीं होगा, होगा एक स्ट्रिंग। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इनको स्टोर करूँगा, एक सबसे पहले मैंने लिख लिया वेयर, फिर लिख लिया ई एज, या ई एज मतलब एम्प्लॉय का एज, ई एज इज इक्वल्स टू एज। अभी मैंने क्या करा, सबसे पहले क्या करता हूँ ना, ये मैं कंस्ट्रक्टर बना ही लेता हूँ। तो हम लोग बनाते हैं ऑब्जेक्ट, इस क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाऊंगा, मैं लिखूंगा वेल, फिर एम्प्लॉय, मान लो एक एम्प्लॉय है जिसका नाम है मार्क, एक एम्प्लॉय है, इज इक्वल टू लिखा एम्प्लॉय, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस लगाया, यहाँ पे मिलेगा हमें एरर, मिलेगा, क्यों, नो वैल्यूज पास फॉर पैरामीटर एज। जैसे हम लोग जब फंक्शन बनाते थे, ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग पैरामीटर्स डालते थे, फिर जब हम लोग उस फंक्शन को कॉल करते थे तो उसके अंदर पैरामीटर डालना मस्ट होता था, वरना एरर मिलेगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, क्यों, क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्टर होता है वो एक मेंबर फंक्शन होता है, तो वो फंक्शन की तरह ही काम करता है। तो अभी के लिए इस कंस्ट्रक्टर में दो पैरामीटर्स हैं, तो आपको दो पैरामीटर्स को पास करना पड़ेगा, एक था नेम, एक था एज। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया मार्क जो कि नेम है, तो डाल देता हूँ एज, इंटीजर में डालना है, मैंने डाल दिया 28। ठीक है, तो मार्क डाला और एज डाला, फिर मैंने क्या करा ना, जो एज था उसे इस वेरिएबल में डाल दिया, डाल दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक चीज़ और, हम सैलरी जो कि हो गया एक इंटीजर। अब मैं क्या चाहता हूँ ना कि इस नेम को मैं नहीं चाहता हूँ किसी में असाइन करना, मैं इसे डायरेक्टली यूज़ करना चाहता हूँ, मैं डायरेक्टली इसे एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ। तो कैसे लिखूँगा, मैं लिखूँगा वेर, या तो लिख दूंगा वेर, या तो लिख दूंगा वेल अपॉन यू, मैं अभी के लिए वेर रखता हूँ यहाँ पे। सो जब हम चाहते हैं कि हम किसी भी पैरामीटर को किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करना चाहते हैं, हम डायरेक्ट उसे वेरिएबल बनाना चाहते हैं, सो उसके पहले वेर या वेल लिख देना, वो बन जाएगा वेरिएबल। अब मैं बताता हूँ आपको कि किसी भी पैरामीटर को वेरिएबल में स्टोर करना है इनिट ब्लॉक से, तो वो कैसे होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है वेल ई नेम स्ट्रिंग, ई नेम की जगह हम लोग चलो सैलरी यूज़ कर लेते हैं, मैंने लिखा वेर, लिखा ई सैलरी, इसका डाटा टाइप है इंट, इंटीजर। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा ना, मैं बता देता हूँ पहले इनिट क्या होता है। इनिट होता है इनिशियलाइजर ब्लॉक फॉर इनिशियलाइजिंग कंस्ट्रक्टर्स पैरामीटर। सो जो हमारा कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर होता है उसे हम लोग वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं, हम लोग ऐसे नहीं करना चाहते, हम लोग उसे एक ब्लॉक बनाना चाहते हैं, एक ब्लॉक में। तो वो कैसे होगा, हम लोग लिखेंगे इनिट, ठीक है, फिर ये ब्रेसेस लगाएंगे, फिर जिसमें स्टोर करना चाहते हैं वो लिखेंगे ई सैलरी इज इक्वल्स टू, डाल देंगे उसके अंदर सैलरी। सो या तो ऐसे कर लो, एक बाहर वेरिएबल बना लो उसके अंदर डायरेक्ट ये डाल दो, या तो एक इनिट ब्लॉक बना लो उसके अंदर डाल दो। अब इनिट, अब सोचोगे यार ये सिंपल सा ऐसे हो रहा है तो इनिट ब्लॉक क्यों बनाए, हम क्यों बनाए, इतनी चीज़ें क्यों करें ये सब। सो जब आप लोग मान लो 15 पैरामीटर्स गेट कर रहे हो, सो आप लोग एक ने ब्लॉग बना सकते हो जिसमें ऐसे लाइन से सब लिखे रहेंगे जो कि अच्छा दिखेगा, बेटर दिखेगा, एक जगह सब स्टोर हो जाएगा। सो ऐसे केसेस में यूज़ कर लेते हैं इनिट। ठीक है, और भी दूसरे तरीके हैं, और भी दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ करा जाता है, ज़रूरी नहीं सिर्फ इसके लिए करें। सो मैंने आपको बता दिया कि कैसे वेरिएबल स्टोर करेंगे, दोनों में एक ऐसे बता दिया, एक ऐसे बता दिया। नीचे एक एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि 3 पैरामीटर्स मांग रहा था, मैंने 2 डाले हैं, तो मैं डाल देता हूँ सैलरी कितनी, मान लो 10,000 डाल दी सैलरी। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा ख़त्म होता है ये जो कंस्ट्रक्टर था। अभी मैंने एक चीज़ नहीं करा, अभी मैं इसे रन करता हूँ, सो हमें अभी कुछ हुआ नहीं मिला।
मैं एक काम करता हूँ, हम प्रिंटलन अच्छा सॉरी, इसके अंदर प्रिंटलन नहीं, मैं क्या करता हूँ कि हम क्या एक फंक्शन बना लें इसके अंदर, या तो एक फंक्शन भी नहीं बनाते हैं, हम लोग डायरेक्ट प्रिंट करते हैं कोई सी प्रॉपर्टी मान लो हम लोग प्रॉपर्टी मान लो सैलरी करना चाहते हैं, सैलरी, तो मैं रन करूँगा, इसकी सैलरी मिल जाएगी हमें। सैलरी क्या थी, 10,000। सो बेसिकली हम लोग ने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, और कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, जो भी क्लास का नेम होगा ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस लगा दिया, बन गया कंस्ट्रक्टर। फिर उसके अंदर हम लोग ने पैरामीटर्स सेट कर लिए, जो कि यहाँ पे हम लोग ने पास करे हैं, फिर उसे स्टोर कर लिए हैं वेरिएबल्स में। फिर ऑब्जेक्ट के हेल्प से इस क्लास के हम लोग ने प्रॉपर्टीज़ को प्रिंट कर दिया है, डेट्स इट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्राइमरी कंस्ट्रक्टर, प्राइमरी की स्पेलिंग गलत दी है, प्राइमरी कंस्ट्रक्टर। अब बताता हूँ सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर। सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर इज प्रीफिक्स्ड विद द कंस्ट्रक्टर कीवर्ड। सो सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम लोग को लिखना पड़ता है, कंस्ट्रक्टर कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है, विच इज़ क्रिएटेड एज फंक्शन इन क्लास, जो कि एक फंक्शन की तरह बनाया जाता है क्लास में, डेट इन्वोक्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जो कि इन्वोक हो जाता है जैसे ऑब्जेक्ट बनता है, सेम प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के साथ जैसा होता था वैसे। तो मैं क्या करता हूँ कि इसे कॉपी करके यहाँ पे डाल दूंगा, और यहाँ पे मैं प्राइमरी लिख देता हूँ, प्राइमरी कंस्ट्रक्टर, ये है सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ, मैं क्या करता हूँ ना, ये पूरा उठा लेता हूँ, टाइम बच जाएगा हमारा, वैसे भी टाइम की इतनी शॉर्टेज है कि क्या ही कहें। यहाँ पे एम्प्लॉय टू कर लेता हूँ, एम्प्लॉय टू, और मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ अभी के लिए, इसको हटा देता हूँ। फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा वेल, मार्क की जगह लिख लेते हैं हम लोग, हम क्या लिखें, टिम इज इक्वल्स टू एम्प्लॉय टू। फिर इसके अंदर पास करेंगे हम लोग 3 पैरामीटर्स, एक डाल दिया टिम, दूसरा डाल दिया एज, तीसरा डाल दिया सैलरी, मान लो इसकी भी चलो 20,000 कर लेते हैं, ठीक है। अब सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर कैसे यूज़ करते हैं, अभी यहाँ पे देखो हम एक चीज, ये रहा, अभी हम लोग प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के लिए हम लोग जो क्लास नेम होता था उसके आगे ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस लगा देते थे, पर हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग बना रहे हैं सेकेंडरी क्लास, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है ना, कंस्ट्रक्टर कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। कंस्ट्रक्टर लिखा, फिर उसके अंदर जहाँ पे हम लोग ने इसका ऑब्जेक्ट बना के पैरामीटर्स पास करे हैं, 3 पैरामीटर्स पास करे हैं मैंने, सो कंस्ट्रक्टर लिखना है, फिर इसके अंदर इस क्लास में जो भी पैरामीटर्स पास करे गए हैं वो लिखना है। कंस्ट्रक्टर कीवर्ड के अंदर कंस्ट्रक्टर मतलब एक फंक्शन की तरह ये काम करेगा, ठीक है, एक फंक्शन की तरह काम करेगा। ये क्या है, अभी मान लो कंस्ट्रक्टर हटा दिया, मैंने लिखा फन कॉन्स, तो एक फंक्शन ही तो है, ये एक फंक्शन है, बट मैंने फन को हटा दिया क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है, और मैंने लिख दिया कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर की स्पेलिंग गलत दिखती है क्या, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो अब ये बन चुका है कंस्ट्रक्टर। अब इसमें हम लोग जो भी पैरामीटर्स पास करें हम लोग ने उस क्लास के ऑब्जेक्ट में वो लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या था, नेम, सबको वेर 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 में कर लेता हूँ, वेर नेम जो कि एक स्ट्रिंग है, फिर वेर एज इंट, अभी एक चीज़ और बताना है इसमें, वेर, और क्या था सैलरी जो कि एक इंटीजर, ठीक है, जो कि एक इंटीजर। फिर देखो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना रखा है, ठीक है, फिर मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना रखा है, फिर फिर प्रिंट कर दिया है हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर कॉल, फिर मैंने लिखा दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। अब एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे हम लोग वेर नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये सेकेंडरी क्लास है, सेकेंडरी क्लास में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम लोग चाहते हैं इसका वेरिएबल कहीं पे स्टोर करना, तो क्या हम लोग इसके अंदर एक वेरिएबल बना सकते हैं, वेर
नेम इज इक्वल्स टू नेम। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं ऐसा हम लोग। जैसे हम लोग प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के साथ करते थे वैसा हम लोग इसके साथ भी कर रहे हैं। अब देखो, अब मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ मैं यहाँ को। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने दिस डॉट नेम क्यों लिखा है, मैंने दिस डॉट नेम क्यों लिखा है। मान लो जैसे हम लोग एक वेरिएबल बनाना चाहते हैं जो कि जिसका नाम जो है, जिसका नाम सेम है पैरामीटर के नाम से। जैसे यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम नाम से और इसका पैरामीटर भी नेम है, तब हम लोग यूज़ करेंगे दिस का, दिस डॉट नेम, वेयर दिस डॉट नेम। इवन तो वेयर भी नहीं लिखेंगे, दिस डॉट नेम। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे बनाने पड़ेगा एक वेरिएबल, फिर लिखेंगे यहाँ पे नेम जो कि होगा स्ट्रिंग। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया। जैसे हम लोग एक वेरिएबल बनाते थे फिर इनिट ब्लॉक के अंदर इस वेरिएबल में असाइन करते थे ये वाले पैरामीटर्स, वहाँ यहाँ पे हम लोग ने एक वेरिएबल बना लिया। अब इसमें असाइन करेंगे हम लोग इसके पैरामीटर्स जो कि हम लोग करेंगे दिस से। अगर मान लो मैं दिस हटा दिया, मैंने ये कर दिया, तो हमें एरर मिलेगा। देखते हैं एरर क्या है। वैल कैन नॉट बी रीअसाइन। सबसे पहले तो ये बोलोगे कि ये वैल क्यों है, हम लोगों ने तो इसे वैर बनाया था। तो मैं बताता हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग का कोड जो है हमारा कॉटलिन जो कंफ्यूज हो जाता है कि हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या हम लोग ये वाला नेम ये है कि ये वाला नेम ये है। सो तभी मैंने बताया था कि जब आप कोई वेरिएबल बनाते हैं जिसका नेम सेम है और पैरामीटर का नेम जो है वो भी सेम है, तब हम लोग यूज़ करते हैं दिस और डॉट। दिस डॉट मतलब होता है ये मीन्स हम लोग इस क्लास का जो वेरिएबल है उसे यूज़ करना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने वेरिएबल नहीं बनाया, हम लोग लिखेंगे दिस डॉट। दिस डॉट यही यूज़ करना बेटर होगा आपके लिए। सो यही यूज़ करना बेटर होगा आपके लिए। फिर हम लोग ने इसके अंदर प्रिंट कर दिया नेम जो कि है डॉलर नेम। ज़्यादा डिफरेंसेस है नहीं, वहाँ पे हम लोग ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस लगा देते प्राइमरी कंस्ट्रक्टर में। यहाँ पे हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर को लिखा है, डायरेक्ट यूज़ करा है एक फंक्शन की तरह। ये एक फंक्शन की तरह ही तो है, बस यहाँ पे फन फंक्शन का नेम नहीं लिखा है, उसकी जगह लिखा है कंस्ट्रक्टर। बाकी पूरा फंक्शन की तरह ही काम करता है। अब इसकी खासियत ये है कि जैसे हम लोग इस एम्प्लॉय2 का ऑब्जेक्ट बनाएंगे वैसे ही ये जो कंस्ट्रक्टर है वो हमारा इन्वोक हो जाएगा। मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। रन करूँगा, जैसे ही हमारा इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी कोड है वो सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे और हमें प्रिंट होके मिल जाएगा नेम टीम। हम लोग ने कंस्ट्रक्ट बनाया था, फिर हम लोग ने इसका ऑब्जेक्ट बनाया। जैसे हम लोग ने इसका ऑब्जेक्ट बनाया वैसे ही कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो गया। मान लो एक फंक्शन है, जैसे हम लोग ने इसका ऑब्जेक्ट बनाया वैसे ही ये फंक्शन कॉल हो गया, ऐसे समझ लो। ठीक है, सो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर एंड सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर यही होता है। होप कि समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है मैंने, इनहेरिटेंस क्या होता है लिख देता हूँ मैं। इनहेरिटेंस 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 क्या होता है बताता हूँ। इनहेरिटेंस क्या होता है, चलते हैं नोट्स में। इनहेरिटेंस ऑफ अ क्लास स्टफ इन अनदर क्लास टू यूज दोस स्टफ्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इनहेरिटेंस का कब यूज़ करते हैं। मान लो हम लोग ने एक क्लास बनाया, ठीक है, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शंस हैं, ठीक है। फिर हम लोग ने एक दूसरा फंक्शन बनाया और हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा जो पहला वाला क्लास था उसके प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस हम लोग अपनी दूसरे क्लास में यूज़ करना चाहते हैं। तो वो कैसे होगा? तो चलो हम सबसे पहले क्लास बना लेते हैं फादर नाम से। फादर, ठीक है, फादर नाम से कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएंगे हम लोग। फिर यहाँ पे हम लोग ने एक लिखा है वेर एफ मनी जो कि है एक वेरिएबल, उसमें मैंने डाल दिया कितना, अबाउट 10,000। फिर मैंने एक फंक्शन डाल दिया इसमें फन फादर इन्फो जो कि एक फंक्शन है। उसमें मैं क्या करता हूँ, उसमें प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट एलन, यहाँ पे लिख देता हूँ फादर्स मनी डॉलर एफ मनी। सो अभी क्या है, अभी ये एक क्लास है। अब हम लोग चले एक दूसरी क्लास बनाते हैं
सन के नाम से। अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे वेयर एस मनी इज इक्वल्स टू। अब हम लोग क्या चाहते हैं ना, अब हम लोग चाहते हैं कि ये जो इस क्लास का जो ये प्रॉपर्टी है वेरिएबल है, उसमें हम लोग स्टोर करना चाहते हैं जो फादर की प्रॉपर्टी थी जो कि है एफ मनी वो। तो यहाँ पे हम लोगों ने एफ मनी लिख दिया, तो अब भी ऑब्वियसली ये काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वो दूसरे क्लास में, यार इस क्लास में कैसे यूज़ करें। तो जब हम लोग चाहते हैं कि इस क्लास के प्रॉपर्टीज़ या फंक्शन एक क्लास में यूज़ करना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्लास को इनहेरिटेंस, इस क्लास को करना होगा इनहेरिटेंस। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग जो भी क्लास होता है उसके आगे लिखते हैं कोलन, फिर जो भी क्लास हम लोग इनहेरिट करना चाहते हैं उसका नाम, मैं करना चाहता हूँ फादर को इनहेरिट, तो मैंने फादर लिखा। अब एक चीज़ हमें यहाँ पे ऑन करनी पड़ेगी कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा ओपन, ओपन, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा ऐसे। सो अभी अगर मैं ओपन हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, तो एरर होगा, तो हमें लिखना पड़ेगा ओपन। ओपन मतलब हम लोग ने ओपन कर दिया इस क्लास को कि इनहेरिट होने के लिए। तो जब हम लोग कोई सा भी क्लास इनहेरिट करवाना चाहते हैं दूसरे क्लास में, तो हम लोग ओपन लिखेंगे। ओपन करने से हम लोग ने ये बता दिया कि इस क्लास को ओपन कर दो दूसरे क्लास में इनहेरिट करने के लिए। अब हम क्या कर सकते हैं ना, इस फादर के जो भी प्रॉपर्टीज फंक्शन सब थे वो हम लोग इस वाले सन वाले क्लास में यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग एफ मनी लिख रहे थे तो नहीं आ रहा था इसमें, अब हम लोग अगर लिखेंगे एफ मनी, सो हमारा आ चुका है, इसके अंदर हमें नहीं मिला कोई एरर। सो क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग ने इनहेरिट कर लिया है फादर क्लास को। सो जब इस क्लास को हम लोग इनहेरिट करेंगे तो इसके सारे डाटा जो है उसे यूज़ कर सकते हैं। सो इस फादर जो क्लास थी उसमें एफ मनी था, हम लोगों ने इसमें डाल दिया। अब मैं इसे डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ, चलो बेटा बेटा होता है, ठीक है, तो उसके पास कम पैसे रहेंगे, ऐसे समझ। खैर सेम चीज़ मैंने यहाँ पे भी करी है, फिर यहाँ पे मैंने इसका खुद का फंक्शन बना रखा है। मैं यहाँ पे रख देता हूँ सन इन्फो, फिर यहाँ पे प्रिंटलन, देन सन्स मनी डॉलर एस मनी, डेट्स इट। चलो इसके ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पे, क्या लिख लेते हैं, वेयर या वेल। क्या हम लोग इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो बना सकते हैं? ऑब्वियसली बना सकते हैं। मैंने लिखा फादर इज इक्वल्स टू फादर, ऑब्वियसली बना सकते हैं, पर हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग नहीं बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे सन का ऑब्जेक्ट, सन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो अब हम लोग क्या, हम लोग सन के ऑब्जेक्ट से जो फादर का जो क्लास था, फादर क्लास था, उसके प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। जी हाँ कर सकते हैं। मैंने लिखा प्रिंटलन, फिर मैंने लिखा सन डॉट, अब मैंने लिख दिया एफ मनी। तो एफ मनी जो वेरिएबल था वो था फादर के अंदर, सो हम लोग उसको सन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सन क्लास है हमारा, जो हमारा सन क्लास है वो इनहेरिट कर रहा है फादर क्लास को, इसलिए हम लोग फादर क्लास का आ, जो भी डाटा है प्रॉपर्टीज फंक्शन वो सब यूज़ कर सकते हैं। सो वेरिएबल हम लोग ने यहाँ पे यूज़ करा, फंक्शन भी यूज़ करते हैं, कर सकते हैं अपॉन यू। अभी मैंने इतना ही बता रखा है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है जो भी जो सन था उसका हम लोग ने बना लिया है एक ऑब्जेक्ट, फिर मैंने उसका फंक्शन और जो भी प्रॉपर्टी है उससे यूज़ कर लिया। सो अभी हमें मिला ये 10,000, क्योंकि जो फादर का मनी मैंने डाला था वो 10,000 था आई गेस, हाँ जी 10,000 डाला था, 10,000 मिल गया। इसका चलो फंक्शन भी कॉल कर ही देते हैं। प्रिंटलन सन से फादर का फंक्शन था वो कॉल कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग ने सन क्लास के अंदर इनहेरिट कर लिया है फादर क्लास को। सो अभी फादर का जो मनी है हमें वो मिल जाएगा, फादर्स मनी, ये मिल गया। मैंने प्रिंट लिख दिया, ऐसे प्रिंट नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोगों ने फंक्शन को कॉल करा है। अगर इसका कोई रिटर्न टाइप होता तब हम लोग प्रिंट करते, पर इसका रिटर्न टाइप नहीं है, मैंने प्रिंट लिखा है डायरेक्ट। सो बस फंक्शन को कॉल कर देंगे, हमारा जो भी फंक्शन था वो कॉल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इनहेरिटेंस विद प्राइमरी कंस्ट्रक्टर, इनहेरिटेंस विद प्राइमरी कंस्ट्रक्टर।
इनहेरिटेंस विद प्राइमरी कंस्ट्रक्टर। इनहेरिटेंस विद प्राइमरी कंस्ट्रक्टर, इसका मतलब क्या हुआ? इतना स्क्रॉल करना पड़ रहा है ना, इसमें बहुत सारी लाइन्स ऑफ कोड्स हो जाएंगी, के लिए बड़ा चैप्टर है ये। एनीवेज, सो ओपन क्लास मैंने बनाया। अब बेसिकली इसका मतलब क्या है ना कि मान लो एक कोई क्लास है जिसमें कंस्ट्रक्टर है, फिर हम लोग उस क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं, तो अगर उसका उसमें कंस्ट्रक्टर है तो वो भी कैसे हम लोग इनहेरिट करेंगे, मतलब कैसे इनहेरिट करेंगे अगर कोई क्लास जो है वो कोई कंस्ट्रक्टर है। सो किसी भी क्लास को इनहेरिट करने के लिए हम लोग को ओपन लिखना पड़ता है। लिखेंगे हम लोग क्लास, देन मैंने लिख दिया यहाँ पे रियलमी, फिर उसके अंदर है एक rram, देखिए एक स्ट्रिंग, इसलिए एक पैरामीटर है ये, ठीक है, ये एक पैरामीटर है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम क्या करें, इसके अंदर हम लोग बस एक वेरिएबल बना लेते हैं रैम नेम का, या आर रैम इज इक्वल टू आर रैम, इवन तो इसे मैं कर देता हूँ रियलमी रैम। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इस क्लास को इनहेरिट करेंगे अपनी दूसरे क्लास में, जो कि होगा एक mi क्लास। तो मैंने बताया था कि mi लिखना है, फिर कोलन, फिर जो भी क्लास इनहेरिट कर रहे हैं वो ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस के साथ, ठीक है। इतना कर लिया, इतना कर लिया तो अभी ये एरर मिलेगा, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये है एक कंस्ट्रक्टर है, एक नॉर्मल सा क्लास नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, उसके लिए हमें करना पड़ेगा कि सबसे पहले क्या करो ना, जो हमारा रियलमी का कंस्ट्रक्टर जो है उसमें जो भी पैरामीटर उसका नाम लिख दो। मैंने लिख दिया ये, हम ऐसे नहीं, फिर मैंने इसको हटा देता हूँ, ऐसे ऐसे करता हूँ। सिर्फ इतना लिखने से काम नहीं होगा, सिर्फ इतना लिखने से काम नहीं होगा, हमें यहाँ पे भी एक कंस्ट्रक्टर लगाना होगा, mi का भी कंस्ट्रक्टर लगाना होगा। फिर वहाँ पे लिखना होगा हमें जो जिस क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं उसका कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे rram जो कि एक स्ट्रिंग, फिर इसका भी चलो ले लेते हैं एक कंस्ट्रक्टर जो कि होगा स्ट्रिंग, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट, यहाँ पे रियलमी की जगह कर देता हूँ mi रैम, यहाँ पे rram की जगह mram। अब हम लोग बनाते हैं इसका ऑब्जेक्ट, क्लास mi इज इक्वल्स टू mi। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग को डालना है एक, मैं डाल देता हूँ, हम क्या डालूँ, रैम इसकी मान लो 10 GB रैम डाल दी, 10 GB रैम, मान लो हम लोग ने डाल दी 10 GB रैम। सो अभी हमारा यहाँ पे एरर मिल रहा है, क्यों, अनएक्सपेक्टेड टोकन्स यूज सी टू सेपरेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने आगे इसका क्लास जो है वो एक सेकेंड, mi कमाना मैंने रियल में क्या थी, अरे यार हद है, क्लास थोड़ी ना लिखना है, वैल लिखना है। एनीवेज mi इज इक्वल टू mi, इसके अंदर डाला हमें एक पैरामीटर, मैंने डाल दिया 10 GB रैम, 10 GB रैम डाल दिया मैंने। अभी यहाँ पे नो वैल्यू पास फॉर पैरामीटर, हम एक और डालना पड़ेगा इवन तो मैं डाल देता हूँ, क्या डाल दूँ, 20 GB रैम। यहाँ पे दो पैरामीटर हैं, सबसे पहली जो पैरामीटर है वो है इस क्लास, मतलब जाएगा तो ये सी में, कहाँ गया, ये रहा, जाएगा तो ये सी में, बट वो होगा किसका, इसका। अब हम लोग ऐसा नहीं कि रियलमी का नहीं बना सकते, बना सकते, मैंने लिख दिया वेल रियलमी इज इक्वल टू रियल क्या नाम था इसका, कैपिटल आर था, हाँ कैपिटल आर, रियलमी, इसके अंदर डाल देते पैरामीटर, मैंने डाल दिया, मैंने 10 GB रैम इसके अंदर भी डाल दिया। सो बेसिकली क्या करा मैंने यहाँ पे बताया गया, मैंने यहाँ पे ये बताया है कि जब एक क्लास है जो कि कंस्ट्रक्टर भी है, जिसमें एक कंस्ट्रक्टर है, उस क्लास को इनहेरिट करना तो कैसे करा जाता है। सबसे पहले लिखना है क्लास
फिर लिखना है जो भी क्लास का नाम है। फिर हम लोग इनहेरिट जो करेंगे सबसे, मान लो अगर मैंने हटा दिया, ये हटा दिया तो हमारा ही गलत हो जाएगा। हमें यहाँ पे जो जिस क्लास को हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं उसका पैरामीटर लिखना ही होगा, उसका पैरामीटर हमें लिखना ही होगा, वरना हमें मिलेगा एरर। तो यहाँ पे उसका पैरामीटर लिखना है, फिर अपना लिखना तो लिख दो ना, कोई बात नहीं। फिर हम लोग ने इनहेरिट करा है इस क्लास को जो कि एक कंस्ट्रक्टर है। फिर मैंने उस कंस्ट्रक्टर में जो भी पैरामीटर है वो लिख दिया है, डेट्स इट, और कुछ भी है नहीं, डेट्स इट। सो अब ये भी समझ में आ गया होगा आपको, अब आगे बढ़ते हैं। सो अभी प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के साथ था, अब इनहेरिटेंस विद सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर भी देख लेते हैं। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड पेस्ट, यहाँ पे लिख दूंगा सेकेंडरी, सेकेंडरी इसे कॉपी करूंगा, ऊपर जाऊंगा एंड यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। अब फिर से 2 क्लास बना लेते हैं। एक काम करता हूँ, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ पूरा, या छोड़ो बना ही लेते हैं, कोई बात नहीं। ओपन क्लास देन आरएम बनाया मैंने, आई गेस आरएम। उसके अंदर ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए मैंने बताया था कि आपको कंस्ट्रक्टर का कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। फिर इसके अंदर पैरामीटर आप पास करें चाहे ना करें, मैं चलो नहीं करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट प्रिंटलन यूज़ करता हूँ। यहाँ पे लिख दूंगा कि हम दिस इज़ आर एम क्लास। ज़रूरी नहीं कि आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है तो उसके अंदर आप डालें ही डालें कोई पैरामीटर, ऐसा नहीं है। आप लोग ये तब यूज़ करेंगे तब जब आप चाहते हैं कि जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाए वैसे ही कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाए, ठीक है। फिर एक क्लास तो बना ली हम लोग ने, अब बनाते हैं दूसरी क्लास। क्लास लिखा, मैंने लिख दिया, फिर एम जो कि इनहेरिट कर रही है इस क्लास को। फिर उसके अंदर हमें हम आर एम, फिर हमें लिखना है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। यहाँ पे बाय द वे ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस मैं लगाना भूल गया हूँ, आप लगा लेना। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, कंस्ट्रक्टर लिखना है, फिर हमने डालना है इसके अंदर पैरेंटीज, जो कि जिस क्लास को हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं उसका हम लोग का उसका जो पैरामीटर होगा वो डालना होगा। पर हम लोग के केस में क्या था, यहाँ पे पैरामीटर हम लोग ने नहीं डाला था। चलो आप लोग को समझाने के लिए मैं डाल देता हूँ पैरामीटर, पैर ही डाल देता हूँ जो कि एक इंटीजर है। तो यहाँ पे भी मैं लिखूंगा पैर जो कि है एक इंटीजर, पैर लग वाला पैर नहीं, पैर मीन्स पैरामीटर। फिर हम लोग ने लगाया कोलन, देन सुपर, देन ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस पैर। फिर यहाँ पे मैं अंदर चलो कुछ प्रिंट कर देता हूँ कि प्रिंटलन दिस इज एम क्लास, क्लास कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे भी मैं वही लिख देता हूँ, क्लास कंस्ट्रक्टर। अभी देखो मैंने वहाँ पे बोला था कि ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस लगा लेना, पर नहीं लगाना, नहीं लगाना, सॉरी फॉर डैट, ठीक है। सो जब हम लोग एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जो कि होगा सेकेंडरी वाला, जो कि होगा सेकेंडरी वाला, इसको मैं खोल लेता हूँ वापस। बाय द वे अगर मान लीजिए आपका बहुत बड़ा कोड है, जैसे ये क्लास है, आप उससे मतलब आप नहीं चाहते कि ये पूरी लाइन में दिखे, आपको एनवाई कर रहा है तो आप ऐसे दबा देंगे तो वो एक लाइन में, पूरा एक लाइन में आ जाएगा, ठीक है। बाकी इसको आप खोल बंद कर सकते हैं जैसा आप चाहें। एनीवेज, सो जब हम लोग सेकेंडरी क्लास जो होगा, सेकेंडरी क्लास नहीं सॉरी, सेकेंडरी हो क्या हो रहा, ठीक है, ये रहा सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर। जब किसी क्लास में बनाएंगे तो हम लोग को आरएम के बाद ओपन क्लोज पैरेंथेसिस नहीं लगाना है, हमें डायरेक्ट आरएम लिख देना है अगर उस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो सेकेंडरी है तो। फिर मैंने यहाँ पे बाकी मैंने लिख दिया पैरामीटर, जो कि पैरामीटर होगा इस वाले क्लास का। फिर मैं सुपर मतलब बताता हूँ, सुपर, सुपर मतलब कि जो इसका जैसे कि जो भी क्लास कि जिस क्लास को इनहेरिट कर रही होगी उस क्लास का पैरामीटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली ये बता रहे हैं। सो सुपर मान लो क्या है, सुपर मान लो ये आर एम है, सुपर मान लो ये आर एम है जिस क्लास को हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं। फिर उसके उस कंस्ट्रक्टर के अंदर का जो भी पैरामीटर हमने वो डाल दिया।
वैसा ही है इसके जैसा। हम जैसे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रियलमी लिख के अंदर यहाँ पे डालते थे पैरामीटर, यहाँ पे हम लोग ने सुपर लिख के डाल दिया है, फिर यहाँ पे डाल दिया। सो ये आप याद कर सकते हैं, कर ही लेना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, टफ नहीं है कि याद ना हो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मैंने पूरा लिख रखा है, फिर इसका ऑब्जेक्ट बना ही देते हैं। चलो m इज इक्वल्स टू वेयर m इज इक्वल्स टू m, फिर इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ जैसे हम पैरामीटर, बस सॉरी ये एक इंटीजर था तो 100 डाल देता हूँ। डेट्स इट। अब ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा मैं, एक ही चीज़ नहीं बताऊँगा, मैंने जो जो इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया है। बाकी आप अपने आप से भी कुछ ट्राई कर सकते हो, कुछ अलग अलग चीज़ें अगर आपके दिमाग में है तो, ठीक है। बाकी जो भी मेन था मैंने बता दिया। ओवरराइडिंग प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस, अब बताता हूँ कि ओवरराइडिंग मतलब क्या हुआ। ओवरराइडिंग प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस, ओवरराइड मतलब क्या होता है, ओवरराइड करना मतलब क्या होता है। जैसे मान लो हम लोग ने एक फंक्शन बनाया जो कि प्रिंट करता है कुछ, पर हम लोग चाहते हैं उस फंक्शन को फिर से यूज़ करना जो कि और कुछ प्रिंट करे, ठीक है, जो कि और कुछ प्रिंट करे। मैंने लिखा है कि चेंजिंग द डिफॉल्ट डाटा, अब वो चाहे प्रॉपर्टी फंक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऑफ अ सुपर क्लास कॉल्ड ओवरराइडिंग, कॉल्ड ओवरराइडिंग। सो जो सुपर क्लास का मतलब कि मान लो जैसे हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं किसी क्लास को, सो उस क्लास का प्रॉपर्टी या फंक्शन हम लोग उसे ओवरराइड करना चाह रहे हैं या उसे चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो उसे ही बोलते हैं ओवरराइड करना, ओवरराइड करना, ठीक है। सो अब हम लोग चलो दो क्लास बना लेते हैं, एक है कार, ना कि कैर, एक कार है एक बाइक। मैंने लिखा ओपन, यहाँ पे नहीं लिखना, ऊपर लिखना है, मेन फंक्शन में नहीं लिखना है, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा ओपन क्लास कार। फिर मैंने यहाँ पे दो प्रॉपर वो डाल रखे, चलो डाल देते हैं। मैंने डाल दिया ओपन वेयर कार, ओपन, अब मैं बताता हूँ कि मैंने ओपन वेयर कार एंड ऑल ये सब क्यों रखा है। मैंने डाल दिया हम लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर एसवीजे, या सिर्फ इतना रखते हैं, ठीक है। फिर मैंने डाल दिया इसके अंदर एक फंक्शन ओपन फन, देन फंक्शन का नेम सी इन्फो, सी इन्फो मीन्स कार इन्फो। फिर मैंने प्रिंट कर दिया है जो भी कार है हमारी, मैंने लिखा कार कोलन डॉलर कार, ठीक है। अब बनाते दूसरी क्लास जो कि होगी बाइक, वो इनहेरिट कर रही होगी इस कार क्लास को, ठीक है। फिर लिखूंगा यहाँ पे, हम ओपन नहीं लिखूंगा, बताता हूँ मैं क्यों। यहाँ पे हम लोग करेंगे ओवरराइड। अब मैंने यहाँ पे ओपन और ओपन इस क्यों लिख रखा था, ओपन और ओपन इसलिए लिख रखा था क्योंकि हम लोग इन दोनों, जो एक ये प्रॉपर्टी है और ये जो एक फंक्शन है उसे हम लोग ओवरराइड करेंगे। मतलब अभी ये लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये थी, अब हम लोग इसे ओवरराइड करके और कुछ कर देंगे। जैसे मैंने लिखा कार जो है, कार को हम लोग ओवरराइड करेंगे। ओवरराइड कैसे करेंगे, मैंने लिखा, मान लो अभी मैंने लिख दिया ऐसे वेयर कार इज इक्वल्स टू BMW, तो ये क्या हुआ ना, ये ओवरराइड नहीं हुआ, ये ओवरराइड नहीं हुआ, ये बन गया एक वेरिएबल बाइक क्लास का, ये ओवरराइड नहीं हुआ। पर हम लोग चाहते हैं इस क्लास का जो कार वेरिएबल है उसे ओवरराइड करना, तो बस हम लोग लिख देंगे ओवरराइड यहाँ पे उसके पहले। अब ये ओवरराइड हो चुका है, ठीक है। अब जो कार थी वो लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर नहीं है, वो है एक BMW। सेम फंक्शन के लिए भी यूज करते हैं, हम लोग लिखेंगे ओवरराइड देन फन, देन लिखेंगे फंक्शन का नाम जिसे हम लोग करना चाहते हैं ओवरराइड। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, यहाँ पे लिखेंगे सुपर का यूज़ करेंगे, ओके सुपर का यूज़ नहीं करते हम लोग डायरेक्ट। चलो एक वेरिएबल बना लेते हैं इसकी, वेयर बी बाइक इक्वल्स, यहाँ पे मैंने लोग डाल दिया, मैंने क्या डाल दूँ, हम हीरो डाल दिया यार, हीरो
अब कार के इन्फो में हम लोग डाल रहे हैं बाइक की इन्फो, वाओ, यानी बेस। चलो यहाँ पे मैंने बाइक लिख दिया, लिख दिया बाइक, डॉलर बाइक। सो हम लोग ने एक क्लास बनाया, फिर दूसरी क्लास बनाई जो कि इस क्लास को इनहेरिट कर रहा है। फिर हम लोग ने इनके दो, एक फंक्शन था, एक एक वेरिएबल था, इसे हम लोग ने ओवरराइड कर दिया। ओवरराइड कीवर्ड लगाना है, फिर जिसे ओवरराइड करना है वो कर दीजिए आप। जैसे वेरिएबल को ओवरराइड करना है तो उस वेरिएबल का नाम लिखिए वैर लगा के, फिर उसे हम लोग ने कर दिया ओवरराइड। सेम चीज़ हम लोग ने फंक्शन के साथ भी करा है। अब हम लोग इसे मैं करके दिखा देता हूँ। बाइक, चलो बाइक का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वेयर बाइक इज इक्वल्स टू बाइक। फिर मैंने लिखा बाइक डॉट, चलो सी इन्फो कर देते हैं, सी इन्फो वाले को कॉल। सी इन्फो को कॉल करूँगा तो हमारा जो, कहाँ गया, ये रहा। सो जो बाइक है जो कि हीरो है वो प्रिंट होके मिल जाएगी, बाइक हीरो प्रिंट होके मिल गई, डेट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने ओवर राइटिंग आपको बता दिया, बाकी मैंने नोट्स में सब कुछ वही वही कर रखा है जो कि मैंने आपको एग्जांपल बता दिए कोड्स लिख के एंड ऑल। अब बात कर लेते हैं कि सुपर, सुपर क्या होता है। सुपर ओपन, मैंने एक क्लास बनाया है, फिर एक दूसरी क्लास बनाया है। मैं क्या करता हूँ, इसी जो कोड को कॉपी कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सुपर, फिर इसी कोड को कॉपी कर लूँगा, बस टू लगा दूंगा आगे। मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाइक टू, कार टू, कार टू, ठीक है। और ये सारे हटा देता हूँ, ओपन भी हटा देता हूँ, ठीक है। हम लोग ओवर नहीं करने जा रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे देखो सेम वही सब कर रखा है। एक फंक्शन ये बनाया है, एक फंक्शन ये बनाया है, फिर यहाँ पे एक दूसरी क्लास बनाई जो कि इनहेरिट कर रही है इस वाले क्लास को। फिर मैंने लिखा वेर बी कार, मैं यहाँ पे कर देता हूँ वेर, लिखा बी, लिखा कैर, लिखा कैर नहीं कार, बी कार इज इक्वल टू, मैंने लिखा सुपर डॉट कार। इसका मतलब क्या हुआ, सुपर डॉट का, सुपर डॉट कार का मतलब क्या हुआ, जिसकी सुपर क्लास है, मतलब जो ये क्लास जो इनहेरिट कर रही जिस क्लास को, उस क्लास का जो कार प्रॉपर्टी है उसे डाल दो इस वाले वेरिएबल में, इस क्लास का जो कार प्रॉपर्टी है उसे डाल दो इसमें। सो हम लोग तब यूज करते हैं। अभी मान लो मैंने अगर ऐसे डाल दिया कार तो भी हमारा काम हो जाएगा, बट कुछ केसेस में हम लोग हो सकता है ऐसे ये ना यूज़ कर पाए, तो सुपर यूज़ करना विल बी मोर ज़्यादा अच्छा होगा। फिर मैंने यहाँ पे देखो लिख रखा है सुपर यूजर सुपर क्लास स्टफ, मतलब इस क्लास के जो भी हम प्रॉपर्टी आपने डाल रखा है यहाँ पे, जैसे कार डाल रखा है उससे हम लोग ने डाल दिया इस वेरिएबल में, जो कि मैंने बता दिया। फिर मैंने फैन इन्फो, फिर अब मैं बताता हूँ, चलो लिख के बताता हूँ इसे, यहाँ पे वहाँ पे ऐसे नहीं समझ में आएगा। मैंने लिखा फैन सी इन्फो, फिर मैंने इसे कॉल कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो एरर मिल रहा हमें कि सी इन्फो हाइड्स मेंबर ऑफ सुपर टाइप कार्टून एंड नीड्स ओवरराइड मॉडिफायर। सो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, तो मतलब बेसिकली ये बता रहा है कि आप यूज़ कर रहे हैं इस क्लास के वाला मेथड, सो आपको ओवरराइड लगाना पड़ेगा, ऑब्वियसली लगाना पड़ेगा, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं यहाँ पे बी इन्फो लिखूंगा। फिर हम लोग क्या चाहते हैं ना, ये हम लोग चाहते हैं कि जब ये वाला फंक्शन कॉल करा जाए, जब ये वाला फंक्शन कॉल करा जाए, सो जो कार2 का ये वाला फंक्शन है वो कॉल हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, जैसे सुपर डॉट कार लिखा था प्रॉपर्टी के लिए, सेम सुपर डॉट सी इन्फो जो भी हमारा फंक्शन है उसके लिए यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे भी वही लिख रखा है। सो प्रॉपर्टी के लिए हमने डॉट कार यूज़ करा था, और फंक्शन के लिए डॉट इन्फो, सुपर डॉट जो भी फंक्शन का नाम है वो। सो सुपर डॉट लगा देना। सो जो क्लास इनहेरिट हो रही होगी उसका प्रॉपर्टी या फंक्शन हम लोग यूज़ कर सकते हैं सुपर डॉट से, और कुछ नहीं, बस यही है, ठीक है। तो इसका चलो ऑब्जेक्ट बना देता हूँ मैं नीचे, बाइक टू का मैं लिखूँगा बी टू, वेयर बी टू इज इक्वल्स टू बाइक टू,
दैट्स इट। बाकी मैंने सब नोट्स में लिख रखा है, देख लेना आप। बाकी मैंने आपको कोर्स में बता दिया है। बात करते हैं विजिबिलिटी मॉडिफायर की। विजिबिलिटी मॉडिफायर, विजिबिलिटी मॉडिफायर। अब मॉडिफायर्स क्या होते हैं? मॉडिफायर्स होते हैं प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इंटरनल, पब्लिक। अब ये सब क्या होते हैं बताता हूँ। प्राइवेट कैन बी यूज ओनली इन इट्स क्लास। जो भी प्राइवेट वेरिएबल होगा, चलो हम लोग एक क्लास बना लेते हैं। हम यहाँ पर लिख देता हूँ विजिबिलिटी, सिर्फ मॉडिफायर्स लिख देता हूँ, मॉडिफायर्स। एक क्लास बनाया मॉड नाम से, मॉड नाम से। उसमें हम लोग कुछ वेरिएबल बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग ने लिख दिया प्राइवेट, फिर वेर पी आर इज इक्वल टू लिख दिया मैंने प्राइवेट। ठीक है। सो प्राइवेट मतलब क्या हुआ? प्राइवेट मॉडिफायर क्या कैन बी यूज ओनली इन इट्स क्लास। ये जो वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है, ये सिर्फ हम लोग यूज कर सकते हैं इस क्लास में। इस क्लास के बाहर हम लोग उसे यूज नहीं कर सकते हैं। इस क्लास के बाहर हम लोग इसे यूज नहीं कर सकते हैं अगर हम लोग ने इसका मॉडिफायर जो है वो प्राइवेट लिख दिया। ठीक है। प्रोटेक्टेड क्या होता है? प्रोटेक्टेड वर्क्स लाइक प्राइवेट बट कैन बी एक्सेस इन क्लास दैट इम्प्लीमेंट्स इट्स क्लास। ये जो प्रोटेक्टेड होता है, प्रोटेक्टेड वेर पी आर ओ, प्रोटेक्टेड पी आर ओ, प्रोटेक्टेड। सो ये जो प्रोटेक्टेड होता है वो सिमिलर होता है प्राइवेट के, बट हम लोग इस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं उस क्लास में जो कि इनहेरिट करेगा इस क्लास को। मैं काम करता हूँ, एक क्लास बना देता हूँ मैं। चलो मान लो मैंने बुला दिया सी एल, जो कि इनहेरिट कर रहा है इस क्लास को। ठीक है, जो कि इनहेरिट कर रहा है इस क्लास को। तो हमें पहले ही एरर में क्या बोल रहा है? क्या दिस टाइप इज फाइनल स्वीट कैन नॉट बी इनहेरिटेड फ्रॉम। हम काम करता हूँ पहले यहाँ पे मैं प्रिंट एलन मान लो एक वेरिएबल बनाया मैंने, फिर मैंने लिख दिया कि ए पी लिख दिया मैंने। फिर हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा पी आर था वो इसमें आ जाए। सो यहाँ पे देखो, सबसे पहले एरर इसलिए आ रहा क्योंकि हम लोग ने इसमें एक प्राइवेट वेरिएबल डाल रखा था जो कि हम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। क्या हम लोग प्रो को कर सकते हैं? हाँ, हम लोग प्रो को कर सकते हैं। ओके, नहीं, यहाँ पे अनरिजॉल्व्ड डिफरेंस नन ऑफ द फॉलोइंग कैंडिडेट्स इज बिकॉज ऑफ रिसीवर टाइप मिसमैच। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है आई गेस, वेयर पी इज इक्वल्स टू प्रो। हम इसमें कुछ गड़बड़ कर दी है क्या? मोड, क्या गड़बड़ कर दी है मैंने? प्राइवेट प्रोटेक्टर, अगर मान लो मैंने इसे पब्लिक कर दी। एक काम करता हूँ, मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, प्रोटेक्टेड। अभी हमारा एरर ऐसा क्यों हो रहा है? हमने क्लास बनाया, एक दूसरा क्लास बनाया जो कि इनहेरिट कर रहा है इस क्लास को, फिर एक ये बनाया, ऐसा क्यों हो रहा है? ओके, हम लोगों ने इसे ओपन नहीं करा। हो जाती है यार ऐसी गलतियाँ। ठीक है, हो जाता है ऐसा, कोई बात नहीं। सो मैंने बताया था कि आपको क्लास को ओपन करना पड़ेगा जब हम लोग इसे इनहेरिट करेंगे, इस वजह से ऐसा हो रहा था। इसे मैं वापस ऐसे कर देता हूँ। क्या हम लोग इस क्लास में, इस क्लास के वेरिएबल में डाल सकते हैं प्राइवेट वेरिएबल को? मैंने लिखा पी आर, नहीं। क्या हम लोग इसमें ये डाल सकते हैं? नहीं। मैंने बताया था कि ये जो प्राइवेट मॉडिफायर जिससे भी वेरिएबल या फंक्शन किसी में भी लगा सकते हैं, जिसमें भी लगा हो वो सिर्फ इसी क्लास में यूज़ कर सकते हैं और किसी में नहीं। फिर मैंने प्रोटेक्टेड में बताया था इसके सिमिलर होता है, बट जो भी क्लास इस क्लास को इनहेरिट करेगा वो उसे यूज़ कर सकता है। जैसे मैंने ये क्लास बनाया और इस क्लास को इनहेरिट कर रहा हूँ तो मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। मैंने लिखा प्रो। ठीक है, तो हमारा एरर नहीं आया कि मतलब हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। फिर इंटरनल कैन बी यूज एनीवेयर, इंटरनल वेयर इंट इज इक्वल टू इंटरनल, ये हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा वेयर आई इज इक्वल टू इन डाल दूंगा, यूज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पब्लिक कैन बी यूज एनीवेयर, बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही होता है सब। जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे पब्लिक, सो ये भी ना कहीं पे भी यूज हो सकता है। पब्लिक, पब्लिक
where pu is equals to pup। अभी देखो यहाँ पे ना ये ग्रे ग्रे हो रहा है, ग्रे ग्रे इसलिए हो रहा है रिडंडेंट विजिबिलिटी मॉडिफायर। सो बेसिकली ना क्या होता है ना, जब हम लोग मान लो एक वेरिएबल बनाते हैं, वेर लिखा हम लोग ने, लिख दिया इंटीजर इज इक्वल टू 10। सो जब हम लोग कोई भी वेरिएबल या कोई भी फंक्शन या कुछ भी बनाते हैं जिसका हम लोग मॉडिफायर नहीं लगाते हैं कि वो प्राइवेट है प्रोटेक्टेड है क्या है, सो बाय डिफ़ॉल्ट ना, बाय डिफ़ॉल्ट वो रहता है पब्लिक, बाय डिफ़ॉल्ट वो पब्लिक रहता है, मतलब वो कहीं भी यूज़ करा जा सकता है। इसीलिए ये थोड़ा ग्रेविश कलर का हो गया कि आपको पब्लिक लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक ही होता है। तो मैंने चारों आपको मॉडिफायर्स बता दिए हैं। बाकी मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाया, चारों ही लिखा है। बाकी फिर यहाँ पे वैट इज इक्वल टू इफ मॉडिफायर नॉट स्पेसिफाइड देन बाय डिफॉल्ट इज पब्लिक। मैंने बता रखा है कि अगर मॉडिफायर डिफाइंड नहीं है सो बाय डिफॉल्ट वो होता है पब्लिक। फिर मैंने यहाँ पे एक फंक्शन के साथ भी बता रखा है कि आप लोग फंक्शन में भी जो हमारा मॉडिफायर होता है वो लगा सकते हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया एक प्रोटेक्टेड, फिर मैंने लिखा फन प्रोट, ठीक है, प्रिंटलन आई एम प्रोटेक्टेड फंक्शन। सो जैसा हम लोग ने मॉडिफाई लगाया था वेरिएबल्स, यहाँ पे लगा दिया फंक्शन के साथ, बस और कुछ भी नहीं है, डेट्स इट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड मेथड एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड मेथड एंड प्रॉपर्टी। एब्स्ट्रैक्ट क्लास मेथड एंड प्रॉपर्टी। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास से मेथड एंड प्रॉपर्टी ये सब क्या, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? Class that will inherit abstract class, it will have to implement its all abstract functions and properties। So basically जब कोई सा क्लास है जो कि इनहेरिट करेगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, उसके अंदर जो भी इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस होगी वो सारी फंक्शंस एंड प्रॉपर्टीज उसे इम्प्लीमेंट करना होगा, उसे इम्प्लीमेंट करना होगा, तभी वो वर्क करेगा, नहीं करेगा। कोड लिख के बताता हूँ आपको, मैं इससे कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, कॉपी अप एंड पेस्ट। मैंने बनाया एक क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बनाने के लिए हमें एब्स्ट्रैक्ट लिखना होगा, फिर हमें लिखना होगा एक क्लास, सी लिख दिया मैंने। फिर हम लोगों ने इसके अंदर प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन, एक फंक्शन डाल रखा है और एक वेरिएबल डाल दिया वेयर, देन एस जो कि होगा एक स्ट्रिंग। अभी अभी देखो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, अभी यहाँ पे देखो एरर आ रहा है कि प्रॉपर्टी मस्ट बी इनिशियलाइज और बी एब्स्ट्रैक्ट। सो बेसिकली यहाँ पे ये बता रहा है कि इसे एक एब्स्ट्रैक्ट बनाओ क्योंकि ये है एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। सो इसका जो प्रॉपर्टी है उसे भी एब्स्ट्रैक्ट बनाओ। सेम चीज़ हम लोग करेंगे फंक्शन के साथ। उन्होंने लिखा हुआ एब्स्ट्रैक्ट, लिखा फन, देन यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग फंक्शन का नाम, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, शो। अभी आप लोग ने नोटिस करा होगा कि मैंने ना इसे असाइन करा है, ना इस फंक्शन को मैंने ऐसे लिख के कुछ लिखा है। ऐसा इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, आई मीन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है जो कि है एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। सो जब हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कुछ डालते हैं, सो ये जो है ये हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे दूसरे क्लास में, दूसरे क्लास में इम्प्लीमेंट करेंगे इसे, फिर इसे यूज़ करेंगे। कैसे? मैंने एक बनाया दूसरा क्लास जो कि इनहेरिट कर रहा है इस क्लास को। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लास C2 जो कि कर रहा है C को इम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे भी एरर मिल रहा है हमें कि क्लास C2 इज़ नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास मेंबर। सो देखो जैसे ही मैंने इसे इनहेरिट करा इसने एरर शो कर दिया, बोल रहा है कि जो C क्लास है उसके प्रॉपर्टीज़, उसके जो प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शंस हैं उन सबको यूज़ करो वरना आपको एरर मिलेगा। मैंने बताया था आपको, मैंने यहाँ पे लिखा था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस को हम लोग को इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा जब हम लोग उसे यूज़ कर रहे हैं दूसरे क्लास में जो कि इम्प्लीमेंट कर रहा है उस वाले एब्स्ट्रैक्ट क्लास को। वो कैसे करेंगे? इम्प्लीमेंटिंग एब्स्ट्रैक्ट मेथड मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इम्प्लीमेंटिंग मतलब हमें लिखना पड़ेगा। मान लीजिए हम लोग ने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया कि मान लो वेयर एस एस इज इक्वल्स टू एस एस। सो अभी ये ऐसे काम नहीं करेगा, हमें लिखना पड़ेगा ओवरराइड।
क्या हो गया ये, इसे हटा देता हूँ मैं पूरा। इसे मतलब मैंने लिख दिया एस एस। सो इसका मतलब ओवरराइड, मतलब हम लोग ने इसे ओवरराइड कर दिया, ओवरराइड कर दिया इसे, इस वाले प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर दिया बेसिकली। फिर मैंने लिखा यहाँ पे ओवरराइड देन फन शो, ओवरराइड फन शो। यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंटलन, हम शो लिख देता हूँ सिर्फ। सो हम लोग ने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया, ठीक है, फिर उसे इम्प्लीमेंट करा इस क्लास में। अभी देखो जब मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ तो यहाँ पे हमें एरर मिलता है, बोलता है कि इसके जो प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन थे उसे इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट करो मतलब जैसे उसे ओवरराइड करो, वरना आप इस क्लास को यूज़ नहीं कर सकते, आपको मिलेगा एक एरर। सो जैसे ही आप उन दोनों को ओवरराइड कर देंगे हमारा एरर चला जाएगा, ठीक है, हमारा एरर चला जाएगा जो कि जा चुका है। फिर हम लोग ने इन दोनों को रीअसाइन कर मीन असाइन कर दिया या इनिशियलाइज कर दिया। इसमें बेसिकली हम लोग ना फंक्शंस प्रॉपर्टीज जो भी होते हैं उसे बस ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें हम लोग को डालते नहीं है। इस फंक्शन की बॉडी नहीं है, हम लोग ने इस प्रॉपर्टी की असाइन असाइन नहीं करा है, वो सब करेंगे हम लोग उस क्लास में जो कि इम्प्लीमेंट कर रहा होगा इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को। डेट्स इट। फिर बात कर लेते हैं इसके ऑब्जेक्ट की। हम लोग ऑब्जेक्ट जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। जैसे अभी हम लोगों का एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो सी है, हमने लिखा वेल सी इज इक्वल टू सी, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हम लोग नहीं बना सकते। मैं इससे कमेंट आउट कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कैंट मेक ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। अब जो हम लोग ने दूसरा क्लास बनाया था उसको हम लोग ऑब्वियसली कर सकते हैं C2, C2 था, क्या था C2। सो आई होप आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी समझ में आ गया होगा कि कैसे ये वर्क करता है एंड ऑल। आगे बढ़ते हैं, बहुत से टॉपिक्स कवर करने हैं, सो थोड़ा सा जल्दी जल्दी। इंटरफेस सिमिलर टू एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इंटरफेस का होता है, इंटरफेस जो होता है ना सिमिलर होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के, सिमिलर होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के। जैसे मैं क्या करता हूँ, चलो फिर से इसे कॉपी कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, यहाँ पे C2 मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे आई कर देता हूँ, आई gi2 देन दिस विल बी आई। अभी एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं, ये एक इंटरफेस है तो हमें लिखना पड़ेगा इंटरनल नहीं इंटरफेस, इंटरफेस लिखना पड़ेगा। फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट लिखते थे, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट और एब्स्ट्रैक्ट लिखते थे, हम लोग यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे क्योंकि एक इंटरफेस है, ये एक इंटरफेस है ना कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सो इंटरफेस के लिए हम लोग क्लास यहाँ पे नहीं लिखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास था वो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस ये अलग ही चीज़ है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास था इसलिए हम लोग एब्स्ट्रैक्ट लिखते थे फिर क्लास, पर ये एक इंटरफेस है, ये एक इंटरफेस है। सो हम लोग इंटरफेस के आगे क्लास नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एक इंटरफेस है और क्या। फिर यहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंट करा है इस इंटरफेस को। सो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट जब करेंगे तब हम लोग जो ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस होता है वो नहीं लगाएंगे क्योंकि ये एक इंटरफेस है ना कि एक कंस्ट्रक्ट सॉरी ना कि एक क्लास। फिर मैंने वही सेम चीज़ कर रखा है ओवरराइड, जो कि मैंने ऊपर से कॉपी करा है, सेम सिमिलर ही है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के। बस यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते थे, यहाँ पे मैंने बना दिया इंटरफेस, फिर यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट की जगह डायरेक्टली ऐसे लिख दिया, फिर उसे ओवरराइड कर दिया, डेट्स इट, और कुछ भी नहीं है, सिमिलर है पूरा उसके। बाकी आप अपने आप से ट्राई कर लेना अगर करना होगा आपको कुछ तो। यहाँ पे लिख देता हूँ I2 इज इक्वल्स टू I2, डेट्स इट। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इंटरफेस हैविंग सेम फंक्शन, मान लीजिए कोई इंटरफेस है जिसमें सेम फंक्शंस हो, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा इंटरफेस हैविंग सेम फंक्शन, ऊपर जाते हैं, फिर यहाँ पे लिख दूंगा इंटरफेस हैविंग सेम फंक्शन, यहाँ पे मैं लिखूंगा एक क्लास बनाते हैं
यहाँ पे लिख देते हैं चलो i3 जो कि एक्सटेंड कर रहा है i2 को। फिर एक और बनाते हैं हम लोग, एक और इंटरफेस बना लेते हैं जिसका मैंने बना लिया मान लो इंटरफेस। देन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं i2, i2 क्या क्या लिखूँ आई देन दिस। अब एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं i2 नहीं लिखूंगा, अभी इसको अभी छोड़ते हैं, अभी पहले इस इंटरफेस को बना लेते हैं अच्छे से। तो उसके अंदर हम लोग लगाते हैं एक फंक्शन फन कॉल मी फंक्शन। फिर एक दूसरा इंटरफेस बनाते हैं आई टू, जिसमें भी क्या है ना सेम फंक्शन है उस नाम का। फिर इसे मैं करूँगा कमेंट आउट। ये एक क्लास है जो कि हम इसका नाम क्या रख दूँ, सी एल जो कि इम्प्लीमेंट कर रही है आई को और आई टू को। इन दोनों इंटरफेस को ये इम्प्लीमेंट कर रही है। फिर एरर मिलेगा, हमें यूज़ करना पड़ेगा इन दोनों को। अब यहाँ पे एक यहाँ पे फंक्शन है जिसका नाम है कॉल मी, यहाँ पे फिर दूसरा फंक्शन है इसका नाम है कॉल मी। सो दोनों का फंक्शन क्या है, दोनों का फंक्शन नेम जो है वो सेम है। सो जब दोनों इंटरफेस का जो फंक्शन सेम है तो हम लोग एक पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं तो कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि हमें सबसे पहले ओवरराइड करना पड़ेगा उस फंक्शन को। जैसे मैंने लिखा ओवरराइड देन फन, देन हमारा जो इंटरफेस का फंक्शन है वो करा, ठीक है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूज़ करा, सुपर, मैंने लिखा सुपर देन स्मॉलर एंड ग्रेटर देन का साइन, उसके अंदर डाल देंगे हम लोग जिस भी इंटरफेस का हम लोग कॉल में फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं। जैसे मैं आई का यूज़ करना चाहता हूँ तो मैंने आई लिख दिया। फिर हम लिखेंगे डॉट, लिखेंगे कॉल मी, ठीक है, कॉल मी। अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। वो एरर आ रहा है यहाँ पे कि रीडिक्लेरेशन ऑफ सी एल मैंने एक क्लास ऑलरेडी बना चुका है तो इसको CL2 कर देता हूँ, CL2 कर देता हूँ। फिर यहाँ पे कॉल मी में एब्स्ट्रैक्ट मेंबर कैन नॉट बी एक्सेस्ड डायरेक्टली। ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने लिखा है डॉट कॉल मी सुपर A2 फंक्शन देन सुपर A2 डॉट कॉल मी, अभी ये करा है। पर मैं इसे हटा देता हूँ डॉट। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है देखता हूँ। Super is not an expression. It can only be used on the left hand side of a dot. ओके, क्या मैंने कुछ गलत कर रखा है यहाँ पे, ऐसा क्यों हो रहा है। ओवरराइड करना मैंने फन कॉल मी टू एवरीथिंग इज फाइन। हम ये कैसे होगा, और मैंने लिख दिया यहाँ पे एक काम करता हूँ हम, मैंने लिखा प्रिंटलन, लिखा कॉल मी। तो इसे रन करते हैं, रन हो रहा है अभी। हमें एक नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने कुछ बनाया ही नहीं है, ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं है CL2 का। चलो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। मैंने कहा वेल C2 इज इक्वल्स टू CL2। वेल यहाँ पे भी कन्वर्टिंग डिक्लेयरिंग वेल C2 वेल C3 कर देते हैं, सेम नहीं हो रहा था ना। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे C3 डॉट कॉल मी। अब रन करूंगा। सो रन करने पे हमारा ची वाला फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा। मैंने लिखा कॉल मी, हाँ मैंने यहाँ पे कॉल मी लिखा था। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं ना, ये जो कॉल मी फंक्शन है, ये जो कॉल मी फंक्शन है वो यूज़ कर रहे हैं हम। इन दोनों फंक्शन को ओवरराइड कर दिया हम लोग ने। यहाँ पे बेसिकली ये हुआ, मैंने यहाँ पे लिख रखा था कि ओवरराइड फन देन कॉल मी फंक्शन, फिर सुपर, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने लिखा था सुपर, देन ये फिर आई
I2 देन डॉट देन कॉल मी। ये काम नहीं कर रहा है, हो सकता है कि ये फट गया हो और आई डोंट नो कि मैंने ऐसा यहाँ पे क्यों लिख रखा है। मुझे नहीं याद है, हो सकता है मैंने गलती से लिख दिया हो या हो सकता है कि ये हटा दिया गया हो, मुझे नहीं पता, अभी श्योर नहीं हूँ। सो अभी के लिए इसे छोड़ ही देते हैं। एनीवेज ठीक है, अभी के लिए इसे छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी डेटा क्लास, डेटा क्लास क्या होता है? डेटा क्लास, डेटा क्लास, डेटा क्लास इज ओनली यूज टू स्टोर डेटा इन क्लास। डेटा क्लास सिर्फ इस यूज में आता है जब हम लोग कोई सा डेटा स्टोर करना चाहते हैं किसी क्लास में। जैसे मैंने ऊपर गया, मैं बनाता हूँ एक डेटा क्लास, डेटा क्लास मैं लिखूंगा डेटा, मैं लिखूंगा क्लास, फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया डेट, ठीक है। उसके अंदर मैं डाल दूंगा दो पैरामीटर। मैंने लिखा वेल या वेर, नेम स्ट्रिंग, एज इंटीजर, ठीक है। दो पैरामीटर्स मैंने डाल दिए। फिर मैंने इसका बनाया एक ऑब्जेक्ट, वेल डेट, डेट टू क्या नाम था इसका, मैंने डेट, ठीक है। इसके अंदर दो पैरामीटर पास करने, मैंने डाल दिया एक एस या चलो डेटा डाल देते हैं, डेटा स्ट्रिंग, फिर एक इंटीजर डाल दिया 100। सो डेटा क्लास इस यूज में आता है ना जब हम लोग चाहते हैं किसी क्लास में कोई सा डेटा स्टोर करना। सो डेटा क्लास उसी यूज में आता है। सो कैसे बनाना है ये, सिर्फ लिखना है डेटा देन क्लास देन उस डेटा क्लास का नाम और उसके अंदर जो भी पैरामीटर्स हैं वो डाल देना है, वेर और वेल लगा के। फिर क्या करना है कि हम जो भी वो पैरामीटर्स ले रहा है वो पास कर दो, डेट्स इट, और कुछ नहीं है। फिर हम लोग लिखेंगे प्रिंटलन, फिर हम लोगों ने लिखा डेर, फिर पैरामीटर का कोई सा नाम, जैसे कौन सा यूज़ करूँ मैं, अभी अच्छा एक चीज़ बता देगा यहाँ पे पहले में, मानो मैंने पूरा डेट को प्रिंट कर दिया, इसे रन करा, इसे रन करूँगा तो हमें क्या मिलेगा, सो रन हो रहा है अभी। हमें मिला क्या, हमें एक डेटा क्लास पूरी की पूरी जो डेटा क्लास थी हमें वो मिल गई, जो कि नेम था और एज था, वो मिल गई। अब हम लोग ये पर्टिकुलर गेट करते हैं, जैसे इस डेटा का हम लोग नेम गेट करते हैं, तो नेम गेट करा हम लोग ने, डॉट और नेम लगाया, वो हमें मिल जाएगा प्रॉपर्टी का ही तरह। जैसे क्लास होती थी उसके अंदर प्रॉपर्टी होता था, उसे हम लोग यूज़ करते थे, सेम वैसा ही है। बस क्या होगा डिफरेंस कि इस डेटा क्लास में लोग सिर्फ डेटा स्टोर कर सकते हैं और कुछ नहीं, कि और कुछ चीज़ें कर रहे हैं और वो सब नहीं हो सकता इसमें। ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग, ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग, स्ट्रक्चरिंग मैंने लिखा है यहाँ पे वेल, नेम और एज लिख दिया यहाँ पे डेट, ठीक है। फिर मैंने लिखा है प्रिंटलन, प्रिंटलन लिख दिया नेम। तो मैंने यहाँ पे क्या करा ना कि ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ ना, जैसे हम लोग ऊपर जो भी डेटा क्लास थी उसका मान लो हम लोग नेम प्रिंट करना चाहते थे, तो हम लोग लिखते थे जो भी ऑब्जेक्ट है वो, फिर हम लोग लिखते थे डॉट, फिर हम लोग नेम चाहते थे तो नेम, एज चाहते थे तो एज। पर हम लोग ने अब हमें ये डॉट नेम डॉट एज ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों ने डायरेक्ट लिखा वेल, फिर ये जो डेटा है, डेटा जो कि है इस डेट, ये जो है ये डेटा क्लास है जिसका नाम है डेट, जो भी इस डेटा क्लास में पैरामीटर्स हैं डेटा है वो यहाँ पे डाल दिए, फिर उसे हम लोग डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं, फिर चाहे वो नेम हो चाहे वो एज हो, बस और ज़्यादा कुछ है नहीं, बस यही है। सो अपन ही आप डॉट नेम डॉट एज लिखना चाहते तो वो लिखें, या आप उसे डिस्ट्रक्चर करके करना चाहते हैं तो आप वैसे करें, अप ऑन यू। मैंने यहाँ पे डॉलर लगाया, कोई बात नहीं, आप हटा देना, लगाओ अपॉन यू। फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया नो नीड टू टाइप एम डॉट नाउ, ठीक है। सो इसी के साथ फाइनली हमारा ये चैप्टर जो कि आगे सबसे बड़ा था
वो ख़त्म होता है। बहुत सारे टॉपिक्स थे इसमें, हो सकता है बोर हो गए होंगे बीच में, सो ब्रेक ले लेके पढ़ा करो, ज़्यादा बेटर होगा। और इसमें थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स थे। अगर कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया हो तो सबसे पहले बोलूँगी नोट्स पढ़ लेना, क्योंकि उसमें एकदम अच्छे से लिख दिया मैंने। फिर मैंने बता भी रखा है, बाकी कोर्स तो आपको मिल ही जाएगा। और भी समझना तो वीडियो को पीछे करके देख लेना। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। सो चलो अगले चैप्टर में मूव करते हैं हम लोग। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9, जिसका पीडीएफ मैंने खोल रखा है अपने ब्राउज़र पे। इस चैप्टर का नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग। इसका प्रोजेक्ट भी मैंने बना रखा है। अब मैं बताता हूँ क्या है ये एक्सेप्शन हैंडलिंग। एरर्स या एक्सेप्शन, आप जो भी बोलें, या तो एरर बोलो या तो एक्सेप्शन, एक ही चीज़ है। कैन स्टॉप प्रोग्राम फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग सक्सेसफुली बट इट कैन बी हैंडल। सो बेसिकली ये बोला है कि जो एरर होते हैं और या सेक्शन, हमारे कोड में ऐसी कोई एरर है तो हम लोग अपने जो प्रोग्राम है उसे रन करेंगे तो हमें मिलेगा एक एरर। सो बेसिकली हमारा प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, तो उसी एरर को हम लोग हैंडल करने के लिए यूज़ करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग ये कैसे करते हैं, वो करते हैं ट्राई और कैच ब्लॉक से। ट्राई कैच का मतलब मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा ट्राई, चलो लिख लेते हैं ट्राई। ट्राई ट्राई मतलब क्या होता है, ट्राई मतलब कोशिश, ट्राई करना मतलब कोशिश करो, ट्राई करो। ये जो कोड लिखा है ये ट्राई करो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेयर ए जो कि एक है इंटीजर इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई 0 और प्रिंट एल डिवीजन। चलो सिर्फ ए लिख देता हूँ, ठीक है, ए लिखा। तो सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ट्राई कोड्स इनसाइड ट्राई ब्लॉक, इफ नो एक्सेप्शन विल बी फाइंड देन ट्राई ब्लॉक्स कोड विल बी एग्जीक्यूटेड। सो मतलब ये बोल रहा है कि ट्राई के जो ट्राई ब्लॉक है, मान लो ट्राई ब्लॉक है, ट्राई लिखा, फिर ओपन करली ब्रेसेस लगाया, इसके अंदर जो भी कोड होंगे ना, वो अगर सक्सेसफुली मतलब इसमें अगर कोई एरर नहीं है तो इसका कोड जो है वो सक्सेसफुली रन हो जाएगा, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा, बेसिकली ये बोला। तो यहाँ पे भी एरर दे रहा है कि अगर आपने ट्राई लगाया तो आपको कैच भी लगाना पड़ेगा। तो मैं कैच का मतलब बता देता हूँ क्या है। कैच का मतलब मैं बता देता हूँ क्या है। कैच, इफ एक्सेप्शन अकर देन कैच ब्लॉक्स कोड विल बी एग्जीक्यूटेड। तो कैच ब्लॉक बनाने के लिए लिखना पड़ता है कैच, देन ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस। अब यहाँ पे ई लिख दीजिए जो भी लिखिए आपका अपॉन यू, ठीक है। फिर एक्सेप्शन लिखा, मैंने इसका डेट और टाइप बताया कि एक्सेप्शन है। अब यहाँ पे ई लिखें या एरर लिखें, जो भी लिखें, आपको जो भी लिखना है वो क्या रहेगा, वो बेसिकली एक एक्सेप्शन रहेगा। यहाँ पे ये बोल रहा है। तो अगर कोई एरर मिलता है तब क्या करो, अगर कोई एरर मिलता है तब प्रिंट कर दो उस एरर को। और यहाँ पे मैं जहाँ पे जो लिखा मैं वो पूरा वही लिख लेता हूँ, एरर एक्सक्लेमेटरी साइन। फिर यहाँ पे मैंने अभी सिर्फ इतना बताता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या बताया, ट्राई ब्लॉक क्या होता है। ट्राई ब्लॉक के अंदर जो भी कोड रहेंगे, अगर इसमें कोई एरर नहीं होगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है। ट्राई ब्लॉक के अंदर जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, अगर अगर हमारे जो भी कोड लिखे हैं ट्राई ब्लॉक के अंदर उसमें कोई एरर नहीं हुआ तो। फिर अगर इसमें हमारा एरर आ गया, इसको जो ट्राई कैच ब्लॉक है, जो ट्राई ब्लॉक है उसमें अगर कोई एरर आ गया, फिर जाके हमारा जो कैच का जो ब्लॉक है वो वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर ट्राई ब्लॉक में कोई सा एरर आ गया तो कैच ब्लॉक का कोड रन होगा। अगर ट्राई ब्लॉक में कोई सा एरर नहीं आया तो हमारा जो ट्राई में जो भी कोड्स हैं वो ही एग्जीक्यूट होंगे, कैच वाले नहीं होंगे। डेट्स इट। फिर मैंने बताया कि यहाँ पे जो कैच होता है वो उसके अंदर हमें एक एरर डालना पड़ता है, आई मीन एरर जो होता है उसे डिफाइन करना पड़ता है, जो कि होता है एरर या एक्सेप्शन, जो भी बोले आप। फिर मैंने बोला है कि पहले तो ये ट्राई करो, ठीक है, अगर इसमें कोई एरर आ गया तो ये कर दो। सो ये कर दो, यहाँ पे मैंने बेसिकली बस एरर प्रिंट कर दिया। अब इसे रन करते हैं। अभी के लिए एरर है ये, मैं बताता हूँ कैसे। अभी ये रन हो रहा है, होने देते हैं इसे। जब तक नोट्स में देख लेते हैं मैंने क्या लिखा है। मैंने बाकी सब वही लिखा है जो भी मैंने अपने
आईडी में डाल रखा है, वही सब मैंने यहाँ पे भी लिख रखा और कुछ नहीं है। सो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लेट्स वेट। एक चीज़ यहाँ पे और बता देता हूँ, जब आपको पता है कि आप कोई सा वेरिएबल रीअसाइन नहीं करेंगे तो आप वैल ही यूज़ करा करो, तो ये आपको वार्निंग नहीं शो करेगा कि इसे वैल बना लो एंड ऑल। ठीक है, अभी के लिए हमें देखो क्या मिला, हमें मिला ये, अभी हमें मिला ये, जो हमारा ये था ये एग्जीक्यूट हुआ, क्यों? क्योंकि लिए एरर अकर्ड हो गया। अभी एक काम करता हूँ, मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, फिर ट्राई करता हूँ इसे। ट्राई कैच ब्लॉक में नहीं डालूंगा, बस ऐसे ही ट्राई करता हूँ। वेल ए इन इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 0 प्रिंट एल एन, प्रिंट कर देते हैं। देखो अभी इसे रन करूँगा ना तो हमें एक एरर मिलेगा। इसे रन करा हमने एंड अभी रन हो रहा है। सो रन हो गया, हो गया, हो रहा है अभी, हो गया। अब हमें देखो यहाँ पे एक एरर मिला, यहाँ पे बोला एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंड डिवाइडेड बाई 0। अब मैं बता देता हूँ कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, या मान लीजिए जैसे कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप बेसिकली किसी भी एक नंबर को अगर 0 से डिवाइड करोगे ना तो एरर ही देगा। अब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करना इज टोटली नॉनसेंस। अब यार 0 से क्यों डिवाइड करोगे किसी नंबर को, होगा ही नहीं ऑब्वियसली। इसीलिए ना जब हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमें एक एक्सेप्शन थ्रो करता है, एक एरर थ्रो करता है, जो कि होता है डिवाइड बाई 0। ठीक है, सो अभी हम लोग को ये एरर मिला, फिर हम लोग ने जब इसे ट्राई एंड कैच ब्लॉक में डाला था तब हमें एरर नहीं मिला था। क्यों? क्योंकि हम लोग ने उस एरर को हैंडल कर लिया था ट्राई कैच ब्लॉक में। मैंने बोला था अगर इसमें कोई सा एरर आता है तो ये प्रिंट करो। अब फिर से रन करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे तो ये एरर आ गया क्योंकि मैंने 10 डिवाइडेड बाई 0 करा है, जो कि थ्रो करता है एक एरर या एक्सेप्शन। तो अगर इसमें एरर आ गया तो कैच ब्लॉक में जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। मैंने यहाँ पे प्रिंट क्या करा था, मैंने एरर को प्रिंट कर दिया था, फिर एक स्ट्रिंग लिख दी थी बस। सो एरर जो हमारा था वो एरर है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो वही यहाँ पे भी वही एरर है, डिवाइडेड बाई 0, डिवाइड बाई 0। हम एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे मैंने एक ई डॉट मैसेज भी प्रिंट करके रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रिंट एलन एरर लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे मैंने एरर लिखा ना कि ई मैसेज। अब एरर डॉट मैसेज क्या करता है ना, ये जो पूरा लिखा है जावा डॉट लैन अर्थमेटिक एक्सेप्शन एंड ऑल, ये सब ये नहीं प्रिंट करता है, ये सिर्फ जो एरर होता है ना सिर्फ उसे प्रिंट कर देता। इसने सिर्फ एरर प्रिंट कर दिया डिवाइडेड बाई 0। ये वाला ये है और ये ऊपर वाला ये जो हम लोग ने प्रिंट करा है वो है। ठीक है, सो आई होप ट्राई अप कैच आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था नहीं ये। अब फाइनली बताता हूँ मैं, फाइनली ब्लॉक क्या होता है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फाइनली। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंटलन और इसके अंदर लिख देता हूँ कि आई एम फाइनली ब्लॉक। अब मैं इसे रन करके दिखाता हूँ आपको कि क्या होगा। सो ये रन होता है, तो ये रन होगा तो हमें ये प्रिंट होके मिल जाएगा, बताता हूँ क्यों। पहले हो जाए, हो गया, ये प्रिंट होके हमें मिल गया। सो फाइनली ब्लॉक क्या होता है ना, चाहे ट्राई का कोड एग्जीक्यूट हो, चाहे कैच ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट हो, ये जो फाइनली है ना ये एग्जीक्यूट होगा ही, चाहे एरर अकर्ड हो चाहे ना हो, इसे एग्जीक्यूट होना ही है। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 10 कर देता हूँ। अब ये एरर नहीं है क्योंकि हम लोग 10 से डिवाइड कर रहे हैं ना कि 0 से। ठीक है, तो जो हमारा ट्राई वाला है यही कोड एग्जीक्यूट होगा, जिसका आउटपुट हमें मिलेगा 1। आउटपुट मिला 1। तो इस बार क्या हुआ, ट्राई ब्लॉक में जो कोड था हमारा वो एग्जीक्यूट हुआ। फिर इसमें देखो ट्राई वाला हुआ, फिर भी हमें फाइनली ब्लॉक में जो था वो कोड वो एग्जीक्यूट होकर मिला। और अगर यहाँ पे एरर होता, ठीक है, एरर होता जो कि कैच ब्लॉक में जो कोड लिखा वो एग्जीक्यूट होता, तो चाहे कैच ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट हो चाहे ट्राई का हो, हमारा फाइनली के अंदर जो भी कोड हो वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, चाहे हमारा एरर अकर्ड हो चाहे ना हो। डेट्स इट, बस यही और कुछ नहीं है फाइनली। सो बस यही मुझे 3 टॉपिक मैंने बता रखे हैं यहाँ पे, ट्राई और कैच और फाइनली, बस। और बस एक पेज का चैप्टर था, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड लेट्स मूव ऑन टू अवर अनदर चैप्टर। सो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लास्ट चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 10
इसका पीडीएफ मैंने खोल रखा अपने ब्राउज़र पर, जिसका नाम है मोर इन कॉटलिन। मैंने मोर इन कॉटलिन इसलिए रखा है क्योंकि ये कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है जिस उस चैप्टर के अकॉर्डिंग टॉपिक्स हैं और उससे नोट्स में ऐसा कुछ नहीं है। ये अलग इसमें ना अलग-अलग टॉपिक्स हैं, अलग-अलग टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे इसमें, इसलिए मैंने इसका नाम मोर इन कॉटलिन लिखा है। सो इसका मैंने प्रोजेक्ट बना रखा है यहाँ पे। नोट्स खोलते हैं, देखते हैं मैंने क्या लिखा है। सबसे पहली बात कर लेते हैं यूजिंग जावा कोड इन कॉटलिन। सबसे पहला टॉपिक हमारा यूजिंग जावा कोड इन कॉटलिन। सो हम लोग क्या करेंगे ना, अपने कॉटलिन फाइल में जो जावा का कोड है वो यूज़ करेंगे, जो जावा का कोड है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे ना, हम लोग यहाँ पे बना लेंगे एक जावा का फाइल, जावा क्लास। इसका नाम रख देता हूँ मैं कि जावा कोड, ठीक है। जावा कोड मैंने एक क्लास बना लिया, जावा कोड। इसे थोड़ा नीचे ले आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या, अब देखो अगर आपको जावा नहीं आती तो आपको हो सकता है ये समझ में ना आए, पर मुझे तो लगता है आती है, क्योंकि आपको डायरेक्ट हो सकता है डायरेक्ट कॉटलिन पे ना आए हो आप, आपने पहले जावा सीख रखी हो। मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले जावा सीख ही लो, क्योंकि इस जावा सीख लोगे ना तो कॉटलिन आसान हो जाएगी। और जावा सीखो फिर जावा से एंड्रॉयड ऐप बनाना सीखो, बहुत ही अच्छा होगा आपको, आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं एंड ऑल। फिर स्विच करना कॉटलिन पे, सो बेटर हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो अभी के लिए मैं ये जावा के कोड लिख लेता हूँ। इसके अंदर पब्लिक इंट ए, पब्लिक मॉडिफायर मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मैंने बताया था कि अगर आप पब्लिक यूज़ करते हैं तो उसे आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने लिखा इंट, फिर मैंने लिखा ए, फिर सेमीकोलन, पब्लिक इंट, गेट वैल्यू, गेट वैल्यू जो कि है एक फंक्शन जो कि रिटर्न करता है क्या, जो कि रिटर्न करता है ए को, ठीक है। अब सेमीकोलन लगाना होगा, मेरी आदत हो गई है सेमीकोलन ना लगाने की, क्योंकि मैं कॉटलिन में कोडिंग कर रहा हूँ बहुत दिनों से। सो जावा में कोलन लगाते हैं, कॉटलिन में नहीं लगाते। एनीवेज, फिर मैंने यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन बना रखा है जिसका नाम है क्या, पब्लिक वॉइड सेट नेम, वॉइड सेट। मैं ये सब नहीं बताऊंगा कि वॉइड क्या है, इंट क्या है, ये सब, क्योंकि मैं जावा नहीं बता रहा हूँ यार, मैं जावा थोड़ी ना सिखा रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को कॉटलिन। एनीवेज, सो जो कि लेता है एक इंटीजर ए, देन दिस, सॉरी मैंने मैसेज खोल दिया अपना, इंट दिस डॉट ए में सेट कर दो हमारा जो ए है वो, हमारा जो ए है वो, ए नहीं हम यहाँ पे एन है तो यहाँ पे भी मैं भी एन ही ले लेता हूँ, एन, एन सेमी कोलन, डेट्स इट। सो हमारा ये जावा का जो क्लास है, जावा का क्लास हमारा बन चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, जो जावा के कोर्स लिखे हैं ये सब हम एक्सेस करेंगे अपने कॉटलिन के फाइल में, ये सब हम लोग एक्सेस करेंगे अपने कॉटलिन के फाइल में। कैसे करेंगे, आ जाते हैं अपने कॉटलिन के फाइल में। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जावा कोड डॉट जावा, ये जावा फाइल जावा क्लास में हो गए सारे कोड, और ये हमारी कॉटलिन की फाइल। इसमें उन्होंने क्या करा है ना, एक ऑब्जेक्ट बनाया है, मैंने लिखा है वेल जे क्लास। जे क्लास मीन्स हम लोग जो जावा की क्लास है, जावा की क्लास है जावा कोड, इसका हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं कहाँ, इसका ऑब्जेक्ट हम लोग बना रहे हैं अपने कॉटलिन के फाइल में, इसका ऑब्जेक्ट हम लोग बना रहे हैं अपने कॉटलिन के फाइल में। सो जो भी क्लास का नेम था जावा का, मैं वो लिख दूंगा जावा एंड कोड, ठीक है। सो हम लोग ने बना लिया है जो जावा क्लास था उसका ऑब्जेक्ट अपने कॉटलिन फाइल में। अब हम लोग यूज़ कर सकते हैं जो भी जावा कोड क्लास के हम प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शंस थे ये सब यूज़ कर सकते हैं अब हम लोग। सो जो क्लास डॉट सेट वैल्यू, सबसे पहले मैंने एक फंक्शन का यूज़ करा है सेट वैल्यू का, ठीक है। हम क्या नाम था इसका, सेट वैल्यू, सेट, एक काम करता हूँ यहाँ पे ना, हम ये कॉटलिन है ना इसलिए ऐसा हो रहा है, वरना मैं ऐसे कर देता हूँ और इसमें डाल देता हूँ। एक सेकंड रुको जरा, क्या हो रहा है ये, हम जी क्लास डॉट, इसके फंक्शन के नाम मैं बदल देता हूँ सबसे पहली बात तो, यहाँ पे चलो कैपिटल जी कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ कैपिटल एस, क्योंकि ना कॉटलिन में गेटर सेटर नहीं होता, डायरेक्टली आपको यूज़ करना पड़ता है। आप ये चीज़ कहाँ पे अच्छे से समझोगे जब आप एंड्रॉयड ऐप बनाना सीखोगे,
कॉटलिन से। अभी के लिए मैं नहीं बताता हूँ इसे। तो जो लिखा क्लास लिखा डॉट, अब देखें यहाँ पे ऐसे अब सही से आ रहा हमारा, क्योंकि जो सेट वैल्यू गेट वैल्यू होता है ना, वो सिर्फ वैल्यू लिख के शो करता है, जिससे आप सेट कर सकते हैं गेट कर सकते हैं। मैं वो नहीं बता रहा, वो आप अपने आप सीख ही जाओगे जब आप एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीखोगे। अभी के लिए मैंने फंक्शन का नाम चेंज कर दिया है, कैपिटल एस कर दिया है, इसलिए दिखा रहा है। अब हम सेट वैल्यू जो कि ले रहा था, जो कि फंक्शन, ये सेट वैल्यू जो फंक्शन है वो कि इंटीजर ले रहा था, तो मैंने 100 डाल दिया। फिर मैंने क्या करा ना कि जो गेट वैल्यू था उसे कॉल कर दिया, गेट वैल्यू को। अभी मैं इसे रन करता हूँ, तो रन करूँगा तो जो जो चीज़ें हमारी यहाँ हो रही थी वो चीज़ वहाँ पे होगी। सबसे पहले हम लोग ने सेट वैल्यू का यूज़ करा, जिसके अंदर मैंने एक इंटीजर डाला था। फिर वो क्या हुआ था ना, इस वाले ए में सेट हो गया था। फिर मैंने गेट वैल्यू को कॉल करा, जो कि रिटर्न कर रहा था ये। अब ये रिटर्न कर रहा है तो हमें करना होगा प्रिंट इसको। तो चलो कर लेते हैं प्रिंट, प्रिंट एल एन देन जे क्लास डॉट गेट वैल्यू, गेट वैल्यू। अब हमें जो यहाँ पे रिटर्न था ए, वो हमें मिल जाएगा, जो कि 100, एंड हमें 100 मिल गया। सो आई होप समझ में आ गया हो आपको कि जो जावा का क्लास के कुछ जो कोड्स एंड और होते हैं वो सब हम लोग अपने कॉटलिन फाइल में कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजिंग जावा क्लास कोड्स, ऐसे लिख देता हूँ। सो चलो आगे बढ़ते हैं। पैकेज एंड इंपोर्ट्स, ये क्या, पैकेजेस एंड इंपोर्ट्स क्या होते हैं। पैकेजेस, अ पैकेज कंटेन्स वन और मोर कॉटलिन, जो कॉटलिन फाइल्स, जो पैकेज होता है ना वो कंटेन करता है एक या एक से ज़्यादा कॉटलिन के फाइल्स डेट इज लिंक्ड टू इट्स पैकेज। जो कॉटलिन फाइल होते हैं ना वो लिंक होते हैं उसके पैकेज से यूजिंग पैकेज हेडर। अब पैकेज हेडर क्या होता है मैं बताऊंगा बाद में। Packages Kotlin's files can be import and use in other packages। सो जो पैकेजेस के जो Kotlin फाइल्स होते हैं ना उसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं दूसरे पैकेजेस में। अभी आप लोगों को हो सकता है नहीं समझ में आया हो, मैं बताता हूँ। सबसे पहले एक काम करते हैं ना कि हम चलो एक नई क्लास बनाते हैं, आई मीन नई Kotlin की फाइल बनाते हैं। इसका नाम रख देता हूँ मैं पैक वन पैक वन लिख देता हूँ। इन दोनों को अभी बंद कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे एक पैकेज। पैकेज कैसे बनाते हैं, फाइल में क्लिक करें, न्यू में क्लिक करें, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको पैकेज का, इस पर क्लिक करें, फिर पैकेज। अब पैकेज ना एकदम यूनिक होना चाहिए, ठीक है, एकदम यूनिक होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, अभी पैकेज का नाम अपना रखता हूँ कॉम डॉट कोडिंग डॉट टेक, ठीक है। तो हमने एक पैकेज बना दिया। अब ये ना कॉम डॉट कोडिंग डॉट टेक, ये 3 फोल्डर्स हैं, मैं दिखाता हूँ। ये कहाँ पे बना हमारा, एसआरसी में। एसआरसी में गए, यहाँ पे देखो कॉम फोल्डर मिला, फिर उसके अंदर है कोडिंग, फिर उसके अंदर है टेस्ट, 3 फोल्डर बने। तो डॉट डॉट जितने लगाएंगे उतने उसके अकॉर्डिंग बन जाएंगे हमारे फोल्डर्स। अब मैं क्या करूँगा ना, इस जो ये जो कॉटलिन का फाइल है पैक वन, इसे मैं क्या करूँगा, इसे मैं लिंक कर दूंगा एक पैकेज से, जो कि हम लोग ने अभी पैकेज बनाया ना उससे लिंक कर देते हैं। कैसे लिंक करेंगे, हम लोग लिखेंगे पैकेज, फिर हम लोग लिखेंगे जो भी हमारा पैकेज है वो हम लोग ने बनाया था इस पैकेज, ठीक है। सो ये पैकेज हम लोग ने बनाया था, हम लोग ने अपने पैक वन डॉट के टी फाइल को लिंक कर दिया इस पैकेज में। अब हम लोग इसके अंदर जो भी कोड होंगे ना वो हम लोग यूज़ कर सकेंगे दूसरे कॉटलिन फाइल में। वो सब कैसे होगा मैं बताता हूँ धीरे धीरे। तो अभी एक काम करते हैं, इसके अंदर हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं। मान लो मैंने लिख दिया प्रिंट प्रिंट सम प्रिंट सम प्रिंट एलन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि समथिंग, प्रिंट एलन यहाँ पे समथिंग, मैंने ये फंक्शन बना दिया इसके अंदर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब बनाते हैं एक दूसरा कॉटलिन का फाइल। अब बनाएंगे हम लोग एक दूसरा कॉटलिन का फाइल। क्यों बनाएंगे बताता हूँ मैं आपको। हम यहाँ पे न्यू जावा क्लास फाइल, यहाँ पे लिख देता हूँ कि हम पैकेज कोड, यार कुछ भी नाम दे दो, मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैंने ऐसे रैंडमली कुछ भी दे दिया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब हम लोग ये जो फंक्शन है ये फंक्शन हम यूज़ करेंगे अपने इस वाले कॉटलिन फाइल में। वो करेंगे इसके पैकेज के हेल्प से। तो सबसे पहले हम लोग को करना पड़ेगा इस वाले पैकेज को, ये जो पैकेज है इसे
इंपोर्ट करने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, इंपोर्ट, फिर जो भी हमारा पैकेज का नाम है जो कि हम लोग इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो इतना लिखेंगे तो हमारा जो पैकेज है वो इंपोर्ट हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब हम लोग इस पैकेज के इस वाले फंक्शन को इंपोर्ट करेंगे। तो हम लोग को सबसे पहले इंपोर्ट लिखना है, फिर जो वाला फंक्शन जिस भी पैकेज में है वो लिखना है, फिर हमें लगाना है डॉट, फिर हमें लिखना है फंक्शन, ये वाला फंक्शन, जो भी फंक्शन का नाम हो इस पैकेज में वो लिख देना है। तो अभी हमारा जो फंक्शन है वो इंपोर्ट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा ना, एक फन मेन बनाता हूँ, फन मेन बनाऊंगा। अब यहाँ पे मैं ये जो प्रिंट सम वाला है इस फंक्शन को मैं यहाँ पे इस कॉटलिन फाइल में कॉल करूँगा। अब यहाँ से रन करना है, यहाँ से ना करना, क्योंकि ये जो प्रीवियस वाला आप जो रन करोगे ना वो शो करेगा। तो इस ये करंट वाला रन करने के लिए आप यहाँ से रन करना। तो रन करेंगे आप, तो प्रिंट सम जो फंक्शन था वो कॉल कर दिया हम लोग ने इसमें। अब प्रिंट होके मिल गया हमें समथिंग, हमने यहाँ पे प्रिंट करा था क्या, समथिंग, इस वाले फंक्शन में। सो आई होप ये भी समझ में आ गया आपको कि कैसे पैकेज का जो फंक्शन है उसे इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट लिखना है जिस भी कॉटलिन फाइल में आप इंपोर्ट करना चाहते हैं किसी भी पैकेज का फंक्शन या कुछ भी, इंपोर्ट लिखना है, पैकेज का नाम, फिर जो भी इंपोर्ट करना चाहते हैं वो, फिर मैंने इस वाले कॉटलिन फाइल में उस फंक्शन को कॉल कर दिया है, डेट्स इट। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने लिखा import com डॉट कंपनी डॉट सर्विस टू ओपन सर्विस एस। मैं बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या बताया कि इफ पैकेज हैज सेम फंक्शन देन इट्स नेम कैन बी चेंज टू यूज इट हेयर। वो कैसे करेंगे, मान लो जैसे कि दो पैकेज हैं, ठीक है, दो पैकेज हैं और उन दोनों पैकेजों में एक फंक्शन है जो कि सेम नाम से है। अब मैं बताता हूँ कैसे, ये पैक वन था, मैं एक बनाता हूँ पैक टू, पैक टू, पैक टू एक पैकेज रहेगा इवन तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉम डॉट कोडिंग डॉट टेक्स्ट टू, टेक टू, टेक टू, ठीक है। अब मैं कॉटलिन फाइल भी बनाऊंगा, न्यू, देन कॉटलिन फाइल वेयर इट इज, हियर इट इज, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पैक टू, रख देता हूँ यहाँ पे पैक टू। फिर इस वाले पैकेज को मैं लिंक करूँगा जो हम लोगों ने नया बनाया है पैकेज, इससे कॉम डॉट कोडिंग डॉट टेक टू नाम था जिसका, इससे मैंने लिंक कर दिया। अब इसके अंदर बना लेते हैं एक फंक्शन, सेम नेम का फंक्शन बनाऊंगा जो कि पैक वन में था, प्रिंट सम, प्रिंट सम फंक्शन बनाऊंगा मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे प्रिंट लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ समथिंग टू, समथिंग टू। अब देखो, अब इस पैकेज में ये वाला फंक्शन है जिसका नाम है प्रिंट सम, ठीक है, और इस पैकेज में भी यही फंक्शन है जिसका नाम है प्रिंट सम, दोनों पैकेजेस में सेम फंक्शन है। अब मैं चाहता हूँ कि अपने जो दूसरा, मान लो ये वाला कॉटलिन फाइल है, इसमें हम लोग यूज़ करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन, मैं चाहता हूँ कि समथिंग ना प्रिंट हो, समथिंग टू प्रिंट हो। तो मैंने इंपोर्ट करने के लिए आपको बताया था कैसे इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट, फिर जो भी हमारा पैकेज नाम है वो डॉट प्रिंट सम। अब देखो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, एरर इसलिए आ रहा है ना क्योंकि इन दोनों पैकेजेस में सेम फंक्शन है, यहाँ पे भी प्रिंट सम फंक्शन है, यहाँ पे भी प्रिंट सम। अब ये सोच रहा है कि कौन सा प्रिंट सम वाला कॉल करना है भाई, ये वाला करना है कॉल कि ये वाला, सो ये कंफ्यूज हो गया इसलिए एरर शो कर रहा है। फिर हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मान लो जैसे हमें ये वाला करना है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एज, यहाँ पे लिखेंगे एज, फिर यहाँ पे हम लोग इसे नया नाम दे देंगे, इस फंक्शन को नया नाम दे देंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट सम टू, प्रिंट सम टू लिखा, अब यहाँ पे एरर चला गया। अब हमें प्रिंट सम टू लिखेंगे, ये वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल कर दिया। सो बेसिकली हम लोग ने क्या करा ना कि यहाँ पे दोनों पैकेजेस के सेम नेम थे, तो हम लोग ने इस वाले जो फंक्शन है उसका नाम हम लोग ने यहाँ पे, उसका नाम हम लोग ने यहाँ बदल दिया। अब हम लोग उसे यूज़ करेंगे एज प्रिंट सम टू, ना कि प्रिंट सम। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट सम पहले इस वाले को कॉल करा, फिर मैंने प्रिंट सम टू इस वाले को कॉल कर दिया। अब मैं इसे रन करूँगा तो पहले हमें मिलेगा समथिंग, देन समथिंग टू, एंड समथिंग समथिंग टू, डेट्स इट। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं, एलविस ऑपरेटर क्या होता है। मैं क्या करता हूँ ना, इसको इन सबको बंद कर देता हूँ। मैं खोलता हूँ अपना मेन एक्टिविटी जो कि मोर इन कॉटलिन वाला खोलता हूँ, ठीक है। इससे मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा एलविस ऑपरेटर, एलविस
ऑपरेटर, यही था टॉपिक का नाम आई गेस, ऑलवेज ऑपरेटर। यहाँ पे मैं साइन भी लगा ही देता हूँ जो कि क्वेश्चन मार्क है एंड कोलन। ऑलवेज ऑपरेटर क्या होता है? Elvis operator is used to assign something else if any variable is null। सो हम लोग एल्विस ऑपरेटर का यूज़ वहाँ करते हैं जैसे मान लो कोई सा मान लो हमने एक वेरिएबल बनाया जो कि नल है, फिर हम उस वेरिएबल को स्टोर कर रहे हैं दूसरे वेरिएबल में। सो दूसरे वेरिएबल में हम लोग स्टोर नहीं करना चाहते एक नल, सो हम लोग चाहते हैं कि अगर वो नल हो तो उसकी जगह और कुछ स्टोर हो जाए। अब मैं कोड लिख के बताता हूँ, फिर अच्छे से समझ में आएगा। मैंने लिखा वेयर नेम, फिर यहाँ पे मैंने लगा दिया स्ट्रिंग टाइप, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाने का मतलब क्या हुआ कि अब हम लोग इसे नल बना सकते हैं। फॉर नाउ मैंने यहाँ पे लिखा स्टार्ट, ठीक है। फिर मैंने क्या करना, इस नेम को बना दिया एक नल। अब हम लोग एक दूसरा वेरिएबल बनाना चाहते हैं, तो उसका नाम मैंने लिख दिया सेम नेम। उसके अंदर हम लोग डालना चाहते हैं जो हम लोग ने ये वेरिएबल बनाया था नेम, उसे। तो अभी मैं ये डालूंगा तो ये नल है। अभी मैं एक काम करता हूँ, प्रिंट एल यूज़ करूँगा, देन सेम नेम। अब इसे रन करूँगा मैं, इसे रन करते हैं। सो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा एक नल, हमें प्रिंट हुआ मिलके एक नल। क्यों? क्योंकि हम लोग ने इस नेम को एक नल कर दिया था जो कि स्टोर हो गया इस वेरिएबल में, फिर हमने इसे प्रिंट कर दिया। अब हम लोग क्या चाहते हैं ना कि अगर ये जो नेम है अगर वो एक नल हो, अगर वो एक नल हो तो इस सेम नेम वेरिएबल में और कुछ स्टोर कर दो। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे क्वेश्चन मार्क देन एक कोलन, क्वेश्चन मार्क देन एक कोलन। अब हम लोग एक नई वैल्यू स्टोर करेंगे सेम नेम में। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने डाल दिया टोनी, ठीक है। तब ये क्या हुआ ना, अगर ये नेम जो है वो नल होगा तो वो स्टोर कर देगा सेम नेम में टोनी। अगर नल नहीं होगा सो जो नेम में था वही स्टोर हो जाएगा। अगर नल होगा तो ये जो नया वैल्यू डाला हम लोग ने वो इसमें स्टोर हो जाएगा। सो भी रन करते हैं, हमें देखने को मिलेगा टोनी। क्यों? क्योंकि हम लोग ने स्टोर कर दिया है टोनी। मैंने बोला कि अगर वो एक नल हो तो उसमें डाल दो टोनी। अभी मान लीजिए मैंने कमेंट आउट कर दिया, ठीक है। तो अब हमें टोनी नहीं मिलेगा, अब हमें टोनी नहीं मिलेगा। टोनी तभी मिलेगा अगर जो हमारा नेम वो एक नल था तभी। अभी के लिए हमें मिलेगा स्टार। देखिए स्टार मिला क्योंकि लिए एक नल नहीं है। अगर नल होता तो टोनी मिलता, अगर नल नहीं है तो हमारा जो भी था वही मिलेगा। तो इसे मैं फिर से कमेंट आउट से हटा देता हूँ। सो बस यही था एल्विस ऑपरेटर। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने लिखा है डॉट इंक। डॉट इंक फंक्शन, इंक मतलब वो पेन की इंक नहीं, ये इंक है। इंक मतलब इंक्रीमेंट, रिटर्न्स वैल्यू इंक्रीमेंटेड बाय 1। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, कुछ है नहीं, मैं बताता हूँ। वेयर लिखा, ए लिखा, इज इक्वल टू 10 लिखा, प्रिंट एल लिखा, प्रिंट एल मैंने लिखा ए डॉट इंक। इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन जो डॉट इंक है ये क्या करेगा ना, इसे इंक्रीमेंट कर देगा। 10 था अब 11 हो जाएगा, 10 था 11 हो जाएगा। सो ये एक बार इंक्रीमेंट कर देगा इसे, बस डेट्स इट, और कुछ भी नहीं है। सिंपल सा टॉपिक है। सेम डेक के साथ है, डेक मतलब डिक्रीमेंट। ये क्या कर देगा, एक माइनस कर देगा। मैं यहाँ पे ए का यूज़ कर लेता हूँ, ए डॉट डेक। ये हमें आउटपुट देगा 9। इंक कर देगा एक इंक्रीमेंट मतलब बढ़ा देगा 11। डेक कर देगा डिक्रीमेंट मीन्स घटा देगा 9। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। डायरेक्टली रिटर्निंग द रिजल्ट ऑफ द इफ एल्स एक्सप्रेशन कंटेन इन द फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ ना, इसका मतलब मैं बताता हूँ। सबसे पहले एक फंक्शन बना लेता हूँ ऊपर। यहाँ पे मैंने लिखा फन, यहाँ पे मैंने लिखा फन जी जी। जी जी मतलब क्या होता है मुझे नहीं पता, मैंने बस डाल दिया होगा इस। एनीवेज, जो कि लेता है एक इंटीजर, एक फंक्शन है जो कि लेता है एक इंटीजर। इसका रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग, मतलब ये रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग। फिर मैंने इसमें लिखा है रिटर्न, मैंने लिखा है रिटर्न। फिर यहाँ पे मैंने डाला है इफ एल्स। सो इफ के अंदर मैंने डाल दिया अगर n छोटा है, अगर n छोटा है 10 से, अगर n छोटा है 10 से, तो अगर n छोटा है 10 से तो रिटर्न कर दो स्मॉलर।
ठीक है, तो रिटर्न कर दो स्मॉलर, एल्स रिटर्न कर दो ग्रेटर। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैंने क्या बोला यहाँ पे। अब हम इसे दूसरे टाइप से कैसे कर सकते थे, मैं वो भी लिख के बता देता हूँ आपको। मैंने लिखा इफ़ n इज स्मॉलर देन 10, ये एक्स्ट्रा आ गया पैरेंथेसिस। एनीवेज, अगर n छोटा है 10 से तब रिटर्न कर दो स्मॉलर, एल्स रिटर्न कर दो ग्रेटर। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है ना कि मैंने रिटर्न पहले ही लिख दिया है। अब रिटर्न मैंने पहले ही लिख दिया है ना, तो हमें यहाँ और यहाँ रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो इफ़ एल्स के अकॉर्डिंग रिटर्न कर देगा जो भी उसे करना होगा। अगर हम लोग पहले रिटर्न नहीं लिखेंगे तो हमें यहाँ पे 2 बार रिटर्न लिखना होगा। अभी के लिए मैंने इसे हटा देता हूँ। दोनों हालांकि एक ही थे, एक ही काम करते थे। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे बोला है कि अगर n छोटा है 10 से तो रिटर्न कर दो, तो रिटर्न कर दो स्मॉलर, वरना रिटर्न कर दो ग्रेटर। सो बेसिकली ये मान लो ये रिटर्न है, ये रिटर्न है, रिटर्न स्मॉलर रिटर्न ग्रेटर, इफ एल्स कंडीशन के अकॉर्डिंग रिटर्न कर देना, बस डेट्स इट, और कुछ भी नहीं है। अभी के लिए अगर मैं जी फंक्शन को कॉल करता हूँ, जी इसके अंदर डाल देता हूँ 5, तो हमें मिलेगा स्मॉलर, क्योंकि एन जो है छोटा है 10 से, तो हम लोग रिटर्न करा रहे थे स्मॉलर, इवन तो हमें करना का प्रिंट, क्योंकि मैं रिटर्न कर रहा हूँ ना कि प्रिंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट एल एन देन देन डाल देता हूँ 5, फिर मैं इसे रन करूँगा, हमें मिल जाएगा स्मॉलर प्रिंट होके, एंड मिल भी गया स्मॉलर। डेट्स इट, आगे बढ़ रहे हैं। फिर मैंने यहाँ पे बताया है पेयर, पेयर इज अ प्री डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। पेयर एक प्री डिफाइंड कंस्ट्रक्टर होता है कॉटलिन में, डेट इज यूज टू स्टोर एंड रिटर्न टू वेरिएबल्स या वैल्यू। जो कि किस यूज़ में आता है ना, जो कि इस यूज़ में आता है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें हम लोग स्टोर कर सकते हैं 2 वैल्यू। जैसे जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे वेल पी लिख दिया, मान लो पी, फिर हम लोगों ने पेयर कंस्ट्रक्टर का यूज़ करा पेयर। अब इसके अंदर हम लोग बेसिकली 2 वैल्यू डाल सकते हैं, मान लो मैंने डाल दिया ए और डाल दिया बी, ठीक है। सो हम लोगों ने क्या करा ना, एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हम लोगों ने पेयर कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके 2 वेरिएबल बना 2 वैल्यू डाल दी। तो पेयर का मतलब ही होता है 2, तो हम लोग ने 2 वैल्यू इसमें स्टोर कर दी। अब हम लोग इसे गेट कर सकते हैं कैसे, फर्स्ट और सेकंड से। मैं प्रिंट एलन लिखूँगा, यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट मैं पी यूज़ करता हूँ डॉट फर्स्ट, फिर यहाँ पे डॉट सेकंड। डॉट फर्स्ट क्या करेगा, पेयर की जो पहली वैल्यू थी उसे प्रिंट कर रहा है यहाँ पे, और डॉट सेकंड क्या कर रहा है, जो सेकंड वैल्यू थी उसे प्रिंट कर रहा है। क्या थर्ड भी है, जी नहीं, थर्ड नहीं है इसमें, थर्ड नहीं है। थर्ड क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोग सिर्फ 2 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ना कि और, इसलिए सिर्फ 2 ही यहाँ पे, फर्स्ट और सेकंड। इसे मैं रन करूँगा तो ये और बी प्रिंट होके मिल जाएगा, और मिल भी गया ए और बी। सो पेयर बस यही होता है, किस यूज़ में आता है, उसमें 2 वैल्यूज़ हम लोग स्टोर कर सकते हैं। असाइनिंग वैल्यूज़ ऑफ पेयर इन 2 वेरिएबल्स, तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, जो पेयर की जो वैल्यूज़ हैं उसे हम लोग 2 वेरिएबल में डाल रहे हैं। वो कैसे करेंगे, मैंने लिखा हुआ है, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2 वेरिएबल्स, एफ डाल देता हूँ एस, यहाँ पे लिखूँगा पेयर, यहाँ पे लिख देता हूँ एफ, यहाँ पे लिख देता हूँ एस। फिर मैं क्या करता हूँ ना, प्रिंट कर देता हूँ एफ और एस को, प्रिंट एल एन एफ देन एस। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ये कर रहे हैं कि हम लोग वेरिएबल बना रहे हैं, 2 वेरिएबल, एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं हम लोग एफ, एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं हम लोग एस। सो जो पहले में होगा उसमें जो पहला वेरिएबल होगा उसमें पहली वैल्यू स्टोर होगी, जो दूसरा वेरिएबल होगा उसमें दूसरी वैल्यू। डेट्स इट। इसे रन करूँगा तो हमें एफ और एस प्रिंट होके मिल जाएगा, एंड हेयर यू गो एफ एस। आगे बढ़ते हैं। फिर है ट्रिपल, ट्रिपल क्या है, पेयर जैसा ही है, मैंने लिखा वेल टी इज इक्वल टू, यहाँ पे यूज़ करा ट्रिपल। अब पेयर मतलब होता है 2, ट्रिपल मतलब क्या होता है 3, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, 3 वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं। इसलिए देखो इसमें फर्स्ट आ भी गया तो ए डाल देता हूँ, फिर ये सेकंड आएगा बी, देन थर्ड में मैंने डाल दिया सी, ठीक है।
सेम ऐसा ही है, पेयर में 2 स्टोर कर सकते थे और ट्रिपल में 3। प्रिंट करने लिखता हूँ टी डॉट, मान लो मैंने कर दिया थर्ड को, तो ये सी जो था वो प्रिंट हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स मैंने नहीं डाल रखे हैं, हो सकता है कुछ आप यूज़ करें, हो सकता है कुछ ना करें, तो अभी यहाँ के लिए सी प्रिंट हो गया है। मुझे बस कुछ कुछ टॉपिक्स कवर करने थे, स्टार्टिंग में जो टॉपिक्स थे वो इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने कवर करा दिए। फिर आता है लेट इन इट। लेट इन इट आप यूज़ करोगे, मैं तो करता हूँ थोड़ा बहुत, आप भी हो सकता है कर दो। लेट इन इट मतलब क्या हुआ ना कि इज यूज टू क्रिएट अ वेरिएबल टू इनिशियलाइज इट लेटर, इसी के लिए इसका नाम है लेट इन इट, मतलब लेट इनिशियलाइज। हम लोग जैसे चाहते हैं वेरिएबल बनाना, फिर हमें समझ नहीं आ रहा कि उस वेरिएबल में हम लोग डालें क्या, इसलिए हम लोग डिसाइड करना चाहते हैं उसे बाद में कि हम उसमें क्या डालेंगे, तो हम लोग बस उस वेरिएबल को बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे लेट इन इट, ठीक है, फिर लिखेंगे वेयर, देन लिखेंगे वेरिएबल का नाम, मैंने यहाँ पे नेम लिख लिया, फिर लिख लिया इसका डाटा टाइप, ठीक है, फिर इसे ऐसे छोड़ दिया। अभी ये हो सकता है नेम मैंने ऊपर बना रखा हो, यहाँ पे नेम 2 कर देता हूँ, तो हम लोग ने इसे ऐसे छोड़ दिया। क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं वेर नेम टू डॉट स्ट्रिंग, फिर इसे ही छोड़ दें नेम 3, क्या ऐसा हो सकता है? फिर मैंने लिखा मान लो प्रिंटलन नेम 3, तो यहाँ पे हमें एक एरर मिल रहा है, क्यों? क्योंकि हम लोग ने इसमें कुछ असाइन ही नहीं करा था, हम लोग ने डायरेक्ट इसे ऐसे लिख के छोड़ दिया, तो ऐसे नहीं कर सकते। तो हम लोग जब चाहते हैं एक वेरिएबल बनाना और उसे इनिशियलाइज या उसमें कुछ वैल्यू डालना चाहते हैं बाद में, तब हम लोग यूज़ करेंगे लेट इनिट का। लेट इनिट लिखेंगे और वेरिएबल लिखेंगे और उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर हम लोग उसे बाद में रीअसाइन असाइन कर सकते हैं। हम लोग जैसे यहाँ पे लिखेंगे हम नेम टू, उसमें हम लोग ने डाल दिया स्टीव, ठीक है, दैट्स इट। अभी मैं लिख देता हूँ, छोड़िए, सो इसे प्रिंट करूँ, चलो कर ही देते हैं, प्रिंट एलन नेम टू, एंड इसे रन करूँगा तो हमें स्टीव प्रिंट होके मिल जाएगा, एंड मिल गया हमें स्टीव। सो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स है नहीं, इजी इजी से। लेज़ी, आपकी बात हो रही है यहाँ पे, लेज़ी, लेज़ी क्या होता है? ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड ओनली व्हेन इट इज कॉल्ड। सो मतलब एक क्लास होगी ना जिसका ऑब्जेक्ट तभी क्रिएट होगा जब उसे कॉल करा जाएगा। ये इसका मतलब क्या हुआ मैं बता दूँ, जैसे फंक्शन कॉल करते थे, अब जैसे हम लोग मान लो एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वेल ए, मान लो ए1 आई इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे हम लोग ने लिख दिया कोई सा क्लास, मान लो क्लास है, ऐसे ऐसे करा। सो जब हम लोग एक फंक्शन कॉल करते हैं तो कैसे लिखते थे, मान लो क्लास एक फंक्शन है तो हम लोग ने लिखा क्लास और ऐसे कर देते थे, तो क्या होता था, वो कॉल हो जाता था। सो हम लोग ऐसे ऑब्जेक्ट भी तो ऐसे बनाते हैं ना, ये रन हो गया। एनीवेज, ऑब्जेक्ट भी तो ऐसे बनाते थे ना कि हम लोग जो भी क्लास था उसे लिख देते थे और ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, और ये फंक्शन भी ऐसे बनाते थे, इसलिए मैंने वहाँ भी लिखा है कॉल। तो कंफ्यूज मत होना कि क्लास को कैसे कॉल करते हैं। ऊपर चलते हैं, बना लेते हैं क्लास, तो इससे मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। क्लास का नाम है सम क्लास, दो क्लास बनाता हूँ, एक बना लेता हूँ अनदर क्लास, ठीक है, और इसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ। एक क्लास बना दूंगा दूसरा सम क्लास, ठीक है। उसके अंदर क्या है, हम एक प्राइवेट वेरिएबल है अनदर क्लास, मैं बताता हूँ इसे अच्छे से, ये कंस्ट्रक्टर नहीं है तो मैं ये हटा देता हूँ। फिर मैंने लिखा है पे वेयर, फिर मैंने, अब प्राइवेट लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग लगाना मॉडिफायर की, हम लोग इसे प्राइवेट बनाना चाहते हैं क्या। मैं अभी के लिए वेयर ए लिख रहा हूँ, डायरेक्ट सिर्फ ए लिखा, फिर कोलन लिखा, फिर हम लोग ने लिखा पे अनदर क्लास, जो कि हमारी ये वाली क्लास है, जो कि हमारी वाली क्लास है, कंस्ट्रक्टर नहीं है, एक नॉर्मल सा क्लास है। फिर हम लोग ने लिखा बाई, फिर हम लोग ने लिखा लेजी। अब इसके अंदर हम लोग कुछ लिखेंगे, मान लो हम लोग ने लिख दिया प्रिंटलन, इसके अंदर लिख दिया हम, मान लो ऐसे डाल दिया कुछ भी। फिर हम लोग ने क्या करा ना, अनदर क्लास को कॉल कर दिया, कॉल कर दिया मतलब इसका जो ऑब्जेक्ट है वो कब बनेगा, जब इसे कॉल करा जाएगा तभी। तो इसमें एक फंक्शन भी है, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना रखा है इसके अंदर, जो कि मैं नहीं बना रहा, छोड़ो। अब यहाँ पे हमें एक एरर मिल रहा है, हो सकता है हम लोगों ने कुछ गड़बड़ कर दी हो,
तो यार अब हमारा जो एरर है वो चला गया। मैंने एक बहुत ही माइनर मिस्टेक कर रखी थी, जो कि पता है क्या है? ये वेल, यहाँ पे मैंने वेर कर रखा था तो एरर आ रहा था। मुझे यहाँ पे करना था वेल। इतनी छोटी सी मिस्टेक की वजह से मेरा अबाउट 5 से 10 मिनट वेस्ट हो गया। मैं देख रहा मैंने क्या गलती कर दी एंड ऑल। फिर जाके मुझे पता चला कि यहाँ पे वेल करते हैं ना कि वेर। सो ये बस माइनर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। इवन तो ये नोड में भी है ये गलती। आप लोग यहाँ पे वेर की जगह वेल लिख लेना, ठीक है? सो आपका एरर नहीं आएगा। सो बेसिकली मैंने आपको बता दिया ये भी कि हम लेज़ी क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं। सो यही था हमारा लास्ट टॉपिक। इसी के साथ फाइनली हमारा जो कॉटलिन का ये वाला चैप्टर, लास्ट चैप्टर वो कंप्लीट हुआ। इसी के साथ साथ हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। मैंने चैप्टर 1 से लेकर 10 तक सब कुछ बता दिया आपको। जो भी जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने सब कुछ बता रखा है। जो कि आप ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे वो भी मैंने बता रखा है। सो आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ करना जो भी आपको करना होगा। अब ये कोर्स अगर आपने फिनिश कर लिया है तो आपको क्या करना है? ऑब्वियसली आप सीखेंगे एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट। अब अगर मेरी बात करें ना तो मैंने एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट ऐसा नहीं कि एक जगह से सीखी हो। मुझे जैसे आप लोग को एक कोर्स चाहिए तो आप लोग सबसे पहले कहाँ जाओगे? यूट्यूब पे। तो मैं भी सर्च ही कर रहा था, रिसर्च कर रहा था कि हम मुझे मिल जाए कहीं पे कोटलिन का कोर्स, मतलब एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट कोटलिन के साथ। मुझे ना सच कहूँ तो कहीं भी मिला ही नहीं जहाँ पे एक पर्टिकुलर पूरा किसी ने कोर्स बना के रखा हो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट विद कोटलिन से। मुझे ढंग का कोर्स नहीं मिला। तो मैंने फिर अपने आप से सीखना स्टार्ट करा। गूगल, वेबसाइट, कुछ वीडियोस एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन सब से सीखना स्टार्ट करा। फिर बहुत हद तक एकदम सीख भी गया। अब मैंने ना ऐप डेवलपमेंट विद कॉटलिन, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट विद कॉटलिन पूरा उसका भी मैंने नोट्स बना रखे हैं जो कि बहुत बड़ा है, क्योंकि मुझे ना एडवांस लेवल तक सीखना है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट। और मैं भी मोस्टली तो मैं सीख ही चुका हूँ और उसके नोट्स भी मैंने एकदम अच्छे से बना रखे हैं कोर्स एंड ऑल सबके साथ। सो अगर अगर आपको एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट कॉटलिन के साथ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उस पर भी कोर्स बना दूंगा, ठीक है? कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस पर भी प्रोबेबली बना दूंगा कोर्स। सो अब बात कर लेते हैं इसकी। ये कोर्स एंड नोट्स ये सारे के सारे सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो आई होप आपको मज़ा आया इस कोर्स में एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।